और इस सेशन का विषय है ग्रोइंग मशरूम एट होम, अ सक्सेस स्टोरी ऑफ ट्राइबल बेल्ट। दूसरा होगा लो कॉस्ट मशरूम कल्टीवेशन ऑप्शन एंड इकोनॉमिक्स। तीसरा है राउंड द ईयर लो कॉस्ट मशरूम ग्रोइंग टेक्नोलॉजीज। चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन वैल्यू एडिशन ऑफ सिटाके एंड अदर मशरूम्स। इधर आ जाइए, आगे बैठ लीजिए, आगे बैठ लीजिए। समस्त प्रतिभागियों से मेरा अनुरोध है, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। समस्त प्रतिभागी विभाग से आए हुए और नवनियुक्त एडीओज, किसान भाइयों बहनों, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे वक्ता ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। दीपक।
प्रांगण में इधर-उधर चहलकदमी कर रहे, कृपया आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे पास समय धीरे-धीरे अपनी मुकाम की तरफ बढ़ रहा है। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें, प्लीज़। आप लोगों को एक सूचना देनी है कि इस कार्यक्रम के फीडबैक के लिए एक फीडबैक फॉर्म भी तैयार किया गया है, जो आप लोगों के पास यहीं पर वितरित किया जाएगा और आप लोग उसे जो है अपना मंतव्य अंकित करके और संबंधित को जो उपलब्ध कराने का कस करेंगे। एक फीडबैक फॉर्म आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, जिस पर आप लोगों के मंतव्य अंकित किए जाने हैं और अंकन के उपरांत आप संबंधित को उपलब्ध कराने का कस करेंगे। धन्यवाद। क्या किया जाए? सभा कक्ष में उपस्थित समस्त अधिकारियों, हमारे पास मात्र 2 मिनट शेष है। 2 मिनट पश्चात हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओनली 2 मिनट लेफ्ट। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें और आज के इस सभा कक्ष में उपस्थित समस्त हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण तथा जनपदों से आए हुए समस्त जनपदीय अधिकारीगण एवं किसान भाइयों, मैं डॉक्टर सुरेश राम, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, आज इस सेशन के लिए मैं रिपोर्टियर का काम मुझे सौंपा गया है, जिसे मेरे द्वारा संपादित किया जाएगा। आज के इस सेशन का अध्यक्षता ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर परविंदर कौशल, वाईएस परमार यूनिवर्सिटी सोलन के द्वारा किया जाएगा तथा इस सेशन को को चेयर किया जाएगा मिस, जैसा कि आप सभी लोग इनके बारे में जानते हैं, इनका परिचय शायद बहुत परिचित की आवश्यकता नहीं है। मिस दिव्या रावत, शी इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड फॉर मशरूम। तो और इसमें आज की रिपोर्टियर्स में होंगे, मैं खुद होऊंगा, प्रियंका बड़ेथी होंगी और मिस्टर गगन अरोड़ा होंगे, मार्केटिंग मैनेजर पीएफएमई। तो मैं आज के जो वक्ता हैं उनका परिचय कराने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मिस दिव्या रावत को। दिव्या रावत।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के जो हमारे सबसे पहले स्पीकर हैं वो है कर्नल पैगडी टोंगोन। ये थाईलैंड से हैं। सो आई एम वेरी प्लीज टू हैव कर्नल पैगडी टोंगोन फ्रॉम थाईलैंड हियर। आई वेलकम यू ऑल टू लिसन कर्नल पैगडी टोंगोन। So initially, first, let me introduce about him. Okay. Colonel Pagdi Tongan was born on 22nd June 1948 in Chantaburi province. He completed his high school from Pranangkon Teachers College. Colonel Pagdi Tongan is Kulung and he is currently living in Molakle city. He graduated from Srinakhari Virot's University. After finished middle school at the age of 16, he joined the Royal Thai Army as a non-commissioned officer candidate student. After getting 1 year training course, he got the first rank as a Lance Corporal and assigned to be a wheel vehicle mechanic. 6 months later, he got promoted to corporal and at the age 19, he became a surgeon. He had been a surgeon for 16 years before being commissioned to be an officer. Before he retired from Army in 2008, he was promoted to be a full colonel as the chief of Automobile Department, the Royal Thai Army Ordnance School. So, from after that, in 1973, after that, अब जितना भी उनका जर्नी है कर्नल पैगडी टोंगोन का, अब वो आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको अपने शब्दों में उनके बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वो काफ़ी इंस्पायर करते हैं। आप देखते हैं कि उन्होंने अपना जो जीवन है वो आर्मी में दिया। ही रिटायर्ड एज अ कर्नल, बट उसके बाद उन्होंने मशरूम जो है, जो एक वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मशरूम में। थाईलैंड में बहुत अच्छा काम हो रहा है मशरूम में। बट कहीं न कहीं जितने भी वहाँ पे ग्रोवर्स हैं, जो लोग हैं, जो ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज है, एक लैंग्वेज एक बैरियर आ जाता है। तो हम जैसे बहुत अलग-अलग देशों में रहने वाले लोगों के लिए जो थोड़ा-सा लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है, वहाँ पे इतना कुछ सीखने के बाद भी नॉलेज होने के बाद भी हमको उनका जो एक थाई लैंग्वेज है, उसके अलावा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, हमको उतनी जानकारी नहीं मिल पाती है। पर उन्होंने मेरे जैसे कितने सारे अलग-अलग कंट्रीज़ में ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनकी उन्होंने हेल्प करी है। इसके अलावा अपनी ही खुद की सोसाइटी में जो साइंस और सोसाइटी का गैप है, उसको कवर किया है। वो काफ़ी सालों से मशरूम में बहुत ही बेहतर तरीके से काम करते आ रहे हैं। उनका खुद का वहाँ पे पूरा का पूरा एक होम स्टे डेवलप है, जहाँ पे कि ऑल ओवर कंट्री डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ से लोग आते हैं, सीखते हैं, हमसे जुड़ते हैं, वो मुझे भी बताते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो बहुत बेहतरीन मशरूम उगा रहे हैं, चाहे वो गौरमेंट मशरूम हो, चाहे वो मेडिसिनल मशरूम हो। उसमें से आज जो मशरूम कर्नल पैगडी टोंगोन ने चूज़ करा है, वो है टाइगर मिल्क मशरूम। ये एक मेडिसिनल मशरूम है, औषधीय के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसका जो रेट है, जो प्राइस है, वो 20 से 25,000 रुपए पर केजी है। तो मैं कर्नल पैगडी टोंगोन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जो अपना प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंट करें। सो आई रिक्वेस्ट कर्नल पैगडी टोंगोन टू प्लीज स्टार्ट हिज प्रेजेंटेशन। पहले तो स्क्रीन में गुड मॉर्निंग सर। Sir, please unmute your mic. Can you start the clip from there? Yes, sir. I have already given your introduction. So everyone is waiting for you. Everyone wants to listen you, sir. So please start your presentation on tiger milk mushroom. Yes, yes. Yes. And you have the clip, right? Yes, sir. We are just about to start.
Yeah. I, from my heart, I want to introduce the tiger milk mushroom to India. It's very good herb medicine. If each family have just only oh, okay. Can you explain that for me? Yeah, sir, The, sure. the So like yeah, sir, it's a tiger milk mushroom, and it's a wonderful tropical medicinal mushroom actually. So it belongs to the uh, okay. The scientific name of this mushroom is Lignosus rhinoceros, or mainly it is called as tiger milk mushroom, and it has been recognized as one of the popular medicinal mushroom used by indigenous community for more than 400 years. And the traditional uses of tiger milk mushroom is like tiger milk mushroom has been used traditionally as a health tonic by the Aborigines or native for its healing properties for more than 15 type of medicinal ailments including cough, asthma, bronchitis, eczema, etc. Okay. कुछ connection problem है क्या? Okay. Just give me 2 minutes, please. Pagdi sir, can I talk to you? yeah, I see Yeah. you. So I Okay. think we should like explain both like we both explain to all like what is like tiger milk mushroom, and should I start with this or you will continue this presentation, sir? I will start from the creek. Okay. How to grow the tiger milk mushroom. You can finish this part to introduce the tiger milk mushroom. Okay, sir. So, Okay. okay, sir. I'll just continue the introduction process, introduction part of tiger milk mushroom. Yeah, Okay. yeah. So, so, and okay, the medis, the medicinal value of tiger milk mushroom lies entirely in secretorium. Even if you have lucky, find one chance, or it would have sprouted out from the ground with stem and caps, which would have depleted most, it not all of the medicinal properties found in the underground tuber or secretorium. सो मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको समझा देती हूँ. इंट्रोडक्शन पार्ट जो है इसका बहुत लंबा है. सो पैगडी सर, आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द टाइगर मिल्क मशरूम, लाइक the benefits of tiger milk mushroom, and because I think it should be more important to explain about the benefits of tiger milk mushroom. So आप benefits में आ जाइएगा इस वाली स्लाइड में. इसका जो आगे का कल्टीवेशन पार्ट है वो पैगडी टोंगोन ही कंटिन्यू करेंगे. आप उसमें देखेंगे कि किस तरीके से वो ग्रो करते हैं विद वीडियो क्लिप्स. तो वीडियोस में आपको वो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि इट विल बी वेरी इजी कि टाइगर मिल्क मशरूम अभी तक नेचुरली कल्टीवेशन होता था, हर कोई अपने फार्म पे कल्टीवेट नहीं कर पाता था. तो इट्स वेरी, अब स्टार्ट हो चुका है, इट्स वेरी इजी फॉर अस टू कल्टीवेट इन आवर ओन फार्म. तो वो सारा प्रोसेस जो है वो पैगडी टोंगोन सर आपको एक्सप्लेन करेंगे. मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो पार्ट है, चाहे टाइगर मिल्क मशरूम है, चाहे टाइगर मिल्क मशरूम के जो बेनिफिट्स हैं वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो द बेनिफिट्स ऑफ टाइगर मिल्क मशरूम इज एक्चुअली क्लिनजिंग, रेगुलेटिंग, रिस्टोरिंग एंड प्रोटेक्टिंग. It relieves respiratory symptoms such as cough, rhinitis, allergy, sinus, etc. It supports lung and respiratory health. It maintains a healthy immune system. It encourages cellular oxygen intake. And restore wellness and revitalizes energy. The another one is like, when we talk about natural approach toward improving our health, overall health,
Studies have shown that the tiger milk mushroom possesses anti-inflammatory properties which can effectively reduce tissue damages with the respiratory system, enabling the respiratory system to restore its function. And tiger milk mushroom also helps to support airway expansion and promotes effortless breathing in varying temperature and season. इसी तरीके से इट वर्क्स ऑन इम्यूनिटी एज वेल, ये इम्यूनिटी पे भी काम करती है। तो और भी रेस्पिरेटरी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो टाइगर मिल्क मशरूम, आपका एस्थमा है, आपका इम्यून सिस्टम पे काम करती है, फटीग नहीं होता है, और इसके साथ साथ कैंसर है, ट्यूमर है, डायबिटिक है, ऐसी बहुत सारी इसके अंदर ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं जो कि ये सारे जो डिजीज हैं ये उन पे काम करता है। तो अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ऑलरेडी बता दिया था। अब जो रिलेशनशिप है पैक्डी टोंगोन का मशरूम के साथ, और कर्नल पैक्डी टोंगोन किस तरीके से जो टाइगर मिल्क मशरूम है उसको ग्रो कर रहे हैं, वो मैं उनके साथ कंटिन्यू करती हूँ। आप इस वाली स्लाइड में पैक्डी सर। Yes. Yeah, I'm just going to explain your relationship with mushroom, how it has started, and then please explain about your journey with tiger milk mushroom. All right, sir? Uh, uh, you can finish this part, and I will start Okay. from growing the mushroom, or Okay. growing the tiger milk mushroom. Yes, sir. I'm just going to explain how your relationship started with mushrooms. So, in 1973, while Colonel Pagdi Tongwan was surgeon, he took the mushroom cultivation training from Dr. Anon, while Dr. Anon was newly graduated from the Casatus University. डॉक्टर एनॉन का जो प्रेजेंटेशन है आपका अभी आफ्टर लंच स्टार्ट होगा, एंड ही इज वन ऑफ द सीनियर साइंटिस्ट इन थाईलैंड, जो कि उन्होंने बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में काम किया है. सो ही विल बी आवर नेक्स्ट गेस्ट. In 2008, Colonel Pagdi got the mushroom cultivation training course from Dr. Anon, and after Dr. Anon came back from working with US as mushroom expert, stationed in Bhutan, India, South Africa region. As a retiree, Colonel Pagdi runs a mushroom farm and teaches mushroom cultivation class at रक्तामच इंस्टीट्यूट रन बाय अमेरिकन फ्रेंड. थाईलैंड में एक इनका रक्तामच इंस्टीट्यूट है. इट्स अ होम स्टे, इज अ मशरूम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पे सभी फार्मर्स जो ग्रोवर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे स्टे करते हैं, और वहाँ पे मशरूम की ट्रेनिंग उनको दी जाती है. थ्योरी प्रैक्टिकल पूरा, वो प्रैक्टिकली वहाँ पे रह के मशरूम को सीखते हैं, मशरूम की खेती को सीखते हैं. Next. In 2018, Colonel Pagdi started to do experiment about the tiger milk mushroom cultivation, and he was successful at the end of the year. So उनका जो जर्नी है वो बहुत सालों से स्टार्ट हो चुका है. जब वो रिटायर हुए उन्होंने अलग अलग प्रकार की मशरूम्स को लगाया, बट कुछ ऐसी चीजें हुई उनकी लाइफ पे, उनका हेल्थ को भी थोड़ा सा इश्यूज आए, उनको खुद ब्रीथिंग प्रॉब्लम वगैरह आने लगी. तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा. ये मुझे उनके बारे में पता है, ये प्रेजेंटेशन में नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरीके से उन्होंने टाइगर मिल्क मशरूम की शुरुआत करी. सो 2018 में उन्होंने टाइगर मिल्क मशरूम के बारे में पढ़ा. ऑलरेडी वो उसके बारे में काफ़ी कुछ जानते थे, तो उनको पता था कि ये जो उनको प्रॉब्लम हो रही है, इसका एक सोल्यूशन जो है वो इस मशरूम को कंज्यूम करके आ सकता है. तो उन्होंने खुद से 2018 से टाइगर मिल्क मशरूम को लगाना शुरू किया. And the tiger milk mushroom was a famous herb in the past. After WWII, the modern medicine became popular and no one used the tiger milk mushroom again. बहुत सालों पहले टाइगर मिल्क मशरूम प्रॉपर फेमस हुई थी, उसके बाद उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, उसका कल्टीवेशन इतना कुछ लोगों ने कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि उस पर फोकस इतना ज़्यादा नहीं किया गया. बट जब पैगडी सर ने लगाया तो मलेशिया के भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको लगाना शुरू किया, और 2018 से इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अब मिलने लगी है. और जब उन्होंने कल्टीवेशन किया, कुछ चैलेंजेस आए, कुछ चीज़ें टेक्निकली प्रॉब्लम्स उनको फेस हुआ, बट उसके बाद उन्होंने इन सब को ओवरकम करते हुए टाइगर मिल्क मशरूम को बहुत ही सक्सेसफुली ग्रो किया.
So Colonel, next slide please. So Colonel Pagdi started to take the ground tiger milk mushroom cyclotoria रोटिया 2 ग्राम डेली. तो वो टाइगर मिल्क मशरूम को जो है वो 2 ग्राम डेली कंज्यूम करते हैं. He found that the medicinal properties of the tiger milk mushroom can boost up his immune system to very high level. उन्होंने ये भी मतलब ये फाउंड किया कि जो टाइगर मिल्क मशरूम है वो इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज्यादा बढ़ाता है और बहुत ही असरदार है एक्चुअली. द फॉरेन मैटर विल ड्राइवन फ्रॉम द लंग बाय द स्नीजिंग. The oxygen exchange in the lung become very effective, not being tired ड्यूरिंग एक्सरसाइज. तो उनके जो डेली दिन भर की काम होते हैं, बिकॉज वहां पे दूसरी कंट्रीज में स्पेशली थाईलैंड एंड मलेशिया में आई हैव सीन कि लोग रिटायरमेंट के बाद भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं. तो अभी पैगडी सर है या डॉक्टर एनॉन है. पैगडी सर इज 72 years old और जो डॉक्टर एनॉन आएंगे ही 68 years old. तो 72 और 68 years के हैं, बट दे बोथ आर वेरी एक्टिव. दिन भर वो पूरा बिजी रहते हैं. तो जितना मैं यूथ होके भी हम इतना काम नहीं कर पाते जितना वो काम करते हैं. तो कहीं ना कहीं उनका इम्यूनिटी, उनकी एनर्जी के लिए खुद ऐसी चीजों को कंज्यूम करते हैं और उनके रिजल्ट्स को खुद भी बहुत बेहतरी से समझते हैं. So some chronic skin disease become disappear such as heel cracking. उनको ब्रीथिंग का जो प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ. heel cracking ठीक हुआ. eyesight become normal. जो उनको कैटरेक्ट जो शुरुआत हो चुकी थी जिसकी उनको बहुत परेशानी हो रही थी 2018 में, वो भी ठीक हो गई. द डिप्रेशन ही सीरियसली सफर ड्यूरिंग द ईयर कंप्लीटली डिसअपेयर. तो जब उनको इतनी हेल्थ इश्यूज होने लगी, तो ऑफ कोर्स जब इतनी हेल्थ इश्यूज होती हैं तो हम और कोई भी बहुत परेशानी में होता है, डिप्रेस्ड होता है, समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या करें. तो जब उन्होंने इस मशरूम का कंजम्पशन स्टार्ट किया, इसका सेवन शुरू किया, तो धीरे धीरे उनकी जो है हेल्थ है वो ठीक होती गई और फिर पूरी खत्म हो गई और वो एकदम स्वस्थ हो गए. तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. थोड़ा सा लैंग्वेज इशू है, इसीलिए मैं कंटिन्यू करूंगी आप लोगों के साथ. उनको थोड़ा सा इंग्लिश का इशू है. आपको मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे किसान यहाँ पे आए हैं तो मैं हिंदी का प्रयोग करूं, तो मैं साथ साथ में उसको ट्रांसलेट करती जाऊंगी इंग्लिश के साथ हिंदी. सो इनका ये कॉर्नल फार्म स्टे है जो मैं आपको स्लाइड में शो कर रही हूँ. यहाँ पे इसका नेविगेशन है, ये इसका लोकेशन है. अब इसके बाद जो भी टाइगर मिल्क मशरूम को हम लोग ग्रो करते हैं, हम उसका प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और उसमें कुछ लाइंस होंगी, देन वीडियोस होंगी जो एक्सप्लेन करूंगी मैं पैगडी टोंगन सर के साथ. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. This Yes, sir. rubber tree sawdust. We have plenty of rubber tree sawdust because in Thailand we grow a lot of rubber tree, and one truck it costs about 20,000 Thai baht, Thai money, and can continue the creek, can run the creek, and yes sir. When it comes fresh, I mean the rubber tree from the factory, it's still fresh because the process to cut the rubber tree, it needs to be cut the fresh tree and process to be furniture, and we cannot use directly because it's fresh. We have to leave the sawdust about 4 weeks to let it ferment by itself, or we can do same like the mushroom compost by adding lime, adding water and molasses to increase the nutrient, more nutrient for the what do you call that bacteria, actinomyces bacteria. The actinomyces bacteria need 45 to 54 degrees Celsius. So we add some nitrogen and carbon matter to the sawdust, and it makes the heat. And when we get the proper temperature,
the actinomycete grow up and colonize the whole sawdust, and it leave antibiotic that to help to prevent the contamination from mold and bacteria. That we have to prepare the sawdust before baking. That rubber tree sawdust. In fact, we call Indian rubber tree, but not from India, from South Africa, the rubber tree sawdust. After we ferment it, next please. After we correctly ferment it can store for a long time, for many months, without contamination. And this I mix with supplement, the mushroom supplement like rice bran and gypsum and brewer spent grain for making whiskey, the byproduct. That the brewer spent grain to get some protein to the sawdust, but not much. If we put the nitrogen substance too much, it will get contamination from bacteria easily. I mix the mushroom additive or mushroom supplement to the sawdust, and some more thing, few more thing. Magnesium sulfate. We make a chelate magnesium sulfate by mixing with vinegar and molasses. Just add some nutrient for the mushroom. And in some case, we ferment more about 1 week, 5 days, 6 days, or 1 week. So we add EM, effective microorganism, for fermentation. That means ferment the second time from the first time when we get the sawdust before baking. At this time, have to be careful because the ammonia gas, the microorganism will produce ammonia gas, and we have to wait about 5 days or 1 week to the ammonia gas disappear, so we can use it. This to measure the pH. We need 5.5 to 6.5 pH. Normally, we don't need to collect it. We just mix it like this, and it gets about 5.5, 6.5. And if we do not ferment it, we have to put in the bag directly, quickly, within that day, before it start to ferment. This machine, 4-cylinder baking machine, the capacity is 600 bag per hour. But I use the what do you call the plastic plug to cover the opening of the bag. New method that introduced to Thailand a few years ago. Before we use neck and cap, the PVC neck and cap. That this one is better because the plug it placed lead down to the middle of the bag. So when we inoculate the grain drop to the middle of the bag, and it start to colonize to upper position and to down the bag, and it shorten time half. Like normally 6 weeks to fully colonize the backlog, but it takes only 3 weeks to colonize. I pasteurize at 100 degrees. I connect the steam to the upper part of a pasteurizer, that box, and it can make 100 degrees Celsius because have some pressure inside. Okay. Next.
This is from my friend farm. I want to show you the automatic an automatic machine to place the plastic plug into the bag. It just connect that machine to the bagging machine, and only one operator. Okay, one operator at the bagging machine, and another one in that machine just to bring the bag of the machine. You see, it works automatic. Yeah, press the plug, and one operator have to feed the plastic plug. Yeah, and then the machine press the plug into the backlog. Very quick. So the capacity is same like a packing machine, 600 bag per hour. Then next step is in operation. After pasteurize, after cool down to about 35 degrees Celsius, I inoculate the grain spawn. In Thailand, we make grain spawn in the bottle, in soda bottle, and we can do very quick with the plug. I drop the grain, I inoculate the grain more than normal because the cap of the gap of the hole is big, almost full, and then I cover with the cotton waste, the sterilized cotton waste to protect the foreign matter, the contamination. This bag take time to intubate only 3 weeks to fully colonize. This one is a grain spawn factory, belong to my friend. We don't use the PP bag. We still use the bottle because in Thailand we don't use much grain spawn. For the bag with the cap and neck, only the neck and cap. I mean that type we inoculate only 6 to 10 grains for a bag, about 900 gram bags with autoclave. One is used to be, one belonged to me before I used this autoclave, but it's more than necessary. This room is prepared for preparing the PDA in my friend factory. I just show the system, one-way system. After autoclave and the grain, the button will go to the room to inoculate. I mean cut the PDA piece into the grain bottle. This room, the 2-3 operators to cut the PDA bring into the bottle. And this room for preparing the mother culture. Back to my farm, we incubate at 25 degrees Celsius. And only 3 weeks it's fully colonized. But if we want to test the tiger meal mushroom backlog, we wait about 1 more week. So it takes 1 month from starting to make the bag.
from inoculation, and then we can bring them to case, to be cased. But from my experience, we can keep longer. We can keep it after fully colonized 2 months. You see, it starts from the middle of the day, so it shorten time only half, from 6 weeks to only 3 weeks. This it's time to take it to the mushroom bed for casing. We can store it after fully colonized. We can store it 2 more months, because if we case the backlog too soon, it stay in the casing soil long time, and it's subject to be destroyed by the insect or the beetle worm, love it, termite love it. I lost thousands of bag with the termite and the beetle worm, because I case the backlog on the ground. Neck clip, you will see on the neck clip. Bring out to the casing area. This I make the what they call the thread with the sun net thread, big area, but it on the ground, and underground there are a lot of termite and beetle. The beetle, the master lay egg about this month, about at the end of the year. I plan to make mass production of the tiger mint mushroom by casing over here, but I got nothing from this time, because the beetle worm and the termite ate all my backlog. For my experiment, if stick together, we get larger tuber or the sclerotia. The base material for casing is the cocoa peat from the coconut, but I'm far from the coconut plantation, so I use light husk mixed with the soil and sand to case. It can do. The next one is my habit, right? This one, my fail. I got the big worm, the beetle worm, instead of the mushroom sclerotia, and we don't eat it. It different from that one on the coconut tree. That one we eat it, but this one is the beetle worm with the and I don't know. I don't eat it, but someone try to deep fry and eat it. On of my backlog at that time, they try on, and this one the bed indoor in just select the good one and continue. I try to clean up and show to someone, you want to eat it. Not the mushroom, it's the worm. The villager told me that it's healthy worm. So this year it heavy rain. They saw this
this worm very healthy because they ate my tiger meal mushroom backlog. I think. Oh, I found that the best way we make the bed, the mushroom bed smaller, but a more number. It's better than make the mushroom bed on the floor on the ground. So I bought the mold, the steel mold, and make the concrete circle twice a day, two pieces a day. Now I have about 100 this for making the bed for my milky mushroom. It worked good because I cover with the plastic mat and the worm matter. I mean the beetle cannot go inside and termite. The termite when they left the what they call the colony, they have the wing and fly to everywhere they want. This is my first crop, I think, before I expand to mass production. It's good, and this time I harvest it a little young. I mean, not fully mature. Normally, we have to collect it when it mature. The backlog will collect. We collect no more, and we get very big curvature or the tuber. It like this, just cut it in small pieces and sun dry for a few days and fry it to powder, and it's really good medicine. And it like this. The tuber. I mean the mycelium. The mycelium is the main part of the mushroom, right? And the mycelium move the transfer the nutrient to this the sclerotia. This one will go up like a fish like this. And in Thailand now, 1 kilogram it costs 10,000 baht. And this one full of bioactive compound. 90%, more than 90% of this one is bioactive compound. It's very good for herb medicine. Thank you, Livia. Thank you very much. Yeah. Thank you so much, Pagdi sir, for giving your precious time and sharing information about tiger milk mushroom. Thank you, sir. Thank you once again. थैंक यू। जैसा कि अभी आप लोग एक बहुत ही अच्छी जर्नी मलेशिया को हम लोग घूम रहे थे। घूमे तो हम लोग केवल मशरूम तक, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। जैसा कि दिव्या मैडम ने आप लोगों को हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बताया कि वो लगभग 15 से 20 और ऐसे बीमारियों को जो है कि उन्होंने ठीक किया, जो शायद जिंदगी के साथ ही चली जाती हैं। तो आज जो मैं सबसे पहले जो है कि स्वागत करना चाहूँगा मैम बवेजा। आज आप हमारे साथ जो है वाइस चांसलर साहब के प्रतिनिधि के रूप में आप हमारे साथ चेयर करेंगी, क्योंकि उनका आज आप जो है कि प्रतिनिधित्व करेंगी। आप हमारे दो सेशन की चेयर होंगी। और नेक्स्ट जो है कि हमारे जो स्पीकर हैं वो भी तैयार हैं। तो मैं माइक को पुनः ओवर करता हूं दिव्या मैडम को।
हमारी जो नेक्स्ट स्पीकर हैं उनका नाम है पैगी चैंग। उनके बारे में इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहूँगी, उससे पहले एक बार उनसे ऑनलाइन कनेक्ट हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग पैगी। पैगी, आर यू लिसनिंग? Unmute. Okay. Yeah. Can you listen? Yeah, Peggy, how are you? Once. Yeah. Okay. Hello. Yeah. Yes. So happy to see you. Yeah. Thank you so much, Peggy, for giving your time. Yeah. Thank you. Yeah, Peggy, before you'll start your presentation, I would like to give your introduction because you have a vast experience, and I really like all the listeners here should know about you and your mushroom experience. All right? Okay. Thank you. Yeah. So, I'm very excited to have Miss Peggy Chang, founder of Ganor Farm from Malaysia, here to share her work. I would love to introduce, जो भी उनका इंट्रोडक्शन है मैं आप सबको देना चाहती हूँ, that Peggy Chang, she is the founder of Ganor Farm of Companies and Grusin Wellness. ये Ganor Farm जो मलेशिया का एक ग्रुप है, ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। 40 acres land में मैडम पैगी चैंग मशरूम कल्टीवेशन करती हैं, and she is one of the successful women entrepreneur there. She has a experience of 30 years in mushroom cultivation and research in related field. She created diversity of companies such as mushroom cultivation farm, agrotourism homestay, research and development laboratory, GMP factory, mushroom cafe, and marketing online platform. She has done collaboration in research and training of intern student with a few higher institutions such as UNIMAP University, Nottingham, and Lincoln University. Currently, she has done a PhD in bioinformatics, University of Malaya, and earlier she has done Masters in Biotechnology from University of Malaya and Bachelor of Science from Campbell University. So before Peggy start, I want to explain you about her experience, her journey. It will going to take only 1 minute. And Miss Peggy Cheng is leading women entrepreneur in mushroom industry from Malaysia. She started her company in 1987, and she is commercially successful in growing various type of mushrooms and specialized in Ganoderma. वो बहुत सारे तरह की अलग अलग मशरूम्स का उत्पादन करती हैं, और उसमें एक सबसे ज़्यादा जिसमें उनको स्पेशलाइजेशन है वो गैनोडर्मा मशरूम है। काफ़ी सालों से वो गैनोडर्मा मशरूम का उत्पादन कर रही हैं। गैनोडर्मा के अलावा वो ऑयस्टर मशरूम, हेरेशियम और जैसी कई सारी अलग अलग मेडिसिनल मशरूम्स का भी उत्पादन कर रही हैं। Her company Gano Farm is not only producing Ganoderma but also doing research work. She is proactively associated with all renowned universities, and she has a rich experience. Her company is also successful in agrotourism. उनकी कंपनी एग्रोटूरिज्म में भी बहुत सक्सेसफुल है। वो कल्टीवेशन के साथ साथ मशरूम्स की मेडिसिन्स बना रही है। उनका खुद का रिटेल एंड रेस्टोरेंट आउटलेट है, और काफ़ी सारे बाई प्रोडक्ट्स पे वो ऑलरेडी काम कर रही हैं। इन्हीं के साथ वो होम स्टे भी चलाती हैं, और मुझे लगता है कि आज हम सभी को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। So, Peggy? Yes. Yeah, I request you to start your presentation, please. Okay, thank you. Yeah, I feel very happy, and it's my pleasure to be invited by Divya and the Uttarakhand's government. And today, my presentation is more on the success story, and I hope that my story can inspire a lot of young entrepreneurs in the mushroom field. So my topic today is on the beyond mushroom cultivations. I think a lot of growers should think more, one step ahead of cultivation. To make the cultivation successful, we need a lot of industry to be linked together. That is why that I
keep on, thinking ahead, uh, and doing a lot of other businesses which will help me in the mushroom cultivations. All right. So in today's my presentation will be more on the. I will put a lot of pictures because I believe pictures tell a lot. Yeah. So I don't put a lot of words. So from the pictures you can see something, and I hope it is inspire you. And it's not that I want to show off or anything, but I hope that um, the young entrepreneur can grow, yeah, as in the future. All right. So okay, I should put this down on. Yeah. Okay. So the background of the company, and this is a simple chart to show the journey that I started in 1987 when I'm freshly graduated, and I start to love um, to venture into mushrooms is because I know about tissue culture, I know about fungus, and I'm the biology students. So I think that this is very interesting business to me. So I started a small company which I start to cultivate mushrooms as mainly as a food that we sell to supermarket and hypermarket. So this is my first company, which is we call Vita Agrotech. And in 2006, I formed another company, which is Gano Farm. I call it Gano Farm is because that we grow Ganoderma as a medicinal mushrooms. And I like to develop this mushroom as a medicinal mushrooms. And I start my journey, to to explore more into the benefits, of this product, of these mushrooms. So in the year 2007, I started the Gano Farm Homestay, which is I use this platform to reach a lot of people that I can explain more, and I can show them more about mushrooms. So on 2007 until 2013, I set to apply, another company which is under the bioeconomy corporations, and our Ganofarm R&D company is a bionexus status, which we go into biotechnology. So we have the bionexus status by 2014, and I also apply grants and a loan to start my research work. I have my own company's research laboratory, and at the same time, I also started a cafe, which I think the cafe can help me to reach more people by uh, by providing the mushroom as a food. And also at the same time, we also display all our product in the cafe, and we have the chances to talk to people more. So in the later parts, I will go through with you one by one so that you can see a lot of pictures, and the pictures can tell a little bit of stories. All right. So now this is the variety of mushroom that is cultivated in our company. So we have cultivated gray oyster, white oyster. We have the black fungus, then monkey head mushroom, or we call it lion mane mushrooms. I did do this tiger milk cultivation as well. And I have Ganoderma and also Cordyceps militaris. Okay, so why I love mushroom and so many people like mushroom so much is because mushrooms is a superfood, and it's not me, saying that, and it was
proven, by a lot of people and articles that mushroom is a new superfood. So this is the newspaper coverage in the early days when I started in 1990s, 1987. So started, there are a few newspaper come and write articles on our mushroom farm. So it helped a lot, in promoting the mushrooms. So this is a few that I can show here, and there are also many, in the others newspaper, and also there is a local TV channel. Astro and YouTuber also putting a lot of the video in the YouTube. So if you type Gano Farm, you can search and you can see many videos. So mushroom as superfood, as what I say, there is a lot of scientists classified that as a superfood is because due to the health benefits. And this is about the mushrooms. Actually, why good eating mushroom is because of they are low in calories, low in energy, low in glucose, low in sodium, low in fats and cholesterol, and they are high in protein, fiber, carbohydrate. They are rich in vitamins, rich in minerals, and rich in bioactive compound, and they have a lot of essential amino acid that is essential for our body's needs. So also there are publications talking about monkey head mushrooms as amazing for brain health. Yeah, this is also one of the book that recorded the research paper published together with us. And now I would like to bring you to see a little bit on the Gano Farm R&D, which we do the research and development using the mushrooms that we grow in our farm. Okay, so for Gano Farm R&D, our main function is the scientific research, which we collaborate with many universities, and we have product formulation and development lab, and we have mushroom raw materials, which we need to do some specifications when we want to sell mushroom powder as a raw material to others factories. Okay, this is our extraction factory, which we use the medicinal mushroom and we extract the mushrooms and we spray dry it into powder form. And as well as this, the last picture is actually our GMP capsuling factory. Yeah, in the front here is our extraction factory, which with the certification of HACCP. Okay, so this is a few publication that done by our collaborator, and why we need all this verification, scientific verification, or the scientific support when we want to go into supplements and products which has the medicinal value. So the publication is very important. Okay, so we had a collaboration with university and students, which is the postgrad students in publications in the International Scientific Journal. So this is some work to show that the publication with the titles. So okay, so here is a few pictures about, where we have signing the MOU and MOA with university. So this is the previous view, and actually this year also we have signing with others university like MASA also. So there are many university approaching us to work together and to train the students. Other than
publishing paper. Actually, when we had made the mushroom product from medicinal mushrooms, we send our product into the competitions. So this is a few competition that we go together with the mushroom products, and we have win quite a number of prizes for our nerve grow. Yeah, we had wins, a gold medal. Previous we had win also the platinums, and silver medals, and also with other products, and we win in many competitions. So this is the pictures we go into conferences and presentations together, where in the public. Yeah. So Medicina is this also one of the magazine in the university that publish on the winning, of the products. So I would like to show you, this is the products that is formulated and manufactured in our company. So we have tiger milk mushrooms, which is made in a capsule form. We have the Ganoderma capsule. We have lion mane capsule, which is called Nervo. We have the tablets, durable tablets for kids, which is made from tiger milk mushrooms. And we have mushroom drinks. We have mushrooms essence. We have many mushroom products, which is developed, and we sell under a few brands. We have our own brands. We also have the OEM brands for other company also. So this is our nerve growth products, which is very famous in Malaysia. Yeah. So other than this research work, which helping a lot in the marketing of the health supplement, health products, actually, I also venture into cafe. Why I do cafe? Actually, is I use the cafe as a platform to reach more people. So by presenting, mushroom as a food on the table, uh, we can talk about mushrooms, and we also have a TV play on the in the cafe to show, about what's special about mushrooms, and how my farm growing the mushrooms, and how we cook the mushrooms, and how we present the food on the table. This is a few foods, that dishes that is in our menu, like mushroom soup. We have mushroom bruschetta, mushroom spaghetti. We have so many things, and people coming to eat, and they enjoy the food. Okay, so this is our people that is cooking, and we also actually lately we selling our delivery of the meal, which is the healthy meal to people, which is we do it online. And this is a few pictures to show, how the cafe look like. I think this year has been to my cafe previously. Then we have places, for eating. We had also shelf to display all the mushroom products. Okay, then recently, this is just very recent that we have the fresh mark, which also we sell fresh mushrooms and also mushroom product in our fresh mark, as well as fresh vegetables and fruits also. So, okay, so okay, then about the Gano Farm homestay, we use these tools to explore, to I mean that to open door to people to more learn about the mushrooms. So people sometimes are curious how the mushroom is grown, and they want to see with their own eyes.
So we have formed another company to cater for this need. And we have a building which can accommodate a lot of people. Yeah, we have about 30 rooms in this building for the tourists to stay, and they will purchase and they will spend some time and some money, to buy mushroom products in our sales gallery. So this is our Gano Farm homestay. And this is also a gallery where we explain how we do the tissue culture, how the mushroom is cultivated with the signboard and everything. And also we had displayed some mushrooms bags for people to touch, for people to see, so that they can be more familiar. And I hope that, they learn uh, on all this, and they will start to love mushrooms. Yeah. So we also have on request, we will also bring a visitor into the farm. Yeah. So we had our processes. We also explain to them, and we let them go into the farm and to see the mushroom growing in the farm. So this is a few pictures which tourists under the tourism that I did promote mushrooms. So actually, we also work closely with the agriculture tourism department, Ministry of Agriculture, and also Ministry of Education, which we also train uh, teachers for the skill of cultivation, and they can teach to the students. So this is a few pictures with all the students, from young to postgrad. Yeah, we had a lot of things going on and on. Yeah. Also, I have group from Indonesia. This is a picture. Yeah, they send their students to our farm and stay with us for 1 month or 2 months. Then they will learn the skill and they will go back to their country. So this is the view for our sales gallery for the mushroom product, and a lot of tour buses, they bring people to come and see, because not many people know about how the mushroom is cultivated, and how to enjoy the mushroom in so many ways, which I try to present mushrooms in so many type of food. So this is a few picture where buses coming and go, and they bring a lot of people to my farm. And I have run this business for about 15 years ago, where I started this homestay. So we also work together with other local businesses, because we are not only promoting mushrooms, we also promote the villages others activity, like they have restaurants, seafood restaurants. They have crackers made from tapioca. They have so many type of other agriculture industries products that we also bring the tourists to other places uh, to enjoy the village more. Yeah. So this is roughly all about the businesses that I've been doing so far. And I would like to end my presentation with a video that to show you a little bit more about the whole story of development in the video form. And it was taking maybe about 5 minutes, 4 to 5 minutes. So I hope you all will enjoy it. And later on, if we have, we can keep some time for the Q&A sessions. If anyone wish to ask some questions, you are welcome. Okay. So I would like to play the video for you all.
Peggy, could you please Hi. unmute this video? Okay. Okay, share with us. Mm. So I will stop sharing this video. Can we play from here? Because I already have with me. Okay, all right. So I'm going to play this video, all right? Okay. No problem. Oh, you have already did that. Yeah, is I it? have. You have gave me this video, yeah. Okay, all right. So I would like to end my presentation here, and I hope it's that I would like to share about my journey of mushrooms throughout my life. So thank you so much, Okay, Peggy. thank you. Yeah, Peggy, I am going to play your video first, and I want to explain how you started your journey. So please wait for 2-3 minutes more. I first want to play the video. Okay, thank you. Peggy? Yeah. Yeah, Peggy, I want to explain something about here, about you to all the people, like how you started. You started your journey at the very small scale. Now you have running group of companies and you're doing such a great job. मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि पैगी चैंग जो है, मैडम पैगी चैंग, उन्होंने
बहुत ही छोटे स्तर पे अपने काम की शुरुआत करी थी आज से 30 साल पहले, कुछ महज 50-100 बैग से। तो आप ये जो आज उन्होंने इतनी सफलता हासिल करी है, वो इतना सक्सेसफुली एक महिला उद्यमी पूरे मलेशिया में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा नाम है उनका वहाँ पे। तो उन्होंने हमारी तरह ही, जिस तरीके से हम सारे किसान, हम ग्रोवर्स, हम लोगों ने शुरुआत कर रहे हैं अभी, उन्होंने खुद ऐसी शुरुआत करी है और मुझे लगता है कि वो मुझे तो इंस्पायर करती ही हैं, पर आप सभी जितने भी आप मशरूम ग्रोवर्स हैं, आप सभी को उन्होंने आज इंस्पायर किया होगा और आप सभी को और मुझको भी उनसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला है। So Peggy, thank you so much for joining us today and sharing your experience and giving your precious time. Thank you so much, Peggy. Thank you, Divya. Yeah, thank And you. also thank you, your government. And I hope you're doing better than me. Thank you, Divya. Thank you so much. Thank you. Thank you. Divya, Bye-bye. I would like to Yeah, share. Peggy, just be on a line. Madam, our Hello. Baveja madam wants Hi. to talk to you. Hello, Peggy. Peggy Hi. Chan. Yeah, I am Mrs. Baveja, Parminder Kaur Baveja, a weather scientist. So I am highly inspired by your visits, especially 33, 34 years of journey in mushroom, from edible mushroom to medicinal. It's a wonderful work, a commendable job. Thank you, Yeah, Peggy, thank you. for sharing your valuable time, your experience. Very nice to see you. Thank you, ma'am. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, all the friends over there. Yeah. Okay. Thanks. Bye. Yeah. Yes. दिव्या, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म होता है, पहले तो मैं रियली वेरी हाईली थैंकफुल टू यू, जो हमारे शो में जो है, शो तो आप ही का है, जो आपने 4 चांद लगा दी। और मैं जैसे लोग जो है इंग्लिश में बोल रहे हैं, डेफिनेटली इंग्लिश में वो तो बोलेंगे। सो जो आप मशरूम से आपने सारे कंट्री विजिट किया है, पर्सनली सबसे मिली हो, और आप इनकी सक्सेस स्टोरीज को रूबरू जाके लोगों के साथ जो है आपने सीखा है, और आप अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हो। सो मैं चाहूंगा जैसे ही किसी का लेक्चर खत्म होता है तो 5 मिनट कंक्लूड जो है वो आप हिंदी में करेंगे तो बड़ा लोग एंजॉय कर रहे हैं। हमारा जो है पीछे से ऑडियंस जो है उनकी डिमांड आई कि मैं दिव्या को रिक्वेस्ट करूंगा कि मशरूम की तो एक्सपर्ट हमारी खड़ी हुई है साथ में, सो वो आपने सारा कुछ देखा हुआ है, सो 2-3 मिनट या 5 मिनट जो है इनकी पूरी स्टोरी। वैसे तो बड़ा मजा आया, वो आप जो देख रहे थे वही अपने आप में बयां कर रहा था सारा कुछ। सो रियली हम तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं, हम तो लर्नर है ना। सो आप 5 मिनट जरूर दें हर, उसके बाद जो है। जी सर, बिल्कुल सर। मैं अभी प्रोफेसर विक्टेश्वरी के प्रेजेंटेशन के बाद जो पहले 2 प्रेजेंटेशंस हुई हैं, उनका भी एक 5-5 मिनट का ब्रीफ मैं दे दूंगी कि उन्होंने क्या बोला है, बिकॉज मेरा अभी फर्स्ट टाइम है, मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल। तो प्लीज जो भी सजेशंस हैं आप लोगों के मुझे देते रहिएगा। मैं इम्प्रोवाइज करके मैं कोशिश यही करूंगी कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। प्रोफेशनल है, ज्यादा एम्बेसडर है हमारी, मशरूम एम्बेसडर स्टेट की। सर वो काम किया है ना, ये कभी सेमिनार्स नहीं किए, तो दैट इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। थैंक यू सर। जी जी, ठीक है। सो डॉक्टर एस विघ्नेश्वरी साबरत्नम इज हियर विद अस। गुड मॉर्निंग मैम। Ma'am, could you please unmute yourself? Okay. Yeah. Hey, Divya. Good morning, ma'am. Can you hear me? Yeah, I can hear you. You're audible.
Fine, thank you. How's everyone? Awesome activity. Everything is good. Everything is waiting for you to share your vast experience in mushroom. Especially, you're doing so much of good research. So, ma'am, I want to first introduce yourself. So, आप सभी को मैं बता दूं कि ये प्रोफेसर हैं डॉक्टर एस विघ्नेश्वरी साबरत्नम, ऑनररी प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, फैकल्टी ऑफ साइंस, यूनिवर्सिटी मलाया, कोलालमपुर मलाया से. So Professor Dr. Vighneswari started her academic career after completing her PhD in the Institute of Postgraduate Studies in 1989 as a lecturer. She is well known for the research conducted, which includes systematic and bioactivity of marine actinomycetes, mushroom biology, and their bioactive metabolites, phototrophic bacteria for bioremediation, as a live feed enhancer. Her research activities diversified, and while studying the potential of mushroom and in particular the white rot fungi in environmental biotechnology, she had the opportunity to work with the mushroom farmers. Together with the growers, with the Mushroom Research Association of Malaysia was founded in 2000, and as the founding president, she has highlighted the importance of mushroom and the industry in Malaysia via seminars, exhibition, fest. Mushroom were then selected as one of the most valuable commodities by the Malaysian National Agro-Food Policies 2011-2020. Her research activities are sponsored by national and international grants, including industrial funding. She has trained 50 masters and 20 PhD students, and a number are currently pursuing their postgraduate studies under her supervision. Professor Vighneswari has won several awards for her research finding both in Malaysia and at international exhibition. She has collaboration with overseas scientists through CICHE, JSPS, and EU programs. She has published 265 papers in peer-reviewed journals, proceedings, bulletin, chapters in books. In recognition of her contribution in microbiology and active participation as member of the Malaysian Society for Microbiology, she was elected as one of the first women president of the society in 2001. In 2014, she was nominated as one of the top research scientists Malaysia by Academy Science Malaysia. In 2015, she was nominated as a fellow of the Academy of Science Malaysia. मैं आपको एक छोटा सा और ब्रीफ इंट्रोडक्शन सेम इसी में आपको दे देती हूँ प्रोफेसर विघ्नेश्वरी के बारे में. जो प्रोफेसर विघ्नेश्वरी हैं, मलाया यूनिवर्सिटी में मशरूम डिपार्टमेंट है, उसमें शी इज द ऑनररी प्रोफेसर देयर. बहुत सालों का एक्सपीरियंस है उनका माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में, स्पेशली मशरूम्स में. वो पूरा मशरूम डिपार्टमेंट बहुत ही बेहतर तरीके से मलाया यूनिवर्सिटी में रन करती हैं, पूरा टेक केयर करती हैं उसमें. शी हैज डन लॉट ऑफ रिसर्च, बहुत सारे रिसर्च उन्होंने मशरूम्स में किए हैं. अगर मैं ये कहूं कि हम खेती की बात कर रहे हैं और रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है. इतने सालों से करीबन हम लोग, आप भी यहाँ पे बहुत सारे ग्रोवर्स आए हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ. ऑन एन एवरेज अगर हम सब के इतने सालों का एक्सपीरियंस निकाला जाए तो करीबन 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस हम लोगों का ऑन एन एवरेज आएगा. इतने सालों में प्रोडक्शन में बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज आते हैं हमको. तो जो मैं अगर प्रोफेसर विघ्नेश्वरी के बारे में बोलूं, उन्होंने मुझे कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है. बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आती है जब हम लोग काम करते हैं, नहीं समझ में आता है, तो ऐसे रिसर्च की वजह से बहुत सारे कंक्लूजन जिसमें कि हमें सोल्यूशन निकालने में सालों साल लग जाते हैं, ये मैडम जो हैं प्रोफेसर विघ्नेश्वरी, इन्होंने इतनी हेल्प करी है कि बहुत ही कम समय में हम किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन आसानी से निकालते हैं और सक्सेसफुल तरह से आगे बढ़ते हैं. मशरूम ग्रो करने के बाद जब उसका प्रोसेस करते हैं या उसके फूड प्रोडक्ट बनाते हैं या उसके मेडिसिन बनाते हैं, तब भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है.
हमने अगर फूड प्रोडक्ट बनाया या हमने कोई मेडिसिन बनाई, तो सिर्फ उसका मतलब ये नहीं है कि हमने पाउडर लिया, कैप्सूल में बनाया, पाउडर लिया, टैबलेट बनाई, एनर्जी ड्रिंक बना दिया, तो ऐसी पानी में मिलाया और एनर्जी ड्रिंक बना दिया। जब हम बाय प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, फूड हो, मेडिसिन हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किस मात्रा में हमारे शरीर में वो पर्टिकुलर कंपाउंड एब्जॉर्ब होगा। ना वो एक्सेस में होना चाहिए, ना वो शॉर्टेज में होना चाहिए। शॉर्टेज होगा तो दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी, या तो बहुत लेट रिजल्ट्स हम लोगों को आएंगे। एक्सेस होगा तो समथिंग इन एक्सेस इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन बॉडीज एज वेल, मतलब हम ज्यादा खाएंगे तो वो भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो काफी यही सारे हम लोगों को, और हम मार्केट में कोई अपना प्रोड्यूस बेचते हैं तो भी हमें बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज आती हैं, केमिकल एनालिसिस, माइक्रोबियल, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हर पर्टिकुलर मशरूम के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती हैं। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल नेशनल कंपनीज आपसे खरीदेंगी, तो काफी हद तक जब हमें मार्केटिंग की भी बात आती है तो हमारे लिए प्रोफेसर विघ्नेश्वरी जैसे साइंटिस्ट जो हैं वो एक गॉड गिफ्ट साबित होते हैं कि हमारी वहां पे भी उनकी हेल्प से हम मार्केट में अपना प्रोड्यूस इजीली सेल कर पाते हैं। सो आज हम प्रोफेसर विघ्नेश्वरी आज उनको सुनेंगे। तो हेलो मैम। Yes, Divya. Yeah, I just gave you a brief introduction in English and Hindi both because we have farmers here. And ma'am, I would request you to please start your presentation, to start your talk. Okay. Thank you so much, Divya, for that lovely introduction. Thank you, ma'am. Good day, everyone. Before I start, I would like to thank the organizers, especially the Chief Minister of Uttarakhand and the Minister of Agriculture of Uttarakhand, and yourself, Divya Rawat, for giving me this opportunity to share some of our work that we have done and what more needs to be done in this area of mushroom in our journey to getting mushroom as a superfood. All right. If you see a lot of articles, people say eat this 5 food, which is good for health, 5 food for immunity, 5 food for overall health, maybe 10 different food for brain health. But unfortunately, I'm yet to see mushroom appearing in many of these articles. So this is where a long journey is there, together with people like you working very hard, and also with Madam Chang in Dana Farm in Malaysia and many others. We should join hands now in our journey to get recognition, due recognition for mushroom and mushrooms in our lives. As Dia said, I'm from the Institute of Biological Sciences, and I was a professor there, and now I'm an honorary professor. I'm also associated with the Mushroom Research Center, which is at the Center of Research for Mushroom, dedicated for mushroom research. And I would like now to share with you all my journey, how I have got into this and how we have taken research and what are some of the things that we have achieved and lots more that we need to achieve. I'm really pleased to be part of this event. It's very awesome. And I hope to see more events, not only in India, but also across the Asian countries and the world. The Global Mushroom Summit just finished. And as you can see, there's lots and lots we can do for this mushroom. So we should be holding hands in our endeavors. So the current and future trends in mushroom research is what I'm trying to tell you this afternoon. Some of it may be old, but still not very old, because research has a way of coming over and over again. Because I started research maybe about 25 or more years ago, some of the things I initiated and put aside because at that time it was not in the right, are being picked up again. So I will go through my talk. I will give a brief introduction into several topics as I go along, but I'll try to make this fast. I was not sure who the audience will be, so I didn't make it very scientific, not high-tech. I hope all of you can follow, enjoy, and see where the niches are to join hands to make mushrooms a superfood for the 21st century. Now, mushrooms are considered as white vegetables, and they are definitely a forgotten source of nutrients.
Just like for potatoes, cauliflowers, those are like white vegetables. We don't have guidelines or recommendation to take so much of cauliflower a day to keep the doctor away, or no such guidelines. But what we see is, from what mushrooms contain, they may help you meet dietary shortfalls in especially nutrients such as fiber, potassium, magnesium, and many others, especially in vegetarian diet. And we find that mushrooms can provide an excellent partner to a vegetarian consumption by the people. Now, these are some of the reports that I came across in Advances in Nutrition, quite a recent paper. So today, mushrooms, we do not consider them as quality vegetable food, but they are also a lot of finger food, snacks, sauces are made, soups, also condiments, all right? And also stretching the spectrum, they're going into therapeutics. People are trying to get drugs, nutraceutical for the general well-being of humans. And another component is for environmental health. We find that mushrooms are going to play a big role in environmental health. Now, if you look at the perspectives for human health, we have, if you look at this diagram, you will see diabetes is right on the top, vitamin D deficiency, especially now with COVID, they say take a lot of vitamin D. Then, of course, other things become very important, like blendability, how do we analyze, how do we test for bioavailability, all right? Is it being taken in by our body? Is it doing what it's supposed to be doing that our research is doing? Now, this diagram was presented at the Mushroom Summit in 2012. Now, Professor Wasser in 2009, he charted out the impact of medicinal and culinary mushrooms in various aspects. All right, I can't go through all, but we can culture them, we can do fermentation, we can do solid substrate fermentation, which is what most of you are doing, growing the mushroom, getting the protein bodies. All right, then we can also spun what we call a food and chemical industry, looking at enzymes, looking at single cell protein or mycoprotein in this case, producing biofuels, biopesticides. All right, we can also have healthcare industry. Into microforestry and micro-gardening, we're finding that more and more healthy soils means healthy produce and organic produce. And then, of course, the fundamental biological research and the coming up microremediation and such area in environmental health industries. So it is not just, mushrooms is not just vegetable, all right? It is much, much more than that. Thus, the worldwide mushroom cultivation has been or is being identified to have industrial potential that can contribute to human and environmental well-being, economy, and balance of trade via circular economy. This is a new buzzword, circular economy. Can talk more about it as I go along. Mushrooms were first cultivated, just for some historical background. China led in 600 AD, they cultivated the auricularia mushroom, which is the wood beer mushroom. Of course, it has many names, including black jelly mushroom. The first commercial cultivation at edible mushroom, the next one was in France in the 18th century, large scale, and that was the button mushroom. But if you look at the recent presentation at the Global Mushroom Summit in 2012, this was obtained from the Agriculture and Processed Food Export Development Authority. You find that the global production of fresh mushroom is distributed, with China leading the way, with not only one or two varieties, many varieties of mushroom. And then the consumption also, you can see it is quite proportionate. Of course, others will include like India, China, Malaysia, and others. So the European countries eat more mushrooms than we do.
Now, worldwide, though we have many different mushrooms for world production statistics, we find that the butter is about 13 metric tons, then we have the oyster, then we have the shiitake, then the rest follow. These are about the 5 or 6 top mushrooms that Professor Chang and Miles said about 10 years ago, 10 or 15 years ago. And the scenario hasn't changed much. The leading is butter, but the oyster and shiitake, which are Asian varieties, are definitely much more in production than the other two. So now I'm going to talk about circular economy, how through mushroom cultivation, and then mushrooms not as food, as raw materials, and also supplements and therapeutics. I will put all into one, but we will go step by step, and I hope you can appreciate what I'm trying to convey. Now, the challenges and issues we face right now are increased consumption via awareness of health benefits. Now, in Malaysia, in Japan, and some of countries like Korea, mainly Japan, they will be eating about 10 to 15 kilos of mushroom per person per year. Whereas in Malaysia, we are consuming only about 5 kilograms per person per year. I'm not sure what they do, what's the figures like for India. So what we do is to spur the industry, to push the industry, we have to get people to eat the mushroom. And people will eat mushroom once they know it's good for them, for their overall health. It is almost like a superfood, which is the buzzword right now. So I think what you all are doing currently in MushCon 2020 is actually pushing this agenda. Increase awareness of the mushrooms, the goodness of mushroom, and indirectly increase consumption by the people. A lot of people are microphobic. They don't eat mushrooms for many beliefs. Some say they are poisonous. Some say they cause a lot of wind in your body. But we have to push this agenda. So once we increase consumption, definitely follows production. The varieties that we can grow so people have more choice, not just 1 or 2 mushrooms, but many different mushrooms with different flavors, different tastes, different attributes. As we increase the diversity, definitely we have to have more technologies for growing. And mushrooms are very perishable. They can't keep for long. So downstream processing also becomes very important. That means like you have to have value-added products. All right, and then so towards what we call technology for agro-based product. So it's agriculture and agro-based industry. And this requires a lot of R&D. But to have a vibrant mushroom industry, we need a creative and open-minded growers. Growers are always in their farms. They see how their mushrooms are behaving, what the mushroom needs to give them the best. You must remember, you must give the best to get the best out of mushroom farming. It's not going to happen on its own. You have to provide the mushroom all the conditions, the food, the environment, and other such parameters so they give you the best yield and the best in quantity. And this is all to be supported by science, because there are many, many components in the mushroom industry, as we have seen earlier. So in 2018, Professor Wazer and Professor Chan wrote a paper for current and future trends in agriculture and biomedical applications of medicinal mushroom products. This was a review. They touched on medicinal mushrooms, because this was published in the International Journal of Medicinal Mushroom. But in the agriculture component, a lot of things discussed is actually applicable to us who are doing mushrooms as food and food-based product as well. All right, so we need lots of research to steer this industry and to endorse mushrooms as a superfood, as well as saviors of environmental wars and many such related events. So this is nothing new. I think many of you will know we have been talking about zero waste activities in agriculture. We've been talking about waste to wealth activities, right? Because agricultural activity
for example, growing for rice production. If you look at the whole activity, only about 40% is the rice that ends up on our table. The other 60% is what is left on the field as the paddy straw and other components, which we think is a waste, but it is no more a waste. It is an organic matter that can be converted to high value food and other products. And why do we call it zero waste? We are starting with something that we consider as a waste. This is a paddy straw. This is the sawdust. The paddy straw, through the activity of growing mushrooms, employing mushroom biotechnological technologies, we find that not only we will get high value food and food related and other products of health importance, but the waste that is left after the harvest of the mushroom, known as spent mushroom substrate, with the right technologies can be converted to money generating activities. I will touch on this part by part. Okay, so we're going to look at the mushroom part first. So research one that is of importance. Now consumption has increased or is going to increase. So we have to look at breeding and cultivation, taking mushrooms from forest to the market, both commercial and medicinal mushroom. Now both are commercial, maybe it's more accurate to say culinary and medicinal mushroom. How can we take more mushrooms from forest to market? We can tap wild resources. We can fall back on our traditional knowledge, which is held by the people who live at the fringes of the forest or within the forest. From their knowledge of mushrooms that they eat, can we take those mushrooms and over a period of breeding and cultivation and domestication, bring it to the market? So that is domestication of wild and temperate mushrooms. Now some of the mushrooms grow in temperate countries. Can they be grown at a higher temperature? Or something that is being grown at a higher temperature, will it suit itself for a semi-tropical or a temperate climate? We can look at all that. And to sustain all this, to take from the forest to the cultivation scenario, we need breeding technologies. We have to breed many different varieties to get varieties of breeds that are good for commercial, that they can produce mushroom in the amount that is commercial viability of growing that mushroom. Sometimes it will take many years to achieve this commercial viability. Then the breeding, it can be conventional breeding, simple mating, following Mendel's law, or you can do molecular breeding, move genes around. All right, you can do intrastrain breeding, protoplast mixing, and many other such technologies to get new, highly viable commercial breeds. With that, we have to work on the cultivation technologies. It can be conventional, all right, especially those who are having cottage industry. We support cottage industry because they generate additional income for the people doing that. Or it can be large scale, with or without control environment. And also recent trend in China, and is slowly catching on in many countries, is the mushroom factory. So the mushroom, how does it grow? It grows in the wild. This is the mushroom. Its body is actually below ground all the time. It's in the form of threads or roots, whatever. This is called the mycelium. And when the time is right and the conditions are right, these threads will come together to form the fruiting body, the mushroom that we all know and we enjoy. All right, it's just a collection of hyphae which differentiates into the stem and the cap. All right, so this is how it colonizes the material, the organic material in the forest floor or in other such area where such litter is available. So what we do, learning from this, from the fruiting body, we make pure cultures of the mushroom. From this activity, we learned that we have to put together a carbon source, which is your sawdust or paddy straw. Then you have to put some nutrients in the form of nitrogen, which comes usually from wheat or rice bran, and some calcium carbonate to manage the pH. So when you put together in poly bags, we get our mushroom. So
So this is what the mushroom does in the wild. We have learned from it. We know what to do, and then how to get it to go from the mycelium stage on your plate to mushrooms in your polybag. So what are the research needs here? The research need is only very crucial because if you don't provide quality substrate, that means in the terms of the formulation that you're going to grow on your mushroom, you're not going to get quality mushroom. You get only what you give because a mushroom has no way of sourcing from the environment other good things to put into your mushrooms that you produce. So not only quality substrate, but also optimum environment. That means in terms of the humidity, the temperature, the airflow, all these are crucial to get optimum production of the mushroom of choice. Now moving on, why do we need to tame wild temperate commercial edible mushrooms? This is so we have more to enjoy. Now I'm just put a few here. These are not the ones. These are some of the pet ones that we've been working on. This is a lion's mane mushroom. This is the giant oyster. This is the Cyclocybe, formerly known as Agrocybe ageritica, and this is Calocybe from India. This is a milky white, which is a tropical mushroom. Now at MRC, Mushroom Research Center, University Malaya, we have been involved in this type of research, and we find that domestication must bring along with it the quality, that means the taste, the nutritional profile, as well as the functional attributes of that particular mushroom that you have selected. For example, lion's mane is very popular in Japan, China. It has two signature properties. One is it's good for your gut, it's good for gastric related problems, your stomach problems, and also it is said to be good for your brains. But the first question we asked ourselves before we embarked on this, whether to popularize these mushrooms in Malaysia, is if we grow it at a higher temperature, we don't want to resort to expensive control environment temperature because at the time we introduced also the population was not ready for this. So what we did is we grew it in normal temperature and then we looked at the functional activities. What we found early in 2009 is cultivation techniques and processing did not affect lion mane's antioxidant activity and antimicrobial activity, as well as the brain-related activities. That was published in another paper. And then further down, about almost 2014, we went on to look at the chemical profile, and we found that the mushroom, though being grown at higher temperatures, did produce the hericenones, the compounds that are said to be in fruiting bodies responsible for triggering neurite outgrowth, behaving like NGF or nerve growth factor. And recently, working with cell lines which are hippocampal in nature, the earlier PC12 cells are not neuronal cell lines, but working with H222 cell lines and microglia cells, these are like our immune cells that we find in our body, but these PV2 cells are found in our brain. We found that the high temperature grown Hericium erinaceus did suppress oxidative damage and LPS or lipopolysaccharide induced inflammation. Lipopolysaccharide inflammation will come with infections, mainly microbial infection. So when you look in the Google, you find that this is a gold standard mushroom for anything related to brain health because there are lots and lots of research, maybe over 100, over 1,000 records because almost every now and then you get a paper, all right from the clinical, the doctors trying to look at the mushroom to the fundamental research. Now here, of course, so that you are a bit aware, basidiocarbs are the fruiting bodies. We also can grow the thread-like structure in fermentation, and they produce different compounds. They produce the anuracins in the mycelium, and these can also trigger neurite outgrowth.
This is the neuronal cell, and you can see on treatment with the extracts of these mushrooms, they trigger neurites to form. And why are these important, these outgrowth? Because they maintain connectivity and they maintain our cognitive function, memory, and many other functions in our brain. So this is the lion's mane, from temperate to tropics, yet functional. So I've explained in the earlier, and this mushroom is said to have potential for Alzheimer and anti-dementia management, and also for peripheral nerve regeneration. Another mushroom that is much neglected is the oyster mushroom. Many different oyster mushrooms. Our studies have shown that they have several properties, including cell protection, gene protection, anti-diabetic, having insulin-like activities, contribute towards lipid metabolism, and this is currently being looked at the human trial level. And of course, they have antihypertensive, lower cholesterol, help to break down clots. So while looking at the oyster mushrooms, we came across this giant oyster mushroom, and this giant oyster mushroom is Pleurotus giganteus. We have looked at the chemical composition, the cultivation technologies, and the health promoting properties. It was recently published. All right. And what we found that is, initially we worked with samples that we got from China, the varieties we got from China and from Thailand and Laos. I suppose they all came from China. And we started finding wild varieties. And this is being found by the University of Malaysia Sabah, and in collaboration with partners in and maybe a couple of other countries that do have this mushroom. So if you have found this in India, we would like to welcome the consortium to do the breeding, because this mushroom has a lot of problems. It attracts a lot of insects, a lot of problems with the growers. So we have to look for right breeds before it can be a commercial realization. All right, so I will skip this. So what we have is mushrooms, the cultivation. These can be grown at normal temperatures in Malaysia. The second bar requires controlled environment conditions, factory side for like in oyster. And some of these mushrooms also need domestication. And if domesticated, they can be grown in Malaysia, as we have shown with the lion's mane mushroom. Now, while we are talking about edible mushrooms, some of these mushrooms are not only edible, but they also have medicinal or health benefits. And if we are looking for mushrooms with chemopreventive agents, we have to look at mushrooms that are not toxic to normal and healthy people. That means if we eat them always, we should not have spikes in any of the parameters in our body. Have high efficacy against multiple sites, because a disease like cancer is multi-pronged. We don't know where the site, what causes cancer, so it should be highly effective at multiple sites. It should be orally bioavailable, that we can take it through our mouth, have known mechanisms of action, easily available to the public, be low cost, and of course, humans must accept. So among the mushrooms that we looked at, and this is not just our research, I'm just summarizing what has been going on with this Lichnosus rhinocerotis or tiger milk mushroom. It's a wild domesticated mushroom. It is now at commercial scale. Scientific validations are ongoing of the ethnomycological claims, which claims to treat over 15 illnesses. And among the interesting claim is increased alertness during hunting. These are used by the people who live in our forest, and before they go hunting, they take this, they say they can remain mentally alert. That made us look at the medicinal properties related to brain health or central nervous system health. So that is the tacit knowledge. The research gap is here. How do we grow them? Do we grow them in modern way, biotech method, clean, easily harvestable, predictable yields, or do we have to stick as
as it grows in the wild. Now, the reason why is many times we hear people saying when they grow the mushroom in the lab, it is not as potent as what when they get it from the jungle for the first time. This has been conveyed to me many times at many international forums as well. So we really have to look at this. This overall long cultivation techniques, running away from what is happening in the forest or their natural way of producing this bioactive compound is actually going to affect what we are getting or what we are claiming is in the product. All right. So that needs to be addressed. So should we imitate wild industrial environment or should we resort to biotech, new technologies, which is we can really upscale the production to commercial scale. This was going to take a long time because it takes about 6 to 8 months to produce the sclerotia, all right? The sclerotia that is needed. The medicinal properties are in the sclerotia. So mushrooms as functional food supplement for health poses many challenges. If we repeatedly subculture, will we lose the good properties that a mushroom has? These have to be studied. There should be standardized protocols for production, whether it is for the pudding body or the mycelium, or is it in some cases, should we just imitate the wild conditions, which is sometimes important. The next research should address, most of our studies are done in vitro models or in vivo models using cell lines, or even organisms like we use mice and rats, smaller rodents and things. Is this enough to predict what is going to happen in the humans? All right, so we need human studies, we need case studies, all right, we need to identify the active ingredient, the efficacy must be determined, the uptake, the pharmacokinetics, and such things have to be done for long-term survival of the products that we are producing. And definitely safety during long use. As I said, mentioned, the growers, the people, the indigenous people take the mushroom before they go hunting. They don't take it every day. They only go when they're hunting. Disease, when they have disease, they take the mushroom. That could be due one, the availability is quite rare, so they can't take it every day. But now we are promoting for many mushrooms, the medicinal mushrooms, daily consumption. Is there safety? Is there efficacy? Is there functionality? These need to be addressed and researched. Now moving on to mushroom products, we have many products. Of course, we cook fresh in soup. We can make finger foods like nuggets. We can pickle them. We can make snacks. Fresh is very fragile, short term. We can dry for long term use. We can make beverages. And here at home, I think Divya has many products, including one for seasoning, which I think the picture is not here. Now, the research gaps here are cooking methods. We have many cooking methods. They are publications, so you can read them up. You can steam them, you can blanch them, you can stir fry, you can deep fry. After that is the mushroom nutrients, the functionality still there. There are some papers, not many though, so this needs to be looked at. The preservation methods, we dry them, we deep freeze them, all right, or we pickle them. Are the so-called functional attributes still there after many months in the preservation condition? Extracts in beverages like coffee and drinks, is it enough to elicit any functional attributes? Long-term use, especially in the healthy, are we going to become addicted like some? Just quite safe to use, just like we take vitamin C. All these need to be studied. Now that address mushrooms for health and well-being, and I move on to for mushrooms in the environmental care.
Now this half of my picture where the spent mushroom compost can be composted further for vegetable. You cannot use it directly. You have to compost it further. Normal conventional composting or using vermicomposting to grow vegetables, organic. So this is organic fertilizer. It has to be upgraded and formulated for animal feed. For fish feed, maybe you can't use a spent mushroom compost per se, but you can use stalks and other remnants that are discarded after mushrooms are prepared for market. Spent mushroom can also be useful in the bioenergy sector. One, the enzymes that are extracted can be break down other materials to release sugar to make ethanol, or we can do anaerobic fermentation to do biogas. We, in our study, we have found that the enzymes are suitable for bioremediation for just like for a dye decolorization. So we have lots of lignocellulosic material. As I mentioned earlier, 40% rise on our table, 60% is waste. In the oil palm industry, 20% ends up as the crude palm oil, 80% is this lignocellulosic organic residues, which are now no longer waste, they are renewable resources, and they can be circled through mushroom biotechnology via the circular economy cycle to yield valuable products, right, and grow mushroom. So for bioremediation, I just highlight this because this is one of the earlier work we did. And our paper in 2012 actually summarizes potential uses of spent mushroom substrate and its associated lignocellulosic enzymes. All right, so you can, it's a review, quite heavily accessed. And this was isolated from the bag. Now, these are the bags that were discarded after the mushroom was grown. We had harvested. It's about, can be 6 to 7 months old from the start of inoculation to get the mushroom. And then we extracted using water, the enzymes, and we did dye decolorization. Of course, all these studies are very nice in the lab, but the challenge is actually on-site research. So this is where we can move one step further with the right partners holding the right hands. So we have to do under field conditions. Will they be as effective? All right. There are some cases, especially for oil degradation, micro reforestation, where we can use mushrooms to speed up all these activities. Okay, so it's the one of application, how we can apply, the technology, the methods required, the monitoring, and such. So this is a big area which is slowly picking up importance. Also money generating. Environmental management is a big money earner. So coming back to research, to address the challenges and issues we face, we need R&D, increased consumption via awareness. Mushcon is one such activity. We in Malaysia, together with the Malaysian Mushroom Research Association, we do almost seminars and workshops and also forays and fiestas like the one you're having right now. And we find that it does spur a lot of interest among the public. So this is very important. We should keep supporting. So I hope the Chief Minister and the Agriculture Minister take cognizance and do support these activities in whatever way you can, because it will spiral down to economy, earnings, and also at the same time heading to a healthy population for your constituency and for your state. Increase production, we need the technologies, we need high quality strains, and we need the mushroom breeds. Diversify, yes, more mushrooms on the table, better, all right? And then highland varieties, especially those that are grown in the highland. We were fortunate, the lion's mane was obedient, it agreed to grow in the hot climate, and it decided to keep all its functionalities. We hope we find many more lion manes examples. If not, you have to put them in factories with controlled environment, etc.
Downstream processing, very, very important. We have to make sure that the functional attributes are retained. So there should be SOPs, you should make a quality checks that the production is hidden so that when we put on the table or we put in the market, it has what it has, not based on research which was done many, many years ago. All right, so on-site evaluation is important, especially for agricultural based products that are for environmental health. So in conclusion, mushrooms are a treasure trove of nutrients. They have lots of fiber, polysaccharide, glucans, many, many others. There's so much literature out there, you can get all the information, so I don't want to clutter today. I just want to touch and go. Quality mushrooms for human well-being. So under that, cultivation methods, substrates, additives will influence nutrition and functional profiles of mushrooms. And then processing methods will affect the functional model. Growing techniques affect, processing techniques affect. Because mushrooms have both heat labile and heat resistant components. So all these you have to bear in mind. So the grower has to bear in mind, the scientists have to bear in mind. All right, so valuable bound nutrients can be released during processing methods because some of them are bound. So to get the best out of the mushroom, some processing is needed. All right, instead of eating just fresh or cooked. Okay. However, please bear this in mind. There is no one fit for all procedures or for all mushrooms. You have done something for mushroom A, you cannot repeat en bloc or 100% for mushroom B. That means the substrate, the other properties, everything you have to do mushroom for mushroom. There are some basic properties that can be retained, especially nutritional profiles, but especially for functional attributes, we have to exercise a lot of care because at the end of the spectrum or at the end of that line, value chain is the person who's going to consume mushroom. So once again, I would like to thank each and every one, especially of the organizing committee of MushCon, for this lovely opportunity. I wish I could have been there in person. Hope I can get to visit. Then the organizing team and also all the other partners with Mushroom Research Center and the ministry for their grants and our collaborators, as well as postgraduate students who contributed to many of these studies. Thank you so much for your attention. Thank you so much, ma'am. I want to just explain a brief in Hindi what you have explained in your presentation. मैडम विघ्नेश्वरी ने जो आपको बताया है उसमें जो एब्स्ट्रैक्ट है पूरी प्रेजेंटेशन का उसमें ये है कि करीबन 1.5 मिलियन फंगी है, फंगस जो है, जो फंगी है पूरे हमारे वर्ल्ड में, जिसमें से कि 1500 मशरूम्स हैं और उसमें से जो 2000 वैरायटी है मशरूम की वो हमारी एडिबल यानी कि culinary जो हम सब मतलब फूड के तौर पे खाते हैं या मेडिसिनल मशरूम्स के में बांटी गई है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें मशरूम्स की तो 3 भागों में मशरूम्स को बांटा गया है। मशरूम जो है वो 3 भागों में है। पहली है एडिबल मशरूम जो हम सब्जी के तौर पे खाते हैं, दूसरी है मेडिसिनल मशरूम्स जो हम मेडिसिन्स के तौर पर कंज्यूम करते हैं, तीसरा है वाइल्ड मशरूम्स। तो आपने स्लाइड्स में देखा भी होगा कि जो वाइल्ड मशरूम्स है हम सभी चाहे बटन, ऑयस्टर, मिल्की, गैनोडर्मा, शिटाके, कॉर्डिसेप्स बहुत सारी अलग-अलग प्रजातियां हम लोग मशरूम्स की लगा रहे हैं। जो भी हम मशरूम की प्रजातियां लगा रहे हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल साइंटिस्ट का प्ले होता है क्योंकि वाइल्ड से वो उनको कलेक्ट करके लाते हैं और बहुत ही सालों साल का उनका रिसर्च होता है जिसको वो पूरा बहुत सारी R&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है और उसके बाद फाइनली हम
जितने भी ग्रोवर्स हैं, हम लोग अलाउड होते हैं कि हम उस वैरायटी का कल्टीवेशन कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि हम लोग जंगल में गए और सिंपली गए, कोई भी मशरूम हम ले आए जो हमको दिखने में अच्छी लगी, हमको उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं पता है, हमको उसके बारे में उसका साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं पता और हमने उसको अपनी लैब में लाए, उसका कल्चर बनाया, उसका कल्टीवेशन कर दिया। बहुत सारे रिसर्च होते हैं, बहुत सारी शोध होते हैं जो हमको इसमें करने साइंटिस्ट करते हैं और वो देखते हैं कि क्या ये ह्यूमन बॉडी हम इंसानों के लिए लाभदायक है। ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई ऐसी चीज है जिससे हमको नुकसान हो। तो इसी तरीके से जब वाइल्ड मशरूम्स को लेकर आते हैं, उसका कल्चर बनाते हैं, फिर आपने देखा कि जब कल्चर बनाया तो अ, जो ये भूसा है या सॉडस्ट है, आप वुडन मार्केट में लक्कड़ मंडी में जाएंगे और आप देखेंगे कि सॉडस्ट इसी तरीके से फेंका हुआ है। और एक बहुत बड़ी परेशानी है कि जो सबस्ट्रेट है, जो पुराल होता है, पैडी स्ट्रॉ, हम लोग जला देते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो ऐसे जो सबस्ट्रेट हैं, जो वेस्ट हैं, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए हो सकती है फ्यूचर में, उन सबस्ट्रेट में, ऐसे सबस्ट्रेट में मशरूम कल्टीवेशन हम लोग कर सकते हैं जो वेस्ट है। तो उस वेस्ट का हम लोग परफेक्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और फिर जब उसमें से मशरूम निकलती है, तो मशरूम जब ग्रो होती है, तो उसके ग्रो होने के बाद जो स्पेंट सबस्ट्रेट बचता है, उसका भी उपयोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, फार्मिंग में खाद के तौर पर किया जाता है। या अब उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स और भी आगे बन गए हैं। तो अगर आप देखा जाए तो ये वेस्ट से शुरू होता है जो हमारे एनवायरनमेंट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और उसमें से मशरूम भी ग्रो होती है और हमारी खेती के लिए या ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए ये लाभदायक है। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमको डंप करनी पड़ती है, जो हमारे लिए वेस्ट है। उल्टा ये वेस्ट का एक तरफ से रिसाइकलिंग होता है। इसके बाद अगर मशरूम्स की बात करी जाए तो बहुत सारी ऐसे समर्थन हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से, विश्व से आए हैं, बहुत सारे रिसर्च हैं जिसमें ये क्लेम किया गया है और ये माना गया है कि मशरूम का जो है हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही न्यूट्रिशनल है और साथ में उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और आज जो प्रोफेसर विघ्नेश्वरी का जो प्रेजेंटेशन था वो भी इन्हीं सब चीजों के ऊपर था कि आर मशरूम्स जो हैं वो सुपर फूड्स हैं, और क्या मशरूम हमारे जो हेल्थ है उसमें हमारे बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, एज रिलेटेड इश्यूज होते हैं, बहुत सारी हेल्थ डिजीजेस होती, परेशानियां होती, तो क्या उसमें वो लाभदायक है, जो कि उन्होंने आपको पूरा आज एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से वो बेनिफिशियल है हमारे लिए। और मशरूम मेडिसिन हो गया, न्यूट्रिशनल हो गया, किस तरीके से हम कंज्यूम करते हैं, सब्जी के तौर पे आप खाएंगे, उसमें मशरूम इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, उसमें पोटेशियम है, उसमें मैग्नीशियम है, हाई फाइबर है, बहुत सारी मशरूम है जो इम्यूनिटी के ऊपर काम करती है, आपको फटीग नहीं होता है, एंटीऑक्सीडेंट है। अगर मशरूम ओवरऑल देखी जाए, जो कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सिंपल ऑयस्टर मशरूम होती है और उसको हर कोई सोचता है कि वो सब्जी के तौर पे ही है, वो एक एडिबल मशरूम है, सिर्फ एक कुलिनरी में यूज होती है, बट अगर आप उसके बारे में देखेंगे तो दैट इज ऑल्सो अ मेडिसिनल मशरूम्स। तो कहीं ना कहीं मशरूम जो है हमारे लिए एक ऑल ओवर पैकेज है। और इसी के साथ मशरूम, बहुत सारे हिपोक्रेट्स ने ये भी कहा है कि मशरूम और जो फूड और मेडिसिन है उनका एक सेम कॉमन ओरिजिन है। जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मशरूम फूड भी है, मेडिसिन भी है, ऑलरेडी ये बहुत सारी बातें ऑलरेडी एक्सप्लेन करी गई हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं। मशरूम का जो पूरा प्रोसेस है, मशरूम एक फंगी, एक अलग से किंगडम है, एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, फंगी का एक अलग से किंगडम है। और फंगी जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में नहीं आता है। प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उस दौरान बहुत सारी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की वजह से आपका लॉक्ड हो जाते हैं। बट मशरूम का जो प्रोसेस है इट्स वेरी डिफरेंट एज कंपेयर टू द प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस के ना होने की वजह से उसमें बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो उसी में बरकरार रहते हैं, और वो सिंपल एलिमेंट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की वजह से ब्लॉक नहीं होते हैं। इट्स लाइक हमारी शरीर के लिए वो एक अलग ही तरीके से लाभदायक होते हैं। तो ये सारी चीजें आज मैम ने बताई हैं। साथ में मैम ने ये भी बताया है कि कुलिनरी और मेडिसिनल मशरूम का प्रोडक्शन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। जैसे बताया कि जापान में पर डे 15 kg पर ईयर
15 किलो मशरूम पर पर्सन कंज्यूम करता है। मलेशिया बहुत बेहतर कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से मलेशिया है, थाईलैंड है, बहुत अच्छे तरीके से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, मशरूम के ग्रोवर्स आगे बढ़ रहे हैं मलेशिया एंड थाईलैंड में। अगर हम देखा जाए, इफ वी टॉक अबाउट इंडिया और उत्तराखंड और मलेशिया एंड थाईलैंड, बहुत सारी चीजें हैं जो मलेशिया एंड थाईलैंड की हम लोगों को सीखने को मिलता है। नेचुरल कल्टीवेशन में, फार्मिंग में उन लोगों ने बहुत आगे मशरूम कल्टीवेशन को बढ़ाया है। फार्मिंग में इंडस्ट्रियल पैटर्न तो है, पर फार्मिंग, हम सब सारे किसान जो यहाँ पे आए हैं, मशरूम इंडस्ट्री नहीं, मशरूम खेती को लेके ज्यादा फोकस्ड हैं। तो वहां पे मशरूम खेती विदाउट यूजिंग एनी मशीनरी, नेचुरल कल्टीवेशन को फोकस किया गया है। तो मलेशिया में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आई है मशरूम कंजम्पशन की। आई होप कि हम सब यहाँ पे आए हैं, हम लोग और भी ज्यादा अवेयरनेस हो और धीरे धीरे हमारे भी डाइटरी का ये एक पार्ट बनता जाए और हम भी कुछ 5-10 किलो मशरूम पर पर्सन इन अ ईयर कंज्यूम करें, खाएं, उसका सेवन करें। तो ये एक ब्रीफ था, मैडम ने आज जो भी आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिया उसके बारे में। प्रोफेसर विघ्नेश्वरी ऑनलाइन है? Thank you, Divya. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you so much for joining us and sharing your experience. Thank you so much, ma'am. Hello. Ma'am, one of our, The opportunity. yeah, thank you, ma'am. And Madam Babeja wants to talk to you. Yes. Hello, ma'am. So, I would like to thank Professor Subratnam and yes, I know. Your current trends in mushroom research are excellent. So you have done a marvelous work in your journey of research work. So it's a motivation for all of us to work in the field of whatever we are involved in different fields, and you are working as honorary professor. It's more than simple professor, because after retirement you get again involved in yeah, who is speaking? Okay, Thank you, ma'am. thank Thank you, you. thank you so much for giving us time, opportunity to listen you. So thank you again. So once again I would like to thank all the presenters. The first presenter is Colonel Tong from Thailand, who talked on tiger milky mushroom medicinal benefits and its possibilities. So thank you, sir, for giving us wonderful presentation. Then Miss Poggy Chang saw a wonderful presentation, journey from 1987 till 2021, and shifting to agro-tourism entrepreneurship. A successful story from edible mushroom to Ganoderma to Ganoform. So wonderful. So, and finally, I would like to thank Dr. Vicky Neshwari ma'am for giving scientific presentation on recent research works going on in mushroom cultivation. So thank you all for joining us, the session. Thank you all. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you, Divya. Thank you, sir. Thank you. आपने बड़ा अच्छा जो हमारा जो इंटरनेशनल मशरूम फेस्टिवल चला हुआ है, इसमें आपका जो रियल सेंस में जो कंट्रीब्यूशन हम आपसे उम्मीद कर रहे थे, उम्मीद से ज़्यादा सचमुच हमारी जो आप एम्बेसडर सरकार ने बनाई हुई है, ब्रांड एम्बेसडर मशरूम उत्तराखंड की, वो रियली आप डिजर्व करती है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। और बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, हमारे को भी सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। हमारे साथ जो है अभी जो ज्वाइन किया है हमारे साथ, हमारे डॉक्टर ओपी शर्मा जी हैं, हमारे डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन, और इनसे बढ़िया एजुकेशन मैं तो रादर ये कहूँगा कि वर्ल्ड में जो है वो शायद ही होगी। डॉक्टर साहब इतने काबिल इंसान है। डॉक्टर साहब ने हमारे को सिखाई थी एक बात
कि कहते कभी ना नहीं करनी जिंदगी में। एक्सटेंशन एक ऐसी चीज है कि कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना और ना नहीं करनी। कहते एक्सटेंशन उसको बोलते हैं जो उड़ती चिड़िया के दूध से किसी को चाय पिला दे। डॉक्टर साहब आपने वर्क ऐसे लेसन दिए हुए हैं। डॉक्टर ओपी शर्मा जी हमारे साथ है, बुद्धराम ठाकुर जी हमारे साथ हैं। अभी ओल्डेस्ट हमारे जो मशरूम की जर्नी जब शुरुआत हुई सोलन में, अगर हम आज क्लेम कर रहे हैं कि मशरूम सिटी जो है वो सोलन का मशरूम सिटी है, सो उसकी जर्नी जो थी वो आपसे शुरुआत हुई थी उसकी। और आप देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप डायस पे भी आएंगे अभी। और हमारे लिए एक रियल सेंस में जो हमारे को जो मोटिवेशन है जो हमने लेके जाना है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला। आज ये पता लगा कि लॉन्गेविटी वाकई में मशरूम ही बढ़ाता है। और इसके अलावा लॉन्गेविटी के अलावा जो हेल्थ पे डिस्कशंस हुए, हेल्थ मेडिसिन की बात हुई, और हमने अपनी सोसाइटी को वेजिटेरियन बनाना है। जो सबसे बड़ी बात आज सीखने को मिल रही है वो ये मिल रही है कि भाई हर एक को जीने का अधिकार है। ठीक है, हम नॉन वेजिटेरियन है साथ में, लेकिन एक जीने का अधिकार है। लेकिन उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो रियल सेंस में जो है वो मशरूम है। और मशरूम इतना बड़ा सब्स्टिट्यूट है कि हमारे वेजिटेरियन डाइट एंड अगर हम हेल्थ न्यूट्रिशंस की बात करें जो अभी प्रेजेंटेशंस में देखा हमने, वो रियली हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने वाला विषय है। और हम रियल सेंस में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम इस जर्नी को बहुत आगे बढ़ाएंगे और सचमुच उत्तराखंड को नंबर 1 लेके जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं अब थोड़ा सा किसान भाइयों के लिए बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बड़ा मुश्किल सा समझा रहे हैं, तो बड़ा ही सिंपल फॉर्म में बताना चाहूंगी। दिव्या ने काफी अच्छा बताया कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं होते क्योंकि ये सफेद रंग के हैं, व्हाइट हैं, लेकिन इनमें ऐसे गुण है, सिम्बायोसिस एक रिलेशनशिप है जो पेड़ों के साथ ये एसोसिएट करते हैं, रूट्स के साथ एसोसिएट करते हैं। तो उनकी जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट अपने आप नहीं दे पा रहा, वो ये मशरूम दे रहा है। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल वर्क बाय मशरूम। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट किसान भाइयों को समझाना चाहूंगी कि ये जितनी भी मशरूम है हाई अल्टीट्यूड पे ही लगती है, ये उनको वरदान है। हाई जैसे जैसे 3000 मीटर से ऊपर जाएंगे हिली ट्रैक में, तो पेड़ों के साथ कॉर्डिसेप्स साइनसिस, इसे चाइनीज कैटरपिलर कहते हैं, जो कि आपने अब यहाँ पे आए हैं, हर मशरूम की फोटो आपको दिखाई दे रही है, डिस्प्ले में भी दिख रहे हैं, तो आप लोग बड़े अच्छे से इनको पहचान सकते हैं। तो आपको उगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये मेडिसिनल मशरूम है, आपने ढूंढनी है, उसे रिसर्च स्टेशन में लेके जाना है, और उसके बाद वो आपकी रोजी रोटी का बहुत अच्छा साधन बनेगा। तो इसे मशरूम में गोल्ड कहा जाता है। 3 लाख रुपए किलो उत्तराखंड बेच रहा है, 1 लाख रुपए किलो हिमाचल बेच रहा है, और ये धरोहर तो आपके पास है। 3000 मीटर से ऊपर शुरू होता है ये, तो हम लोग नहीं जा सकते। अपने घर छोड़ के मत जाओ, वहां जाके देखो, ये आपका इंतजार कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच मैम। हमारा नेक्स्ट सेशन भी शुरू होगा। डॉक्टर वीपी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे डायरेक्टर डीएमआर, और मेरे मित्र, मेरे भाई हमारे साथ हैं, और नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे। मैं एक और बहुत बड़ी हमारी हस्ती हैं बलदेव ठाकुर जी, मैंने उनको भी इनवाइट किया है। उन्होंने 8 नेशनल अवार्ड लिए हुए हैं, 8 नेशनल अवार्ड, और अपनी पंचायत को निर्मल पंचायत, मतलब सचमुच देखने वाली पंचायत है सोलन की, हमारी नोनी की, जहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी है। सो वो उसके प्रधान, बड़ा लॉन्ग जर्नी है उनकी। सो वो भी हमारे साथ है। सो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन है, डॉक्टर वीपी शर्मा जी हमारे चेयरमैन है सर, सोलन से जुड़े हुए डॉक्टर वीपी शर्मा, डॉक्टर केश भी जुड़े हुए हैं। सो नेक्स्ट सेशन जो है शुरू करते हैं प्लीज से। ऑनर करने के लिए क्लैपिंग चाहिए। थैंक यू प्लीज। जैसा कि बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी लोगों को, क्योंकि आज का सत्र हमारा बहुत अर्ली था, और वो इस वजह से था कि हमारे साथ एक वक्ता जो है
थाईलैंड से जुड़े हुए थे, जो वहाँ दिन में थे और हम लोग यहाँ सुबह में थे। तो इस वजह से आप लोग यहाँ पर पहुँचे, आप लोग जो है कि हमारा सम्मान बढ़ाया, इसके लिए आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैम ने चेयर किया, मैम के साथ हम लोगों को सीखने का भी मौका मिला कि कैसे जो है एक जो है कि सेशन को चेयर किया जाता है, क्योंकि शायद हम लोगों को भी मौका मिले आगे, तो हम ये हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। और हमारे साथ जो है ये जो सेशन था, वो सेशन बहुत ही अच्छा था, जैसा आप सबों ने देखा। और मैंने ये देखा कि आप लोग मंत्रमुग्ध थे, और मुझे उसी दौरान एक जो है कि मुहावरा याद आ रहा था कि घर का जोगी जोगड़ा और आन गांव का पीर। हम तो केवल इस जो है मशरूम को जब बचपन में थे तो हम कुकुरमुत्ता ही समझते रहे, लेकिन जब आज हमने जो है कि ये जर्नी शुरू करी थाईलैंड और मलेशिया की, तो हमें समझ में आया कि लोग 30 साल पहले, जब हम समझते भी नहीं थे, 30 साल पहले उन्होंने जीरो से शुरू करके और 180 मशरूम हाउस बनाए। जो अभी डिलीवरेशन हुआ है, आपने देखा होगा कि उसमें कंट्रीब्यूशन किसका किसका है। महिला सशक्तिकरण तो वहां दिख रहा है, दो महिलाएं जो है अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में, एक तो इतना जबरदस्त पोजीशन में लेके आई हैं, खास तौर से मशरूम के लिए। और हमारे साथ भी हैं यहाँ पर तमाम लोग जो कल से हम लोग देख रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि मशरूम, जैसा कि हमारे निदेशक महोदय ने और हमारे जो है ऑनरेबल मिनिस्टर महोदय ने इस परिकल्पना की है कि कुंभ हर द्वार, तो मुझे तो शायद दिखने लगा है कि जरूर जो है यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम सोचेंगे कि जरूर जो है कि हमारे पास एक बैग एटलीस्ट होना चाहिए जहां से हम शुरुआत कर सके। तो मैं जो है कि इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैम इसी को चेयर करती रहेंगी। हमारे साथ नेक्स्ट जो ये रिपोर्टियर होंगे वो मिस्टर हरीश चंद्र तिवारी होंगे। प्लीज कम ऑन स्टेज। एंड नेक्स्ट होंगी डॉक्टर श्वेता नवानी, ये जो है SLP PFME। और थर्ड हैं मिस हिरेशा वर्मा, हैन एग्रो केयर। मैम अगर मेरी बात, हाँ आई मैम प्लीज। और मैं जो है कि जाते जाते थैंक्स करना चाहूंगा अपनी ब्रांड एम्बेसडर की, कि आपने रियल में हम लोगों को जो है इस कोरोना काल में, जब हम घर से नहीं निकल सकते, आपने हमें मलेशिया थाईलैंड का जो है यात्रा कराई, ये बहुत जबरदस्त है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये वही मशरूम है, जब कोरोना ने अपना पांव पसारा था तब ये मशरूम मारे मारे घूम रहा था, लेकिन आज वही मशरूम है जो कह रहा है कि बेटा अब मैं आपके लिए एक रामबाण हूं, मैं विटामिन डी मेरे पास है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर मेरे पास है, और मैं आपके सामने खड़ा हूंगा एक शील्ड की तरह से। तो इसी बात पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर VP शर्मा हमारे चेयरमैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओके सर, है ना, DMR से थैंक यू डायरेक्ट। सर, थैंक यू सर। सो नेक्स्ट लेक्चर दिव्या आप ही शुरू करो प्लीज। Very good morning, Dr. Babeja sir. Should I start? Okay. Yes, Daksa, please start, Daksa. Sir. Thank you very much. और मुझे ऐसा लगता है कुछ बाइलिंगुअल रहेगा, मुझे लगता है इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। जी Daksa जी। Thank you very much. सबको मेरा नमस्कार and very good morning to all of you. And respected Dr. Babeja, Director, Horticulture Uttarakhand, Dr. NS Satri भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ दिस
Research Advisory Committee, and one of the most renowned scientists, rather the taxonomist of mushrooms in our country, डॉक्टर ओपी शर्मा जी, हमारे टीचर, हमारे गुरुजी, जो कि मंच पे डॉक्टर बवेजा साहब के साथ बैठे हैं, एक्स डायरेक्टर एक्सटेंशन यूएचएफ नौनी, और सभागार में ही हमारे बुद्धराम ठाकुर जी हैं, हमारे ओबी आरएसी के मेंबर हैं, साथ ही बहुत ही पुराने ग्रोअर हैं जो कि डीएमआर के साथ जुड़े हैं, साथ में बलदेव ठाकुर जी वहां बैठे हैं, और उत्तराखंड से मैडम दिव्या रावत, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा नाम है, हरीशा वर्मा जी हैं, और उत्तराखंड में ही हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड मशरूम ग्रोअर्स मिस्टर वार्सने, मुझे लगता है वहां पे होंगे या नहीं होंगे अभी, जो कि फ्लेक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित हैं, और बहुत ही इनोवेटिव दो मशरूम ग्रोअर्स जिन्होंने डीएमआर से प्रशिक्षण ग्रहण किया था, मिस्टर अमित एंड नवीन, जो कि विल्किंसन ओवरसीज मशरूम फार्म के मालिक हैं दोनों ही। बहुत अच्छा इनोवेशन कर करके रियली मशरूम को एक नई दिशा और दशा उन्होंने उत्तराखंड में दी है, और बहुत सारे मशरूम ग्रोअर वहां पे उपस्थित होंगे। इसके साथ ही विदेशों से जुड़े हुए हमारे स्पीकर्स, अभी मैं एक स्पीकर साहब को देख पा रहा हूँ, वन स्पीकर इज विजिबल ऑन द स्क्रीन, Rob Bender, he's from Netherlands. I think he's also on the screen, probably, but he's not listed there. And in this session, I also welcome my co-chairman, Madam Baveja, Dr. Baveja, जो कि मंच पे वहाँ पे विराजमान हैं, and also the three reporters, Mr. Harish Chandra Tiwari, Dr. Shweta, and Miss Harisha Verma. They are on the dais. I welcome you all, and I welcome all the farmers, entrepreneurs who are present in the hall. There in this technical session 3, that is on global mushroom emerging trends across the value chain. I also request, if required, to the farmers that the three speakers, they are from other countries. Certainly they will speak in English. If required, then Madam Harisha can help, then she can just brief the outcome of that in Hindi for the benefit of the farmers who are present in the conference hall. So with this, I first of all request the co-chairman, Dr. Baveja, if she want to give some remarks, then Dr. Baveja can give. Dr. Baveja, please. Thank you, sir. Thank you. So, in brief, Dr. Ved has given very nice introduction about the session. So, I would like to invite the first invited lecture by Mr. Robin van der Horst from AEM, Holland, on mushroom automation in Holland. So over to Mr. Robert. Welcome, sir. Can you hear me? Yeah. Okay. Welcome, sir. Thank you very much. Can I start now or? Start, sir. Please start. Okay. Thank you very much. Greetings from the Netherlands. It's some 8:15 in the morning over here, so we haven't just had our breakfast. Nice to be with you now at this very moment, and happy to give you a presentation about the mushroom automation in Holland. I will present you through a PowerPoint presentation something about AEM. That's the company that you are dealing with now. We are talking then about the mushroom automation in Holland related to AEM automated climate systems. And after that, we will show you some latest developments of AEM, and you can ask us some questions. So I'll try now to start up
the PowerPoint presentation. Can you see it? Yeah. Okay. It is visible. Okay. Yes, it's visible. Okay. So welcome to the world of AEM. I will present this together with my colleagues. So my name is Rob van der Horst. I'm the general manager of AEM. And just now coming in is our head of engineering, Michiel Werkers. It's my colleague, and the third colleague that is here is Peter Aerts, our sales manager, who is also responsible for India. So now first, I would like to tell you a bit about the story of AEM, the history. Started up in 1973 and immediately started up in those days already in automating systems for horticulture and for the mushroom business. At the top you see our very first computer. It's an orange one, of course, we are Dutch. Our national color is orange, but that has nothing to do with this computer. This was a simple computer for horticulture, just for opening, closing windows for ventilation automatically in horticultural environments, in greenhouses. So that was our first efforts, and after that we grew to a bigger company, and in the later years we made an expertise in the mushroom business more than our efforts in the horticulture business. So what we do actually is we design total projects for being built in the country. So if we would have a project in India, then we would make the preliminary designs, send them to the local contractors, and they can build with our support, of course. And we assist with the startup visits and the installation of our air handling systems. Here you see some of our air handling units in a mushroom farm. This is a Dutch mushroom farm. And here you see our newest Infinity climate control system. I will get back to that later. So what AEM does is, as I told you, total projects, design and engineering. We are not constructing ourselves, but we are helping the local parties to construct the climate systems, our climate systems, and of course, our control and management systems, excuse me, that's the topic of today. So now I'll show you some pictures of some projects that we have realized abroad. This is one in Australia. This is one in the Netherlands. So you see what we do is project design and engineering, the air handling units, Infinity computer systems, the aluminium shelving, the picking lorries, compost handling machinery, and together with the machinery companies, building materials, we can deliver them, and consultancy and training can be provided by us, as well as the building materials. So here is an example of project design of a building. You can see here our drawing, the way we will send our drawings to our customers. The engineering of the technical parts, of course. Here you see the air handling units, and over there you see it on the drawing. This is the electrical part over here that you can see, and here in the cell, in the growing cells, our climate system with our air handling unit in front of it. Another drawing about technical engineering. You can see here the shelving and here the total layout of a cell. This is the total layout of a mushroom facility, composting facility that's also been designed by AEM. So this is a project in Chile. As you can see the same kind of design. There's some standard in it. And here you can see a project in Angola that we recently delivered. This is our design of the building, the drawing. And here you see that we also delivered in Angola the steel structure that has been delivered from Holland in the hot dip galvanized in a container, and it goes to the country, to Angola, where they erected themselves.
And here you see the project in the Netherlands. Again, our air handling units, the facility, and here you see one of our sensors in the cell. This is a project in Spain. You can see it, and this is a project in China where we made not only growing rooms, but also 4 phase 2 bunkers and 9 bunkers, all by our climate systems controls. And this is the development of the latest era. We now have many customers also in a special exotics mushroom growing. This is one in Switzerland. It's a high technical one, all using our systems. So now we go to the topic of today. Why automate? Oh, excuse me. I need to tell you something about the projects that we recently delivered in India. I almost forgot it. Excuse me. So we delivered the facility for Belkin Foods, the farms, and we had also our systems at Mohan Farms. Those are the most recent ones, but in the past we delivered more projects. Then we go to, I need to put this away, sorry. How can I put this back? Is this coming out? Oh, there it goes. Okay, goes like that. So, if a grower does not have a computer control, he must supervise the course of business himself. He must check the effect of the controls based on the set values and intervene if necessary. This generally happens several times a day. The computer monitors it almost continuously and also makes it possible to control various climate factors simultaneously and in their mutual relationship. Continuous and secure business operation, that's what it's all about. Good automated climate control will regulate the climate within a number of predetermined conditions. Because the system itself carries out a frequent check, climate deviations are quickly detected and immediately corrected. This increases the efficiency of the air conditioning system and, for example, energy savings can be achieved. All data is recorded and clearly presented so that you can look back in the history, making it easier for the grower to make the right decisions. Continuous management results in a stable climate, which is very important for the yields and the quality of the mushrooms. Now you see the Infinity computer systems. We will go to that because it's all about climate systems. Here you see a total overview of the climate systems in a growing room. On the left part, our Infinity computer. This is the central computer. So we have got for 2 cells, 1 computer, and it's all being sent to and in direct contact with the central computer. This is an example of some sensors, and this is an example of an air handling unit. Of course, in various capacities, depending on the square meters of the growing room. And here you see the total compilation, our Infinity system. This is an alarm system. This is an outside sensor. This is a CO2 sensor. And here you see our climate unit with the heating block, cooling coil, and so you can control your climate in the cell. Total control it is. And this is the inflow, and these are the outblowing in the cell. Now we go to the Infinity itself. That's our latest system. It has been designed to control phase 1 bunkers, phase 2, phase 3 tunnels, growing rooms, of course, also for exotics. It's very user-friendly. It has a 12-inch industrial touchscreen, user-friendly interface, as I told you, a visualization screen, a temperature, and very important, we can provide software updates because AEM, each and every day, we are working on improving our systems, and if there are any improving of software, we can send it directly to the customer, to our units, to our systems over there. This is what the system does actually. This is the total phase controls, also the filling, mycelium stage, the venting stage, spinning stage, growing stage, cookout, and then it's ready for the next
stage, and additional phases can be added. This is an overview of a screen where you can see at one time the situation with the air handling unit. So what's happening at this very moment, the outside temperature is 11.2 degrees Celsius. We can also show it in Fahrenheit. And here you see all kinds of positions that are at that time. For instance, the fan is now at 41%. And you can see here what comes in and what goes out. And these are all pictograms for the, how you call it? For software controlling, yeah. So this is a total visual representation of the air handling unit with current measurements. You can see it on one overview. Then here I've just picked from the several stages some examples of the screens. This is what the guy sees when he's operating. So fresh air conditions, you can see here, the alarms, several alarms, and when did the alarm occur and when did it end? When did it end and where did it occur? Here you see the mycelium stage. Just one screen. There are more screens for this stage, of course, but this is just an example for showing you how the system works. And we have also the graphs where you can see desired compost temperature and the measured compost temperature in one overview. Here we go to the venting stage with all kinds of settings, all kinds of actual and desired settings actual. And here you see the building stage, all kinds of overviews. Then we go to the growing stage. Again, you see the same situation, the working situation after we finish. Then we can have a chemical treat. It's in, of course, the cookout, because it has to be very clean again for the next growing situation. This is a change stage. And here are some global settings. These are just some screens. Of course, there are many, many, many more. But here you see that for each stage we have control. You can see actually what happens and you can intervene if you want to, but it's not necessary if the right settings are being put in. This is the monitoring, also in a graphic. You can add any kind of detail that you want to add. So these are 4, but you can fill it totally with all kinds of controls that you want to see. But of course, it will be very busy in the graph. That's why we put in 4 of them now, but you can show more. Here we go to languages. So available in multiple languages, even in Chinese. So if it is interesting for us, for another country to put in another language, we can do it. Then I'll go to some latest developments of AEM. That's the last part of this presentation. It is, we recently started, and it is because of the COVID situation, we couldn't go to our projects abroad. For instance, when in China the situation was going down and COVID came up, just in that time we had to start up a big composting facility. And our engineers succeeded in starting it up together, of course, with the local parties to start up the complete facility with online assistance. So for new projects now, as a service to our customers, AEM offers them online startup visits. But of course, our engineers will go there in person to start up themselves. But if there would be any situation that it is not possible, then we can offer online assistance. Once all equipment is installed and running, AEM engineers can also provide online startup assistance to help you starting up facilities. And when they go home, oh, sorry, that's the next one. Oh, no, I need to go back. Excuse me. And now I come back again. Sorry for this. So if our engineers come home and in case of any uncertainties or problem situations on request, AEM engineers can assist by monitoring your cultivation process remotely. So we can look together with you in the systems
here from Holland to India and discuss real time with you what happens and give them some advice about perhaps a sensor that is not working right or other problem situations. And this is also a good possibility in the future for the consultants that for them to do this remotely. So the next one is the latest one is our latest development. This is the AEM Fungi box that we developed. And this is something that is very interesting for new markets for us. It is fully equipped. It is ready to start growing. Extremely suitable for growing mushrooms on a small scale. No additional central items needed. Can be moved easily from one location to another. Grow mushrooms in any environment, plug and play. So here ends our presentation. Thank you for your attention. And if there are any questions, we would like to be of. Okay. Our sales manager Peter asked me to tell you that our customer Welkin Foods will give you a presentation tomorrow. We understand. So we are also very interested to plug in again tomorrow and to hear what they have to say, of course. So thank you for your attention. Now I must see how I can stop this presentation. I think there we go. Okay, thank you. Thank you, sir. Please continue, ma'am. Very good morning to everyone. Thank you, Dr. Rob and dear host. आपने बहुत अच्छे से बताया कि ऑटोमेशन सेल्फ क्लाइमेट कंट्रोल के लिए क्यों ज़रूरी है, इससे प्रोडक्शन बढ़ता है। और इनकी AEM कंपनी है जो कि 1973 में स्टार्ट हुई थी। ये पूरा डिजाइनिंग करते हैं प्रोजेक्ट्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, और क्लाइमेट कंट्रोल सेंटर देते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है और बहुत इजीली आप मशरूम को ग्रो कर सकते हैं। ये जो बताया है इन्होंने, ये बटन मशरूम के बारे में बताया है। और इनकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये जो कंपनी AEM कंपनी करती है वो डिजाइन एंड इंजीनियरिंग करती है, कंस्ट्रक्शन करती है, क्लाइमेट कंट्रोल करती है, सेंसर्स देती है, कंप्यूटर देती है, वन टच इनके प्रोजेक्ट्स हैं। मैनेजमेंट भी कैसे मशरूम को आप मैनेज कर सकते हैं, फ्रॉम कंपोस्ट मेकिंग टू द ग्रोइंग पार्ट, एवरीथिंग दे डू द कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी ये करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं ये, और टेक्निकल इंजीनियरिंग में ये सपोर्ट करते हैं। मैकेनिकल हार्वेस्टिंग, आप हार्वेस्ट कैसे कर सकते हो, कितना डाया का आप ले सकते हो, कैसे तोड़ना है, कैसे हार्वेस्ट करना है, कैसे उसको प्रिजर्व करना है, ये सारा इनकी कंपनी बताती है, AEM बताती है। और इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि नीदरलैंड, चाइना, स्विट्जरलैंड, इंडिया में है। सेकेंड, इनका जो प्रोडक्ट है वो है इन्फिनिटी कंप्यूटर सिस्टम, जो आप अगर अपने प्लांट पे फिट कर देते हैं तो आपको फेज 1 में जितना पैरामीटर्स चाहिए, लाइक टेम्परेचर कंट्रोल चाहिए, RH कितना होना चाहिए, CO2 कितना होना चाहिए, फेज 2 में आपका क्या क्या आपको पैरामीटर्स चाहिए, वो सारे कंप्यूटर पे ऑन स्क्रीन हम देख सकते हैं। तो इनके पास ये सिस्टम है जो टच स्क्रीन है, और ग्रोइंग रूम्स में बता सकते हैं कि माइसीलियम अभी कितना हो गया है, और उसको पिन हेड्स कितने फॉर्म हो गए हैं, फ्रूटिंग कैसे चल रही है, ये सारी चीजें आप ऑन स्क्रीन ही देख सकते हैं, बिना अंदर रूम को खोल के अंदर जाए बिना। तो इनकी जो कंपनी है ये ऑल स्टेजेस ऑफ मशरूम ग्रोइंग पे काम करती है, एंड माइसीलियम, पिनहेड्स, ग्रोइंग स्टेज और कुकआउट भी ये मॉनिटर करते हैं। कुकआउट्स जो इंडिया में बहुत कम लोग करते हैं। कुकआउट का मतलब है कि अगर आपका एक फ्लश, यानी अगर आपका एक लॉट का 1 2 3 3 फ्लश होते हैं, 3 फ्लश खत्म हो जाते हैं, उसके बाद जब दूसरा लॉट आने की तैयारी होती है,
उस समय हमें कमरे को पूरा कुक आउट करना होता है। कुक आउट का मतलब होता है कि 70 डिग्री से ऊपर हमें उस कमरे को स्टीम पहुंचानी होती है, जिसमें जो फॉरेन में बहुत होता है बट इंडिया में हम लोग बहुत कम करते हैं। हम लोग फॉर्मलिन खाली छिड़क देते हैं और सोचते हैं कि हो गया आइसोलेशन, बट ऐसा नहीं है। अगर आप कुक आउट करते हैं तो आपका प्रोडक्शन भी बढ़ता है और आपका इन्फेक्शन भी बहुत कम आता है। तो ये कुकआउट को भी मॉनिटर करते हैं। कुकआउट 75 डिग्री 80 डिग्री पे होता है। उसके बाद दे हैव ऑल द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इनका पूरा ग्राफ बना होता है जिससे हम एक एक स्टेज मशरूम ग्रोइंग का देख सकते हैं, जो कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में है इनके पास। ये हम अगर इंडिया में इसको लेना चाहते हैं तो हम इसको हिंदी में भी इनको बोल सकते हैं कि आप हिंदी में हमको सब दीजिए, तो हिंदी में भी ये दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, चाइनीज में भी दे सकते हैं, जो इन्होंने दिया ही है। उसके बाद इनके पास ऑनलाइन असिस्टेंट है। दैट मीन्स कि अगर आप वहां पे कोई वहां से नहीं आ सकता है, जैसे कि फिलहाल कोविड में ऐसा हो गया था कि बहुत मुश्किल था एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना, तो ये इनके पास इंजीनियर्स हैं जो आपको स्टार्टअप कैसे करते हैं, इसको कैसे मॉनिटर करते हैं, कल्टीवेशन प्रोसेस को कैसे देखते हैं, पैरामीटर्स को कैसे देखते हैं, ये सब ऑनलाइन असिस्टेंस ये प्रोवाइड करते हैं। सेकंड उनका जो प्रोडक्ट है वो है AEM फंगी बॉक्स, विच इज प्लग एंड प्ले। दैट मीन्स कि उसमें वो एक बॉक्स होता है, उसमें आपका उनका कंपोस्ट लगा हुआ होता है, बीज वीज डाल के सब तैयार होता है। ये एक स्मॉल स्केल है कि आप उसको कंटेनर टाइप ही होता है, उसमें कंपोस्ट होता है, उसमें बीज वीज सब डले हुए होते हैं। आपको बस वो कंटेनर लाके अपने यहाँ पे रखना है और उसमें मशरूम ग्रो के जितने पैरामीटर्स हैं उसका ध्यान रखना है और मशरूम ग्रोइंग करना है। तो ये एक स्मॉल स्केल का इनका एक प्रोजेक्ट है जो कि बहुत हैंडी है और बहुत कहीं भी बहुत आराम से आ जा सकता है। सो दिस इज व्हाट अ जिस्ट ऑफ डॉक्टर रॉब वैन डेयर हॉस्ट का है। एंड इनका एक बहुत बड़ा नाम है, इनकी कंपनी का बहुत बड़ा नाम है। एंड दिस इज व्हाट ही हैज एक्सप्लेन्ड। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो प्लीज गो अहेड। श्योर। And what would be the cost of this one fungi box, if you could elaborate? I think we have Dr. Ved Prakash, chairman, also with us. So it's better if he also join. Please, Dr. Hello, Dr. Ved. Hello? Yes. I did not understand this. I'm sorry. Okay. Just convert to English and then he will give answer. Okay. I have a question for Dr. Rob Van Der. Sir, one of our growers is asking that what is the cost of fungi box if suppose we want to purchase or if we want to buy? The X works, it will be 35,000 euros. 35? 35,000 euros. 35,000 euros. Yeah, X works. Okay? Yeah, thank you so much, sir. Thank you. हर्षा वर्मा जी, एक्चुअली जो क्वेश्चंस है उसको हम बाद में करेंगे एड्रेस, और इसको कंटिन्यू करते हैं सेशन को। Right, sir. Thank you, ma'am. Harsha, ma'am, thank you. So I think I would like to thank Mr. Hawk, General Manager EEM, by providing us with a wonderful automation methods building with mushroom in Holland. So I have one interesting thing of Holland, that I have visited Holland in 2016. As my son is over there,
in Netherlands in booking.com. Yeah. So I mean to say that I wondered that you have done marvelous work in the field of mushroom building automation also by providing solar photovoltaic installations, using geothermal installations, and generating bioenergy for the production of mushroom in automation. So nice, very nice presentation. So it's we have one expert in Uttarakhand as well, Mr. Chauhan, who have taken the Holland technology, Netherlands technology in their farm at one of the place in Uttarakhand. I think he may be over there yesterday. Presently, आप किसान भाई उनके फार्म पे जाके वो सब चीजें देख सकते हो जो इन्होंने बताई हैं, वो सब चीजें वहां पे हैं. हमने विजिट रखा हुआ है. Yeah. So we visited over there as well, where we have taken your technology to Uttarakhand. So thank you, sir. Thank you so You're much. welcome. And I would like to see you all at the Mushroom Days in the Netherlands. That's an international exhibition. Visited by growers and mushroom people from all over the world. And it will be in, let me see, in the end of March 2022. See you in Holland. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Robin Werder, for giving this excellent presentation on automation. I personally understand that if really we want to increase the mushroom productivity, certainly this automation is going to play a very, very important role. Yeah. It has got so many advantages, and in India, we are fortunate that already you have made the beginning, and there is one farm that is very near to this venue, where you have already transferred the technology, all that your automation systems to this Wilkin overseas mushroom farm. Yes, we know. So thank you very much, and we'll look forward to another have more this cooperation with you. Thank you very much. You're welcome. I think we can invite the next speaker, if available. That is Dr. Anand. He is going to speak on development of new mushroom varieties on commercial level. He is also from Thailand, and he's there. He's there. So Dr. Anand is there. Dr. Anand, welcome you and this Muscat International Mushroom Festival, and in this technical session, and you are going to give a lecture on development of new mushroom varieties on commercial level. Certainly, mushroom varieties, they are very, very important. And if you talk about this button mushroom, there actually even that sexuality was not very clear until 1981, and it was Netherlands where this beginning of this breeding program was made, and in 1981 the first hybrid was released by this country. Until today, that is playing a very, very important role. And we are going to speak on a very, very important this topic, that is development of new mushroom varieties on commercial scale. Welcome. It is over to you, Dr. Anand. डॉक्टर साहब आई थिंक वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे. दिव्या का मैसेज आ रहा है शायद कनेक्टिविटी में. दिव्या, शी इज ट्राइंग. Divya is trying to connect it. Next is available, I think, from Japan. Just Mr. Inik. Sir, wait करें. Just अभी connect कर रहे हैं. Dr. Anand. Okay, he is connecting. डॉक्टर साहब तब तक आप हमारे को मार्गदर्शन देते रहे, डॉक्टर वेद. थैंक यू वेरी मच. और ब्रीडिंग के ऊपर अगर हिंदी में मैं थोड़ा बोलूंगा, क्योंकि रोज काफी वहां रहते हैं, बोलेंगे तो बहुत अच्छा. मशरूम वैरायटीज का नई वैरायटीज के ऊपर भी जो कुंभ अनुसंधान निदेशालय का भारत का एकमात्र संस्थान जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे भी हमारे जो पिछले प्रीडेसेसर डायरेक्टर रहे, उन्होंने ब्रीडिंग के ऊपर मेजर इम्पेटस दिया, मेजर उसको एम्फेसिस दिया, और ब्रीडिंग का काम शुरू हुआ. और 2013 में हम कुल मिलाकर के कुछ वैरायटीज लेकर के आए, और 2014-15
2014 में हमने 8 वैरायटीज डिफरेंट मशरूम की, जिसमें बटन मशरूम की वैरायटीज थी, स्टार्किया मशरूम की वैरायटी थी, मिल्की मशरूम की वैरायटीज थी, और पेडिस्ट्रा मशरूम की वैरायटीज थी, एक मैक्रोसाइवी जो कि मिल्की मशरूम से मिलता जुलता मशरूम है, उसकी वैरायटीज 8 वैरायटीज रिलीज की थी। और कुछ ऐसा उस टाइम सिलसिला शुरू हुआ कि अब हम उस वर्ष के बाद हर वर्ष लगभग 2 या 3 वैरायटीज डिफरेंट मशरूम की हम दे रहे हैं, और लगभग 22 से 24 वैरायटीज डिफरेंट मशरूम की कुंभ अनुसंधान निदेशालय रिलीज कर चुका है। इसके साथ ही हमारे जो सिस्टर कुछ दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कोयम्बटूर से मिल्की मशरूम के ऊपर 1-2 बहुत अच्छी वैरायटीज रिलीज हुई हैं, और साथ में ही ऑयस्टर मशरूम की एक वैरायटी हमारे रायपुर जो छत्तीसगढ़ में स्थित है हमारा एक इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, उसमें हमारा एक सेंटर है, वहां से भी एक यूनिवर्सिटी डेवलप की गई थी। साथ में ही न्यू मशरूम वैरायटीज की इसमें बात कर रहे थे। मशरूम वैरायटीज की अगर बात करें तो जैसे डिफरेंट मशरूम अगर आते हैं तो हमारे देश में पहले हम सिर्फ बटन मशरूम के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस दे रहे थे, और उसके बाद वेस्टर्न मशरूम का थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ। उड़ीसा में जाएंगे तो वहां पे पेडिस्ट्रा मशरूम का थोड़ा सा उसमें पॉपुलैरिटी बढ़ी, लेकिन पिछले 4-5 सालों से स्टार्किया मशरूम के ऊपर भी काफी एम्फेसिस हुआ। और अभी एक लेक्चर इसमें मैं देख रहा था जापान से, डॉक्टर इनू जी का एक लेक्चर है जो कि स्टार्किया मशरूम प्रोडक्शन के ऊपर टेक्नोलॉजी के ऊपर देंगे। और यहाँ पे हमारे पास भी भारतवर्ष में भी हमारे पास टेक्नोलॉजी, विशेषकर जो शॉर्ट ड्यूरेशन कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी है, उसको हमने डेवलप किया है, जिसमें उस टेक्नोलॉजी को यूज करके जो ग्रोज हैं वो लगभग 1.5 महीने बाद यानी 45 डेज के बाद ही एक बहुत अच्छी क्रॉप जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसके बाद सिलसिला उसका जारी रहता है। और डॉक्टर सॉरी बीच में आपको रोक रहा हूँ, डॉक्टर एनन जो है शायद जो वो है वो कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ, सो ही इज हैविंग, मेरे को लगता है 15-20 मिनट बोलेंगे, फिर देन डॉक्टर साहब को तो हमने कंटिन्यू रखना ही है अपने साथ, है ना। सो सर प्लीज दिव्या आप थोड़ा सा प्लीज। Hello, yes. Can you hear me? Yeah. Doctor. Hello, Dr. Anand. Welcome. Yes. Can you hear me, please? Yes. All right. You know, there is some small problem, that is the host is not around me to use the microphone. So now it's okay. Everything's all right. Yes. Hello, Dr. Anand. How are you? Yeah, I'm fine. Thank you. Sir, before you start, I would like to give a brief introduction about you. Just allow me for a few minutes. All right. Okay. Go ahead. So, Dr. Anand is from Thailand, and he was born in March 1953. And about when we talk about his educational background, he has from 1959 to 1966, he has done his primary school at Bang Rongest Primary School, Pei. 1966 to 1971, secondary and higher school at Pirelail, Pei. 1972 to 1975, BSc at Kasesat University. 1985 to 1987, MSc Colombo University, Sri Lanka. 1987 to 1990, PhD with thesis on social impact for contract farming and farming at Pulatam, Sri Lanka, Kandy University. When we talk about his work experience, born in agriculture business and growing straw mushroom after his father's family migrated from China and settled down in northern of Thailand at Pei province. In 1972, first year in Kasesat University, he joined volunteer students to form Mushroom Club to train the interest people in following mushroom. This became the first ever in Thailand in promoting mushroom cultivation. In 1974, he was elected as chairman for Mushroom Club and introducing new varieties of mushroom to the country. In 1976, he joined government work as a mushroom research at Agriculture Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives. He was assisting Professor Dr. S.T. Chang by taking him and his colleagues to visit mushroom farms for compiling his book in tropical mushroom cultivation. Forming the Mushroom Growers and Researcher Association of Thailand and can be elected as secretary. And he has he has given lectures in many universities in Thailand. In 1981 to 85, he worked as FAU UN mushroom expert in Bhutan. In 1982,
He has done a study tour on all aspects in mushroom cultivation, starting at Professor Chang at Chinese Hong Kong University, Japan, United Kingdom, Netherlands, France, Germany, Italy, USA, and India. In 1985, he worked as APO, mushroom expert in Philippines. In 1985 to 1989, he worked as UNDP mushroom expert in Sri Lanka, funded by World Bank. In 1989 to 2003, he worked as senior ITC WTO mushroom expert in Africa, such as Ghana, Senegal, Gambia, Sierra Leone, Liberia, Togo, Benin, South Africa, Lesotho, Swaziland, Namibia, and Mozambique. From 2003 to till date, he settled Anon Biotic Mushroom Institute in Thailand, which deals with both commercial mushroom cultivation as well as leader in medicinal mushroom. He has doing joint research with team of scientists from Thai government to conduct extensive research in medicinal mushroom by using synchrotron radiation. Setting up medicinal mushroom production plant under Anon Biotic to supply medicinal mushroom to mainly government cancer hospital in Thailand. Setting up joint venture business in mushroom cultivation and medicinal mushroom with Soneva Group of Resort Business in Maldives. Setting up joint venture business in setting up joint venture business in medicinal mushroom, particularly growing chaga mushroom for export in Finland. छागा मशरूम के बारे में मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने ओरीफ्लेम के बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स तो देखे ही होंगे. ओरीफ्लेम जो कंपनी है वो छागा मशरूम का इस्तेमाल करता है अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में. He attended and giving speech at International Medicinal Mushroom Conference in Nantong and Beijing, as well as international conference in Scottisep held in Xining, China. Producing mushroom grain spawn for Thai farmers about 2 million bottles per annum. Regular visit in mushroom cultivation farm in China and including trading mushroom product from China and Japan. Joint venture in medicinal mushroom with Soneva Fushi Resort and Soneva Jani Resort in Maldives. Joint venture company for medicinal mushroom in Bhutan, namely Thai Bhutan Biotechnology Bhutan. Joint venture business in medicinal mushroom with Organic Mycelia, Australia. Joint venture business in medicinal mushroom with Lingo Biotechnology, Malaysia. Advisor to the government, Udon Thani Cancer Hospital, Thailand. And chairman Anon Biotic Traditional Clinic, Thailand. Anon Biotic जो है वो डॉक्टर एनॉन की खुद की कंपनी है. एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ, दरअसल होता क्या है कि बहुत ही कम ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, ऐसे साइंटिस्ट जो ऑलरेडी रिसर्च के फील्ड में हैं, जो एज अ साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है. डॉक्टर एनॉन को रिटायर हुए काफी टाइम हो चुका है. नाउ ही 68 years old. ही इज वन ऑफ माय मेंटर. और बहुत ही प्रोएक्टिवली और बहुत ही प्रोग्रेसिवली एट दिस एज, जहां पे लोग पीपल आर थिंक अबाउट रिटायरमेंट, ही इज थिंकिंग अबाउट सो मेनी इनोवेटिव थिंग्स एंड ही इज वेरी पॉजिटिव एंड वेरी लाइक इतने सारे पॉजिटिव है वो जो हम लोग कहते हैं कि हम यूथ के अंदर वो एक पैशन होना चाहिए. स्टिल आई कैन सी दैट पैशन इन हिम. और इसके साथ साथ ही इज वेरी एक्सपर्ट. ही इज वेल नोन साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड. सो आज ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको डॉक्टर एनॉन को दिया है, वो आपको मशरूम्स के बारे में कुछ जानकारी देंगे. सो डॉक्टर एनॉन. Yes. Thank you so much, thanks sir. a lot for my briefing history, which is a bit too long. You know. Yes, sir. Actually, come to short. I'm just ordinary farmer, mushroom farmer in Thailand right now, as an old age farmer. Anyway, right. Yeah, Dr. Anon, I may request you to please start your talk. Okay. Once again, thanks for inviting me, you know, for this wonderful festival or conference.
Actually, India is not really not new to me. You know, when I started to work as a United Nations mushroom expert in Bhutan in 1981 to 85, I had to pass to India all the time because we don't have direct flight to Bhutan, and I have spent several times to India. I went to Solan where I have a good friend over there. You know, at the time, Mr. Singh, he's my close friend, but unfortunately, he sleeping. I mean, he fell down from the mountain, and then he died in the spot. So, okay, come to talk about my experience on mushroom. I have experience mainly on tropical mushroom, rather, instead of subtropical like a button mushroom and so on. I'm really concentrate on tropical and medicinal mushroom, in particular. So, through my experience, we have done or we have grown a lot of variety of mushroom. I would like to talk through the my PPT or PowerPoint better, because you might have seen the picture along with my lecture. Okay, allow me to use share screen, please. Okay, as you are aware that Thailand and India more or less the same. We have a lot of waste product from agriculture. Usually very few people they make use of waste product, as you see in the picture, like sorghum, straw, or waste from bean. Even sesame also we have in Thailand, but most of them they don't use it at all. So now could convert this kind of thing to be mushroom substrate. Even in Africa, there are also a lot of waste product from Africa. This is the picture in Ghana when I was there on 1989. They have a lot of cassava, both the peel or the stalk or the leaf. Nobody they throw it away. And of course, in Thailand also, we also have a lot of waste from sugar cane, and of course the maize cultivation. This is the picture when I was in South Africa. We make use of that maize waste for mushroom cultivation, and even the maize cob or corn cob, rice. Okay, I will go even further, make it fast. This is in Calcutta when I was there in 1984. We try to make use the rubbish from the municipal, for mushroom cultivation, for paddy store mushroom. And even in Togo or in Liberia, they use a plantain or banana, to be used as a substrate for straw mushroom cultivation. Okay, so this is they use a straw from maize or from corn, in Africa. So I go maybe quicker. As you are aware that we need not to use or concentrate only straw. Actually, is there any waste or any greeny thing, it can be converted into mushroom substrate. You see, like a Napier grass also, it can be used for mushroom substrate. Okay, in Thailand, we use cassava peel, from the factory to be used as a single substrate for straw mushroom. You can see that it takes about 8 to 9 days. It could produce a fruiting body
It take only 8 to 9 days. And also it will take about 2 or 3 days for the fruiting body would be ready to be picked. In Thailand now, we produce straw mushroom on the various substrate. Like for example, in this picture, we use water hyacinth as a substrate. We use whole part of a water hyacinth, even the fresh one, without drying, also it can be used for straw mushroom cultivation. So I've developed this method of cultivation technique in Thailand, about 40 years ago, by growing straw mushroom in the control room by using various kind of substrate. This is a straw mushroom, which is one of the highest protein, and also it contains a lot of medicinal mushroom, particularly lovastatin, particularly beta-glucan, and also orgostrol, which is a derivative for vitamin D. When it exposed to sun, it could convert into vitamin D, by this mushroom. So this is a new thing. It's just like button mushroom. We use a two-phase system to grow a straw mushroom. That is the first is, the first phase, that is for cooking or for composting, and the second phase is for incubation and fruiting period. This is a straw mushroom. As I said, it will take about even less than 10 days to grow. And in Thailand, we produce about 350 to 400 tons, 400,000 tons, sorry. About 400,000 tons of straw mushroom we produce. This is a straw mushroom. Okay. And the other one, which I'm sure that in India should be able to grow this kind of mushroom. This mushroom is one of the most highest medicinal mushroom for the mental treatment. That is bamboo mushroom. This bamboo mushroom is contain a lot of dictyrofolin, which it could rejuvenate or it could repair when your brain or brain cells get damaged. Particularly for those people who are suffering from Parkinson or suffering from memory. This kind of mushroom, it could produce in the summer season or in a hot season. So this is the one. Particularly, what do you call it? It's just like jelly. Around the fruiting body, those kind of jelly is very good for cosmetic, particularly for healing the skin problem. And this is one of my students in Philippines. They grow mushroom. They grow milky mushroom without sterilization. Just a matter of using a little bit of detergent and lime only. And of course, this is one of my Indian daughter, Divya, who came to meet me, and then I tell her that India should be a big boom on mushroom if they are interested in many variety, not only single variety of mushroom. Of course, this is I have to go it quick. This is one of my students in South Africa. They have just make compost for ready to grow mushroom. This girl, this woman, she got a contract from municipal to make a hard prune of the tree in the municipal. So after that, she
crush the branches into the powder and make a compost for sale to mushroom growers. Okay, and this is our training center in Thailand. So I'm setting up this kind of sterilizer in West Africa, in many countries. This is in Sri Lanka. Okay. For sterilization, the compost or the bag, we have various kind of method. Even use a tarpaulin to cover it up. Inoculation, but I have to move to the variety of mushroom. Of course, now, as you are aware that mushroom, it could be international business. That means, some country, they did not to start every step of cultivation. For example, like in Finland, they bought the ready-made or ready spawn from us, from Thailand, and just to bring the impregnated bag to open the fruiting body in Finland or in Sweden. They buy the ready or the impregnated compost or spawn from us. We supply our impregnated compost or spawn to many countries in the world, including Maldives, including Argentina, including Canada, Okay, we start with oyster mushroom. I got a student when it was 1980, from India, so to be trained on oyster mushroom. So we trained them on white oyster mushroom. This is white oyster mushroom. Initially, it been grown in Thailand by using this white oyster. And after that, when I was in Bhutan, I found the white mushroom, which is more or less like the white oyster, but the taste is much better. So we call Bhutanese oyster. Since then, since 83, when we got the new variety, now in Thailand, we are mainly grow this kind of Bhutanese oyster instead of American oyster, which is white. The Bhutanese one is very crisp and very good smell, and also very high productivity. In Thailand, more than 80% of mushroom production is Bhutanese mushroom, Bhutanese oyster. You could see that this is Bhutanese oyster mushroom. And also, in case of where you face a problem in the climate, for example, like Uttarakhand, where the weather is a bit low, we have the method of producing mushroom in a bag by opening the bag and cover with casing soil or casing materials. Like in Bhutan, you see, when it gets snow, also we can grow mushroom at the time by tear out the bag and put together like this and cover with soil, and you just cover the soil and also sprinkle water and keep it moist for a while, then you will get mushroom. Even the snow come like this. This is Bhutanese oyster. It's come from Bhutan, but now it's become very popular in Thailand. Okay, we have many variety of oyster mushroom. This is one of the subtropical variety, which is it can be grown at 8 to 18 degrees Celsius. So that means we should have many variety according to the preference of the climate. And of course, they have yellow oyster and the pink oyster. This is to show that it's in Bhutan, though a bit low temperature. Also, it can be grown. This is one of my students in Africa. We can grow mushroom even in the
in the plastic bag like this, the big one. Okay. And as you could see that it could be cultivated, mushroom could be cultivated in various kind of or various form of container. Also, we can, after mycelium fully covered, we can use even tarpaulin, we can use even plastic film, to wrap up or to wrap it up, or in basket. Also in Thailand, this is very highly medicinal property on this kind of local shiitake mushroom. This is a local one, but it fell under Lentinus polacos, which contain a very high beta-glucan. And also in the southern part of Thailand, we grow fan mushroom or schizophyllum mushroom. This kind of mushroom, it takes about 10 to 12 days for the mycelium to grow. And after you slit the bag, it will take about 3 days for mushroom to sprout. And finally, 2 days later, it can be plucked. This is a fan mushroom or schizophyllum mushroom, which is we use as a medicine as well as food also. See, it's very, very happy a yield on this kind of mushroom. Of course, in Thailand, we also produce ear mushroom. There are many varieties of ear mushroom. Some prefer a bit cooler, and some prefer even hotter. And the variety that we have here is very big size of auricuria mushroom or ear mushroom. And this is abalone mushroom, which we supply or we use for a canning factory. We supply to the canning factory. This is one of the oyster variety. This mushroom, it produce even, I mean the bag, it could stand for even more than a year. And the yield is very high. And the texture is very firm. This kind of mushroom also we have in Thailand. And of course, the milky mushroom. It's just like a milky mushroom in India, but in Thailand, slightly different. We are tougher, we are firmer, and the cropping is longer. This is our farmer to grow milky mushroom, which is different from Indian variety. This is our milky mushroom. So we have done this one for 40 years ago. Some of them, even a single flower, it might weigh more than 10 kilo. This is my student in Philippines. They use rice husk or rice hull only, no any additive. But you can see that, it could produce mushroom profusely. This is one of Lentinus mushroom. Of course, this is a shiitake or oak mushroom that it can be used or it can be grown like in Bhutan in the log, in the Kirkus log. But in Thailand, we grow in Barkas. We grow in sawdust. This is my farm in the north of Thailand. We grow shiitake mushroom by using Barkas. You see, we have to activate them. We have to boost them, or hit them to produce the fruiting body by use a temporary shock, and also by beating the back so that mushroom would produce the flower. This is one of our highly
demand in Thailand, for medicinal mushroom, that is lychee mushroom. We have many variety of that. Now, this lychee mushroom, mainly we use for medicine, and we could produce even the adder. It's just like animal horn, and also we could collect even the spores from lychee mushroom. And this is a variety, mainly I got from Himalayan country, like a Sikkim, like a Bhutan, which is very high contents of medicinal property, particularly anti-cancer property. And this is also one of the Himalayan mushroom, which is very, very popular in the world, which is good for brain, good for memory. That is hericium mushroom. We produce this one also a lot in Thailand. This is hericium. Yeah, this is my farm, But now we don't, in terms of medicinal purposes, we don't grow mushroom like this, but we grow it in the closed container, like what you can see here. We induce the fruiting body in the container itself to make the additive or a supplementary product, food product. And this is Temela mushroom or jelly mushroom. Normally we grow in mango tree, but now we use artificial rock. We use as a substrate. Okay, so this is my mushroom farm, and this is also we call bean mushroom, which take about 5 days to grow, and it take only 4 hours to be plucked. That means after you see the pinhead, it will take about 4 or 5 hours. You must harvest it, otherwise it turn into ink cap. Now, this kind of mushroom we grow a lot in Thailand now because this is one of the most highest protein content among the edible mushroom or among the cultivated one. You see, this is our bean mushroom. Now we grow extensively in Thailand. It takes about 7 days to grow, and it takes about 6 hours to be ready to be plucked. This is the activities, and also king oyster. This is our king oyster, and we also produce white hibiscus mushroom. So, most importantly, I'm concentrate more currently more on medicine. So therefore, if you want to take mushroom as medicine, you have to pass through fermenting process, like what we have done here in the picture. Because mushroom, though it contains very high beta glucan, but your body cannot absorb beta glucan directly unless it has to be simplified by your probiotic. This is the process of simplified the substance in mushroom into the availability of form, for your body to absorb. And we produce mushroom for cosmetic. So that is the activity in brief, to present you today. Yeah. Okay, that is the one that is I want to talk. That is okay, since I don't have much of time. The variety that I have, as I show in the picture. So whoever interested can come, can contact me later or can contact Divya. Which is she's my Indian daughter there. I will send all the variety to her and technology, including medicinal mushroom process. It will be transferred to her. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Anand, for giving such a nice presentation, and you explained the different varieties of mushroom. I was just
penning down, and there were more than 18 varieties. Especially, I was just very happy to see that you have started this indoor cultivation long back, maybe 40 years back, in paddy straw mushroom. And thereafter, you suggested that we should also go for this bamboo mushroom cultivation, that is phallus mushroom here in India. It is also actually here in India, we are not taking the cultivation of this mushroom. And then milky mushroom have started, and you were talking about other species of this milky mushroom. Maybe it, I think it can be macrocybin. It looks like macrocybin. Maybe it may be macrocybin. It is under Trichoderma class. Trichoderma. Yeah, Trichoderma and macrocybin almost they are synonymous. Yes, more or less the same. Yeah. Then in oyster mushroom, one technology you explained that during winter or during that snowfall, that is what I was understanding, that you are applying that casing soil, and then you are growing the mushrooms. Yes. My exactly. one small question is in this regard, that what is the difference in the biological efficiency? Whether the biological efficiency when you are going for the casing is the same as we are getting without casing, or it is little bit on the lower side? Actually, casing you can apply to all kind of oyster mushroom, you know, and particularly when you get a severe problem like in desert, like in Saudi Arabia, Egypt, you know, where the relative humidity is very low, so you cannot grow it in the cropping house like an ordinary method. It has Right. to be under casing soil. Okay, thank you very much. Then Schizophyllum, of course, you are promoting in a big way. Then you have you also talked about the Auricularia mushroom, wood ear mushrooms. Then Pilotus syringae, of course, Agroside you are cultivating, Lentils you are cultivating, Stachy you are cultivating on this Pagas. That's good thing. And you are also working on medicinal mushroom, particularly Ganoderma and Tremitus. You showed that Coriolus, I think. One mushroom was Coriolus, I think. That was medicinal mushroom, and you said that you are very much interested in this mushroom. And Hericium, of course, I could see that the two species are there probably. In Hericium, you are cultivating jelly mushroom, and you have started the cultivation of this Coprinus, that is inky cap mushroom. And perhaps it's the quickest mushroom that fruits after 7 days, not other mushroom they are fruiting. And then you are exploiting the mushroom for the medicine and for the cosmetics. Really, it was wonderful, and thank you very much for giving this very nice presentation. It was really very informative. Thank you very much. Most welcome. Dr. So Harisha? Finished. My finish. Yeah, you are finished. And Madam Harisha, if you want to just brief in Hindi, then. Thank you, sir. Divya wants to narrate in Hindi. डॉक्टर एनॉन के बारे में जो उन्होंने आपको प्रेजेंटेशन दी है, मैं थोड़ा सा हिंदी में उसको डिफाइन करूंगी। उसके अलावा क्योंकि मैं उनको काफ़ी सालों से और बहुत अच्छे तरीके से जानती हूं, तो मैं उनके बारे में भी आपको कुछ थोड़ा बहुत बताऊंगी। डॉक्टर एनॉन ने जो यहाँ पे आपसे बहुत सारी मशरूम्स के बारे में डॉक्टर एनॉन ने बताया है, जिसमें से कि येलो, पिंक ऑयस्टर है, ब्लैक ईयर है, मिल्की है, शिटाके है, गैनोडर्मा लिंगजी है, हिरेशियम है, जेली है, इंक कैप किंग ऑयस्टर और भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ है। आपने देखा होगा कि उन्होंने आपको हिरेशियम और जो गैनोडर्मा है वो हिमालयंस भी बताया कि हिमालय में ये भी ग्रो होता है। और इसके अलावा उन्होंने एक बैम्बू मशरूम के बारे में बताया जो कि इट्स वेरी गुड फॉर द ब्रेन। पार्किंसन जो हमारी एक मेमोरी रिलेटेड डिजीज होती है, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा लाभदायक है। और इन्होंने बहुत सारे मशरूम्स ग्रोवर्स के बारे में जो ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर रहे हैं उनके बारे में बताया, जिसमें से कि एक लेडी हैं जो फिलीपीन में कर रही हैं, कोई अफ्रीका में कर रहे हैं, कोई इंडोनेशिया में कर रहे हैं। और सारी ही चीज़ों में हम लोग मैं भी उस प्रेजेंटेशन में थी जब आई वाज विद डॉक्टर एनॉन में ऑनलाइन कनेक्टेड थी, जब उन्होंने आपको एक प्रेजेंटेशन में ही इसमें कुछ स्लाइड्स दिखाई हैं कि जिसमें मिल्की मशरूम का कल्टीवेशन वो कर रहे हैं। कभी हम केमिकल स्टेरिलाइजेशन की बात करते हैं, कभी लाइम वाटर मेथड ट्रीटमेंट की बात करते हैं, पाश्चराइजेशन की बात करते हैं।
एंड दैट लेडी वाज डूइंग सो वंडरफुल कि वो नॉर्मल डिटर्जेंट से ही पैडी स्ट्रॉ को, उनका एक्चुअली बहुत सारा राइस फार्म है, तो वो नॉर्मल डिटर्जेंट से ही उसको वॉश करके, काफी सारे वर्कर्स हैं उनके, तो उन्होंने नॉर्मल डिटर्जेंट से ही उसको वॉश करके, और वॉश करने के बाद वो उसे पैस्चराइज कर ले रहे थे। पैस्चराइज में भी कुछ नहीं है, वो स्टीम की पाइपलाइंस आ रही थी। आपने देखा होगा कि इस स्लाइड्स में काफी ड्रम्स आपको दिखाए हैं। बाहर की कंट्रीज में अगर आप गैनोडर्मा शिटाके ऐसी मशरूम्स देख रहे हैं या कोई भी अदर मशरूम देख रहे हैं, तो हमको लगता है कि ऑटोक्लेव से ही हमको इसका स्टेरिलाइजेशन, इसका शुद्धिकरण करना होगा, जो कि ऑटोक्लेव बहुत कॉस्टली होता है। आपका मेडिसिनल मशरूम्स या अदर वेराइटीज जो सॉ डस्ट और बाकी सारे अलग सबस्ट्रेट्स में उगती है, बट हियर इन इंडिया स्टिल वी आर यूजिंग दोज ऑटोक्लेव फॉर द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। आपने सॉ डस्ट वगैरह भी ऑटोक्लेव कर रहे हैं, बट वहां पे स्टीम चैम्बर होता है, जो यहाँ पे 20-25 लाख का एक ऑटोक्लेव आपको कॉस्ट करेगा। जितना जिस साइज का कमर्शियली हमें चाहिए मिनिमम, वैसे ही हमें कम से कम 5-10 ऑटोक्लेव चाहिए होंगे, तो इट मस्ट बी इन CRs। तो वहां पे स्टीम चैम्बर्स बनाए जाते हैं, और स्टीम चैम्बर्स आपका हार्डली यहाँ भी कोई भी आपको फैब्रिकेशन वाला बना देता है, 30-40 हजार में वो स्टीम चैम्बर्स बन जाते हैं। तो इस तरीके से वो लोग पैस्चराइज करते हैं। या वो वीडियो में उन लेडी ने क्या किया है, डॉक्टर अनॉन ने आपको एक ड्रम दिखाया है, ड्रम से ही वो लोग स्टीम निकल रही है, स्टीम की पाइपलाइंस आ रही है, उसमें उन्होंने पूरा इंसुलेटेड कर दिया है स्टीम की पाइपलाइंस को। फिर सारे बैग्स रखे हैं एक जगह, और फिर तारपोलिन से उसको कवर किया है, और कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह उन्होंने रखे हैं जिसमें कि वो पूरा अच्छे तरीके से कवर हो जाए, और इस तरीके से वो लोग विदाउट यूजिंग एनी केमिकल उसको पास्चराइज कर रहे हैं। तो यही बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको डॉक्टर एनॉन ने इस स्लाइड्स के अपनी प्रेजेंटेशन के द्वारा आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। So thank you so much, Dr. Anon, for joining us and giving your precious time and sharing your vast experience with us. Thank you. Thank you, Madam Divya, and I think it is time to invite the next speaker. Probably, I would like to invite now Mr. Inu, who is from Japan, and he's going to give his presentation on sake production and technology. Dr. Inu. थैंक यू सर। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी, मैं डॉक्टर सुरभि पांडे। सर, एक्चुअली डॉक्टर रीनू ने थोड़ा सा टाइम मांगा है, और इन बिटवीन हमारे साथ एक यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन विजय भट्ट जी हैं, और वो एक हमसे स्पीकर मिस हो गए थे, तो मैं आपकी इजाज़त से उनको यहाँ पर इनवाइट करना चाहती हूँ, इफ़ यू गेट परमिट। तो उनका जो टॉपिक है दैट इज़ कलेक्शन ऑफ marketing of cordyceps species. He is a person from HRDI in Chamoli. He is one of the scientists in between us. So, sir, if you get permission, so please, he is with us. Sure, ma'am. Oh, I think we can invite Dr. Vijay Bhatt. Thank you, sir. Thank you so much. HDRI. He is from Uttarakhand, I think. Yes, sir. Yeah. And, thank you, sir. He's going to present this collection and marketing of cordyceps species. That presentation is there. Thank you, sir. Dr. Vijay Bhatt, please. Bhattji, please. Thank you very much. Our respected chair, co-chair, rapporteurs, and all the officers of the horticulture departments, Uttarakhand, and participants. I am Dr. Vijay Bhatt, working as a scientist in Herbal Research and Development Institute since 1993. And basically my work is with tribal community of Uttarakhand, ethnobiological study with them. So I am not well trained in mushroom, this is the true, but I have worked a lot with tribal people. So I was interested when this cordyceps sinensis of Ophiocordyceps sinensis just came in light. Then I thought
What this, locally it is known as Kida Jadi. I was working in Munsiari. Everybody is saying Kida Jadi, Kida Jadi, Kida Jadi. अब ये क्या Kida Jadi क्या है? So then I will share with you what happened. My staff is there. That time it was 50 rupees per piece in 2000. Then I requested them to collect some pieces for me. And for the first day, I just used a single piece after dinner. मैंने सोचा क्या जो होता देखते हैं क्या होता है इसमें, इतना महंगा है कुछ तो होगा ही होगा. Then I tried one piece, and you will believe that was the winter month, and early in the morning, जब आप देखते हैं कभी कभी ना जब ठंडा होता है, सुबह सुबह ठंडी हो रही तो जगने में एक थोड़ी सी दिक्कत होती है, यार उठूं कि ना उठूं, एक आलस्य जैसा आता है, लेजीनेस आती है. तो जब मैंने 4 बजे मेरी आंखें खुली तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे बिस्तर छोड़ के एकदम करंट जैसा लग गया और मैं एकदम उछल जैसा गया, ऐसा मन में आभास हुआ. आई थॉट लाइक दैट. सो लिटरेचर काफी कुछ है इसके बारे में, मैं बहुत ज्यादा लिटरेचर की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा विशेषकर पॉलिसी इश्यूज पे. बट मैं ये आपको बता रहा हूं कि व्हाट इट डज. उस दिन मेरा पहला एक्सपीरियंस था. तो जब मैंने देखा कि यार इस तरीके से एनर्जाइज कर दे रहा बॉडी को, तो देन आई थॉट, उसके बाद मेरे से जो भी पूछता कि ये यूज क्या आता है, तो मैंने ये देखा बेसिकली दिस डिटॉक्सिफाई योर होल बॉडी सिस्टम. जैसे हम गाड़ी की ओवरऑलिंग करते हैं ना, गाड़ी का इंजन खराब हो गया, गाड़ी का ओवरऑलिंग कर लेते हैं, तो इट इज जस्ट लाइक दैट इन द ह्यूमन बॉडी सिस्टम. इट डिटॉक्सिफाई योर बॉडी. जब आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी तो नो चांस ऑफ एनी डिजीज. Definitely your immunity will be enhanced. So this is my first experience with cordyceps sinensis. Next please. इसको कौन ऑपरेट कर रहे हैं? Oh, thank you. Basically I was expected to say about cordyceps, but little bit I am sharing something new with you in the field of this mushroom. So many speakers, reputed speakers, definitely trained scientists have told many things about mushroom, but the new ideas from Uttarakhand, Himalaya. Mushroom is the reproductive structure produced by some fungi. Although mushrooms are classified as vegetables, technically they are not plants but part of the kingdom called fungi. Mushroom provide the B vitamin, riboflavin and niacin, which are especially important for person who don't eat meat. Most mushrooms are rich source of selenium and potassium. Selenium बहुत rare ली हमारे डाइट में मिलता है. सो दैट मशरूम इज इंपॉर्टेंट एज डाइट बिकॉज इट कंटेन्स सेलेनियम. नेक्स्ट, दिस इज, शायद ये मशरूम आप लोगों ने देखे नहीं होंगे बिकॉज इट इज फ्रॉम 13,000 फील्ड इन कोल्ड डेजर्ट एरियाज अबव धारचूला. दिस इज दारमा वैली. वहां पे ये लोग, मैं आई वॉज देयर इन फील्ड एंड दिस पर्सन, he is late now, he is not here, he just went to the forest and collected some mushrooms for me. These all are, there were types of mushrooms, these all are edible mushrooms. So I will say in Uttarakhand, Himalaya, and even in Himachal or the Himalayan states, I will say after medicinal plants, mushrooms, the 3 types, mushrooms are the future of the Himalayan poor community. This is my commitment, and this shows how much potential of the mushroom is in the future. Next please. Now I will come on the topic. Commercial collection from Uttarakhand, Kida Jadi, Ophiocordyceps sinensis, which is mainly collected from the wild commercially. I am saying commercially. एक तो ये होता है कि जा रहे हैं आप जंगल में, कई प्रकार के मशरूम है, जैसे मैंने अभी इससे पहली स्लाइड में आपको बताया, वो गए लेके आए, खाया, हो गया. बट कॉमर्शियल मींस दे आर अर्निंग मनी. कॉमर्शियल कल्टीवेशन में 3 मशरूम्स आती हैं. वन इज Ophiocordyceps sinensis. It costs 7 to 15 lakh per kg. Class Sodiomycetes, family Ophiocordyceps. इसकी मैं आपको बता दूं कि 7 लाख से 15 लाख, इतना बड़ा डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस क्यों है?
इसमें क्या होता है, जो नंबर 1 ग्रेड का क्या होता है कि अगर आपको मैं दिखाना चाहूं तो आप पर्सनली भी देख सकते हैं, मैं इसीलिए लेके आया कि यहाँ पे बाहर भी नहीं था, ये अगर आप देख सकते हो तो मुश्किल है, बट दिस इज द कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस। ये एक पीस है जो इस समय 500 रुपए का, ये ऐसे ओ ये क्लोज हो रहा है, आप दिखा दीजिएगा। तो ये एक पीस है जिसमें कैटरपिलर और फंगल पार्ट ऑफ योर कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस है। तो ये इस तरीके से होता है। तो जो 2200 पीसेस अगर 1 kg में आ रहे हैं, दिस इज फर्स्ट ग्रेड, देन इट इज 15 lakh. Your Then- slides are not moving. Excuse me, Your slides are not moving. voice? But he explaining the same slide, sir. There is no need to for the moment. He is explaining that same slide. Okay, okay. Yeah. Okay. Then if 1 kg contains 3000 pieces, then it is 7 to 10 lakh rupees per kg. Then second one, Gucci or Morchella esculenta, 5 to 10,000 per kg. Discomycetes morchellesi. Third one is Ganoderma lucidum. This is 5 to 10,000 per kg. Agaricomycetes ganodermatesi. These three are varieties or species of mushroom which are widely collected from the wild of Uttarakhand. Only these three. Other are edible. They are collected for personal use, personal consumption only. Next, please. Ophiocordyceps sinensis. Availability in Uttarakhand. Where it is found? District Uttarkasi, Chamoli, Pithoragarh, Bageshwar. Chamoli, where it is in Chamoli? Block Ghat, Dasoli, Dewal, Tharali, Josimat, about 200 kg. Per year, the collection from Chamoli, it is 200 kg about. Pithoragarh, Munsiari and Dharchula block, about 200 kg per year. Uttarkasi, no collection, because I don't know, the people are very engaged in this yatra season, so that in Uttarkasi they don't collect. In Chamoli it is collected. Bageshwar 10 kg maximum, because छोटा सा जनपद है, बहुत कम pockets हैं, 10 kg के about. Next please. These are the pockets or the villages of Bhutia community, natural, where it is collected. You can see the pattern of agriculture there. Basically, buckwheat or bitter buckwheat is the main crop of the area, and this is the traditional culture of the Bhutias of the area. This is Dharma Valley in Pithoragarh, Uttarakhand. Next, please. Just you for your knowledge, information. This is the जिसे आप वहाँ का कल्चर मान सकते हैं, पहनावा मान सकते हैं. One lady wears about 10 kg ornaments at a single time. ये आके आप फार्मिंग देख सकते हैं, buckwheat and bitter buckwheat, or pockets where the cordyceps sinensis is collected. Next, please. This is the cordyceps sinensis. Sometimes it happens, the people are going in the forest for collection, but they don't get a single piece a day. Then what they do? They collect another species. One, excuse me, Morchella esculenta is one of them. And in another plate, this is other medicinal plant, Mitha atis or ginjari, Carophyllum villosum. So this is the use of the time, proper use of the time. If they are not getting cordyceps sinensis, they will collect another herbal medicine that time. You can see कि कैसे इसको कलेक्ट करते हैं. थैंक यू. कैसे इसको कलेक्ट किया जाता है. एक लकड़ी का देख रहे हैं आप, ये एक हत्ता जैसा होता है, उसी से निकालते हैं. फिर जब शाम को अपने डेरे पे जाते हैं तो जो ब्रश होता है, टूथ ब्रश होता है, उससे सफाई करते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं. ये तो प्रोसेसिंग की बात है. नेक्स्ट, ये आपको जो उसका फिगर है वो है, आपने पूरा देख भी लिया कि कैसे होता है. नेक्स्ट, ये लाइफ साइकिल है इसकी. इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं, बिकॉज आप सब लोग जानते हैं कि ये एक जो हमारे यहाँ पे एक तितली होती है, उसका लार्वा होता है. तो एक तो तितली की अपनी लाइफ साइकिल होती है, दूसरी
जब वो लार्वा इधर को जाता है उस पे ओफियोकॉर्डिसेप्स साइनेंसिस इन्फेक्ट करता है, उसके बाद वो उस पर अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है, उसके बाद उसके स्पोर बनते हैं, स्पोर निकलते हैं, सो द लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट प्लीज। दिस इज तिब्बत्स गोल्डन वॉर, क्योंकि ये आज तक का सबसे कॉस्टली मशरूम है वर्ल्ड का। वहां पे इसको यार्सा गुनबू और यार्सा गुम्बा बोलते हैं। हिमालयन बैट मोथ हैपियलिस अमोरिकेनस, जिसके लार्वे पे ये इन्फेक्ट करता है। ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है लेकिन फिर भी। और ये मैं आपको बता दूं कि जो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन अगर उत्तराखंड या जो हिमालयन स्टेट्स जहां जहां कॉर्डिसेप्स पाया जाता है, आज तक का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन दिस वाज ब्रॉट बाय दिस कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस और बाय द कलेक्शन ऑफ दिस कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस। एक जो गलत दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है वो इसमें क्या है, 95% of the material collected from the Uttarakhand is immature. This is data which I have taken from a research paper, or Dr. Negi, he is in Pithoragarh, his research findings, that 95%, it means अगर 95% इमेचर है तो धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी चिंता की बात ये है, इमेचर की बात नहीं है, बात ये है कि ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि कैसे क्या करना पड़ेगा। Every year collectors are increasing at the rate of 10%. ये दूसरी समस्या, कलेक्टर्स तो 10% से बढ़ रहे हैं और कीड़ा जड़ी कितने परसेंट से कम हो रही, 25%। जो मोटा मोटा अंदाज, ये कोई रिसर्च बेस नहीं है डाटा, ये मेरा अपना बेसिकल जो मेरा फील्ड का है वो डाटा है। तो ये दूसरी चिंता है कि धीरे धीरे, और वो मैं ऑब्जर्व करता भी हूं, वो लोग वहां पे जो भूटिया लोग हैं वो मेरे से कहते भी हैं कि साहब ये धीरे धीरे कम हो रहा। कुछ लोगों ने तो जाना इसलिए बंद कर दिया, सुबह 4 बजे उठते हैं, रोटी बनाते हैं, वहां जंगल में जाते हैं, शाम तक एक पीस नहीं मिलता, दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए हम जा ही नहीं रहे। ये स्थिति भी आ चुकी है, तो ये गलत सिचुएशन है, ये नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। ये साहब जो कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज है, ये कॉर्डिसेप्स के बारे में, जो साइनेंसिस के बारे में मैंने आपको बताया, ये बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड की बात मैंने आपको बताई। इसके लीगल पहलू पे मैं बात ज्यादा करूंगा, बिकॉज उस लीगल पहलू पे मुझे बोलने के लिए ज्यादा कहा गया है। लेकिन ये मैंने जनरल आप लोगों को फील्ड का आइडिया इसलिए दिया कि एक्चुअल जो फील्ड में हो रहा है वो जानकारी भी मैं आपको दूं। ये कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज है, नेचुरल हैबिटेट आप देख रहे हैं और आर्टिफिशियल कल्टीवेशन भी आप देख रहे हैं। और इसके जो मिलिटरीज है, जैसे मैंने बोला कि कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस का तो जो बिजनेस है या जो कलेक्शन है, इट इज फ्रॉम द वाइल्ड बेसिकली, बट जो मिलिटरीज है इट इज फ्रॉम द कल्टीवेशन और लेबोरेटरी। इसको लेबोरेटरी में ही ज्यादा कल्टीवेट किया जा रहा है, वाइल्ड से ज्यादा कल्टीवेशन नहीं किया जा रहा है। तो फ्यूचर इसका ज्यादा है बजाय कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस के, बट साइनेंसिस भी कुछ लोग कल्टीवेट करने लग गए हैं लाइक दिस कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज। नेक्स्ट प्लीज। ये सम फैक्ट्स जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि रेयर एंड यूनिक हब, स्ट्रॉन्ग हीलिंग प्रॉपर्टीज डेफिनेटली, अकर्स ओनली एट एल्टीट्यूड अबव 3500 मीटर, नेपाल, तिब्बत, Bhutan, India. Scripture reference in Tibetan medicine is found in 15th century. The most expensive life-saving medicinal tonic ever. Next, please. इसकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज हैं, आप लोग इससे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसमें मतलब कौन सा कंपाउंड है। जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ये तो आपको कहीं भी लिटरेचर में मिल जाएगा, बट बेसिकली जो मैंने बोल दिया, बेसिकली दिस इज फॉर डिटॉक्सिफाइंग होल बॉडी सिस्टम। ये मेन उसका सार है। नेक्स्ट प्लीज। ये मेडिसिनल यूजेस आप देख लीजिए, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, इम्यून सिस्टम स्टिमुलेटर, किडनी, लिवर एंड हार्ट प्रॉब्लम्स में, एथलीट्स, स्पोर्ट्स स्टेमिना में, एक्यूट एंड क्रोनिक हेपेटाइटिस, कैंसर, सेक्सुअल पोटेंशियल बढ़ाने में है, इंसोम्निया, फैटिक, स्ट्रेस, हेडेक, एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज। तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी खतरनाक बीमारी नहीं बचती है जिसको कि ये ठीक नहीं कर देता है। नेक्स्ट प्लीज। हेल्थ बेनिफिट्स, तो डेफिनेटली अगर आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। एनर्जी ये आपको देता है, ब्लड प्रेशर वगैरह ये ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल इवन कंट्रोल करता है, और इम्यून सिस्टम को डेफिनेटली ये सही करता है। और जो सबसे बड़ी बात ये है, जो अल्जाइमर एक डिजीज है जिसका कि अभी तक एलोपैथी में भी कोई इलाज नहीं है, ये उसमें भी काम आता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इससे बड़ी चीज कोई हो नहीं सकती। नेक्स्ट, हाउ डज इट वर्क, ये आप लोगों को पता होगा, बट फिर भी इसमें एडिनोसिन होता है मैन, कॉर्डिसेपिन एंड एडिनोसिन।
तो जो एडिनोसिन होता है, आप जानते हैं कि बॉडी के अंदर एडिनोसिन अल्टीमेटली इट इज कन्वर्टेड इनटू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, द एनर्जी मॉलिक्यूल। तो ये जो एडिनोसिन जब आप इसको कंज्यूम करते हैं तो दिस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एएमपी, देन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी, एंड देन फाइनली इट इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, व्हिच इज द एनर्जी मॉलिक्यूल। और उसके बाद जो है आपका स्टेमिना। अभी मुझे कुछ दिन पहले यूपी का एक लड़का है, वो फाइनली 200 मीटर की रेस में जाना चाह रहा, मुझे अप्रोच कर रहा था कि क्या आज सुबह भी फोन आया था, मैंने कहा मैं तेरे को मेडिसिन बना के दूंगा। तो ये इस चीज के लिए, स्टेमिना के लिए बहुत अच्छा है। तो ये इसकी फंक्शनिंग है आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू एटीपी। नेक्स्ट प्लीज। नाउ व्हिच इज माय मेन टॉपिक हियर। अभी मैं बाहर भी बात कर रहा था, उत्तराखंड के अंदर जितनी भी मैंने आपको मशरूम की बताई कि 3 तो स्पीसीज हैं जो वाइल्ड से कलेक्ट होती है, बट अगर आप पॉलिसी की बात करते हैं, हमारे पास केवल ओफियोकॉर्डिसेप्स साइनेंसिस और कीड़ा जड़ी की पॉलिसी है, वो भी लोगों को पता नहीं है। अधिकतर लोग अभी भी कहते हैं हमें कि ये तो इलीगल है, कैसे लेके जाएंगे। नो, कॉर्डिसेप्स हमने खुद इसको बनवाया है, शासन में बैठ के बनवाया है कि कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस इट्स कंप्लीटली लीगल। बट आपको ज्ञान होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए आप कि किस प्रकार की। तो इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करूंगा। इसका जो मैं डॉक्टर कमल साहब हैं, मैंने आपको ये बोला था कि आप इसकी पॉलिसी इवन यहाँ पे फोटो स्टेट करके दे सकते हैं, क्योंकि लोगों को अगर वो रहेगा तो लोग उसमें अपना इंटरेस्ट जागृत कर सकते हैं। तो मोटा मोटा मैं बता देता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी 5-6 पेज की थी तो उसकी प्रेजेंटेशन बनाना तो मुश्किल था, लेकिन मोटे बिंदु में आपको बता देता हूं। 22 अक्टूबर को यह शासनादेश जारी हुआ है, और जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2 की उपधारा 4B है, उसके अनुसार कीड़ा जड़ी को फॉरेस्ट प्रोड्यूस माना गया है, इस धारा के अनुसार। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्हाट इज कीड़ा जड़ी। कीड़ा जड़ी इज ए फॉरेस्ट प्रोड्यूस फाइनली। देन नेशनल पार्क से आप कीड़ा जड़ी का कलेक्शन नहीं करेंगे, दिस इज द पार्ट ऑफ पॉलिसी। अब मैं जो बात कर रहा हूं वो मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूं। फॉरेस्ट पार्क से, नेशनल पार्क से आप इसका कलेक्शन नहीं करेंगे, केवल वन पंचायत के क्षेत्रों से आप इसका कलेक्शन करेंगे, और उसके लिए प्रपत्र को, जो वो पॉलिसी है उस पर प्रपत्र को लगा हुआ है। वो यहाँ पे मुझे डिस्क्राइब करना तो इतना आसान नहीं था, इसलिए मैंने प्रपत्र को लिखा हुआ। वो आपके पास जो पॉलिसी आएगी उसमें है, प्रपत्र को भरना पड़ेगा आपको। वो जो वहां का रेंज ऑफिसर होगा, उस विभाग, उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो रेंज ऑफिसर वहां का होगा, वो जारी करेगा इसको। कलेक्शन बाय द विलेजर्स ओनली। अगर कोई वन पंचायत है तो उस वन पंचायत में कोई बाहरी व्यक्ति कलेक्शन नहीं करेगा, केवल वहीं का लोकल आदमी जो उस वन पंचायत का होगा वही कलेक्शन करेगा। और उस कलेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए उस व्यक्ति को 200 रुपए जमा करने होंगे। आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा तो आप बाद में मेरे से पूछ सकते हैं। 200 रुपए किसको? जो उस वन पंचायत का सदस्य या उस गांव का सदस्य होगा, वो, बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं। नेक्स्ट प्लीज। अब क्या है, ये तो कलेक्शन करने का था 200 रुपया। अब क्या है कि उस वन पंचायत से जब आप कलेक्शन करेंगे, उस पर भी आपको रॉयल्टी देनी है। कितनी रॉयल्टी देनी है? 100 ग्राम। अगर आपने 100 ग्राम कलेक्शन कर दिया फॉरेस्ट से कीड़ा जड़ी, तो उसमें आपको 1000 रुपया रॉयल्टी देनी है। 200 ग्राम होंगे तो 2000, वो उसी पे मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो 100 ग्राम पे आपको 1000 रुपया रॉयल्टी देनी है। किसको? किसान को। और वो जो रॉयल्टी के आपको निकासी मिलेगी, भाई आप उस रॉयल्टी के अगेंस्ट जब आपने फीस जमा कर दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो आप बाहर लेके जाएंगे। तो बाहर लेके जाएंगे तो आपको कितने दिन का टाइम मिलेगा? 15 दिन का। 15 डेज आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कहीं भी। उसके बाद वो आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जमा करना पड़ेगा, वो निकासी की मैं इसको डिस्पोज कर चुका हूं और ये आपकी निकासी रही, मैं इसको डिस्पोज ऑफ कर चुका। ठीक हो गया साहब? अब ट्रेडर की बात आती है। भेषज विकास इकाई के है, वन, ये जो आपका कुमाऊं मंडल विकास निगम है, गढ़वाल मंडल विकास निगम है, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन है, और एनी अदर ट्रेडर्स फ्रॉम आउटसाइड कंट्री। कोई भी अगर उसको ट्रेडर बनना है, कीड़ा जड़ी का व्यापार करना है, तो उसके लिए क्या है? 3 सर्टिफिकेट चाहिए। पहला सर्टिफिकेट इश्यू होगा एसपी के द्वारा, जो वहां का एसपी होगा, दैट इज कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कि वो कहीं इलीगल उसमें तो नहीं फंसा हुआ। तो एसपी के द्वारा उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, पहला।
दूसरा स्टेटस सर्टिफिकेट, status certificate will be issued by the related district magistrate of the district. तीसरा बैंक क्रेडिट लिमिट, भाई ये तो लाखों का है, मैंने अभी बताया आपको कि जो नंबर 1 ग्रेड का है 15 लाख का है, अगर आप 1 किलो का बिजनेस भी करते हैं तो आपको 15 लाख पैसे चाहिए, कहां से आएंगे? बैंक का आपका क्रेडिट लिमिट होनी चाहिए। 3 सर्टिफिकेट जब आप जमा करेंगे तब आप संबंधित फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एज ए ट्रेडर। उसके लिए आपको कितनी फीस देनी होगी? फॉर द फर्स्ट टाइम 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज आपको फीस देनी पड़ेगी और वो आप उसके बाद व्हेन इट इज नेसेसरी, हो सकता है आप दूसरे साल ना करें, आपने एक ही साल किया, बट इफ यू आर कंटिन्यूइंग दैट बिजनेस देन यू कैन रिन्यू आफ्टर पेइंग 1,000 मोर। 1,000 रुपए आप और देंगे और ये जो सर्टिफिकेट्स हैं इसको आपको रिन्यू करके वहां जमा करना होगा, फिर आपका रिन्यूअल हो जाएगा दोबारा से। कलेक्शन के लिए साफ बताया गया है कि ये रोटेशन बेस पे होगा, जो कि इनफैक्ट होता नहीं है। रोटेशन बेस पे का मतलब क्या है कि ये कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट को आप 2 भाग में बांटेंगे। एक कंपार्टमेंट में आप इस साल कलेक्शन करेंगे, दूसरे साल इस कंपार्टमेंट में, लेकिन ये इनफैक्ट होता नहीं है। ये रोटेशनल इसलिए बनाया गया है कि कंजर्वेशन हमारा खत्म ना हो, वो कीड़ा जड़ी सस्टेनेबल वे पे मिलते रहे। लेकिन जब आप फॉरेस्ट में जाते हैं, मैंने तो आई हैव ऑब्जर्व, अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने, मैं गया था तो वो जानते थे यार ये गवर्नमेंट ऑफिसर है, इसे शांत, अदरवाइज बाहर का आदमी एंटर करता तो 10,000 रुपया जुर्माना खाली एंट्री करने पे। तो वहां क्या होता, उस समय तो ये होता कि एक पीस मिल जाए गनीमत है, कौन जान रहा है ये सस्टेनेबल हो, कौन जान रहा है कंजर्वेशन हो, दिस इज द फैक्ट। तो सस्टेनेबल लिखा है हमने कि भाई ये रोटेशन बेस पे होना चाहिए, और ये 1 अप्रैल से 15 जुलाई इसमें टाइम है। जो भी कलेक्शन आप करेंगे 1 अप्रैल, भले मैंने बोला था 15 मई से पहले कोई कलेक्शन नहीं था, बुग्याल खुलते ही नहीं 15 अप्रैल मई से पहले तो जाते नहीं है वहां पे, बट एनीवे 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक ये होता है। जबकि जुलाई में मुश्किल होती, क्यों? जुलाई में बारिश आने से घास बढ़ जाती, फिर वो दिखता नहीं है, इतना तो छोड़ सा ऊपर दिखता है वो, तो कलेक्शन करना मुश्किल हो जाता। तो मैन इसका 15 मई से और जून में 30 जून तक इसका एक अच्छा सीजन होता है, जब भी कलेक्शन होता है। नेक्स्ट, नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी के लिए अगर किसी को कोई डाउट होगा, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, क्योंकि इसमें 95% हमारा रोल था शासन में, क्योंकि लोगों को पता नहीं था, देहरादून में जो बैठे थे उनको पता नहीं था क्या फील्ड की स्थिति है। तो मैंने फील्ड पूरा विजिट किया था, तो हमने ये पॉलिसी तब जाके बनाई थी। कहीं पे आप लोगों को कोई दिक्कत होगी, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। नाउ द कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है? जैसे मैंने बताया कि मेडिसिनल प्लांट्स के बाद सेकंड पोटेंशियल अगर है तो दैट इज इन द फील्ड ऑफ दिस मशरूम। उसमें मेडिसिनल मशरूम है, एडिबल मशरूम है, जो भी है, इसमें भविष्य है उत्तराखंड का, हिमालयन स्टेट्स का। इसमें क्या है कि मैंने देखा, जैसे अभी तक भी सर्वे और स्टडी पूरे उत्तराखंड या पूरे हिमालय की नहीं हुई है कि यहाँ पे कितने प्रकार के एडिबल मशरूम्स और मेडिसिनल मशरूम्स है। क्यों? देयर इज अ बिग गैप बिटवीन ट्रेडिशनल कंज्यूमर्स एंड साइंटिस्ट। पता ही नहीं, इतने दूर दराज कौन जाता है, मुझे पता है कोई, वो खुद बोलते हैं यहाँ कोई आता ही नहीं है जी। तो जब तक हम आपस में इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो कहां से होगा? तो बट इट इज मस्ट, ये होना चाहिए। अगर हम आगे इकोनॉमिक जेनरेशन माइग्रेशन को बचाने की बात करें, लोगों को रोजगार देने की बात करें, डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम की बात करें, तो ये हमें करना पड़ेगा। ये पहला पार्ट है, हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, सर्वे करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। दूसरा, जितने भी मशरूम है, हम कह रहे एडिबल मशरूम, मेडिसिनल मशरूम, एडिबल भी मेडिसिनली हुआ भाई। अगर हम उसको खा रहे किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उससे हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है तो वो मेडिसिनल है, बट ये स्टडी करनी पड़ेगी क्या कंपाउंड है उसमें, ये जरूरी है। वैल्यू एडिशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सबसे बड़ी चीज मार्केटिंग की है। अभी मैं बाहर 2-4 लोगों से इंटरेक्ट कर रहा था जिनके स्टॉल लगे हुए हैं, उनकी समस्या यही थी कि इसमें मार्केटिंग की दिक्कत है। एक अहमदाबाद में मेरे दोस्त हैं, वो दोनों कोर्डिसेप्स मिलिटरीज और साइनेंसिस दोनों को कल्टीवेट करते हैं लैब के अंदर। उनसे मैंने सुबह बात की तो वो कहने लगे इसकी मार्केटिंग की दिक्कत है। मैंने कहा क्यों दिक्कत है मार्केटिंग की? उन्होंने कहा जब से कोरोना नहीं था तब तक तो लोग इम्यूनिटी के बारे में जानते थे, लेकिन लोगों को तब तक इम्यूनिटी के लिए कितनी चीज आप ले सकते हैं ये पता नहीं था। अब उसके बाद क्या हो गया, लोग अवेयर हो गए, अरे तुलसी की चाय पियो इम्यूनिटी ठीक हो जाती है। कौन लेगा भैया 5 लाख रुपए किलो कीड़ा जड़ी? उन्होंने कहा एक तो रेट बहुत ज्यादा है इसलिए इसकी तरफ लोग नहीं जा रहे हैं, दूसरा जो बात यहां बाहर उभर के आई कि लोग अवेयर नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि कॉर्डिसेप्स क्या होता है या मेडिसिनल मशरूम क्या होता है। अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है।
तो वो कब होगा? भले आप इंटरनेट पे जाएंगे, आप Amazon.com, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन कितने लोगों की पहुंच होती है वहां तक जाने की? तो इसलिए अवेयरनेस इसमें बढ़ाई जानी चाहिए। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो मार्केटिंग अपने आप हो जाएगी। अवेयरनेस भी मार्केटिंग का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा, अवेयरनेस बढ़ाई जानी चाहिए। पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ मशरूम इज नेसेसरी। जैसे मैंने आपको बोला, अभी उत्तराखंड के अंदर केवल ऑफियो कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस या कीड़ा जड़ी की पॉलिसी क्लियर कट है। बाकी आपका जो दो मैंने अभी आपको और बताए, गैनोडर्मा का नहीं है, जो दूसरा है आपका उसका कुछ, तो अभी हमें इनकी भी पॉलिसी, मेरे ख्याल से हिमाचल में भी औरों की नहीं है शायद, जहां तक मुझे अंदाज है, जो मैंने वहां पे इंटरेक्ट किया। तो जो हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं, अगर उसके पोटेंशियल की पूरी संभावनाएं हैं तो लेट अस गो फॉर लीगल वे। अब जो ये बता रहा हूं मैं आपको, जो ये गैनोडर्मा है, मैंने देखा उन्होंने निकाल के रखा हुआ है, पता लगा कि वो बाजार में बेच नहीं पा रहे हैं, डर के वो अंदर ही सड़ के खत्म हो गया। तो जंगल से तो वो निकल गया ना, और वो ना कंज्यूमर तक पहुंचा और ना वो जंगल में रहा, और लैब के वो घर के अंदर सड़ गया। तो लेट अस बी क्लियर, पॉलिसी होनी चाहिए। तो मेरा ये सजेशन है कि जितने भी 3 कम से कम जो कॉमर्शियली कलेक्टेड मशरूम्स हैं फ्रॉम उत्तराखंड और अदर हिमालयन स्टेट्स, इनके लिए पॉलिसी बननी चाहिए। और जो लास्ट है, व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कल्टीवेशन डेफिनेटली बी ट्राइड। जब तक हम कल्टीवेशन पे नहीं आएंगे, हम सस्टेनेबिलिटी की बात नहीं कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं अपने डॉक्टर संजय कमल जी को बोलूंगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं इसके बारे में। हमारा जो प्रोग्राम है, इंटरनेशनल मशरूम फेस्टिवल के पीछे हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, हमने रोड मैप तैयार करना है। डॉक्टर साहब, आपका रियली बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर था। मोरओवर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है मशरूम को डील कर रहा है, इसके कर्ता धर्ता हम लोग हैं। सो मैं डॉक्टर संजय कमल जी को बोलूंगा कि वो आपके साथ क्लोजली टाई अप करके, क्योंकि हमने रोड मैप तैयार करना है। आप जो पॉलिसीज की बात कर रहे हैं शासन से, डेफिनेटली, क्योंकि मशरूम को हम देख रहे हैं यहाँ पे स्टेट में, तो डेफिनेटली जो जो हर्डल्स हैं, उन हर्डल्स को इसी रोड मैप में हम तैयार करके, कि मेरे को चीफ सेक्रेटरी साहब के स्पेशल ऑर्डर्स है कि जो वर्कशॉप है इसका बेनिफिट क्या होगा अल्टीमेटली। सो बेनिफिट के लिए रोड मैप हमने तैयार करना है। हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। सो आपकी रियली बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन थी। और मैं चाहूंगा कि हम इंटरनेशनल पब्लिकेशन निकाल रहे हैं अपना, एक सक्सेस स्टोरी है, आर्टिकल्स एंड यू नो, ये जो हमारे रिसर्च पेपर्स लोग पढ़ रहे हैं इसको, एक रेसिपी का जो है अभी क्या कैसे यूज होना है। एक ये भी है जी, ज्यादा हीट दे दो तो इसके जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो खत्म हो जाती है। सो मैं आपकी मदद चाहूंगा इसमें, Sure, आप हमारी हेल्प करेंगे डॉक्टर साहब। Sure, sir. रियली आपने बहुत ही कमाल का काम किया हुआ है। Thank you. वेरी हाईली थैंकफुल। Thank you. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर विजय। और डॉक्टर बवेजा साहब ने पहले कमेंट्स दे दिए कि इस चीज की जरूरत थी और लोगों को शायद मार्गदर्शन की जरूरत है। और कॉर्डिसेप्स मिलिटेरियस कल्टीवेट हो रहा है, जिसमें कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस भी कल्टीवेट हो रहा है इंडिया में। और कुछ और थोड़ा सा विग्रेसली थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, एक रोड मैप बनाने की जरूरत है, ताकि हम एक आम आदमी तक कॉर्डिसेप्स के जो डिफरेंट मे बी मिलिटेरियस और मे बी कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस हम पहुंचा पाए। सर्टनली मार्केटिंग जो इशू आपने उठाया एक बहुत बड़ा मुद्दा है मशरूम में, लेकिन योर लेक्चर वाज रियली वेरी मच इंफॉर्मेटिव। बहुत ही काफी इसमें इंफॉर्मेशन थी, खासकर एक आम आदमी के लिए। तो इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इफ मिस्टर इनू इज देयर नाउ, देन आई थिंक जापान से पहले जो है थोड़ा सा टाइम और लेंगे। हमारे साथ निशांत चौहान है, निशांत चौहान। डॉक्टर साहब ये न्यूजीलैंड में जो है काम करके आए हैं, शेफ, इज अ वेरी रिनाउंड शेफ। सो हमने इनको स्पेशल इनवाइट किया हुआ है। सो इन बिटवीन जापान के लेक्चर से पहले जो मैं इनको निशांत चौहान जी को चाह रहा था कि भी ये विद योर प्रायर परमिशन जो है हम निशांत चौहान जी को जो है वो जोड़ना चाह रहे थे। और रियली वेरी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है इनके पास भी। और इन्होंने हमारे को जो है ना वो इमोशनल कर दिया था, हम जब सारे बैठे हुए थे। तो मैंने इनको स्पेशल बोला मैं कि आप हमारे प्रोग्राम में आएंगे। सो डॉक्टर साहब अगर आपकी इजाजत हो तो इनसे बुलवाया जाए जापान वाले लेक्चर से, प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर शर्मा। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब। और चौहान साहब को इनवाइट करते हैं कि वो अपनी प्रेजेंटेशन दें, और फिजिकली आई थिंक वहीं प्रेजेंट है वो। तो प्लीज चौहान साहब प्लीज। यस सर, थैंक यू।
We are Mushroom Bros from Dehradun, Kuawala. We are a newly based organic farm. We just started like 6 months ago. I was doing mushroom farming for last 3 years, but now we have a four room indoor plant setup. So without wasting time, let's start with the presentation, please. Welcome to Devbhoomi, Uttarakhand. Before we begin, I want to sincerely thank Mr. Pushkar Singh Dhami, our Honorable Chief Minister for State of Uttarakhand, Mr. Subodh Unyal, the Agriculture Minister, Mr. Harminder Singh Baweja, the Director of Horticulture and Food Processing. A very thank to him for giving me this opportunity. My parents, Ms. Divya Rawat and Saraswati Rawat ma'am, and all the participants of this event. So we'll talk about how can we cook mushrooms and why we need to cook them. I'm really sorry, my voice is really terrible today. So yes, a little about us. Me and my brother started this farm 6 months ago. And our goal is to provide quality organic mushrooms to everybody in India. Because I stayed in overseas for a while and I realized everybody eating exotic mushrooms, which we do not find here. And these are the healthy superfoods for future. Yes, so that's about. So let's begin this journey. So before we start, let's know what is mycelium. So mycelium is the vegetative fungi, branches, filaments that is laying under the ground, which is not visible to the naked eye. But they are in symbiosis with the trees and plants all around the world. And so mushroom is actually a basic fruiting body of these fungi filaments. So that's the whole mushroom life cycle, if you can see. So they all start with spores, which we also call as just spores for now. And then they develop and make hyphae and mycelium, which further develops into the fruiting bodies when they feel their life is in threat. So that's when they produce the fruiting bodies so that they can spread the spores around. So cooking with mushrooms. So a lot of people have a myth that eating raw mushroom is more healthy. But if you really want all the nutrients out of mushrooms, you need to cook them first. So there are some certain hard proteins like beta glucan and things which you do not find in any other vegetables and things. So in order to get those nutrients for humans, we need to cook it thoroughly. If we do not cook it, those nutrients do not we cannot get the nutrients out of it. In jungle, fox and other animals can eat them raw because their digestive system is not like us. We have a very weak digestive systems for humans. So either you can heat treat the mushroom using, you can boil them, you can grill them, you can fry them, you can barbecue them. There are multiple options with soup. The possibilities are endless. So mostly you need to cook them above 60 degrees in order to get the flavors out. So usually mushroom pair well with vegetables like asparagus, leek, lemon, garlic, shallot, onions, fennels, peas, tomatoes. You can use other herbs like chive, marjoram. They are used a lot in Italian cooking. Throughout the world, you go anywhere, you'll find mushrooms. Just not in India, people are still under the process of learning things, but we are ready to follow the world and eat the healthy things, which keep every Indian healthy. Also, mushroom is known as the meat of the vegetable world, thus making them suitable for every vegan and vegetarian person out there. So even if you don't like meat, you don't want to eat it, you want to stay vegetarian, you can still enjoy those flavors by eating mushrooms. Thanking you so much. Thank you. I'm a little nervous to speak, so that's about it. Thank you so much for this opportunity, sir. Thank you, Johan ji. Thank you very much. Thank you, sir. मशरूम के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अभी अगर मिस्टर इनू जुड़ गए हैं जापान से, तो
अगर क्वेश्चंस मेरा बाद में लेंगे शॉन साहब. Absolutely. Please. Thank you very much. Thank you, sir. I think if Mr. Tunu is there on the line, then we can invite him to deliver the stock production technology lecture. And if it's not available, then we can request, I think, Dr. Rakesh Sharma. I was finding him there. I think Dr. Tunu is there, already is there. So, yeah, I'm here. Mr. Tunu is there. Welcome, Mr. Tunu. And I think you can deliver your talk on the stock production technology in Japan. Welcome. Okay. Yeah. Thank you for introducing me. Yes. Is that okay to share some kind of PowerPoint slide to explain what we're doing? Yes. Yes, you can share. You can go for the PPTs. You can present from your end. Can you see? Can you see the PowerPoint slide now? Yeah, your slides are visible. Yeah, it's visible. Okay. Right. You can go for full screen. Yeah. Thank you. All right. Let me introduce our company, what we are doing. So we are specializing in the exotic mushroom cultivation technology, and then we are located in Japan. And we have a very the passion to bring Japanese exotic mushroom cultivation technology to many countries. Now, of course, in India too. So, I think that's a very unique thing that our scheme was approved by JICA, and then we are doing this project from next year in Uttarakhand state from next year. So, what is our purpose there? One, we are researching the local mushroom, industry and the environment. Two, we are looking for the local partners in public or public or private sectors, and then for doing the same mushroom business together in future. So we are very welcome to you guys to contact me for the possible collaboration in the future. Then that is one of our case what we did in India in a couple years ago. That is a Manipur state. So we already tested exotic mushroom cultivation plant in Impal, India. Then we specialize in the shiitake cultivation. Then of course we had a very successful result. So you can see, we use all local materials. Except the shiitake spawns. We brought spawns from Japan, and then did make second generation, the third generation, then controlling the spawn quality in India. But we found we tested lots of local trees and local subsoil materials. Then we have a confidence, we can cultivate exotic mushroom with the local subsoil material like sawdust. So we probably do the same thing, same test in the Uttarakhand state after the next year. So for doing that, we need lots of help from local people to find the right materials. So what we do in the future mushroom business in Uttarakhand state, that we providing the incubated substrate block that is ready for fruiting, and then up to the incubation process, that is a key. That is a key for successful cultivation. So we're gonna take all most difficult part, and then we can provide incubated blocks to local farmer and the local people, so people can enjoy just for fruiting. That means you can expect very quick cash flow. And that is for example, from one of the incubation room in Japan. But we don't need that modern facility in the UK. We can do other way. It's just for example.
And then that is another example how how we are packaging the mushroom for the retail industry. So that's the old line, and then people are just packing every day. Then of course you can expect harvesting the mushroom every day with this skill. And then that is a quick flow chart where how to people understand much more easily for what we're doing. So we gotta provide the cultivation center. And then we can provide all incubated block to the contract farmers or contract individuals. So the contract farmers or individual can just fruit the mushroom bodies. So mushroom body you can expect to start harvest after just 10 days. 10 days after you receive the block. And that is another example, and then, contract farmer can distribute the fruits, mushrooms to the local market. Then the people can get, the income from local markets. That is our, the basic scheme for this JICA project. Yeah, and then, we are doing lots of business in worldwide. One of the partners in the Netherlands, which is called the CMC, that we provided some technologies. And then, of course, we are providing some another technology to the Germany. They are, leading company in these countries. So we are looking forward to hear from you in either public or private, and then to work together in the future in UK state. Thank you. Thank you very much, Mr. Kita. I think that was the name on the screen, but here actually, Sir, was there. Excuse me, sir, sorry. Giving the information on the Stachyma mushroom cultivation, and yes, I agree with you that Japan is really promoting this Stachyma mushroom cultivation in India. That list in Himachal Pradesh, they have entered. I think this JICA has entered into one MOU, and they have built excellent infrastructure. And one of the agriculture university here in Himachal Pradesh, and maybe you are working on the same lines in Uttarakhand. And I also visited one beautiful farm that is Slai mushroom farm that is, I think, with your help, it has been there in Manipur, exactly in Manipur, and in Imphal, it is situated in Imphal, and I visited that farm. Excellent facilities are there. So this Stachyma mushroom has been also identified as one of the most potential mushroom. Particularly for these northern states, particularly Himachal Pradesh, Uttarakhand, and all these northeastern states. And as you know that, of course, it is world's #1 mushroom, presently contributing nearly 26% out of this 43 million tons of mushroom in the world. And your country has contributed significantly, and for that reason only, I think this Stachyma mushroom is also known as Japanese mushroom. So we are looking forward to have more help from you and the cooperation, and certainly the genetic material. We are interested, India will be interested more in genetic material. We would like to have some high-yielding strains and better quality strains. And the fruiting period, probably it is a small question, that fruiting period is how many days for your strains? 10 days for the first flush after the incubation. After spawning, how many days? 10 days. Spawning, how many days is it taking? After spawning, for incubation stage, it would take us 3 months. 3 months for fully incubated. So after 90 days, the first flush is appearing. Yeah, so we can do incubation stage. Yeah, we can provide incubated block. Then we can give the incubated block to the farmers and the individuals. So they can just do the fruiting for mushrooms. So then they can just take 10 days for first flush. So that's very quick. Right, so certainly we would like to have that exchange of the germplasm exchange because I'm speaking from Directorate of Mushroom Research.
It is only one institute that is working on mushroom, that is working under the basis of this Indian Council of Agriculture Research. And with this, I thank you very much for this nice presentation. Thank you. Thank you. Sorry to interrupt, sir. I would like to tell whatever Professor Nagano has said in Hindi. Can I, with your permission, can I please, continue? Madam Harisha, please. Thank you, sir. प्रोफेसर नगैनो जिन्होंने अभी जापान से शिटाके मशरूम के बारे में बताया है, वो सलाई इंटरनेशनल जापान कंपनी लिमिटेड से हैं और उन्होंने उत्तराखंड में आके यहाँ पर जायका नाम का एक हमारा स्कीम है जहाँ पे उन्होंने कोलैबोरेशन किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट से. उत्तराखंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आल्सो इज टेकिंग केयर ऑफ दैट. और उनका ये मानना है कि उन्होंने बहुत रिसर्च किया है और बहुत उन्होंने जापान में शिटाके मशरूम अलग अलग स्टेन से, अलग अलग वैरायटी से और बहुत अच्छी क्वालिटी का मशरूम उन्होंने पैदा किया है जो वो इंडिया में लाना चाहते हैं. तो वो उसको लाने के लिए उनको यहाँ पर लोकल लोग चाहिए, लोकल पीपल चाहिए जो लो कॉस्ट मटेरियल पे वो सबस्ट्रेट बनाएंगे और उसका जो स्पॉन होगा, क्योंकि हमारे पास इंडिया में अभी वो स्टेन नहीं है जो उनके पास है, तो वो स्टेन वो जापान से लेके आएंगे. यहाँ के लोकल ट्रीज से और लोकल मटेरियल से वो सबस्ट्रेट बनाएंगे और वो लोकल पब्लिक में बांटना चाहते हैं. वो उनके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं. उनका फर्स्ट ये है फ्यूचर जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ है कि वो इंक्यूबेशन प्रोसेस जो है, वो इंक्यूबेशन प्रोसेस मतलब है कि जब हम सबस्ट्रेट में बीज डाल देते हैं, बीज डालने के बाद जब माइसीलियम ग्रो होता है, उस ग्रोइंग का पीरियड हम इंडिया में जो हमारा स्टेन है हम 45 to 50 डेज में कर लेते हैं, मगर उनके पास जो है वो 3 महीने में वो कर पाते हैं. तो इसलिए वो इंक्यूबेशन प्रोसेस अपने यहाँ पर रखना चाहते हैं और सिर्फ फ्रूटिंग बॉडीज के लिए जो कि 10 दिन में ही हो जाती है, वो फ्रूटिंग बॉडीज के लिए वो ये लोकल पब्लिक में बांटना चाहते हैं. और वो उसी हिसाब से जो बैग्स हैं वो जिनके साथ उनका कोलैबोरेशन होगा उनको वो बैग्स वो देना चाहते हैं. सेकेंड उनकी स्कीम है पैकेजिंग स्कीम, जो वो लेके आ रहे हैं. उनके पास अपने पैकेजिंग मशीन्स हैं, अपने पैकेजिंग, जैसा कि आपने अभी पीपीटी में देखा भी है, उनके पास अपना पैकेजिंग मशीन्स है, पैकेजिंग स्टाइल है और उसी पैकेजिंग में वो फार्मर से पैकेजिंग कराएंगे और आगे उनकी जो मार्केट है उसमें वो सेल करेंगे. थर्ड उनका वो है कि उनको एक कल्टीवेशन सेंटर चाहिए जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया है. सारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स वो करेंगे, लाइक अलग अलग इट्स अ हब एंड स्पोक मॉडल, जिसमें वो कल्टीवेशन सेंटर उत्तराखंड गवर्नमेंट से करेंगे. एक मेन कल्टीवेशन सेंटर होगा और कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स उनके होंगे ऑल ओवर उत्तराखंड, जहां से वो शिटाके मशरूम लेंगे और उसको वहां पर वो बाय बैक करेंगे आफ्टर पैकेजिंग एंड ऑल. देन दे हैव अ कोलैबोरेशन, उनका कोलैबोरेशन है नीदरलैंड से और जर्मनी से राइट नाउ, और अगले साल वो इंडिया में भी शुरू करेंगे फर्स्ट विद उत्तराखंड गवर्नमेंट एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट. थैंक यू. Thank you very much, Madam Harisha. And I think Dr. Rakesh Sharma is there. He is the next presenter. He is going to speak on value addition of mushroom for entrepreneurs development. Dr. Rakesh Sharma, please. I think he was there. Maybe I think he's again present virtually. I think he's going this presentation virtually. Virtually, I think. Yeah, he was there on the screen, but at this moment, I'm not finding him because only nearly 18 participants are there, but he's not there on the screen. If not there, in the meantime, probably Professor Lakhanpal sir is also not there. And Professor Lakhanpal, I have not seen. Whether is present there physically? Baveja साहब वहाँ पे हैं क्या? हाँ, मैं तो हूँ डॉक्टर साहब, पर नहीं, प्रोफेसर लखनपाल साहब हैं क्या? सर नहीं है, डॉक्टर लखनपाल है. तो if you permit,
इफ यू परमिट देन मेरा प्रेजेंटेशन मुझे लगता है एक और सेशन में था लिस्ट किया आपने, सेशन नंबर 5 में वैल्यू एडिशन फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट ऑन मशरूम, जो 4 से 6 बजे तक है। तो मेरा एक मीटिंग था शाम के टाइम, अगर आप परमिट करें तो मैं इसमें प्रेजेंटेशन दे दूं अपना। प्लीज डॉक्टर साहब आप प्रेजेंटेशन दे दें। और थोड़ा सा मैं आपको जायका के बारे में भी जिक्र आया और लेक्चर था इनका जापान वालों का। सो हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं रमेश चंद शर्मा जी, वो हमारे साथ ही हैं इस शो में। और जायका के साथ जो है हमारी सरकार है वो प्रोजेक्ट मेरे डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के साथ भी, हमारे साथ भी जायका का प्रोजेक्ट चला हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट के साथ भी चला हुआ है। सो मोस्टली हम जैसे नेक्स्ट ईयर की बात आई, सो ये जायका वाला जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि हम जापान के साथ जो है वो कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं रिगार्डिंग हमारा मार्केटिंग टाई अप हो जाए अच्छे से। और जहाँ तक फार्मर्स की चूज करने की बात आई, वो काम हमने करना है सारा का सारा, टोटली जितना भी प्रोजेक्ट है हमारा। अभी भारत सरकार को भी हमने 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट सबमिट किया है हॉर्टिकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि मशरूम जो है हॉर्टिकल्चर देख रहा है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट देख रहा है यहाँ पे। तो 2000 करोड़ का प्लान रिसेंटली हमने भारत सरकार को सबमिट किया है, और कुछ क्वायरीज हैं उसका मे बी 1 और 2 डेज जो है वो हम उनका जवाब दे रहे हैं उनको। सो मशरूम जो है हमने उसमें रखा हुआ है। सो डॉक्टर साहब हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि आप तो डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम डायरेक्टर हैं, तो डेफिनेटली आपके बिना तो हम चल ही नहीं सकेंगे, आपको साथ लेके चलेंगे सर। और डेफिनेटली उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल को भी देखेंगे, ताकि हिमाचल के ग्रोवर्स का भी जो फ्यूचर है, इकोनॉमी जो है वो स्टाके के थ्रू जो है वो चेंज आए उसमें। क्योंकि कल हमारे को ऑनरेबल मिनिस्टर भी बोल के गए कि भी थोड़ा सा चेंज लाना है, हमने चेंज ही लाना है कि हमारे फार्मर्स की इकोनॉमी जो है वो बड़ी फास्ट मूव हो, और अच्छे से जो है उनकी इकोनॉमी जो है हम उनको अच्छे से ग्रो कर सकें। सो हम बिल्कुल डिफरेंट काम करेंगे, और जैसे भट्ट साहब ने सुजेशंस दिए हैं हमारे को, सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब एक रोड मैप हमने तैयार करना है, उसमें भी आपकी मदद चाहिए होगी। सो प्लीज अपनी प्रेजेंटेशन आप, हाँ चलो डॉक्टर वेद अपना डॉक्टर साहब जो है अपनी प्रेजेंटेशन दे लेंगे प्लीज डॉक्टर साहब। उसके बाद डॉक्टर राकेश का भी मैसेज आ गया है कि भी वो भी हमारे को ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर वीपी शर्मा प्लीज, डॉक्टर साहब प्लीज अपनी प्रेजेंटेशन दें प्लीज। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इसकी अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। और जो आपने बोला मुझे पूरा भरोसा है, यकीन है, क्योंकि आपका जो जज्बा है काम करने का, मुझे लगता है कि अगले 2 सालों के अंदर अंदर जो उत्तराखंड स्टेट है, क्योंकि जिस तरह से ग्रोथ इसमें उत्तराखंड स्टेट में हो रहा है मशरूम का, और एक बिहार स्टेट है जहाँ में मशरूम की ग्रोथ बड़ी तेजी से हो रही है, बट उत्तराखंड का एक मॉडल बहुत ही यूनिक मॉडल है, और आप जैसे लोग उसमें जुड़े हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड भारतवर्ष का जो है नंबर 1 स्टेट मशरूम की कल्टीवेशन में होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। थैंक यू वेरी मच। और मैं इसके साथ ही अपनी प्रेजेंटेशन, जो कि करंट सिनेरियो ऑफ मशरूम इन इंडिया एंड वर्ल्ड है, और वर्ल्ड का सिनेरियो एक हमारे प्रेडेसर में डॉक्टर मंजीत सिंह को भी ऑलमोस्ट वर्ल्ड सिनेरियो को दिया, तो वर्ल्ड सिनेरियो में तो कुछ बोलूंगा, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आफ्टरनून में उनका लेक्चर होगा। तो मैं अपना जो करंट सिनेरियो ऑफ मशरूम इन इंडिया एंड वर्ल्ड है इसको शेयर करने जा रहा हूँ। जी करिए शेयर। हो गया। मुझे लगता है मेरी स्लाइड्स विजिबल होंगी। विजुअल है डॉक्टर साहब। धन्यवाद। मेरी स्लाइड्स इंग्लिश में, लेकिन मैं बोलूंगा हिंदी में प्लीज डॉक्टर साहब, ताकि और बहुत साइंस कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सी एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मशरूम हिस्ट्री, मशरूम का जो सिनेरियो हमारे देश में उसके बारे में बता रहा हूँ। तो पुनः सबका स्वागत और धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। मैं अगले लगभग 20-25 मिनट में इसको खत्म करने का कोशिश करूंगा कि पूरे विश्व में और भारतवर्ष में जो मशरूम प्रोडक्शन का सिनेरियो है और भारतवर्ष में क्या है। लगभग मशरूम की खेती इस वक्त पूरे विश्व के लगभग 100 देशों में हो रही है, और चीन नंबर 1 पे है, लगभग 360 लाख मिलियन टन के करीब करीब उसका प्रोडक्शन है। और नंबर 2 पे जापान है, जो कि एशियन कंट्रियां दोनों ही, और जापान का प्रोडक्शन 4 लाख 4.5 लाख के करीब करीब है।
लेकिन दोनों में डिफरेंस देखेंगे आप, चीन का 360 लाख टन और जापान का लगभग 4.5 लाख टन, एक ह्यूज डिफरेंस है। और ये मानना पड़ेगा कि चीन ने बहुत ही तरक्की इसमें मशरूम में की है। अमेरिका तीसरे नंबर पे है और भारतवर्ष उत्पादन की दृष्टि से मशरूम में हम लगभग 2,42,000 टन के करीब मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। हम छठे स्थान पे हैं। एशियन कंट्री ही साउथ कोरिया देख सकते हैं आप, ये भी एक इम्पोर्टेंट कंट्री जहाँ मशरूम का काम हो रहा है। और यूरोपियन कंट्री में स्पेन और अमेरिका में कनाडा, ये कुछ प्रमुख देश हैं जहाँ पे मशरूम का उत्पादन हो रहा है। मशरूम के इतिहास की ओर जाएं तो मशरूम का इतिहास बहुत ही पुराना है। सबसे पहला मशरूम ऑरिकुलेरिया, जिसे वुड डियर मशरूम के नाम से जानते हैं, चीन में बहुत ज्यादा इसका डिमांड है इस मशरूम का, और लगभग 6-7-8 मिलियन टन के करीब करीब 70 से 80 लाख टन के करीब करीब मशरूम का उत्पादन चीन में होता है। लेकिन भारतवर्ष में नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, वहां पे इस मशरूम को पसंद करते हैं लोग, लेकिन बाकी भारत में इसको पसंद नहीं करते। और ये पहला मशरूम था जिसकी खेती लगभग आज से 1420 वर्ष पहले चीन में हुई थी। और जो बटन मशरूम है, जो सबसे एक कॉमन मशरूम है, पॉपुलर मशरूम है भारतवर्ष में, इसका खेती 1650 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था और ये अभी भी भारतवर्ष में सबसे पॉपुलर मशरूम है। जब मशरूम का खेती शुरू हुआ तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलर मशरूम ये बटन मशरूम ही था। एक अन्य मशरूम पेडिस्ट्रा मशरूम, हमारे उड़ीसा के राज्य में अब जब जाएंगे उत्तरी इसमें पूर्वोत्तर राज्यों पूर्वी राज्यों में, तो जो उड़ीसा है वहां पे मशरूम सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और सबसे पहले कल्टीवेट होने वाला मशरूम भारतवर्ष में पेडिस्ट्रा मशरूम ही था, जिसकी खेती 1942 में तमिलनाडु में कोयम्बटूर में की गई थी। ये 5 स्पीसी जो मशरूम की हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही जो ऑयस्टर मशरूम है, ढिंगरी मशरूम जिसे भारतवर्ष में कहते हैं, ये मशरूम, इसकी खेती 1917 में जर्मनी में इसका शुरू हुआ था। और कुल मिलाकर के जो 6 मशरूम है पूरे विश्व में लगभग 90% के करीब उत्पादन इन्हीं 6 मशरूम का होता है। अगर हम विश्व में मशरूम के उत्पादन की दशा देखें तो जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसके बाद ही जो कमर्शियल मशरूम प्रोडक्शन का शुरू हुआ, और शुरू के सालों में लगभग आप देख सकते हैं 25 साल तक जो ग्रोथ थी, जो मशरूम का ग्रोथ हुआ बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ा। उसके बाद थोड़ी सी तेजी मशरूम की ग्रोथ में आई, लेकिन पिछले 20 सालों में जो मशरूम की ग्रोथ है पूरे विश्व में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वहां पे देखी जा रही है। और अगर देखें पिछले 60 सालों में 250 गुना के करीब करीब मशरूम के उत्पादन में वृद्धि पूरे विश्व में हुई और पूरा विश्व इस वक्त लगभग 430 लाख टन के करीब करीब मशरूम का उत्पादन कर रहा है। जहां तक डिफरेंट मशरूम स्पीसीज का कंट्रीब्यूशन का सवाल है, तो 1960 में बटन मशरूम सबसे प्रमुख मशरूम होता था और जितना भी उत्पादन होता था उसका लगभग 78% मशरूम का उत्पादन जो था वो बटन मशरूम का होता था। स्टाके दूसरा एक महत्वपूर्ण मशरूम था और 15% योगदान इसका था। बाकी अन्य मशरूम का योगदान 7% के करीब करीब 1960 में था। 1990 में आते आते बटन मशरूम का शेयर लगभग 38% रह गया और नंबर 2 पे लोटस ढिंगरी मशरूम जो है वो इमर्ज हुआ। इसमें कई स्पीसीज हैं, लोटस में कई स्पीसीज हैं, जो कई तरह की स्पीसीज, ऐसा नहीं कि एक स्पीसी है। ऑयस्टर मशरूम में 24% का योगदान इसका रहा और ऑरिकुलेरिया तीसरे नंबर पे आया जो 11% योगदान था। स्टाक के चौथे नंबर पे चला गया। और बाकी जो मशरूम की स्पीसी, जो लेमुलिना एक विंटरिया मशरूम होता है, बहुत ठंड में उगता है मशरूम, और बॉलवेरेला गर्मी के इलाके में उगने वाला मशरूम है, जिसे पेडिस्ट्रा मशरूम भी बोलते हैं, चाइनीज मशरूम भी बोलते हैं, क्योंकि 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसको पेडिस्ट्रा के ऊपर, पुआल के ऊपर इसको ग्रो करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो 6 मशरूम है इनका उत्पादन 92% के करीब करीब 1990 में भी था। 2013 में आते बटन मशरूम का शेयर, जो कि भारतवर्ष में अभी भी सबसे ज्यादा प्रचलित मशरूम है, 15% रह गया और नंबर 1 पे मशरूम का स्टाक के इमर्ज हुआ 22% का कंट्रीब्यूशन के साथ। नंबर 2 पे ढिंगरी की स्पीसीज और नंबर 3 पे जो ये कान की तरह मशरूम होता है, ऑरिकुलेरिया वुड डियर मशरूम जिसे बोलते हैं, ये, और चौथे नंबर पे बटन मशरूम चला गया। और फ्लैमुलिना विंटर मशरूम जो कि ठंड में उगने वाला मशरूम, और बॉलवेरेला ये 5% के साथ 6 मशरूम, 90% योगदान दोबारा से इन 6 मशरूम का रहा। जो लेटेस्ट डाटा है 2018-19 का, उसके मुताबिक बटन मशरूम का शेयर पूरी वर्ल्ड की मार्केट में 11% रह गया। नंबर 1 मशरूम स्टाके मशरूम अमरजू है, जिसका कंट्रीब्यूशन 26% के करीब है, और नंबर 2 पे ऑयस्टर और 3 वुड डियर मशरूम। ये दोनों मशरूम 21% योगदान देकर दूसरे नंबर पे 21% योगदान दे रहे हैं, और चौथे पे बटन मशरूम है 11% के साथ, फ्लैमुलिना 7 और पेडिस्ट्रा मशरूम का शेयर कुछ और कम हो गया। और जो बाकी मशरूम है, लगभग 60 मशरूम की खेती कमर्शियली हो रही है पूरे विश्व में, और बाकी जो मशरूम है उनका 13% का योगदान है। अब हो सकता है कुछ लोग ये समझें कि बटन मशरूम का उत्पादन कम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है।
कंपैरेटिवली जो ग्रोथ दूसरे मशरूम की हो रही है बड़ी तेजी से हो रही है, उनका योगदान ज्यादा बढ़ रहा है। बटर मशरूम की ग्रोथ में भी वृद्धि हो रही है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल प्रोडक्शन में कम हो रहा है। ये पूरे विश्व का देख सकते हैं आप, कंटिनेंट वाइज टोटल वर्ल्ड मशरूम प्रोडक्शन 2019 का जो डाटा अभी एक पेपर मंजीत सिंह साहब ने लिखा है, जिसमें डॉक्टर मंजीत सिंह साहब, मैं और श्वेत कमल हैं। इस पेपर को अभी पब्लिश किया गया है, अभी कुछ दिन पहले ही। इसके मुताबिक जो कुल उत्पादन होता है मशरूम का पूरे विश्व में, उसका 82.8% का जो कंट्रीब्यूशन है एशिया की कंट्रीज आते हैं। एशिया में कौन कौन से देश इंपॉर्टेंट है? चीन, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, ईरान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ताइवान, वियतनाम, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। ये प्रोडक्शन वाइज ही हैं, जैसे जैसे उनका प्रोडक्शन है उस हिसाब से उनको लिस्ट किया गया है। और यूरोपियन कंट्री से जो दूसरा नंबर पे हैं, 12% के करीब योगदान उनसे आ रहा है। उसमें मेन कंट्रीज हैं पोलैंड, रशिया, टर्की। ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ये तीनों कंट्रीज में, बेल्जियम, हॉलैंड में प्रोडक्शन स्टैग्नेंट है, ऑलमोस्ट उनमें मैच्योर जैसे हो गया है कि जैसे जो प्रोडक्शन 5 साल पहले था उतना प्रोडक्शन वहां पे आज हो रहा है। और कुछ देशों में, खासकर इनमें देखें अगर हंगरी, स्पेन, फ्रांस, जापान, इटली वगैरह में, इनमें प्रोडक्शन मशरूम का कम हो रहा है। और बाकी अन्य देश हैं वहां पे आयरलैंड, ब्रिटेन, बेलारूस, स्विट्जरलैंड, जिनमें मशरूम का उत्पादन होता है। ओशियाना, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, 0.4% का योगदान इन देशों से आ रहा है। अफ्रीका में 0.3% का योगदान आ रहा है, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका। और अमेरिका में यूएसए, कनाडा मेन 2 कंट्रीज है जहां से प्रमुख योगदान मशरूम की प्रोडक्शन में आ रहा है। मैक्सिको और ब्राजील से बाकी दूसरे देश हैं। जो एशियन कंट्री है, यहाँ देख सकते हैं एशियन कंट्री में भी जो टोटल प्रोडक्शन है हमारे एशियन वर्ल्ड की प्रोडक्शन में हम 83% के करीब कंट्रीब्यूट कर रहा है एशिया कंटिनेंट। जो 90% प्रोडक्शन है वो चाइना मेनलैंड से आ रहा है। और बाकी जापान 4.8% और इंडिया का इसमें 1.8% के करीब कंट्रीब्यूशन है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया 0.2 और अदर्स 2.5%। कुल मिलाकर के जितने भी एशियन कंट्री हैं उसमें भी 90% या 91% के करीब योगदान चीन से आ रहा है हमें। आप भी देख सकते हैं चीन ने किस तरह से प्रगति किया। 1978 में जब पूरे विश्व का जो उत्पादन था 0.06% के करीब था, तो उस टाइम चीन 6% कंट्रीब्यूट करता था। लेकिन 22 और 14 36 सालों में आप देख सकते हैं कि चीन का कंट्रीब्यूशन लगभग 87% के करीब हो गया। अब अगर थोड़ी सी नजर डालें कि चीन ने इतनी प्रगति क्यों की, नंबर 1 वहां पे डाइवर्सिफिकेशन की ओर गए। हम यहाँ पे भारतवर्ष में आज भी बटन मशरूम के पीछे भागे हैं, जबकि अब पिछले कुछ सालों से हम 4-5 मशरूम कमर्शियल कल्टीवेट कर रहे हैं, जबकि चीन में लगभग 61 मशरूम की स्पीसीज को कल्टीवेट किया जाता है कमर्शियली। तो एक तो डाइवर्सिफिकेशन की ओर गए, उन्होंने विविधीकरण की ओर गए। जो स्पीसीज वहां पे सुइटेबल थी, जो शॉर्ट ग्रोइंग स्पीसीज थी, क्विकली जिनसे रिटर्न मिलता था, वैसी स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरा, रीजन स्पेसिफिक अप्रोच में, जहां पे जो टेम्परेट एरिया वहां पे टेम्परेट मशरूम को ग्रो किया जा रहा है, जो ट्रॉपिकल एरिया वहां पे ट्रॉपिकल मशरूम को ग्रो किया जा रहा है। इस टाइप की अप्रोच भारतवर्ष में नहीं है। डिवीजन ऑफ लेबर, वहां पे जो लोग स्पान प्रोडक्शन में स्पान प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो कंपोस्ट प्रोडक्शन है वो कंपोस्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं, और जो कल्टीवेशन में कल्टीवेशन कर रहे हैं, जो मार्केटिंग में कल्टीवेशन मार्केटिंग कर रहे हैं। लेबर का डिवीजन किया है। एक स्पीकर पीछे थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि यहाँ पे भारतवर्ष में एक ग्रोअर हर काम करना चाहता है, स्पान प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक सब काम करते हैं हम लोग। वो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो एक चौथा जो वहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, मल्टी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। वहां पे इंजीनियरिंग सेल्स भी वहां पे, आईटी सेल भी वहां पे, और बायोलॉजी भी वहां पे। ये सारे के सारे जितनी भी डिफरेंट ब्रांचेज है साइंस की, ये मिलकर के काम कर रहे हैं। और वहां पे हंड्रेड्स ऑफ इंस्टीट्यूट मशरूम के ऊपर काम करते हैं। और मशरूम चेन में 6 सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है, जबकि भारतवर्ष में मशरूम क्रॉप कहीं पे इसका स्टैंड नहीं करती। तो एक इंपॉर्टेंट क्रॉप के रूप में उसको माना गया है, और वहां पे एक सेपरेट मिनिस्ट्री है जो मशरूम के ऊपर काम करती है। और इसके साथ ही जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ह्यूज डोमेस्टिक कंजम्पशन। जहां तक मशरूम कंजम्पशन की बात है, चीन वाला एक चीनी आदमी लगभग 22 से 25 किलो मशरूम एक साल में खाता है, जबकि हमारी कंजम्पशन बहुत ही कम है। हम सिर्फ 150 ग्राम से लेके 160 या 170 ग्राम तक एक आदमी मशरूम का कंजम्पशन करता है। ये कंजम्पशन के बारे में बातचीत की गई है। देखिए, वर्ल्ड का एवरेज 5 से 6 किलो है, वो भी चीन की वजह से आया, क्योंकि पॉपुलेशन 1/4 पॉपुलेशन ऑलमोस्ट चीन में है। तो उसकी वजह से, क्योंकि चीन का जो कंजम्पशन है मशरूम का बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से जो वर्ल्ड का एवरेज है 5 से 6 किलो एवरेज आ रहा है। जबकि इंडिया में जो हमारा एवरेज है 150 ग्राम से 170 ग्राम से है। जापान का प्रोग्रेस आप देख सकते हैं, जापान में भी लगभग 4,72,000 टन के करीब मशरूम का उत्पादन है। और वहां पे मजे की बात है कि वहां पे बटन मशरूम की खेती नहीं होती। वहां पे तीसरे मशरूम है फ्लैमुलिना, जो विंटर मशरूम है, इप्सीजाइगस एक ब्लू ढिंगरी की तरह होता है, स्टाक के जापानीज मशरूम है,
ग्राइफोला मेडिसिनल मशरूम है, ग्राइफोला मेटाकिया मशरूम बोलते हैं इसको, प्लोटस सेरेंजाई किंग वेस्ट मशरूम के नाम से, और प्लोटस स्पीसीज, 3 मशरूम की खेती वहां पे होती है और ज्यादातर मशरूम की स्पीसीज का उत्पादन वहां बढ़ रहा है, जापान में बढ़ रहा है। वहां पे ऐसा नहीं कि पूरे कंट्री में मशरूम का उत्पादन हो रहा है, लेकिन कुछ एक प्रोविंसीज है जहां पे ज्यादा मशरूम का उत्पादन हो रहा है। इस तरह यूएसए में सिर्फ बटर मशरूम ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और वहां पे खाने का जो तरीका लोगों का वर्ष 1960-65 के करीब जो ज्यादातर लोग वहां पसंद करते थे, कैन मशरूम को पसंद करते थे, लेकिन अब वहां पे फ्रेश मशरूम को ज्यादा लोग पसंद करते हैं, और बटर मशरूम वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट मशरूम है। वहां पे भी पेंसिल्वानिया स्टेट में जितना मशरूम का उत्पादन यूएसए में होता है, वो 65% जो प्रोडक्शन है सिर्फ एक स्टेट पेंसिल्वानिया में ही होता है। इस तरह से कनाडा में जो 2 स्टेट्स हैं मेनली प्रमुख तौर से, ये देख सकते हैं आपकी 90% प्रोडक्शन जो है सिर्फ 2 स्टेट से टोटल देश का वहां पे मशरूम का उत्पादन होता है। यूरोपियन कंट्रीज हैं, उसका मैंने बताया कि ज्यादातर देशों में वहां पे मशरूम, कुछ देशों में मशरूम का उत्पादन कम हो रहा है और कुछ में लगभग स्टैग्नेंट सी ग्रोथ है, कुछ में वहां पे मशरूम का उत्पादन बढ़ रहा है। डिफरेंट देशों में डिफरेंट मशरूम की स्पीसीज हैं वहां पे कमर्शियली कल्टीवेटेड होती हैं। यूएसए मैंने बताया बटर मशरूम है, चीन में 60 मशरूम की स्पीसीज है, जापान में मैंने बताया कि बाकी मशरूम की स्पीसीज है, बटर मशरूम वहां पे नहीं होता। मलेशिया में वेस्टर्न मशरूम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और थाईलैंड की बात कर रहे थे, वहां पे वेस्टर्न मशरूम की बात कर रहे थे। डॉक्टर एनन बता रहे थे कि लगभग 80% जो प्रोडक्शन है मशरूम का वो सिर्फ वेस्टर्न मशरूम की स्पीसीज होता है। तो वर्ल्ड ट्रेड की बात करें अगर, तो कुल मिलाकर के जो वर्ल्ड ट्रेड है हमारा $51 बिलियन का टोटल मशरूम का है, और मेडिसिनल मशरूम दे आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लगभग 31% जो ट्रेड है वर्ल्ड में वो प्योरली मेडिसिनल मशरूम का। अभी एक पिछले स्पीकर थोड़ा बात कर रहे थे कि जो मशरूम है उसकी मेडिसिनल वैल्यूज भी होती हैं, और इसलिए जो मशरूम है वो मेडिसिनल मशरूम ही होते हैं। लिटिल बिट थोड़ी सी उसको क्लासीफाई किया गया है। कुछ मशरूम ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल गैनोडर्मा, वो बिटर होता है खाने में और उसकी दवाइयां कैप्सूल वगैरह मार्केट में मिलते हैं, वो प्योरली मेडिसिनल मशरूम है, वो एडिबल नहीं है। तो कुछ ऐसे मशरूम है, फॉर एग्जांपल कॉर्डिसेप्स, कीड़ा जड़ी मशरूम, यूसी श्रेणी में आता है, कि इसको एक मेडिसिन के रूप में ही खा सकते हैं, क्योंकि जब एक सिंगल उसका फूड बॉडी लगभग 500 रुपए में या उससे महंगा मिलता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काफी महंगा ही होगा और इसको खाया नहीं जा सकता। अब हम भारतवर्ष की बात करते हैं। भारतवर्ष में जो मशरूम का खेती था 1961 में शुरू हुआ, जब एक स्कीम हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट ऑफ मशरूम कल्टीवेशन हिमाचल प्रदेश लॉन्च किया गया था। कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो था स्टेट का, उसमें स्कीम दी गई थी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। 1971 में एक कोऑर्डिनेटेड स्कीम भी लॉन्च की गई जिसका हेडक्वार्टर सोलन में ही था, और इसके साथ 3 स्टेशन सब स्टेशन भी थे, लुधियाना, दिल्ली और बेंगलोर में। और इसी बीच इसी स्कीम के तहत बाहर के जो एफएओ एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने 1965 से 72 तक ईएफ के मेंटल साहब ने यहाँ विजिट किया। उसके बाद 74 में डॉक्टर हेज यहाँ पे आए, और 1977 से 82 तक जे टनी यहाँ पे आए, और इन लोगों ने जो भारत की एक मशरूम इंडस्ट्री की एक दिशा थी, उसको देने में बहुत अहम भूमिका निभाई। ऑडियंस के बीच में ही उदराम ठाकुर जी वहाँ बैठे हैं, और काफी इन लोगों को मुझे लगता है कि इन सभी लोगों को ये जानते होंगे, इन लोगों से इनकी परिचिति होगी। उसके बाद 1983 में जो आज डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च है, कुंभ अनुसंधान निदेशालय, इसकी स्थापना एक नेशनल सेंटर फॉर मशरूम रिसर्च एंड ट्रेनिंग के रूप में हुई, और हमारे एक्टिव सेंटर जो है वो उसकी भी लॉन्च की गई। इसके 5 सेंटर थे उस वक्त, जो लुधियाना में था, पंतनगर, रायपुर, कोयम्बटूर और पुणे में था। और शुरू में 1965 के करीब एक पहला फार्म एक कसौली में बना, मधुकोली फार्म बनाया गया यहाँ पे, और 1968 से लेके 70 तक 4 और फार्म भारतवर्ष में बने, जो कि टैग्स मैसराडो दोची में बना, चैल में, जो महाराजा पटियाला का फार्म था। अब वो बंद हो गया है लेकिन, और इसके साथ ही सैगल मशरूम फार्म कसौली में बना, और कर्नल कैक मशरूम फार्म श्रीनगर में, और ब्रिगेडियर हरमिंदर सिंह फार्म अंबाला में बना। और ये सारी टेक्नोलॉजी भारतवर्ष की नहीं थी, इन लोगों ने सारी इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी, बाहर के देशों की टेक्नोलॉजी यहाँ पे, और खासकर जो हॉलैंड की टेक्नोलॉजी, जो सुबह हमने इसी सेशन में ऑटोमेशन के ऊपर जिन्होंने भाषण दिया, उसी देश के लोगों ने यहाँ पे काफी हेल्प इन फार्म को बनने में किया। और मेजर इम्पेटस आप देखें थोड़ा इतिहास में, 1992 से लेकर 1997 से जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें दिया गया सरकार द्वारा 30 कंपोस्टिंग यूनिट्स और 29 पान लेबोरेटरीज लगभग 21 राज्यों में खोली गई, जो काफी राज्यों में फंक्शनल है। और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में मुझे देख के बड़ा दुख हुआ, जब मैं, क्योंकि अक्सर हम जाते रहते हैं राज्यों में, तो वहां पे ज्यादातर जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ था, ये काम नहीं कर रहा था, काम नहीं कर रहा है अभी। और इसके साथ ही कुछ इंडो डच मशरूम प्रोजेक्ट्स लगाए गए, एक पालमपुर में है, अभी भी काम कर रहा है, श्रीनगर में प्रोजेक्ट लगाया गया जो कि बंद है, जोलीकोट में भी प्रोजेक्ट है, फंक्शनल है। बवेजा साहब यहाँ बैठे हैं, उसमें जितना उसकी पोटेंशियल है प्रोजेक्ट की, मुझे लगता है कि उसको उस लिहाज तक उसका यूज होना चाहिए,
और इसी तरह से इंडो डच का प्रोजेक्ट बेंगलोर में भी है। और साथ ही इसी वक्त के करीब करीब कुछ 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी सरकार ने किए, एक योजना बनाई जिसमें 48 यूनिट्स को रजिस्टर किया गया, लेकिन इसमें से 6 यूनिट ही ऑपरेशनल बने और इंडो डच जो एग्रो डच मशरूम फार्म था उनमें से एक था जो कि अंबाला के पास लालडो में स्थित है। ये कुल मिलाकर के हमारा सिनेरियो कि हम 2,43,000 टन के करीब मशरूम का उत्पादन करते हैं और इसमें से बटन ज्यादातर 70% बटन है, बाकी मशरूम हम जो 5 मशरूम की खेती यहाँ पे कुल मिला के करते हैं। थोड़ा सा इतिहास में ही जाए, भारतवर्ष के इतिहास में जब शुरू में यहाँ पे मशरूम का काम शुरू हुआ तो हम कुछ वैरायटी जो स्वान हम लेते थे, इनमें S11 वैरायटी बड़ी फेमस वैरायटी रही और ज्यादातर ग्रोअर ने इसको अडॉप्ट किया। S310 से एक वैरायटी और आई, ये बटन मशरूम में थी और बाद में U3 जब हाइब्रिड स्ट्रेन 1981 में इजाद किया, U1 और U3 स्ट्रेन, उसके बाद लगभग 1990 के आसपास इन स्ट्रेन्स को यहाँ पे हमारे देश में आयात किया गया। कुछ एक जो स्पान की कंपनीज थी 80s के करीब सिल्वान फ्रॉम यूएस से, ये काफी स्पान यहाँ पे मार्केट करती थी, अब चाइना में चली गई कंपनी और इंडिया ने बाद में दूसरी कंपनी से स्पान लेना यहाँ पे शुरू किया और उसके बाद कई प्लूटस की कई स्पीसीज को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया जो हम डिफरेंट क्लाइमेट में इसको कल्टीवेट कर सकते हैं। 2013 के बाद जो डिफरेंट मशरूम की वैरायटीज है उसके ऊपर भी काफी हमने जोर दिया। DMR सोलन में हमारे पूर्व जो निदेशक थे उन्होंने इस पे काफी इसकी दिशा निर्धारित की और तब से लेके काफी वैरायटीज मशरूम की यहाँ पे हमने जो है रिलीज की। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 1970 में जब जो कुछ एक यूनिट्स थे, 5-6 बड़े कमर्शियल यूनिट्स थे, उनकी बदौलत लगभग 3,000 टन के करीब मशरूम का उत्पादन हम भारतवर्ष में करते थे और अब कुल मिलाकर के लगभग 2,42,000 टन से थोड़ा ऊपर है। आप देख सकते हैं ग्रोथ को पिछले कुछ सालों में, पिछले काफी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो प्रोडक्शन है हमारे देश का पिछले कुछ वर्षों में डबल हुआ है। ये आप ग्राफ में इसमें ज्यादा क्लियर किया गया है कि आप देख सकते हैं कि 2015 के बाद ग्राफ एकदम तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ये स्टेट वाइज कंट्रीब्यूशन है। अगर स्टेट वाइज कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उड़ीसा इस वक्त नंबर 1 पे है। वहां पे बटन मशरूम बहुत ही कम ग्रो होता है, वहां पे पेडिस्ट्रा मशरूम ग्रो करते हैं और पेडिस्ट्रा मशरूम को खुले में ग्रो करते हैं ग्रोर्स, जिसको ओपन में ग्रो कर रहे हैं और क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ इस मशरूम का काफी कम होता है और सड़कों के किनारे आप जब भी जिस भी रोड पे आप जाएंगे, कभी भी उड़ीसा घूमने जाएंगे तो जिस भी रोड पे आप निकलेंगे तो वहां पे आपको सुबह के वक्त पर्टिकुलरली जो ग्रोर है, मशरूम ग्रोर्स हैं, वो सड़क के किनारे बैठे हुए मिलेंगे जो मशरूम के पैकेट वहां पे बेचते हुए मिलेंगे। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र स्टेट है। यहाँ पे बटर मशरूम की ज्यादा खेती होती है और ज्यादातर कमर्शियल यूनिट्स हैं यहाँ पे और राउंड द ईयर मशरूम कल्टीवेशन का काम करते हैं। बिहार नंबर 3 पे है। बिहार में काफी तेजी से वृद्धि हुई पिछले 5-6 सालों में। इसका प्रोडक्शन अब आज से 5 साल पहले लगभग 5,000 टन के करीब था, लेकिन पिछले 5 सालों में ही इसका जो उत्पादन है 20,000 टन के करीब हो गया। उत्तराखंड में आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो 13,0923 टन के करीब उत्पादन है। हालांकि कल ही एक डाटा उत्तराखंड का प्रेजेंट किया जा रहा था जिसमें 17,000 टन के करीब वहां पे उत्पादन दर्शाया गया था। तो जो हमारे पास डाटा, जो हमारे एक्टिव सेंटर्स के डाटा में मिला है उसके मुताबिक उत्तराखंड स्टेट का जो प्रोडक्शन है लगभग 14,000 टन के करीब है और हिमाचल के ऑलमोस्ट पास है। और आने वाले दिनों में जैसे अभी चर्चा हो भी रही थी कि बवेजा साहब के जो मार्गदर्शन में मुझे लगता है और मंत्री साहब भी कल थे, पूरा कल सारा दिन जुड़ा रहा इस बैठक के साथ, इस कॉन्फ्रेंस के साथ, और जो जोश मैंने देखा और जो उत्साह देखा उसको देख के लगता है कि निश्चित तौर पे उत्तराखंड आने वाले दिनों में नंबर 1 स्टेट पे जाएगा। जहां तक डिफरेंट स्पीसीज का कंट्रीब्यूशन है भारतवर्ष में, 1980 में जब हमारा उत्पादन यहाँ पे भारतवर्ष में शुरू हुआ 1970 के करीब तो हम बटन मशरूम इसकी खेती करते थे, लेकिन अब 2020 में आते आते आप देख सकते हैं कि बटन मशरूम लगभग 70% का योगदान बटन मशरूम का है और वेस्ट मशरूम 17% के इसका योगदान है, जबकि पेडिस्ट्रा मशरूम 9% और मिल्की मशरूम 3% और बाकी जिसमें प्रमुख स्टॉक के मशरूम है और कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस की खेती भी यहाँ पे काफी हो रही है। एरिशियम की खेती भी कुछ बिहार के राज्य में शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर के अगर प्लूटस की हम स्पीसीज को अलग अलग गिनते हैं तो 6 स्पीसीज में हम प्लूटस में कल्टीवेट करते हैं, तो कुल मिलाकर के 14-15 मशरूम की खेती हम भारतवर्ष में भी करते हैं, जबकि चीन वाले 60 मशरूम की खेती कमर्शियल वहां पे कर रहे हैं। पिछले जैसे मैंने बताया कि हमने कई वैरायटीज यहाँ पे रिलीज की पिछले कुछ वर्षों में। ये DMR बटन 14, DMR बटन 59 अभी पिछले वर्ष रिलीज किया गया और 19-20 में ही एक स्टाके की वैरायटी दी गई और मिल्की मशरूम की एक वैरायटी दी गई और DMR बटन 03 ये वैरायटीज हमने उससे पहले रिलीज की गई थी और ये वैरायटी अभी भी महाराष्ट्र में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में काफी पॉपुलर है ये वैरायटी।
DMR बटन 03 एक और अन्य प्रजाति थी जो कि भूरे रंग की है, और ये मशरूम बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन यूएसए में जो ब्राउन वैरायटीज है मशरूम की वो सबसे ज्यादा पॉपुलर, वहां पे ये ब्राउन वैरायटीज काफी पॉपुलर है। और आपको शायद ज्यादा कुछ लोगों को पता होगा कि बटन मशरूम बेसिकली 1926 से पहले सिर्फ ब्राउन ही होता था। ये एक स्पॉन्टेनियस जनरेशन हुआ, बीच में गुच्छा व्हाइट कलर का निकला, जिसको वैज्ञानिकों ने वहां से उसको अलग किया, उसका टिश्यू कल्चर बनाया, वहां से स्पान बनाना शुरू किया, और उसके बाद जो इसका जन्म हुआ, जो बटन मशरूम की व्हाइट वैरायटीज का जन्म 1926 के बाद हुआ। लेकिन 1926 से पहले जो बटन मशरूम की वैरायटीज होती थी सिर्फ ब्राउन कलर की होती थी, और खाने में बटन मशरूम एक बहुत टेस्टी मशरूम होता है। शेल्फ लाइफ एज कम्पेयर टू व्हाइट वैरायटीज थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये कुछ अन्य वैरायटी DMR NBS5 बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है। NBS1 ये वैरायटी पूरे विश्व में पहली वैरायटीज थी दोनों जो नॉन ब्रूजिंग वैरायटीज है, 2 दिन तक ये भूरी नहीं पड़ती, और भारतवर्ष ने इस दिशा में लीड ली थी। ये वैरायटीज 2014 में यहाँ से DMR से या 2015 में यहाँ से रिलीज की गई थी और विश्व की पहली नॉन ब्रूजिंग वैरायटीज थी। DMR बटन 04 कुछ स्टेट्स में महाराष्ट्र और गुजरात में पॉपुलर है, और अभी कुछ वैरायटीज ये NBS14 और NBS59 रिलीज की। प्लोटस में भी एक वैरायटीज प्लोटस सैजर काजू रिलीज किया गया पिछले वर्ष ही, जिसका 5% ज्यादा उत्पादन देती है जो बाकी वैरायटीज प्लोटस सैजर काजू की। और भारत में पहली बार रादर पूरे विश्व में जो प्लोटस की वैरायटीज होती है ढिंगरी मशरूम, उसमें क्या होता है कि जो स्पोर्स हैं काफी ज्यादा मात्रा में उससे निकलते हैं, और ग्रोइंग रूम में जैसे हम एंटर करते हैं जब क्रॉप पूरे उसमें फ्लश या पूरा आता है उसमें, तो पूरे बादल से छाए होते हैं कमरे में, जिससे जो वर्कर्स होते हैं, जो ग्रोवर्स होते हैं, उनका एस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम भी हो जाती है, कई बार जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो उनको हो जाती हैं। तो हमने एक वैरायटी स्पोरलेस वैरायटी यहाँ पे डेवलप की है, और इसकी बायोलॉजिकल एफिशिएंसी जो इसकी उत्पादकता है बहुत ही ज्यादा है। जो बाकी मशरूम है आप कंपेयर कर सकते हैं प्लोटस हैजर काजू से या प्लोटस ऑस्ट्रेटस से, उसके बराबर इसकी उत्पादकता है, और इसमें स्पोर्स ऑलमोस्ट नहीं के बराबर हैं, और इस वैरायटी ये काफी पॉपुलर हो रही है। स्टाकिया मशरूम में हमने 38 वैरायटी दी जिसको सॉडस के ऊपर कल्टीवेट करते हैं, 388 वैरायटी दी जिसको वीट स्टाक के ऊपर भी कल्टीवेट करते हैं, और 356 वैरायटी भी एक यहाँ से रिलीज की गई, जिसकी क्वालिटी जो जापानीज मशरूम की वैरायटीज जो दिखाई जा रही थी अभी लगभग उन जैसी इसकी जो क्वालिटी है उसी तरह की है। मिल्की मशरूम जो कि साउथ इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है, उत्तरी भारत में भी थोड़ी जड़ें पसारने की कोशिश की इस मशरूम ने, लेकिन बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिल रही है अभी भी। इसमें भी एक वैरायटी 334 रिलीज की गई जिसमें लगभग 1 किलो सूखे भूसे में लगभग 820 से 850 ग्राम तक उत्पादन मिल जाता है। और मैक्रोसाइवी क्योंकि मिल्की मशरूम एक घनसी होती है जिसकी वजह से इसको ग्रोथ पसंद नहीं करते, तो मैक्रोसाइवी इससे बिल्कुल मिलता जुलता मशरूम है जो कि यहाँ से रिलीज किया गया था। ये इसकी उत्पादकता कुछ कम होती है, लेकिन वो स्मेल की जो समस्या होती है इस मशरूम की वैरायटी में नहीं होती। अभी इसी वर्ष एक मिल्की 985 वैरायटी यहाँ पे DMR से रिलीज की गई। इस तरह पेडिस्टा मशरूम में जो ब्राउन वैरायटीज हैं उसमें DMR 247 रिलीज की, काफी इसका उत्पादन मिलता है इंडोर कंपोस्टिंग में, और एक व्हाइट वैरायटीज में DMR 484 वैरायटी यहाँ से रिलीज की गई DMR से। इस तरह से हमारा जो कोयम्बटूर जो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे APK2 और एक वैरायटी मिल्की मशरूम का रिलीज किया गया था जो कि काफी पॉपुलर है वहाँ पे, और APK1 वैरायटी एक वेस्ट मशरूम की कोयम्बटूर में रिलीज की गई। रायपुर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो कि छत्तीसगढ़ में है, वहां से एक श्वेता वेस्ट मशरूम की वैरायटी भी रिलीज की गई थी। ये कुछ प्रमुख वैरायटीज हैं जो कि भारतवर्ष में पिछले कुछ वर्षों में रिलीज हुई हैं। और भारतवर्ष में भी ऐसा नहीं कि हम अगर 4 मशरूम कल्टीवेट कर रहे हैं तो हमारे पास टेक्नोलॉजी बाकी मशरूम की नहीं है। यहाँ पे भी हमने डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च में लगभग 30 से 32 मशरूम की टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप की है, उस कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी को स्टैंडर्डाइज किया है। वो टेक्नोलॉजी कोई भी ग्रोअर आकर के ले सकता है और उसको ये लेकर के वो मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। ये सारी एक मशरूम है, प्योरली मेडिसिन मशरूम है। विंटर मशरूम का देख सकते हैं, इसी वर्ष का फोटो है जो कि पूरे के पूरे क्रॉपिंग रूम में जो बैग्स थे इस तरह से भर भर के आए थे। ये पेनस लैकोमेटिव एक मेडिसिन मशरूम है, पेनस वैल्यू टाइप्स भी मेडिसिन मशरूम है, ग्राइफोला मेडिसिन मशरूम है जिसकी खेती यहाँ पे की जा रही है। लैंटनिस सैजर काजू अंडमान निकोबार से कलेक्ट किया गया मशरूम है, मेडिसिन मशरूम है, और लैंटनिस कोनेटस भुवनेश्वर से कलेक्ट किया गया मशरूम है, और ग्राइफोला का मैंने पीछे जिक्र किया। किंग वेस्टर की टेक्नोलॉजी इस टाइप की डेवलप की है कि जो टेक्नोलॉजी अभी भी पूरे विश्व में पाई जाती है उसके मुताबिक इसके सबस्ट्रेट को ऑटोक्लेव करना बहुत जरूरी है। लेकिन कुंभ अनुसंधान निदेशालय में जो टेक्नोलॉजी डेवलप की उसके मुताबिक अगर हम इसको पास्चराइज करते हैं तो उसके बाद भी हम बहुत अच्छा उत्पादन इस मशरूम का कर सकते हैं।
इस तरह ऑरिकुलेरिया में भी हमने कई मशरूम की इसमें 2-3 स्पीसीज ऑरिकुलेरिया पोलिट्राइका, ऑरिकुला, रोजिया, इन मशरूम की खेती यहाँ पे विकसित की है। ब्लू वेस्टर मशरूम की खेती यहाँ पे की है। ब्राउन बटर मशरूम यहाँ पे जो वेस्टर्न बटर मशरूम का ही एक स्ट्रेन है उसकी खेती भी की है। वेस्टर्न मशरूम में 6 मशरूम का खेती यहाँ विकसित किया है। गैनोडर्मा की भी खेती यहाँ विकसित की है। इसी तरह से विंटर मशरूम, इसको विंटर मशरूम कहा जाता है। हालांकि हमने एक हाई टेम्परेचर स्ट्रेन यहाँ पे निकाला है जिसको हम 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रो कर सकते हैं। साइजोफार्म की बात भी थाईलैंड से कर रहे थे, उन्होंने कल्टीवेशन उसका वहां पे शुरू किया है। भारतवर्ष में भी टेक्नोलॉजी यहाँ पे उपलब्ध है। ये लैंटर्निस टेग्रिनस एक और मशरूम है जिसको हम हाई टेम्परेचर के ऊपर कर सकते हैं, मेडिसिनल मशरूम है। और हेरिशियम की हमने यहाँ पे कुल मिलाकर के देखिए 4 वैरायटीज को कल्टीवेट किया है, जो कि एक लॉइंस मेन मशरूम है, मंकी हेड मशरूम के नाम से जानते हैं हम लोग। और बिहार में क्योंकि इसको हमने जो है क्रिप हमारा प्रोजेक्ट सिस्टम है उसके अंदर इसको वैल्यूएट किया गया टेक्नोलॉजी को, और बिहार राज्य में काफी लोग इस टेक्नोलॉजी को अभी ले रहे हैं। और मैं देख रहा था इसमें जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है अभी, इसमें भी काफी लोग का रुझान इस मशरूम की ओर आया है। तो इसकी टेक्नोलॉजी भी 2 इसमें स्पीसीज पर्टिकुलरली बड़ी प्रोमिनेंट है, एक हेरिशियम एरिनेसियस और एक हेरिशियम कोरोलॉइडिस। इस तरह से ये देख सकते हैं आप ऑरिकुलेरिया कुछ स्पीसीज, गैनोडर्मा की कुछ स्पीसीज को, और माइक्रोसाइकिस मैंने पीछे भी वर्णन किया कि मिल्की मशरूम की एक प्रजाति है लगभग से मिलता जुलता। और बॉलबरेला में जो मशरूम है बॉलबरेला बॉल्वेसिया, वो मशरूम उसका जो खेती होता है वो हाई टेम्परेचर पे होता है और उसका शेल्फ लाइफ बहुत ही कम है। एक दिक्कत है उस मशरूम में। लेकिन उसी मशरूम की एक दूसरी स्पीसी है बॉलबरेला बॉम्बिसियाना, इस मशरूम को आप लो टेम्परेचर पे ग्रो कर सकते हैं और इसका सेल्फ लाइफ लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको ग्रो कर सकते हैं और इसका सेल्फ लाइफ लगभग इसका 5-6 दिन तक इसको आप रख सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं। एब्रोसेविया जिरिटा ये मशरूम है जिसकी टेक्नोलॉजी यहाँ पे उपलब्ध है। प्रोटोसेरेंजिया की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और इसमें स्ट्रोफेरिया रुगोसो एनोलेटा एक जायंट मशरूम है जिसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। इस तरह से मैक्रोलैप्योटा भी एक और नया मशरूम है, बटर मशरूम से मिलता जुलता मशरूम होता है, उसकी खेती यहाँ पे विकसित की गई है। कॉर्डिसेप्स मिलिटेरियस में मैडम दिव्या रावत वहां पे हैं, काफी और भी ग्रोवर्स होंगे और इन्होंने इसको कल्टीवेशन इसका शुरू किया गया था और काफी बड़े स्तर पे कर रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी को काफी उन्होंने पॉपुलराइज भी किया। और इसी तरह से डायरेक्टर ऑफ मशरूम रिसर्च में भी इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, मैडम दिव्या रावत भी इसका ट्रेनिंग देते हैं और यहाँ पे भी हर महीने किसी 3 दिन का ट्रेनिंग यहाँ पे देते हैं और काफी लगभग 100 से ज्यादा लोगों ने ट्रेनिंग DMR से ली है और बहुत सारे लोगों ने इसका जो प्रोडक्शन है टेक्नोलॉजी इसका कर दिया है। इस वर्ष ही हमें जो गुच्छी मशरूम है उसकी वर्णन अभी कुछ उसकी चर्चा कर रहे थे पिछले स्पीकर, तो इसमें भी हमें कल्टीवेशन करने में सफलता मिली। अभी ग्रीन हाउस में इसको हमने कल्टीवेट किया और लगभग 250 के करीब फ्रूट बॉडीज हमें फरवरी से लेके अप्रैल के महीने में हम कल्टीवेट किया। ये ट्रायल्स हमारे लगातार प्रगति पे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि अगले 2-3 सालों में इस टेक्नोलॉजी को हम फार्मर्स को देंगे और हर फार्मर, हर ग्रोअर मशरूम की खेती, जो मोरकला की खेती अपने किचन गार्डन की तरह इसको अपने खेतों में एक ग्रीन हाउस में या इंडोर क्रॉप के रूप में इसको ग्रो कर सकता है। जो टेक्नोलॉजी कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, इसमें वेस्टर्न मशरूम की वैरायटीज हैं, 6 डिफरेंट वैरायटीज यहाँ से रिलीज की गई, तो हम डिफरेंट टेम्परेचर्स पे ग्रो कर सकते हैं। तो कोई फार्मर अगर ऐसा सोचता है कि मुझे सीजनल कल्टीवेशन करनी है, सिर्फ बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना है, तो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर ये भी संभव है। और इस तरह से जीरो एनर्जी पॉलीटनल एक टेक्नोलॉजी दी गई थी बटर मशरूम की खेती में, जिससे जो खाद बनाने का टाइम है एज कम्पेयर टू लॉन्ग मेथड लगभग 50% कम हो जाता है और जो क्वालिटी ऑफ कंपोस्ट है बहुत बढ़िया इसमें बनती है। इस तरह से स्टाके मशरूम है, अभी मैं बात कर रहा था जब जापान से जायका के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो अपने प्रेजेंटेशन दे रहे थे कि जो उनके पास टेक्नोलॉजी है स्टाके मशरूम कल्टीवेशन का और 90 दिन के बाद फ्रूट प्रोड्यूस देता है। DMR के पास हमने जो टेक्नोलॉजी यहाँ से रिलीज किया है उसके मुताबिक आप 45 से 47 दिन में जो स्टाके की पहली फसल ले सकते हैं। इसके साथ ही बटर मशरूम की खेती में जो स्पेंट मशरूम कंपोस्ट होता है, जो स्पेंट मशरूम की खाद होती है, केसिंग मिट्टी को हटा करके लगभग 20 से 30% उसको दोबारा से आप प्रयोग कर सकते हैं। उसका प्रयोग अगर करेंगे तो 600 से 900 रुपए प्रति टन खाद की जो कीमत है उसमें कम कर सकते हैं। इस तरह से चाहे वीट स्टार की बात करें, चाहे भूसे की बात करें, चाहे सरसों का जो स्ट्रा होता है, चाहे पुआल की बात करें या शुगर केन बगास की बात करें, इन किसी का भी प्रयोग आप मशरूम की खाद बनाने के लिए, बटर मशरूम की खाद के लिए कर सकते हैं और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम कर सकते हैं। और जो खाद बनाई जाती है वो लगभग इन सारे सबस्ट्रेट को यूज कर करके एक जो खाद का क्वालिटी होता है अंत में एक जैसा बनता है। इंडोर कंपोस्टिंग की बात ताइवान वाले डॉक्टर साहब कर रहे थे, आनंद साहब, तो वो बता रहे थे कि इंडोर कल्टीवेशन वहां पे शुरू हुआ है। भारतवर्ष में भी टेक्नोलॉजी यहाँ पे उपलब्ध है जिसके लिए कॉटन जिनिंग मिल का प्रयोग हम करते हैं और पेडिस्ट्रा का
इस विधि का प्रयोग करके लगभग 40% का उत्पादन हम ले सकते हैं। एक और जो एक बढ़िया इसमें कंसेप्ट दिया गया है, खासकर जो शहरों के नजदीक लोग रहते हैं, वो रेडी टू फ्रूट बैग का कंसेप्ट एक अपना सकते हैं वेस्टर्न मशरूम में। और ऐसा ही डिपार्टमेंट मैं बवेजा साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा ही कंसेप्ट बट मशरूम में भी शुरू करें कि जो रेडी टू फ्रूट बैग है, यानी कि स्पांड बैग, जो स्पांड बैग हैं किसी मशरूम के, वो एक मदर यूनिट से सप्लाई करें। इस तरह से जो मशरूम की खेती हम इसको कहीं पे भी रूरल एरिया में, और वैसे किसान जो ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते मशरूम की खेती में, वो किसान भी इस खेती को अपना सकते हैं। और कई तरह के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे डीएमआर में बनाए गए हैं। हमारे जो सिस्टर इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे मशरूम प्रिजर्व की बात करें, पापड़ की बात करें, जैम, बिस्किट, सॉस, मशरूम सूप पाउडर, नूडल्स, कैंडी, नगेट्स, भुजिया, मशरूम स्प्रेड, मशरूम मिलेट कुकीज। और पिछले साल ही हमने एक हैदराबाद जो मिलेट का हमारा इंस्टीट्यूट है, उनके साथ हमने एक कोलैबोरेशन कर करके 2 प्रोडक्ट है, मशरूम कुकीज यानी कि बिस्किट और मशरूम मिलेट न्यूट्री बार, ये बनाई गई थी, जिसको हमारे माननीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री जी ने पिछले वर्ष इनको रिलीज किया गया था और ये प्रोडक्ट पूरी तरह से कमर्शियलाइज हो गए हैं। इस तरह से ही मशरूम मल्टीग्रेन ब्रेड की टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप की गई थी, जिसको कई बेकर ने इसको लिया गया है और कमर्शियली इसकी प्रोडक्शन हो गई है। इस तरह से मशरूम फोर्टिफाइड हेल्थ ड्रिंक भी अवेलेबल है, मशरूम के एक्सट्यूएट्स भी अवेलेबल है। पिकल एक बहुत ही कॉमन एक प्रोडक्ट है जो घर घर में बनाया जा सकता है, और जब मशरूम अगर फ्रेश नहीं बिकता है तो उस वक्त हम मशरूम का जो लॉस है, मशरूम की वजह से जो ना बिकने की वजह से लॉस है, उसको हम बचा सकते हैं। और कुछ ऐसे साउथ में अगर जाएंगे तो हमारे जो दूसरे इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, वहाँ पे कई तरह के मशरूम फोर्टिफाइड इंस्टेंट रसम, चटनी पाउडर या चटनी पाउडर, इस तरह से कई पाउडर वहाँ पे प्रोडक्ट हैं वहाँ पे बनाए हैं। और हमारे जो बिहार में एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कुछ मशरूम भुजिया और मशरूम के दूसरे प्रोडक्ट, वहाँ कुकीज वगैरह के प्रोडक्ट वहाँ पे डेवलप किए गए हैं जो कि पॉपुलर हैं। जहां तक बीमारियों की बात है, हमारी जो मशरूम इंडस्ट्री है, बटन मशरूम में 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं, वेट बबल एंड येलो मोल्ड। इनका भी क्योंकि पेस्टिसाइड्स कोई भी यहाँ पे जो लेवल क्लेम है हमारे पास नहीं है, तो हमने एक बोटेनिकल इसमें आइडेंटिफाई किया प्रबल करके, जो बहुत अच्छा कंट्रोल देता है। जहां तक येलो मोल्ड की बात है, येलो मोल्ड को कंट्रोल करने के लिए जो खाद होती है एक सिंगल सुपर फॉस्फेट, उसका प्रयोग करके हम इसको बहुत आसानी से इस बीमारी को रोक सकते हैं। ये कुछ प्रमुख बीमारियां हैं जो भारतवर्ष में देखी गई हैं बटन मशरूम के ऊपर। तो कुछ कीड़े मकोड़े हैं जिसमें मशरूम की सैरिड फ्लाई, फोर्ड फ्लाइट, माइट्स हैं, हीमाटोड की प्रॉब्लम देखी गई है। और ये कुछ दवाइयां हैं जिनका प्रयोग बाहर के देशों में होता है, यूरोपियन कंट्रीज में, लेकिन भारतवर्ष में किसी भी दवाई का, किसी भी पेस्टिसाइड का लेवल क्लेम नहीं है। तो इस दिशा में भी जो डायरेक्टेड मशरूम रिसर्च है प्रयासरत है। ये कुछ दवाइयों का प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं जनरली। केमिकल्स में जो कवच एक दवाई है, क्लोरोथेल्मिन, डाइथेनोजेड, फॉर्मलिन, कार्बनडाजिम, बेविस्टिन के नाम से, स्टर्गॉन, इनका प्रयोग कर सकते हैं। जबकि फिजिकल मेथड में स्टीम ट्रीटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। और बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए कुछ बायोबैक्टीरियल फॉर्मुलेशंस हैं जो कि अवेलेबल होती हैं कंट्रोल करने के लिए। और जहां तक बीमारियों के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटीज की बात है तो ऑलमोस्ट वो नील के बराबर है, क्योंकि कोई भी ऐसी वैरायटीज हमारे पास नहीं है जो बटन मशरूम की बात करें कि कोई पर्टिकुलर वैरायटी में कोई इसमें रेजिस्टेंट हो गया, ऐसा नहीं है। जहां तक चैलेंजेस की बात है, क्या चैलेंजेस है? एक तो प्रोडक्टिविटी भारतवर्ष में कम है बटन मशरूम की, जहां विदेशों में यूरोपियन कंट्री में 35% के करीब है, हमारी लगभग 20 से 25% की है। इस तरह से मैकेनाइजेशन हमारे पास नहीं है अभी। एक ऑटोमेशन का लेक्चर इसी सेशन में हुआ, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और हमारे पास स्टैंडर्ड मशरूम हाउसेस तक नहीं है यहाँ पे। और देर इज, क्योंकि बटन मशरूम को छोड़ करके बटन मशरूम के लिए कुछ स्टैंडर्ड हाउसेज हम अडॉप्ट करते हैं, लेकिन बाकी मशरूम के लिए जैसा स्ट्रक्चर हमें मिलता है वैसे में हम खेती शुरू कर देते हैं। तो इसलिए अगर मैकेनाइजेशन की बात करें, ऑटोमेशन की बात करें, तो उन परिस्थितियों में थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस तरह से जो हमारे पास हम यहाँ पे ग्रोर्स यूज करते हैं नॉर्थ इंडिया में, लॉन्ग मेथड से खाद बनाते हैं, और लॉन्ग मेथड की खाद से कई तरह की बीमारियां आती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, सरकार को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो शॉर्ट मेथड का कंपोस्ट है वो किसानों को उपलब्ध कराएं, या किसान उस विधि से खाद बनाएं ताकि बीमारियों से बच सकें। पेरिशेबल कमोडिटी है, और इसके ऊपर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रोकने के लिए निश्चित तौर पे काम करने की जरूरत है। चाहे वो एक कोल्ड चेन की बात करें, चाहे बेटर पैकेजिंग की बात करें, या दूसरे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बात करें। और इस तरह से ही जब मशरूम का उत्पादन होता है तो लगभग 5 से 6 किलो स्पेंट मशरूम सबस्ट्रेट निकलता है 1 किलो मशरूम पैदा करने के बाद। उसका प्रयोग हम खेतों में एक ऑर्गेनिक मैन्योर के तौर में कर सकते हैं। उसका प्रयोग हम अगर ढींगरी का सबस्ट्रेट है तो पशुओं के चारे के रूप में कर सकते हैं। इसको भी प्रमोट करने की आवश्यकता है, इस दिशा में भी प्रयास होने चाहिए। कंजप्शन को बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर सरकार को आगे आने पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को आगे आने पड़ेगा, क्योंकि हमारी कंजप्शन 150 ग्राम, उससे ज्यादा मुझे लगता है कि आम आदमी, और इसको अगर कैलकुलेट करें पर डे के हिसाब से तो मिलीग्राम्स में आएगा।
और पर डे एक इंडियन, एक भारतीय मिलीग्राम, कई मिलीग्राम जो है एक मेडिसिन के रूप में उपयोग करता है, और मशरूम का जो कंजम्पशन है शायद मेडिसिन से भी कम है, तो इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। और कैपेसिटी बिल्डिंग, जो सुइटेबल एक्सपर्ट्स हैं, कंसल्टेंट मैन पावर भी इंडिया में लैक करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इस टाइप से स्पेशलाइज कोर्सेज यहाँ पे नहीं चल रहे हैं। और इसी दिशा में प्रयास करते हुए डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च ने एक 3 महीने का कोर्स हमने शुरू किया है पिछले 2 सालों से, और हर 3 महीने बाद एक बैच बैठता है जिसमें 10 लोगों को हम एनरोल करते हैं और उनको पूरा 3 महीने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मशरूम के उत्पादन में दिया जाता है। और मार्केटिंग सर्टनली सबसे बड़ा चैलेंज है। हमें मार्केटिंग के लिए जो भी इसमें इश्यूज हैं, हमें कस्टमर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हमें सॉइट एनालिसिस को जाना पड़ेगा, मार्केटिंग कंपटीशन की बात करनी पड़ेगी, मार्केटिंग नेटवर्क की बात करनी पड़ेगी, एक प्लानिंग करना पड़ेगा एक मार्केटिंग के लिए, एक डिजाइन एग्जीक्यूशन की चर्चा करनी पड़ेगी और व्यू करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, ताकि हम अपने मशरूम प्रोडक्ट को इफेक्टिवली बेच सकें। तभी हम जो है मशरूम में ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। हमें डाइवर्सिफिकेशन की ओर जाना पड़ेगा, हमें विविधीकरण की ओर जाना पड़ेगा, चाहे सीजनल मशरूम कल्टीवेशन की बात करें, चाहे राउंड द ईयर मशरूम कल्टीवेशन की बात करें। अगर हम एक मशरूम के भरोसे रहेंगे तो बहुत ज्यादा प्रगति करना मशरूम में संभव नहीं है। वेस्टर्न में संभव है, लगभग 6 स्पीसीज है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको ग्रो कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंट मशरूम में ऐसी प्रजातियां हैं जिनको हम डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर कल्टीवेट करते हैं। सर्टनली हमें सीजनल राउंड द ईयर मशरूम कल्टीवेशन को प्रमोट करने का जरूरत है। और इस तरह से ही जो विटामिन मशरूम, क्योंकि जितना भी वेजिटेरियन डाइट है उसमें मशरूम एकमात्र स्रोत है जिससे विटामिन डी मिलती है, हमें विटामिन B12 मिलता है, साइनोकोबालामिन, जो कि हमारे खून के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ वेजिटेरियन डाइट में मशरूम में पाई जाती हैं। हमें इन प्रोडक्ट को, अपने मशरूम को विटामिन डी के फोर्टिफाइड इस मशरूम प्रोडक्ट को विटामिन डी रिच की तरह इसको आगे प्रमोट करने का जरूरत है। इस तरह मैंने पहले इसका वर्णन किया कि गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए कुछ हम मदर कंपोस्टिंग यूनिट्स बनाए, जिससे हम रेडी टू फ्रूट बैग्स, मे बी स्पॉन्ड बैग, चाहे बटन मशरूम का है, चाहे ढिंगरी का है, या दूसरे मशरूम का है, जैसे जायका मशरूम का, जो एक जायका कंपनी का क्या है उनका काम करने का तरीका हुआ, या वही ये बता रहे हैं कि हम इनक्यूबेट बैग्स को अपने पास करेंगे। हम जब उसका 70-80 दिन उसके इनक्यूबेशन का टाइम हो गया, उसके बाद किसान को देंगे, किसान घर जाके जाएगा, उसके ऊपर पानी छिड़के और उससे मशरूम निकलना शुरू हो जाएगा। सभी मशरूम में इस टाइप की अप्रोच की जरूरत है, तभी हम मशरूम की खेती को एक जन जन तक पहुंचा सकते हैं, हर घर में मशरूम को लगा सकते हैं। और इस तरह से कुछ जो हमारा काम है बेसिकली एक डाटाबेस हमें मशरूम प्रोडक्शन का बनाना पड़ेगा, ताकि हम मार्केट रिलेटेड इश्यूज को इससे थोड़ा सॉल्व कर सकें। और सम अप करने के लिए, जो द ग्रोथ इज ए फंक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटरेक्शन अमंग रिसर्चर्स, एक्सटेंशन वर्कर, फार्मर्स, इंडस्ट्री एंड पॉलिसी मेकर। और मैं आज बवेजा साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, सभी लोगों को इन्होंने इस मंच पे इकट्ठा किया है, जो कि 3 दिन तक यही चर्चा करेंगे और मशरूम को आगे ले जाने में जो है हेल्प करेंगे। इस तरह से there is need for the is systematically awareness about the mushroom, offer technology and environment for mushroom cultivation, development of marketing chains for supply of fresh mushroom and production of indigenous mushroom products, जिसके ऊपर काम हम कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो सचमुच जो सागर को गागर में भर के हमारे को दे दिया डॉक्टर साहब। आई एम रियली हाईली थैंकफुल टू यू एंड मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपने काम किया हुआ है और जो आपकी प्लानिंग्स है वो रियल सेंस में हम जो है इसको प्रैक्टिकली जो है वो शेप देंगे, जैसे जो भी आपने गाइड किया। और क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हम इसमें 3 एप्लीकेशंस लेके आ रहे हैं डॉक्टर साहब अलग अलग। एक हमारे जो आर्टिकल्स हैं या जो रिसर्च पेपर्स हैं, जो हमारे जितने भी लोग प्रेजेंट कर रहे हैं उनके जितने भी आर्टिकल्स हैं एक बुक में आएंगे, और इंटरनेशनल आप देख ही रहे हैं उसी क्वालिटी को मेंटेन रखेंगे। सेकेंडली जो है सक्सेस स्टोरीज थ्रू आउट वर्ल्ड, जहाँ जहाँ हमारा कॉन्टेक्ट हो सका, जैसे जैसे सक्सेस स्टोरीज हैं, दिव्या ने काफ़ी हेल्प की इसमें हमारी। सो हम अब इस पब्लिकेशन को ये नहीं कि इमीडिएटली कर देंगे, लेकिन पब्लिकेशन जो है वो एक डॉक्यूमेंटेशन जो है प्रॉपर करेंगे तैयार, और खाने की विधियाँ और कैसे इसको जो है इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो कैसे प्रिजर्व रहेगी। सो एक बुक जो है उस पर हम लेंगे। और बाकी मैं बहुत जल्दी अपनी सरकार से भी बात करूंगा, क्योंकि मेरे को चीफ सेक्रेटरी साहब की कुछ ऐसी डायरेक्शंस हैं कि रियल सेंस में हमने रोड मैप तैयार करना है कि भी हम जो चाह रहे हैं वो कैसे जो है वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो सकता है। और मैं आपको अपनी सरकार के बारे में बता दूं, हमारी जो उत्तराखंड की सरकार है वो इस मॉडल पे काम करना चाह रही है कि सरकार
हम आपके साथ भी जो है वो जॉइंट उसमें आए, और जो पार्टी जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो रियल सेंस में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, सो उनको भी कैसे लिंक अप करके जो है, ताकि जन जन, हमारा तो जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो स्लोगन है, खुम्ब हर द्वार, मशरूम एट एवरी डोर, वो डेफिनेटली जो कंजप्शन है वो बढ़ेगी, और हमारी एक ये भी इच्छा रहेगी कि भी हम वेजिटेरियन सोसाइटी को जो है वो ज़्यादा बढ़ाएं मशरूम के जरिए जो है। सो ये भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। बाकी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और क्लोजली आपको जो है अपने साथ, आप हमारे साथ हैं और क्लोजली आपको अपने साथ जो है एसोसिएट करेंगे, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको जो है हम कहीं ना कहीं डेफिनेटली अचीव करें। डॉक्टर साहब प्लीज, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद बवेल साहब। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है डॉक्टर राकेश हमसे जुड़ गए होंगे, तो उनका लास्ट प्रेजेंटेशन था। डॉक्टर साहब उनको, डॉक्टर राकेश को जो है इस यहाँ कंक्लूड करेंगे सेशन को, और डॉक्टर राकेश से हमने थोड़ा सा ज्यादा सुनना है, नहीं तो अदरवाइज 5 मिनट का उनका वो लेक्चर आ जाएगा। सो इसको कंक्लूड करते हैं डॉक्टर साहब। यहाँ पे इस समय लंच ब्रेक लेंगे यहाँ पे। सो आफ्टर दैट, आफ्टर लंच ब्रेक जो है वो फिर दोबारा से वो करेंगे। प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी स्पीकर्स का, पर्टिकुलरली मिस्टर पवन बेंडर जो कि नीदरलैंड से ऑटोमेशन के ऊपर प्रेजेंटेशन दी, और खासकर हमारे जो कमर्शियल यूनिट्स हैं बटन मशरूम के, जो कि भारतवर्ष में बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, उनमें बहुत ही, उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर था। और आपके उत्तराखंड में दोनों जो हमारे विल्किंसन ओवरसीज मशरूम फार्म के ऑनर हैं, मिस्टर अमित एंड मिस्टर नवीन अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास थे यहाँ पे, काफी चर्चा हम लोगों ने की है, और वो भी थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन की ओर जा रहे हैं। और ये लोग सर्टनली हमारे देश में बहुत बड़ी क्रांति इसमें ऑटोमेशन में ला सकते हैं, जो कि अभी एक मिसिंग पार्ट है इंडियन मशरूम इंडस्ट्री से। इसके साथ ही डॉक्टर एनन ने थाईलैंड से काफी मशरूम की वैरायटीज के बारे में चर्चा की, और आपने देखा होगा भारतवर्ष में भी ऐसा नहीं है कि हमारे पास भी टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सभी मशरूम के जो चाइना में हो रहा है, लेकिन अभी डाइवर्सिफिकेशन की ओर हमें थोड़ा लोगों को थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा, ताकि वो विविधीकरण की ओर जाए और अलग अलग मशरूम की खेती करें। डॉक्टर विजय ने बहुत ही बढ़िया कॉर्डिसेप्स एनालिसिस के ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर किया, जो कि मुझे लगता है लोकल लोगों ने उत्तराखंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, खासकर इसकी कल्टीवेशन, इसकी कलेक्शन को रेगुलराइज करने में बहुत मदद करेगा। और लोग उनको जो रेट्स जैसे बताया उन्होंने कि इसके रेट्स काफी महंगे, 7 लाख से लेकर 15 लाख रुपए प्रति किलो कमर्शियल रेट जो है, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में तो हो सकता है 20 से 25 लाख रुपए प्रति किलो भी है। और उसके रेट को देखते हुए, जिस तरह का ल्यूक्रेटिव एक रेट है, उसको देखते हुए काफी ग्रोअर भी ना केवल कलेक्शन की ओर जाएंगे, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है इंडिया में भी। उसका टेक्नोलॉजी कॉर्डिसेप्स एनालिसिस को कल्टीवेट करने का सिल्क बॉर्म के ऊपर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो वो कल्टीवेशन को बढ़ेंगे। और जो एक प्रेशर, एक जो नेचर के ऊपर हमने प्रेशर क्रिएट किया गया, क्योंकि वो बता रहे थे कि लगभग 90% जो मशरूम कलेक्ट करते हैं वो इमेच्योर होते हैं, यानी कि उसके ऊपर फंगस का स्पोर नहीं बनता, और अगले साल के लिए जब स्पोर ही नहीं होगा, 10 बीज नहीं होगा, तो अगले साल से कहां से पैदा होगा। तो सर्टनली उसके एग्जिस्टेंस के लिए भी एक थ्रेट है, जिसको हम रोक सकते हैं थोड़ा इसको चैनलाइज करके, इसको लाइवलाइज करके। उसके बाद मिस्टर चौहान ने, एक जनरल जो कि न्यूजीलैंड से काम करके आए थे, उन्होंने भी मशरूम के ऊपर थोड़ा प्रकाश डाला, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। मिस्टर गीता जो कि एक चाइका के रिप्रेजेंटेटिव थे मशरूम इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, और मुझे खुशी हुई कि डॉक्टर बवेजा साहब के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एजेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल, पर्टिकुलरली स्टार्की को प्रमोट करने में एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। और इसके साथ ही अंत में मेरी प्रेजेंटेशन रही, तो कुल मिलाकर के 6 स्पीकर इस सेशन के रहे। मैं बाकी 5 स्पीकर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ, खासकर जो विदेश से जुड़े थे हमारे साथ स्पीकर्स, उन्होंने हमें बहुत ही काफी इंफॉर्मेटिव जो एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी उसको शेयर किया। और साथ में ही मैं अपने जो को चेयरमैन है डॉक्टर बवेजा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, थैंक्स करूंगा। और साथ में जो अन्य लोग इसमें रिपोर्टियर्स थे, डॉक्टर श्वेता, मिसिज हरीशा वर्मा जो कि वहीं पे और काफी ट्रांसलेट वगैरह भी कर रहे थे, और साथ में बीच में मैडम दिव्या रावत भी 1-2 बार वहां पे प्रकट हुए थे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही पुनः ऑर्गेनाइजर्स का, स्पेशली डॉक्टर विवेजा साहब का, निस्संदेह मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं और आज भी हैं, और आगे भी ऐसी मित्रता हमारी चलती रहेगी, उनका मैं विशेष बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और डॉक्टर कमल जो कि बड़े फ्रिक्वेंट विजिटर है हमारे लिए यहाँ पे, यहाँ DMR में, और हमारा यहाँ से स्पॉन वगैरह ले जाने का या कंसल्टेंसी
हमारे यहाँ डॉक्टर श्वेत कमल है, कमल और कमल यहाँ पे जनरली मिलते रहते हैं जनरली आकर के, और उत्तराखंड की मशरूम इंडस्ट्री को आगे ले जाने में काफी इंपॉर्टेंट योगदान दे रहे हैं। इस मौके पे मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कुछ उत्तराखंड के बाकी जितने जो ग्रोवर्स हैं जो डीएमआर से कभी ना कभी जुड़े थे, चाहे मैडम दिव्या राव हो, चाहे मैडम हरीशा वर्मा हो, चाहे मिस्टर अमित हो, चाहे मिस्टर नवीन हो या अन्य ग्रोवर। मुझे लगता है कि सभी डीएमआर के साथ एक स्टेज पे दूसरे स्टेज पे आके यहाँ जुड़े थे, सबने यहाँ से प्रशिक्षण ग्रहण किया हुआ, इसका मुझे पूरा पता है। और इन लोगों को हमने प्रोग्रेसिव ग्रोवर अवार्ड से भी कम से कम 4-5 लोगों को हमने अवार्ड दिए थे। और साथ में ही जो हमारे 2 एक्टिव सेंटर हैं, डॉक्टर विवेजा साहब हमारे 2 ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड सर्च प्रोजेक्ट के सेंटर हैं उत्तराखंड में ही, एक पंतनगर यूनिवर्सिटी में है और एक बीपी कैस जो अल्मोड़ा में है, वहाँ पे डॉक्टर के मिश्रा, और आपके पंतनगर में डॉक्टर एस के मिश्रा और डॉक्टर कुशवाहा, ये लोग अभी एक्टिवली रिसर्च में इन्वॉल्व है वहाँ पे। तो कोई भी जो भी उत्तराखंड की मशरूम इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए योगदान चाहिए होगा, चाहे वो सीड प्रोडक्शन की बात हो या कोई और रिसर्च जो इनपुट आपको या कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होगा, आप इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं। और साथ में ही हमारे डॉक्टर आरपी सिंह साहब जिन्होंने उत्तराखंड की मशरूम इंडस्ट्री को एक फाउंडेशन उन्होंने दिया था, उनको भी हमें इस मौके पे याद करना चाहिए। वो भी एक रुड़की के पास एक फार्म है, शायद उसको चला रहे हैं, वो एक बटन मशरूम का फार्म है, और उनका भी धन्यवाद करना चाहिए हमें। और इसके साथ ही ऑर्गेनाइजर्स का और उत्तराखंड गवर्नमेंट का, सेक्रेटरी साहब का, मंत्री साहब का, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ही एक अच्छा इंटरेस्ट मैंने देखा कि जितनी दिलचस्पी, कल मैं देख रहा था जब वो एग्जीबिशन को विजिट कर रहे थे तो एक एक स्टॉल के ऊपर कितना टाइम लगा रहे थे, कितना इंटरेक्ट कर रहे थे लोगों के साथ, हर चीज को बड़ी बारीकी से जानना चाहते थे। जो भी प्रोडक्ट थे, मुझे नहीं पता कि कितने बढ़िया किस क्वालिटी के प्रोडक्ट थे, लेकिन हर प्रोडक्ट को उन्होंने वहां पे टेस्ट किया और उनको ग्रोअर्स को निश्चित तौर पे बहुत एक जबरदस्त एक मोटिवेशन मिला होगा, बहुत एक एनकरेजमेंट मिला होगा। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ये सपोर्ट और डॉक्टर विवेजा जैसे जो एक वहां पे पूरे मशरूम का रख रखाव उत्तराखंड में कर रहे हैं, आप लोगों के पूरे इस टीम वर्क के साथ जो उत्तराखंड का मशरूम इंडस्ट्री है उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। इन शुभकामनाओं के साथ ही आप सभी का पुनः धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और सभी लोग इनवाइट हैं लंच पे, उससे पहले डॉक्टर निदेशक बवेजा जी के लिए 2 लाइनें। उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको बंदगी भी नाज करे। ये हम सुबह से इस चीज को महसूस कर रहे हैं। इसी के साथ हम लोग लंच पर चलते हैं और 3:05 पर हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे, क्योंकि ऑनलाइन जो स्पीकर्स हैं वो हमको ज्वाइन करेंगे। तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं लंच के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
को चेयर कर रहे हैं मिस्टर आलोक गुप्ता, चेयरमैन हैं हमारे प्रेसिडेंट सुरभि फाउंडेशन दिल्ली। वो हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं। और इस पे को चेयरमैन है डॉक्टर जी.सी. कैम्प, एडिशनल डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। रेपोटियर है डॉक्टर सुरेश राम जी, डॉक्टर नीमा पवार एंड मिस्टर दीपक पाठक, प्रकाश एडियो। इसमें जो हमारे टॉपिक हैं, सबसे पहले तो वाई टू ईट मशरूम पे दिव्या रावत जी बताएंगी। सेकंड, और इससे पहले हमारे ऑनलाइन प्रवक्ता है डॉक्टर विशाल, जो ऑनलाइन राकेश शर्मा जी हमारे साथ होंगे, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। ओके, ठीक है। और ग्रोइंग मशरूम एट होम, अ सक्सेस स्टोरी ट्रैवल बेल्ट, डॉक्टर अलका मित्तल जी, डायरेक्टर HR ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल मंडेला रोड, न्यू दिल्ली से है, उनका है। सेकंड है लो कॉस्ट मशरूम कल्टीवेशन ऑप्शन एंड इकोनॉमिक्स, प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार विजय, नेशनल कोऑर्डिनेटर उन्नत भारत अभियान, सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली से है ये भी। राउंड द ईयर लो कॉस्ट मशरूम ग्रोइंग टेक्नोलॉजी, मिस्टर कौशिक देशगुप्ता, ये वायोवेदा आयुर्वेद एग्रो वेंचर प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा से हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन वैल्यू एडिशन ऑफ सिटाके एंड अदर मशरूम, ये मिस हिरेशा वर्मा जी हैं। ये हम इतने लेक्चर्स को इस टेक्निकल सेशन में कवर करेंगे। और चेयरपर्सन की द्वारा जो समय इसमें निर्धारित है 10 से 15 मिनट से ज़्यादा आप लोग कृपया नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेशंस हैं जिनको कवर किया जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर अलका मित्तल जी से, नहीं सॉरी, मैं माफ़ी चाहूंगी, पहले मैं यहाँ पर दिव्या रावत जी को, अच्छा दिव्या रावत जी बता चुकी हैं, तो डॉक्टर अलका मित्तल जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया मंच पर आने की कृपा करेंगे। सीज कोई नहीं बोलेंगे सर। ये हमारे साथ जो है उससे जुड़े हुए हैं, VC से जो है अलका मित्तल मैडम है, हमारे डायरेक्टर है HR। अलका मित्तल मैम अगर ऑनलाइन ले लो प्लीज, ऑनलाइन अगर आप हैं तो प्लीज मैम यू आर वेलकम। मेरी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, आप काइंडली बैठ जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और खासतौर से ये सेशन जो है जो हमारी सभी की चाहत है कि हर कोई चाह रहा है कि भी हमारे जो इंडियन फार्मिंग है, जब से हम आज़ाद हुए हैं, देश जब से आज़ाद हुआ है, तब से ही बात बार बार आ रही है कि फार्मर्स का कुछ किया जाए, फार्मर्स के लिए कुछ किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी रिसेंटली जो बोला कि 2022 तक हमारे फार्मर्स की जो इनकम है वो डबल होनी चाहिए। सो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा नजर आता है कि जो ये जो सपन है वो तभी पूरा हो पाएगा जब हम कंट्रीब्यूट करेंगे रियल सेंस में। लेकिन जो डिप्राइव्ड कैटेगरी है वो सचमुच इतनी डिप्राइव्ड कैटेगरी है कि अगर हम लोन की बात करें, क्रेडिट लिंक की बात करें, सब्सिडी की बात करें, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं सब्सिडी देने की भी सरकार की तरफ से। सेंट्रल सरकार की काफी अच्छी स्कीम्स है, स्टेट की बड़ी अच्छी स्कीम्स है। कई बार 80% सब्सिडी देने के बाद भी फार्मर तैयार नहीं हो रहा लेने को। कई लोग ऐसे हैं जो इसका मिसयूज हो रहा है। सो हमारे साथ अभी जो जुड़े हैं हमारे HR हैं डॉक्टर अलका मित्तल जी। मैम आपका ऑनलाइन जुड़े, मैं आपका स्वागत करता हूं मैम। और आपको असाइनमेंट अब हमने वो देनी है कि ONGC जो है वो रियल सेंस में जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और काम इन द सेंस कि अपने फील्ड में तो आप काम कर ही रहे हैं, इसमें तो कोई सेकंड थॉट नहीं है। और आप तो डायरेक्टर HR ह्यूमन रिसोर्सेज की हैं। और अब यहाँ पे हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ह्यूमन रिसोर्सेज ही चैलेंज है। जो डिप्राइव्ड कैटेगरी है, सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड कैटेगरी है मैम। सो हमने
आपका लेक्चर भी उसी पे रखा हुआ है। भाई CSR के थ्रू जो है, CSR फंडिंग के थ्रू हम अपने फार्मर्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं ताकि हमारे फार्मर्स का रियल सेंस में उत्थान हो। एक अभी हमने रिसेंटली क्लस्टर को आइडेंटिफाई किया है, बिल्कुल बगल में है हमारे हरिद्वार के ही। हरिद्वार के मैडम, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो हरिद्वार के बगल में एक क्लस्टर है जिसको हमने अभी आइडेंटिफाई किया है। और हमारे साथ यहाँ पे भी काफी प्लेयर्स हैं जो इस समय मशरूम का बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। गैंडा खाती करके एक जो क्लस्टर है जिसमें 25 विलेजेस हैं, 19 विलेजेस में पॉपुलेशन है और बाकी 6 में पॉपुलेशन नहीं है। और उस क्लस्टर की अगर मैं कहानी सुनाऊं आपको, क्योंकि मैंने पर्सनली विजिट किया वहां पे जाके, और पर्सनली जब विजिट किया तो देखा कि हाथियों का बहुत आतंक है मैडम वहां पे। इतने हाथी है कि वो जो क्रॉप्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, नंबर 1, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट अनदर वन इज कि आदिवासी हैं, फार्मर्स हैं, जो बहुत ही गरीब फार्मर्स हैं, जो विश्वास खो चुके हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हमने गलत आदतें डाली हुई है कि भाई हम इतनी सस्ती गेहूं या इतना सस्ता आटा देके जो है वो फिर बंदे को, ठीक है अभी सर्वाइव कर रहा है। लेकिन अगर वो देखा जाए कि एक जो रियल सेंस में हमारे को प्रभु ने ये जो ह्यूमन जूनी दी है, जैसे माना जाता है कि 88,000 जूनिये हैं, जिसमें से जो है किसी को प्रभु ने मनुष्य बना दिया। मनुष्य में भी फिर जो है उसने कर्मों के हिसाब से जो है वो किसी को बहुत अदानी बना दिया, अबानी बना दिया, और किसी को ऐसा मजदूर बना दिया कि जो बेचारे के पास खाना नहीं है उसी जोन में सारे के सारे। तो मैम अब हम जो बात कर रहे हैं वो एक ऐसा विश्वास पैदा करना है, एक ऐसा क्लस्टर है कि जिसको हमने जो है रियल सेंस में एक ऐसा बैकअप देना है कि, और एक उदाहरण पेश करना है हमने कि भारतवर्ष जो है उसको रेप्लिकेट करे। पहले इंडिया की बात करेंगे, हो सकता है वर्ल्ड की भी बात करें, तो वर्ल्ड में भी आपने भी काफी विजिट किए होंगे। सो यूके हमने विजिट किया था तो लगा कि भाई, ये लगता था कि मजदूर जो है सिर्फ गोरा मजदूर नहीं हो सकता। सो वहां पे जब देखा, पता लगा कि भाई जब हम फार्मिंग देख रहे थे तो मैंने कहा ये मजदूरी कैसे कर रहा है बंदा, व्हाइट चेहरा मजदूरी कैसे कर रहा है, तो पता लगा है कि पोलैंड के मजदूर है यहाँ भी। सो वो जो गरीबी है, जो लेवल है पूरे वर्ल्ड में है। ऐसा नहीं है कि ठीक है हमारे यहाँ ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, लेकिन मैम आपको जो असाइनमेंट है वो, आपका जो लेक्चर है वो, मेन जो हमारा CSR फंड्स जो हैं वो रियल सेंस में जो है वो ऐसे जो डिजर्विंग लोग हैं एक क्लस्टर में जाएं ताकि उस क्लस्टर का उत्थान हो सके। तो उस क्लस्टर को डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर भी पर्सनली देख रहा है, जो हमारी स्कीम्स हैं वो हम भी करेंगे। और मेरे आपसे भी चाहूंगा कि आप एक ऐसा क्लस्टर, ये हमारा ही कहेंगे इस क्लस्टर को, ताकि हम इसको फर्दर फिर रेप्लिकेट करते चले जाएं, CSR फंड जो है वो, ताकि प्रॉपर वे में यूज हो सके। सो मैम अब बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपका धन्यवाद भी करूंगा कि आपने हमारे इस फेस्टिवल में, इस शो में जो है आपने समय दिया हमारे को, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना लेक्चर जो है वो दें मैम, प्लीज मैम। थैंक यू। ऋषा मैम प्लीज आप मंच पे आ जाए। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही है, बहुत अच्छे से आ रही है मैम आपकी आवाज। तो सबसे पहले तो शरद पूर्णिमा के अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं। आज एक बहुत ही शुभ दिवस है और आप लोगों का जो उत्सव चल रहा है, जिसमें कि हम लोग शरद पूर्णिमा के दिन, और नॉर्मली हम ऑस्पिशियस डेज पे हम लोग सोचते हैं कि हम किस तरह से दूसरों के लिए कुछ करें। अपने लिए तो हम हमेशा करते ही आते रहे, हर इंसान करता है, पर दूसरों के लिए जो कर पाता है वो ही आगे चल के मैं तो ये कहूंगी कि उसी को वो ही ब्लेस्ड होता है। तो इस विचार के साथ ONGC ने जब आगे कदम रखा, 1956 में हम लोग एग्जिस्टेंस में आए और धीरे धीरे करके डेवलप होते चले गए। पर हम लोगों की एक्टिविटीज जो थी वो इस तरह की हैं कि हम लोग शहरों में, हमारा ऑफिस जरूर होता है, पर हमारा कार्य जो है, कार्य क्षेत्र जो है वो बिल्कुल गांवों के बीच में है। और जो जितना रिमोट एरिया है, जितना रिमोट गांव है, वहां पे हमारे हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स मिलने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। तो इस संदर्भ में हम लोग देश के कोने कोने में जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, आसाम में है, नागालैंड है, गुजरात के बहुत कोनों कोनों में, तमिलनाडु में, राजमुंद्री में है हमारा, तेलंगाना में है। सब जगह हम लोग
हैं और उत्तराखंड में अभी हमारा हेड ऑफिस, हमारी शुरुआत उत्तराखंड से ही हुई, देहरादून में तेल भवन से। तो हम लोगों की पहुंच जो है वो रिमोट रूरल एरियाज में ज्यादा है, और इस कारण हम लोगों को जब कोई प्रोजेक्ट, कोई प्रपोजल ऐसा मिलता है जहाँ पे कि हम लोग अपने किसान भाइयों की या गांव में रहने वाले हमारे भाई बहनों की हम कुछ मदद कर पाते हैं, तो हमको बहुत अधिक संतुष्टि मिलती है। मेरे साथ इस समय सीएसआर टीम के चीफ सीएसआर भी हैं मिस्टर सोमेश रंजन, और उनकी टीम, हमारी टीम के अन्य सदस्य भी हैं, डीके सिंह जी, मिस्टर प्रेम। तो हम सब लोग हमारा यही प्रयत्न रहता है कि जो हमारा सीएसआर फंड है वो उधर पहुंचे जहाँ पे सबसे अधिक जरूरत है, जहाँ पे सबसे अधिक आवश्यकता है। और एक और चीज हमारा रहता है कि जो पिछड़ी जाति हैं, जिनको मैं पिछड़ी जाति नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि वो क्षेत्र हैं जहाँ पे कि हमारे वो भाई बहन रहते हैं जिनको अभी तक डेवलपमेंट ने छुआ नहीं है। इसका उनको हम नहीं कहेंगे कि उनके कारण ऐसा है, हम ये कहेंगे कि ये हमारी तरफ से कमी थी कि हमारा डेवलपमेंट उनके पास तक नहीं पहुंचा। और ओएनजीसी एक ऐसा जरिया बनना चाहता है जिससे कि हम लोग उन लोगों तक पहुंचे जिनको अधिक जरूरत है। तो ये प्रपोजल जो है, ये जो मशरूम प्लांटेशन का था, ये डेवलप करने का, इसके विषय में मेरे को सबसे, जबकि हमने बहुत ज्यादा इसमें खर्च नहीं किया, पर मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोगों ने इतना अच्छा फोकस्ड वे में ट्राइबल्स के लिए एक एम्प्लॉयबिलिटी और लाइवलीहुड जनरेशन का जो इनिशिएटिव लिया, उसकी वजह से कितने ही किसान भाइयों की आमदनी बढ़ी। 5-6 हजार रुपए महीना उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और जब ये वो कमा पाए तो उनका रहन सहन का स्तर इम्प्रूव हो गया। उनके, अगर वो अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको अवसर मिले। और इसी को देखते हुए हमको ये, आप जो कह रहे थे अभी कि हम लोगों को थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाना चाहिए, तो मैं आपसे एक और चीज शेयर करना चाहूंगी कि मैं खुद, मेरे पिताजी हरिद्वार के ही थे और गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ते थे वो, तो हम लोगों का तो विशेष लगाव है। और जब आप बात बता रहे थे कि हाथी आके तहस नहस कर जाते हैं, तो मेरे को पता है हरिद्वार के पास एक जगह है चिड़ियापुर करके, और वहां से जब हम लोग एक बार जंगल के रास्ते से जा रहे थे हरिद्वार से बिजनौर, तो मेरे फादर ने बताया कि ये जगह ऐसी है जहाँ पे कि तुम देखोगी सारी दुकानें छप्परों की होंगी, क्योंकि आज इस समय दुकान है, शाम को आके हाथी उसको उड़ा देंगे। तो ये इस वातावरण में जब हमारे भाई बहन जो लोग रहते हैं, हमारे देशवासी, उनके लिए अगर हम लोग कुछ कर पाते हैं, और वो भी इस तरह के इनिशिएटिव जैसा कि ये मशरूम प्लांटेशन का है। मैं देख रही थी कि कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज करके आप लोगों ने जो डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं, चाहे वो उनको स्मोकलेस कुकिंग स्टोव देने की है बात, या लेमन ग्रास प्लांटेशन की बात है, छोटे बायोगैस प्लांट, फैमिली साइज बायोगैस प्लांट डेवलप करने की है, या कंपोस्टिंग टेक्निक्स की है। तो ये चीजें देख के लगता है कि अब फाइनली साइंस और टेक्नोलॉजी का जो मैं कहती हूँ कि जो उनका लक्ष्य होता है साइंटिस्ट का, कि वो हर घर हर कोने में पहुंचे, वो अब हम पा रहे हैं। और जब हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी का असर हमारे गाँव में पहुंचेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी देश के, कहते हम जो बार बार बात करते हैं कि प्रगति होगी हर कोने में, बिकॉज वेरी क्लियरली वी ऑलवेज से दैट poverty anywhere is threat to prosperity everywhere, so it is like that. तो जहां हम लोग कुछ इनिशिएटिव्स इस तरह के ले पाते हैं और हम कुछ कार्य कर पाते हैं, वो हम लोगों को लगता है कि हम लोग धन्य हो गए उसके कारण, वो अवसर मिलने के कारण। और एक चीज मैं जरूर आपको बोलना चाहूंगी कि हरिद्वार जो है वो हमारी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है। सरकार ने हर तरफ से प्रयत्न किया है कि सीएसआर फंड्स ठीक जगह जाएं। हर उपक्रम को, राज्य सरकार जो सरकारी उपक्रम हैं, उन सबको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स असाइन की गई हैं। ओएनजीसी की 20 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे हम लोग लाइवलीहुड जनरेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इस तरह के इनिशिएटिव्स लेते हैं।
तो हरिद्वार हमारी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए यहाँ पे हम जो थोड़ा बहुत कुछ कार्य कर पा रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि ये हमारा फर्ज भी है और हमारा एजेंडा भी है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये मेरा कार्य क्षेत्र है इस संदर्भ में कि CSR भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना तेल एवं गैस की खोज करना है। और हमको ये पता है कि आफ्टर ऑल हमारी ऑर्गेनाइजेशन का या इस देश में और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब हमारे देशवासियों के लिए ही हैं। और अगर हम लोग देशवासियों के लिए कार्य नहीं करेंगे तो फिर हमारे एग्जिस्टेंस पे होने का फायदा ही क्या है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ये एक इनिशिएटिव है जो कि हम लोग डेफिनेटली आगे बढ़ाना चाहेंगे। कितना कर सकते हैं इस समय, सभी लोग थोड़ा सा इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, पर जो भी हमसे बन पड़ेगा, चाहे थोड़े थोड़ा धीरे धीरे करके स्टैगर करके, हम लोग डेफिनेटली इस तरह के इनिशिएटिव से जुड़े रहेंगे। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि या तो सपोर्ट करती हैं इस तरह के इनिशिएटिव्स लेना या खुद इस तरह का इनिशिएटिव ले रही हैं। मेरी सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा करती हूँ कि भविष्य में भी इस तरह के उत्सव, इस तरह के इनिशिएटिव्स चलते रहें और हम सब लोग हाथ जोड़ के, हाथ में हाथ लेके इस इन इनिशिएटिव्स में सहभागी रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो ये कहूंगी कि मेरी सबको शुभकामनाएं जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। जब सब लोग साथ होके इस तरह की चर्चा करते हैं, इस तरह का कमिटमेंट करते हैं, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और उत्तराखंड की सरकार से जो भी अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है, मैं देख रही थी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, व्हाट अ वंडरफुल आइडिया। क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक किसान कुछ कार्य करता है, उसके साथ के साथ बाकी साथी भी उससे जुड़ जाते हैं। पर अगर हम ये सोचें कि हर इंसान को अलग अलग चीज देंगे तो वो शायद मिलके ना, वो शायद इतना सक्सेसफुल ना रहे। तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट अगर हम डेवलप कर पा रहे हैं और उस तरह हम आगे बढ़ा पा रहे हैं वहाँ जो किसान हैं और वहाँ के लोग हैं, उनका जीवन स्तर, तो हमारा हर प्रयत्न सफल हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे आज्ञा चाहूंगी और मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दूंगी कि आगे भी इसी तरह का कार्य चलता रहे। जहां भी जिस भी तरह से ONGC के से जो भी बन पड़ेगा, हम लोग करने में चूकेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। उत्तराखंड तो हमारी जन्मभूमि भी है, क्योंकि मैंने जैसे कहा तेल भवन हमारा देहरादून में है, तो हम लोग हमेशा जुड़े रहेंगे अच्छे कार्यों के साथ। So, मैं CSR टीम के बिहाफ पे भी ये कमिटमेंट दे सकती हूँ। मेरे को पता है कि हमारी टीम के सभी सदस्य बहुत ज्यादा इसके मामले में, इस विषय में बहुत ही ज्यादा कमिटेड हैं और ONGC हमेशा आगे बढ़ के कार्य करने में विश्वास रखता है और वही हम करते रहेंगे। थैंक यू जी। अलका जी को मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र की बात आपने कहा कि बचपन में आप चिड़ियापुर में रुके थे, तो चिड़ियापुर से लेकर चंडी घाट का जो पुल है, हाँ। उसी के बीच में ये पूरा क्लस्टर आता है। ओह। और आपको और अच्छा लगेगा कि 20,000 की पॉपुलेशन इसी क्लस्टर में वो ट्राइबल्स की है और 10,000 की पॉपुलेशन जो है वो SC की है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 70% से ज्यादा पॉपुलेशन इस क्लस्टर में ऐसी है जिसको साल भर में मतलब 100 दिन का भी रोजगार नहीं मिलता। तो उसको नॉन वर्कर बोलते हैं। तो नॉन वर्कर की कैटेगरी में आने वाली जनसंख्या बहुत बड़ी है। तो अब मेरा एक आग्रह रहेगा, अगली बार आप मेरे को प्लीज वर्चुअली मत बुलाइएगा, ऑनलाइन मत बुलाइएगा, मेरे को बता दीजिएगा पहले से, मैं वहां खुद मौजूद होंगी। अपनी बचपन की कुछ यादें भी ताजा हो जाएंगी। इस बारे में डॉक्टर बवेजा जो डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर हैं, जो इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो आपसे कुछ बात करेंगे। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। मैम बहुत जल्दी आप ही से समय लेके जो है वहाँ पे एक प्रोग्राम करते हैं। सचमुच जब वहाँ जाओ तो एक बारी तो ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भी ऐसा भी सोसाइटी में चला हुआ है। मैंने विजिट किया आलोक गुप्ता जी के साथ, खुद हमारी पूरी टीम थी, हमारे CHO साथ थे और
इन्होंने इंटेंशनली, मेरे को ऐसा लगा कि भी वो शाम का समय भी चूज किया गया कि 8:30-9 बजे तक घुमाया इन्होंने हमारे को। सो एक मोटरसाइकिल वाले सज्जन आगे चले हुए थे, वो बड़े स्लो चले हुए थे, तो मैंने कहा स्लो क्यों चले हुए हैं ये? और मैंने कहा पहले तो बड़ी फास्ट मूव करा इन्होंने, पता भी लगा कहाँ उड़ के चले गए। सो मैं कहा स्लो क्यों चले हुए हैं? तो पता लगा कि भाई कभी भी अटैक हो जाता है जानवरों का सड़क पे। तो एक पॉइंट ये देखा, दूसरा ये देखा कि जो जिस कम्युनिटी की बात की गई, आदिवासियों की बात की गई, वो 8:30-9 बजे के लगभग वहां से हम क्रॉस हुए, उस गांव से क्रॉस हो रहे थे, तो लोग अपने बेड्स पे, चारपाई वर्ड यूज करूंगा, चारपाई पे लोग बैठे हुए थे। सो बैठे हुए थे, मतलब ऐसा लगा कि भाई हम इनके लिए क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। शासन की, सरकार की बड़ी अच्छी स्कीम्स है, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा देखने में आया कि ये लोग तो 10% भी नहीं दे सकते, 20% भी नहीं दे सकते। सो मैम बहुत जल्दी आपसे समय लेके जो है हम एक प्रोग्राम रखेंगे, और वर्चुअल नहीं होगा, वो आपको हम पर्सनली बुलाएंगे और आपके टाइम के हिसाब से हम खुद वहां पेश हो जाएंगे सारे के सारे। क्योंकि ओएनजीसी का भी देखा हमने, वहाँ बायोगैस का यूनिट देखा था, जो आपने उसको सीएसआर फंड जो वो किया हुआ है। सो वो 5 साल पहले किया थोड़ा सा था। हर्टिंग भी था। ये इसलिए था कि ऐसा लगा कि पता नहीं क्यों, अच्छा काम कर रहे हैं, काम की कोई कमी नहीं है, काम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन हमारे को जो जरूरत है इस समय क्लस्टर की है। हमने क्लस्टर, वो आइसोलेशन में एक प्लेस था, और वो इतनी अच्छी खाद भी तैयार कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट भी कर रहे हैं, बायोगैस भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमी नजर आ रही थी कि ये एहसास हुआ कि एक सिंगल किसी ऑर्गेनाइजेशन को ना देके एक रियल सेंस में क्लस्टर हो। जैसे सर ने बोला कि 20,000 जो है हमारे वहाँ पे लोग हैं, फार्मर्स हैं, जो डिप्राइव्ड कैटेगरी बोलेंगे, नॉट कास्टिज्म की वजह से नहीं बोलते। सो डिप्राइव्ड कैटेगरी जो है रियल सेंस में वो नजर आ रहा था कि भाई इतनी बुरी हालत है। तो मैं चाहूंगा कि अगर हम ऐसे क्लस्टर को, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का क्लस्टर है वो, हम सीएसआर जो है वो आपका क्लस्टर है, जो बीच में गैप फंडिंग है, हम चाहेंगे कि मार्केटिंग के मॉड्यूल्स भी वहां दिए जाएं, रिटेल मार्केट्स भी दी जाए, एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए ताकि पूरा कंट्री जो है उसको रेप्लिकेट करे। हाँ, पता हो कि भी वो फलाना मॉडल है, सो उसमें हमारी सभी की भागीदारी होगी, क्योंकि हम चाहे, सरकार चाहे तो वो थोड़ा सा, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र जैसे यूज होता है भी सरकारी तंत्र है, हालांकि बहुत अच्छी योजनाएं हैं सरकार की, जितनी अच्छी योजनाएं हैं शायद ही किसी ऐसी योजनाएं होगी। सो अगर हम मिलकर कार्य करेंगे वहां पे, तो मेरे को लगता है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम अपने टारगेट को जो है वो अचीव करेंगे, और एक ऐसा मॉडल डेवलप करेंगे कि आप जब खुद देखेंगी, आप तो बता रही हैं कि आप यहीं की रहने वाली है, जब आप खुद देखेंगी तो आपको लगेगा कि नहीं, वाकई में इसको ऐसा डेवलप किया जाए ताकि इसको पूरा कंट्री देखे, इस मॉडल को कंट्री देखने आए। सो इस इच्छा के साथ जो है हम इसको करना चाह रहे हैं, और हमने हाथियों के हिसाब से भी प्लानिंग की है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जिंदगी जीनी है वहां पे, उनको बेचारों को खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो आबादी की तरफ ही आएंगे डेफिनेटली। सो ऐसी ऐसी किंवदंती, ऐसी ऐसी स्टोरी सुनी। एक स्टोरी और सुनी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक ऐसी स्टोरी सुनी कि एक हाथी ने एक परिवार पे अटैक किया, और जब परिवार पे अटैक किया उसने, तो एक एक पर्सन को पकड़ा सिर्फ, और उस आदमी को जब तक उस हाथी ने खत्म नहीं कर दिया तब तक वो हाथी नहीं गया, और उस हाथी ने सिर्फ एक ही आदमी को टारगेट किया, बाकी किसी फैमिली मेंबर को जो है वो टारगेट नहीं किया गया। तो ऐसा देखने को आया, हमने विजिट किया। हम चाह रहे हैं कि हॉर्टी टूरिज्म में डेवलप किया जाए। हरिद्वार कहाँ पूरे वर्ल्ड में फेमस है, हर किसी की चाहत होती है कि जाके जो है वो अमृत ग्रहण किया जाए। मैं चाहूंगा कि डेफिनेटली, मैं आपसे तो बड़ी अपेक्षा कर रहा हूँ, अब तो ज्यादा ही कर रहा हूँ, क्योंकि आपने हरिद्वार का अपना रेफरेंस दे दिया मेरे को। सो हम चाहेंगे इस क्लस्टर में जो है आपके इनपुट्स आए तो बहुत ही अच्छा रहेगा मैम, प्लीज। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। आपने वर्चुअली भी समय दिया हमारे को, बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू वेरी मच, प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं निदेशक महोदय से रिक्वेस्ट करूंगी सर, 2 मिनट के लिए माइक हमारे वहाँ पर नागर जी बैठे हुए हैं तो उनको देने की कृपा करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन वर्चुअली बहुत सारे लोग हैं और उनसे हम 2 शब्द उम्मीद करते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर बवेजा जी, उनकी पूरी टीम और उनके द्वारा बुलाए गए हम सभी लोग, जिसमें ग्रोवर्स, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर सारे, और जो लोग आए हैं अतिथि, उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।
आपने बुलाया, दूर दराज गाँव के रहने वाले हैं हम लोग और बड़ा अच्छा लगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है कि विकास की किरणें और रोजगार गांव तक पहुंचना चाहिए, गांव के अंतिम आदमी तक पहुंचना चाहिए। उस कड़ी में ये आजादी का अमृत महोत्सव का अगला पड़ाव चल रहा है। ये इस कड़ी में मिल का पत्थर साबित हुए हैं हॉर्टिकल्चर वाले और डॉक्टर बवेजा जी, उनके टीम, हमारे युवा मुख्यमंत्री माननीय धामी जी, उनका ये प्रयास है। उनका कहना है कि सभी को हम रोजगार नहीं दे रहे, नौकरी नहीं मिल सकती सरकारी नौकरी, पर ये आपके जो संसाधन है, आपकी खेती बाड़ी है, हॉर्टिकल्चर है, उससे जोड़ के जो सब्सिडी, जो सहायता, टेक्निकल वगैरह जो भी हम सब मुहैया करवाएंगे। मैं देख रहा था कि यहाँ कई आंकड़े मेरे से अच्छे, हम तो बिल्कुल कुछ नहीं है, उनके आगे अच्छे वक्ता आए, उन्होंने अपनी बात कही और एक बात सीखने को मिली है। टेक्निकल सेक्शन में थे, हम सिखाने चले थे, लेकिन हम खुद सीख के जा रहे हैं। और कितना बढ़िया कुंभ पूरा विश्व जानता है, हर 12 साल में कुंभ का मेला होता है, पूरी दुनिया इकट्ठी होती है और अब हर साल इस आयोजन से कितना बढ़िया नाम दिया है इन्होंने, कुंभ हर द्वार, हर घर में। तो ये कुंभ को और कुंभ को दोनों साथ जुड़ गए हैं, आध्यात्मिक भी और दूसरे मायनों में भी। तो जरूर आगे सफल पाएंगे और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इनका इस बात के लिए कि आपने जो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट था उत्तराखंड का, नया नया राज्य बनाया, लेकिन इतना नया भी नहीं है, 20 साल से ज्यादा वर्ष हो गए हैं वो देखने में, लेकिन आप मिल का पत्थर हुए हैं। आपके आते ही पहले हमारे को इस साल का हॉर्टिकल्चर पुरस्कार, एग्रीकल्चर पुरस्कार ये भी मिल रहा है, 22 तारीख को टाइम में जा रहे हैं लेने के लिए, उसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके कदम, आपका हौसला, आपका टीम वर्क, आपका मीडिया, कल यहाँ बैठे थे सचिव साहब, मेरे उनसे 2006 से रिलेशन है, तब वो डीएम उत्तरकाशी हुआ करते थे। हमारे वहाँ एक समस्या थी, जैसे यहाँ समस्या वहाँ उन्होंने सरकार ने कर दी खड़ी, गोविंद पशु विहार बना दिया और लोगों के वो विकास कार्य वहाँ रुक गए। तो डीएम साहब को हमने कहा भाई ये करो, कुछ करो। उन्होंने कहा नागर जी हम तो मीडिया को बुलाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक पेपर मीडिया। तो आज देखिए वो 2006 की बात, उसका प्रैक्टिकल मुझे कल देखने को मिला उनसे। तो ये मीडिया से कितना सुंदर आपने वो बनाया है, उसके सूची, उनका सारा आयोजन का रात दिन एक करके, तो आपकी टीम की मैं बहुत बहुत तारीफ करता हूँ। और जो मंच संचालिकाएं भी हैं, उन्होंने भी अपने बड़े संयम और मीत भाषी तो है ही आप, लेकिन साथ में संपर्क, क्योंकि फ्यूज उड़े रहते हैं जो स्टेज संभालता है, कोई नाराज कोई खुश, तो उन्होंने बड़ा। और जो हमारे मेजबान है वो युवा है, मेरा पूरी तरह परिचय नहीं पर शक्ल देखी है, बातचीत हुई होगी, यादव जी डीएचओ देहरादून हरिद्वार, उनकी बड़ी अहम भूमिका है, हम उनके कर्जदार हैं। कुछ कह दिया हो किसी ने तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आपने इतना सफल आयोजन किया, डॉक्टर सुरेश जी, डॉक्टर इनका नाम भूल गया मैं, बगल में केम साहब, हाँ जगदीश केम सर, और सारे सभी लोग, शर्मा जी से आज परिचय हुआ, तो बधाई दूंगा दोबारा इनको, डॉक्टर बवेजा जी को, कि टीम को बनाए रखें। और कई युवा जैसे नैनीताल है, बागेश्वर है, उत्तरकाशी है, चमोली है, कई बड़े अच्छे अच्छे डीएचओ है, सभी अच्छे हैं यहाँ, चंपावत से लेकर उत्तरकाशी तक। उन्होंने बधाई देता हूँ और अपने आपका ज्यादा कीमती
कीमती समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मुझे जाना है कुछ जरूरी काम। आप मेरी इच्छा थी मैं कल भी रहूँ, बबीजा जी ने भी कहा आप नहीं जाएंगे, कल जाएंगे समाप्ति में, पर बढ़िया होता सीएम साहब यहाँ आए थे, क्योंकि कल हमारे क्षेत्र में जो सीएम साहब का कार्यक्रम है वहाँ हम लोगों ने कोल्ड स्टोरेज है उसी को लेकर तैयारियों को लेकर बाहर जाना है। तो पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सदैव ऋणी रहेंगे। जब आप बुलाएंगे हम लोग हाजिर हो जाएंगे। बस एक एहसान और कर देना, आपने बड़ा वो दे दिया है, यहाँ जो भी काम करने आए आपने सेब पर भी बढ़िया बोला, पर ये सेब का सीधे वो नहीं है, लेकिन डायरेक्टर तो आप ही है। एक मसाले का भी रख दो और एक आलू का भी रख दो, तो तुमड़ी आलू, कुफरी आलू जिसको कहते हैं। तो वहाँ एक डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, वो तो हम चाहते हैं कि हमारे धामी जी और सुबोध जी हों, लेकिन वहाँ नरेंद्र बरागटा जी वो भी नेता है, क्योंकि ये नेता रिटायरमेंट के बाद बनेंगे। हम चाहते हैं कि नौकरी रहते हुए वो उस सपने को पूरा करें। पहले हमारे PR गौतम जी थे, यहाँ डायरेक्टर हिमाचल के थे, और उनको आज भी कोटखाई के लोग देवता की तरह मानते हैं, और हमने तो इनको मान ही लिया। हम तो इनको पंजाबी में बोल ही रहे थे, और सीता तो हटे ताबे आ रहे थे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, लॉट ऑफ थैंक्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर आपका तहे दिल से शुक्रिया। और आपने जितनी भी बातें कही उसमें एक सार निकल के आया कि एक इच्छा करने से कुछ नहीं होता और एक निश्चय भी कुछ नहीं कर सकता, किंतु एक निर्णय सब कुछ बदल देती है। थैंक यू सर। और आपकी बात पर पूरा किया जाएगा। और हमारे साथ एक वक्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं जो सेकंड नंबर पे हैं, प्रोफेसर VK विजय सर, जो कि मेरे ख्याल से ऑनलाइन हैं इस वक्त। प्रोफेसर VK विजय IIT दिल्ली के प्रोफेसर हैं। वेलकम सर। और जो अभी अलका मित्तल जी से बात हो रही थी ONGC के बारे में, तो वो प्रोजेक्ट ONGC से जो फंड लेने के बाद प्रोफेसर VK विजय की जो टीम है, जो उन्नत भारत अभियान को लेकर काफ़ी एक्टिव है, तो उस टीम ने उस प्रोजेक्ट को वहाँ इम्प्लीमेंट किया था और उसके इतने अच्छे परिणाम आए कि जो ODOP में हरिद्वार को फिर मशरूम में जो एक डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया। तो प्रोफेसर VK विजय खास तौर से जो बायोगैस है और CNG है उसके पायनियर रहे हैं। जिस समय इंडिया में ये समझा जाता था कि बायोगैस से CNG बनाना बहुत मुश्किल होगा, तो उस समय प्रोफेसर VK विजय ने उस काम को करके दिखाया। एक CRDT है IIT दिल्ली में, जो सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, तो उसके प्रोफेसर हैं डॉक्टर साहब। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और आपसे निवेदन करूँगा कि आपका जो प्रोजेक्ट हुआ और आगे किस तरह से IIT दिल्ली इसमें इस काम को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। डॉक्टर VK विजय। नमस्कार। और आज इस कार्यक्रम में जो कि इंटरनेशनल मशरूम फेस्टिवल हरिद्वार में आयोजित हो रहा है और पूरे देश पूरी दुनिया के लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, मेरे को इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऑर्गेनाइजर्स का। सबसे पहले आलोक जी जो कि सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं, साथ में इनके साथ में हैं डॉक्टर JC कलीम जो एडिशनल डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर फूड एंड प्रोसेसिंग उत्तराखंड गवर्नमेंट, साथ में इस पूरे कार्यक्रम के जो रचयिता हैं और जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं डॉक्टर बावेजा जो कि डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर हैं उत्तराखंड के, और पूरे उन्नत भारत अभियान की गेंडी खाता में लगी हुई टीम, सुरभि फाउंडेशन की गेंडी खाता में लगी हुई टीम, और जो मशरूम के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं ODOP की जो बात की कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट, ये जो आइडिया है ये इन्वेस्ट इंडिया करके एक प्रोग्राम चल रहा है भारत सरकार का। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की जो टीम है पूरे देश में सभी क्षेत्रों में हर डिस्ट्रिक्ट में जा रही हैं और देख रहे हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का कौन सा प्रोडक्ट
हम इस कार्यक्रम के अंदर ला सकते हैं। और जब उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, विज्ञान भवन में बैठते हैं, उनका ऑफिस है, और वो जो टीम मेरे साथ उन्नत भारत अभियान में प्रबुद्ध ग्राम के लिए भी इंटरेक्ट करती, तो ओडीओपी की जो टीम पूरे देश भर में घूम के आई, नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में, बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में। और जब मुझे जानकारी हुई कि हरिद्वार को खाली इसलिए चुना गया है मशरूम कल्टीवेशन के लिए क्योंकि गेंडी खाता में उन्नत भारत अभियान और सुरभि फाउंडेशन इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, इसको अपना रोजगार का माध्यम और अपने आय का साधन बना रहे हैं। तो इसलिए मशरूम कल्टीवेशन को हरिद्वार क्लस्टर के लिए ओडीओपी के अंतर्गत चुना गया, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। आलोक जी ने बात की कि उन्नत भारत अभियान एक कार्यक्रम है जो कि शिक्षा मंत्रालय का कार्यक्रम है, जैसे कि नाम से विदित होता है उन्नत भारत अभियान, कि भारत को उन्नत बनाने का ये अभियान है। इसमें जो हमारे देश में जितने भी कॉलेजेज हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हम उनको कह रहे हैं, चाहे वो यूजीसी के अंडर में हो, चाहे एआईसीटी के अंडर में हो, ऐसी लगभग 45,000 कॉलेजेस, और हम लगभग 7 लाख गांव हैं पूरे देश भर में। तो जो हमारी एजुकेशन प्रोसेस है, एजुकेशन सिस्टम है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी लेवल। तो जब अंडर ग्रेजुएट में आप कोई भी बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक कोई प्रोग्राम करते हैं और बीटेक अंडर ग्रेजुएट करके निकलते हैं, उसके बाद में स्टूडेंट्स को बहुत सारी कॉलेजेस से जो लड़के निकल रहे हैं, चाहे बीकॉम करके निकल रहे हो, बीएससी करके निकल रहे हो, बीए करके निकल रहे हो, उनको इतनी योग्यता नहीं आती कि वो अपने जीवन यापन का उस शिक्षा को माध्यम बना सके। तो ये हम सोच में आया कि क्यों नहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था को ही हमारी रोजगार के माध्यम से, हमारी जिंदगी के जीवन जीने के माध्यम से जोड़ा जाए और उसकी समझ उनमें एजुकेशन के माध्यम से क्रिएट हो। तो हमने ये कार्यक्रम की रूपरेखा रची और 2014 में ये कार्यक्रम शुरू हुआ कि आईआईटी दिल्ली में एक वर्कशॉप रखी गई उन्नत भारत अभियान के नाम से, और हमने उसमें सारे मिनिस्टर्स को भी बुलाया, एजुकेशनिस्ट को बुलाया, और तो उन्होंने कहा कि इतना बढ़िया कार्यक्रम है तो इसको तो पूरे देश के लिए होना चाहिए, भाई आईआईटी दिल्ली कैसे कर पाएगा। और इसमें ये राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ा। तो नवंबर 2014 में माननीय राष्ट्रपति ने इसको विधिवत शुरू किया कि ये पूरे देश भर में चलेगा। इसमें हर कॉलेज अपने आसपास के 5 गांव को गोद लेता है और अपने स्टूडेंट्स और अपने फैकल्टी, अपने टीचर्स के माध्यम से उनके विकास में मदद करता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलकर। तो जब आईआईटी दिल्ली अपने लिए कुछ गांवों को ढूंढ रहा था कि हम कौन कौन से गांव में काम करें जो जहाँ पे हमारे रीच भी हो और हमारे साथ कोई न कोई स्वयंसेवी संस्था काम करे, तो हमें आलोक जी से हमारी मुलाकात हुई और आलोक जी ने कहा कि आप लोग अपने आसपास गुड़गांव में डिस्ट्रिक्ट कुछ गांव लेंगे, कुछ और कोई गांव लेंगे, क्यों नहीं आप हरिद्वार में भी कुछ गांव लें। और सुरभि ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहा है, तो हम लोगों ने निश्चय किया कि हम लोग जरूर हरिद्वार के गेंडी खाता में भी काम करेंगे। तो हम लोगों ने काम करना निश्चित किया। तो जब काम करना निश्चित किया तो सुरभि फाउंडेशन के माध्यम से और ओएनजीसी के माध्यम से और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमको कुछ सपोर्ट भी आगे मिलना शुरू हुआ। तो 2015-16 के लगभग हमने जब काम को आगे बढ़ाया तो ध्यान में आया कि आईआईटी में क्या क्या टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है और उनके माध्यम से और काम हो सकता है। तो बायोगैस का, उन्नत चूल्हा का, मशरूम का ये कार्यक्रम लगा के हम इन गाँव में हमको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो मशरूम वाला था उसमें ये ध्यान में आया कि इनकी ट्रेनिंग कौन ऑर्गेनाइज करेगा, इनको रिसोर्स कैसे मिलेगा और इनको किस तरह आगे बढ़ाया जाए। तो हमारी टीम जो उन्नत भारत अभियान की काम करती थी उसमें चक्रभूषण अभी जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ में थे, और साथ में दिव्या खट्टर करके एक हमारी साइंटिस्ट हैं वो भी साथ में थी। उन्होंने भी इसमें मदद किया। और देखिए कि देखते देखते जो हमारे लोग थे गेंडी खाता और क्लस्टर में रहने वाले और आसपास के गांव में रहने वाले लोग, कि जिन दिनों में खेती होती है तब आप खेती करिए, जिस दिनों में आप थोड़े फालतू हैं, जहाँ पे आपके पास टाइम है और जहाँ जिन दिनों आपको कुछ काम नहीं मिलता, उन दिनों में अगर आप मशरूम के साथ काम करेंगे और मशरूम उत्पादित करके उसका सेल करेंगे तो आपको अपने परिवार के लिए और अधिक आमदनी होगी। तो लगभग जब दिसंबर से जनवरी का मार्च तक का महीना था जिसमें काम नहीं हो रहा था, उसमें उन्होंने मशरूम कल्टीवेशन किया तो उनकी इनकम
कम से कम 4-5 हजार रुपए प्रति महीने और अधिक बढ़ गई। और भी फिर ऐसे कई महीने आए कि राउंड द ईयर भी काम होने लगा। तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, मैं आपको 5 मिनट में प्रेजेंटेशन जो हमने बनाया है उसका रखता हूँ, और फिर उसमें कोई डिस्कशन होगा तो मेरे साथ में चक्रभूषण जो फील्ड में गंडी खाता क्लस्टर में काम कर रहे हैं और दिव्या है, वो भी उसमें आपको जो भी प्रश्न होंगे उनका उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे। दिख रहा है क्या? जी दिख रहा है जी। तो इस जो अभी का ये प्रेजेंटेशन छोटा सा बनाया है, लो कॉस्ट मशरूम कल्टीवेशन ऑप्शंस एंड इकोनॉमिक्स, कि वास्तव में क्या मशरूम को हमारी आय बढ़ाने के लिए काम में ले सकते हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, और घरों में वो साथ में मशरूम भी कल्टीवेशन करें और कुछ 3,000 से लेके 5,000, 6,000, 7,000 रुपए तक एडिशनल इनकम भी बना सकें। 3 फोटो इसमें आप देख रहे होंगे, तो 3 अलग अलग मशरूम की क्वालिटी चल नहीं रहे या स्लाइड बढ़ गई आगे आपके यहाँ पे? जी बढ़ रही है। ठीक है। तो अभी पूरे देश भर में जितनी भी तरह की मशरूम होती है उसमें लगभग 4 तरह की प्रमुख रूप से होती थी, बटन, ऑयस्टर, पेडीस्ट्रा और मिल्की मशरूम। पर सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन है जो लोग यूज करते हैं वो है बटन मशरूम, जो लगभग 73% उसका कवरेज है। ऑयस्टर मशरूम का लगभग 16% कवरेज है। पेडीस्ट्रा मशरूम जो हो रही है वो लगभग 7% के लगभग है, और मिल्की मशरूम उससे 3% के लगभग, और अदर्स लगभग सिटा के मशरूम जो CSIR के साथ मिलकर उन्नत भारत अभियान पूरे देश में और उसको आगे बढ़ा रहा है, कि उसमें विटामिन डी होता है, कुछ और दूसरे ऐसे विटामिन है जो दूसरों में नहीं मिलते हैं, और वो कॉमर्शियली और उसकी टेक्नोलॉजी उस पर भी CSIR और उन्नत भारत अभियान IIT दिल्ली मिलकर काम कर रहे हैं। और लगभग 2017 में टोटल मशरूम प्रोडक्शन था लगभग 0.13 मिलियन टन। अगर हम कवरेज के हिसाब से देखें तो पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तराखंड, गुजरात और हरियाणा ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लगभग 8 से लेके 15% तक का शेयर है मशरूम प्रोडक्शन का पूरे देश का। अगर प्रोस्पेक्ट ऑफ मशरूम कल्टीवेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एक्सपोर्ट, बहुत पोटेंशियल उसका। अगर हम मशरूम से, जैसे अभी डिस्कशन चल रहा था कि हमको नॉन वेज से वेजिटेरियन की तरफ प्रोग्रेस हो रहे हैं, कोरोना पेंडेमिक ने हमको सिखा दिया कि अब खाली बातें करने से काम नहीं चलेगा, खाली इंडस्ट्री से काम नहीं चलेगा, हमको लाइफ स्टाइल भी ठीक करना पड़ेगा, हमारे को सिस्टम भी ठीक करना पड़ेगा। एक छोटे से वायरस ने आप देखिए कि पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लिया, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, चाहे इटली हो, चाहे स्पेन हो, और चाहे इंडिया हो, और लगभग 1.5 साल तक सभी लोग अपने घरों में बंद थे, न किसी से हाथ मिला सकते थे, न किसी के गले मिल सकते थे, न किसी के साथ खाना खा सकते हैं। तो ये स्थिति, न्यूक्लियर हमारे पास कितना भी पावर हो, चाहे हम चांद पे जाएं, चाहे हम मार्स पे जाने की कोशिश कर लें, हमारे पास कितनी कैपेबिलिटी हो, पर एक छोटे से वायरस ने दिखा दिया कि नेचर इज सुप्रीम, आप नेचर से बड़े नहीं हो सकते, आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, दुनिया को तो नेचर है, जो नेचर के हिसाब से हमको जीना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन हो, उसमें हो चाहे कल्टीवेशन बेस्ड ऑन रिसाइकलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल रेसिड्यू व्हिच आर अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी, तो ये सारी चीजें हमको बताती हैं कि देयर इज ए कन्वीनियंट टू एक्सपोर्ट टू मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप। तो मशरूम के माध्यम से हम लोग हमारी जो विटामिन की कमियां हैं, हमारे हेल्थ में जो हमको जितने चीजें चाहिए वो हमको मिल सकती हैं, और साथ में ही हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और उससे इनकम भी हमारे यहाँ पे किसानों को बढ़ा सकते हैं। तो ज्यादा डाटा में नहीं जाएंगे, परंतु सबसे बड़ी ये है कि पिछले 4 सालों में ही लगभग 30% से ज्यादा हमारी मशरूम प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है, और लगभग दुनिया का लगभग 2% के लगभग हम लोग मशरूम ग्रो करते हैं। एंड 2 मेन टाइप्स ऑफ बटन मशरूम ग्रोवर्स, राउंड द ईयर ग्रोवर्स है, वो कंट्रोल कंडीशन में उनको करना पड़ता है, जबकि सीजनल ग्रोवर्स हैं जो विंटर सीजन में पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्ट पार्ट है उसमें वो करते हैं। तो जो मशरूम कल्टीवेशन का प्रोसेस है उसमें चाहे हॉर्टिकल्चर बोर्ड हो या मिनिस्ट्री हो, उन्होंने जो निर्धारित किया है कि स्पान प्रोडक्शन, कंपोस्ट की प्रिपरेशन करना, फिर स्पेनिंग करना, फिर स्पान रनिंग करना, फिर केसिंग एंड फ्रूटिंग, अल्टीमेटली जो फ्रूटिंग आता है उसको अपन लेके फिर आगे उसको मार्केट में ले जा सकते हैं। और कल्टीवेशन ऑफ
oyster mushroom over button mushroom may be preferred because जो oyster mushroom है उसमें बहुत ज़्यादा आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत कम होती है और उसमें टेक्नोलॉजी भी और सिस्टम भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता जो बटन मशरूम में होता है और इसकी फास्टर ग्रोथ होती है, ईयरली आप उसको ले सकते हैं और इसकी वैरायटी भी कई सारी एग्री क्लाइमेटिक कंडीशंस में सूट कर सकती है। तो सीजनल कल्टीवेशन और पंजाब और हरियाणा में ये बहुत कॉमन हो गया है और उनकी इकोनॉमी को वहाँ के लोगों को उससे बहुत फायदा हुआ है। तो कंसिडरेशन फॉर रिड्यूसिंग मशरूम कल्टीवेशन कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग नेट प्रॉफिट, क्योंकि ये सेशन जो है वो किस तरह लो कॉस्ट मशरूम को हम आगे बढ़ा सकते हैं और उसकी इकोनॉमिक्स क्या है इसके लिए आधार निर्धारित है। तो मशरूम आप अपनी खेती अपने काम के साथ में ये एडिशनल काम आप मशरूम कल्टीवेशन का लीजिए। अगर थोड़ी सी आपके पास जगह है कि आप बना सकते हैं एक कमरा, अलग से कच्चा कमरा भी बना सकते हैं, मड रूफ भी बना सकते हैं, उसमें आराम से इस प्रोसेस को इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और क्योंकि मशरूम पेरिशेबल है इसलिए रोज का रोज बिकना होगा, नहीं तो आपको कोल्ड स्टोरेज चाहिए या आपको स्टोरेज सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो मोस्ट प्रॉफिटेबल वेयर चीप लेबर एग्रो वेस्ट रिक्विजिट टेम्परेचर आर रेडीली अवेलेबल, वहां पे आसानी से होता है और गेंडी खाता हरिद्वार और नॉर्थ इंडिया इसके लिए शूट करता है। तो जो गेंडी खाता में एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया है और जो सुरभि फाउंडेशन और जो उत्तराखंड का हॉर्टिकल्चर बोर्ड है और सब आप सबके साथ ओएनजीसी ने हमको इसमें सपोर्ट किया, डीएसटी ने इसमें सपोर्ट किया और कुछ और लोग भी इसमें आगे हम सबको सपोर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये 5 गांव में हम लोग काम कर रहे हैं, गेंडी खाता, नौरंगाबाद, लाहड़पुर, पिल्ली पांडव और लालधाम। इन 5 गांवों में एक क्लस्टर हो गया हमारा और इसमें जो रॉ मटेरियल का कंपोस्ट बनाते हैं फिर उसके बाद में स्पॉनिंग करते हैं। तो कौन कौन से महीने में क्या क्या हम कर सकते हैं, तो अक्टूबर टू फरवरी बटन मशरूम आप ले सकते हैं, मार्च टू मई में ऑयस्टर एंड मिल्की मशरूम ले सकते हैं। ग्रोइंग मार्केट ओइंग टू नाइस अरोमा, सटल फ्लेवर, न्यूट्रिशियस वैल्यू एंड स्पेशल टेस्ट ऑफ मशरूम, ये तो एडेड एडवांटेज है। और धीरे धीरे इसकी लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है और इसके प्रोसेस करके आप उसका वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं, चाहे वो ड्राई मशरूम हो जो रेडी मिल, अगर आप कोल्ड स्टोरेज सिस्टम नहीं है, आपके पास स्टोरेज नहीं है, तो आप उसको ड्राई करके फिर उसको मार्केट करिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं सबको करने के लिए। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लो कॉस्ट मशरूम इन द रीजन बाय उन्नत भारत अभियान, यूबीए मतलब उन्नत भारत अभियान। तो ये कैसे हुआ कि वो हमारे चक्रभूषण पांडे हैं, उनसे बात कर लेंगे कि उन्होंने लोगों से बातचीत की, उनका सर्वे किया, फिर आइडेंटिफाई किया कि गेंडी खाता में से कितने लोग, तो ऐसे हम लोग ट्रेनिंग कराएंगे ताकि उसको मशरूम को काम को आगे बढ़ा सकें। तो ऐसे 25 शुरुआत में 2017 की बात होगी, करीब 20-25 यंग बच्चे साथ में आगे भी हमको ट्रेनिंग करवाई, हम लोग इसको काम को आगे करेंगे। फिर हमने कहा कि नहीं, आपको देहरादून जाना है, देहरादून जाने के लिए पैसे आपको अपने लगाने हैं, बाकी का वहां रहने का और खाने का इंतजाम हम करेंगे। तो उस 15 में से लगभग 7-8 लोग रह गए और 7-8 लोग वहां गए, उन्होंने ट्रेनिंग ली और आके काम शुरू किया। और जब काम शुरू किया तो फिर धीरे धीरे उनको उसमें इंटरेस्ट आया और जब इंटरेस्ट आया तो प्रोडक्शन शुरू हुआ और मार्केटिंग शुरू हो गई। तो और लगने लगा कि तो बहुत अच्छा काम है, इसको तो हम आसानी से कर भी सकते हैं। और लगभग एवरेज जो बेनिफिट हो रहा था हर परिवार को, 7-8 परिवारों में, वो लगभग 5,000 से लेके 7,000 तक का एडिशनल इनकम इनको आना शुरू हुआ। तो जिसको देख के पूरे गांव के आसपास के गांव के लोगों को लगा कि नहीं, ये तो एक बहुत अच्छा काम हो सकता है और ये धीरे धीरे आगे इस तरफ बढ़ने लगा। फिर जो 2-3 लोग ऐसे थे जिन्होंने मास थोड़े बड़े लेवल पे आस में ये मशरूम प्रोडक्शन शुरू किया और उन्होंने ऐसा एस्टेब्लिश किया कि लगभग 400 से लेके 600-700 किलो तक वो रोज मशरूम बनाते हैं। दिल्ली और देहरादून और हरिद्वार सब जगह मार्केटिंग करते हैं। तो इसका एक पूरा चैनल खुल गया कि किस तरह इसको आगे बढ़ाया जाए। तो एक छोटा सा इकोनॉमिक्स है ये कि बटन मशरूम में ऑयस्टर मशरूम है, लगभग जो इन्वेस्टमेंट है बटन मशरूम का लगभग 20,000 रुपए के लगभग है और जो इसका ऑयस्टर मशरूम का उससे कम है। परंतु एक साइकिल में लगभग बटन मशरूम से नेट इनकम है वो लगभग 28,000
तो लगभग 6-7 हज़ार महीने, और ऑयस्टर मशरूम में लगभग 15,000 रुपये, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट भी कम है। 5,000 रुपये पे आप 15,000 रुपये ले रहे हैं, इधर आप 20,000 रुपये पे 28,000 रुपये ले रहे हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन, तो इसका डिस्कशन अलग से आप कर सकते हैं। हमारे चक्रभूषण रहेंगे आपके साथ डिस्कस करने के लिए, और वो उसको अधिक जानकारी इसमें देंगे। तो बेनिफिट ऑफ फार्मर्स एंगेज इन लो कॉस्ट मशरूम कल्टीवेशन इन गेंडी खाता। तो आप देखिए कि एडिशनल इनकम टू फार्मर्स फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स फॉर द ईयर। तो साल भर में आपको 6 महीने 5,000 से लेके 6,000 रुपए तक की एडिशनल इनकम हो सकती है, अगर आप 200 बैग के लगाएंगे अपने यहाँ पे। तो 200 बैग एक छोटे से कमरे में आप लगा सकते हैं। एंड इट एनहांसेस द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर विलेजर्स एज इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड इन ओपनिंग मशरूम हाउसेज इन विलेजेस। कई सारे ऐसे लोग हैं कि भाई अच्छा कोई कौन ध्यान रखेगा, कौन के घर में लगा सकते हैं, पैसा हम लगाएंगे, आप मशरूम करिए, तो आधा आधा करके हम इसका प्रॉफिट, आधा आप रखिएगा, आधा हम लोगों को दे दीजिए। ऐसे भी अवेलेबल है। न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ विलेजर्स आर आल्सो मीट एट मिनिमल प्राइस। जब आप खुद अपने यहाँ पे लगाते हैं तो आपके जो शरीर में आवश्यकता है विटामिन की और जो न्यूट्रिशनल की जरूरत है, वो आसानी से मशरूम के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। एंड स्पेंड मशरूम वेस्ट ए सोर्स फॉर ग्रोइंग अदर क्रॉप। और जब उसका जो वेस्ट निकलता है आपकी, जब मशरूम होगी उसके बाद जो बच गया खाद, उसको आप दूसरी क्रॉप्स के ग्रो करने के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए आप उसमें दूसरी सब्जियां और फ्रूट्स आप पैदा कर सकते हैं, इस तरह उसको लगा सकते हैं। तो एक इस सारे कार्यक्रम का ये हुआ कि अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, मशरूम इज द प्रोडक्ट चोजन फॉर हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट। और इस हरिद्वार के डिस्ट्रिक्ट में पूरे देश भर में नाम हुआ कि मशरूम के माध्यम से किस तरह से हम किसानों की आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इसमें उन्नत भारत अभियान, इसमें सुरभि फाउंडेशन, इसमें हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट उत्तराखंड, और भी जो संस्थाएं, लोग, गंडी खाता के लोग, आसपास के गांवों के लोग, और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो लगा है, सबको धन्यवाद। और मुझे आशा है कि इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से आज जो ये मशरूम इंटरनेशनल फेस्टिवल हो रहा है, इस कार्यक्रम को, इस तरह के कार्यक्रम को पूरे देश में हम लोग फैला सकते हैं। क्योंकि हम उन्नत भारत अभियान आज पूरे देश भर में हर जिले में लगभग 3,000 कॉलेजेस में हम लोग काम कर रहे हैं। लगभग 15,000 गाँव में हम लोग उन 3,000 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स और टीचर्स के माध्यम से काम कर रहे हैं। ऐसा कोई जिला नहीं है देश भर में जहाँ पे कि उन्नत भारत अभियान की सेल नहीं हो। और ये सारे IIT, सारे NIT, सारे आईसर, सारी यूनिवर्सिटी, सारी स्टेट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, IIMs, सब में उन्नत भारत अभियान सेल खुल गई है, और उसके आसपास के गाँव के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। तो किसी भी चीज को अगर रेप्लिकेबल हम बना सकते हैं, अगर है और लगता है कि इससे फायदा होने वाला है, तो पूरे देश में तुरंत हम लोग उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर विजय ने काफ़ी विस्तार में इस प्रकल्प के बारे में बताया, और मैं डॉक्टर बवेजा से कहूँगा कि एक बार डॉक्टर विजय को रिक्वेस्ट कर लें कि वो आगे के हमारे जो कार्यक्रम गैंडी खाता में होने वाले हैं, तो वहाँ जो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस हैं उसमें IIT दिल्ली हमारा पार्टनर बना रहे। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर विजय आपका थैंक्स करना चाहूँगा दिल की गहराई से, क्योंकि जो कार्य आप कर रहे हैं, जो आपने दिखाया, वाकई में ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि मैंने वहाँ विजिट किया और ऐसे पता नहीं कितने गांव होंगे। हम अगर आज बात प्रोग्रेस की करें कि कंट्री ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर ली है, हम विश्व गुरु भी हैं, विश्व गुरु बनना भी चाह रहे हैं और उस काबिल भी हैं, लेकिन अगर दूसरे पार्ट को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कहाँ हैं, हम कहाँ पहुँचेंगे। जिस सोसाइटी की रियल सेंस में सेवा करनी है हमने सर, तो मैं चाहूँगा सर, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली विजिट किया है और हम खुद चाह रहे हैं कि भी जो हमारा ये क्लस्टर है वन ऑफ द बेस्ट क्लस्टर बने। तो टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से सर लो कॉस्ट जो आपकी टेक्नोलॉजीज हैं वो इस गांव में आए, मैक्सिमम इस गांव में आए, तो इसका डेफिनेटली सर हमारे को सोसाइटी को जो है हम एक डेमोस्ट्रेशंस दे सकते हैं और डेमो रेप्लिकेट फिर फर्दर जो है वो कर सकते हैं। और IITs इस टाइप से अगर बढ़ चढ़ के आएंगी, क्योंकि IITs जो अभी तक मेरा अपना पर्सनल इंप्रेशन था वो यही था कि भाई ठीक है, जो क्रीम है आपके पास ही पहुंचती है,
हिंदुस्तान की क्रीम आपके पास पहुंचती है लेकिन फिल्टर होके वो बाहर चली जाती है। ये दुर्भाग्य है हमारा है। अभी मेरे साथ नवीन जी बैठे हुए थे, ही इज आल्सो इंजीनियर, अभी प्रेजेंटेशन भी देंगे। और मैं इनसे बात कर रहा था, मैंने कहा यार हमने जो है इस क्लस्टर के लिए कुछ करना है, ऐसी बातचीत चली रही थी। मैंने कहा हमारे पास कुछ फंड्स है, कुछ स्कीम्स है, रेफ्रिजरेटेड वैन्स ले लें आप हमारे से। मैं कहा इस क्लस्टर की भी हेल्प हो और आपकी भी कोई अगर वो हो सके। कहते हैं सर हम लेने वाला नहीं है, हम तो देने वाले हैं। इनकी बात सुन के ही जोश पैदा हो गया। तो सर सचमुच आप हमारी जो छोटी छोटी सर लो कॉस्ट जो आपकी इंटरवेंशंस है, जो आपकी रिसर्च है, वो सोसाइटी में सर वो चाहिए आज की डेट में। क्योंकि हमने हॉलैंड का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया और प्रेजेंटेशंस हुई, काफी अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशंस चली हुई हैं। बाहर थाईलैंड का देखा तो लगा कि नहीं यार हमारे से बिल्कुल मिलता जुलता हिसाब किताब है, लेकिन वो लोग हमारे से बहुत ज्यादा आगे हैं सर। सो हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही पूरे भारतवर्ष में ऐसे ही क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करके और अपनी सेवा जो है वहां पे देते रहे सर। क्योंकि क्रीम आप क्रीम आपके पास है, क्रीम को आप लेकिन बाहर भेज रहे हैं, उसको भी रोकने की कोशिश करो किसी तरीके से, रुक सकती है तो फिल्टर होके जा रही है। सो अगर यूएस जो है आज क्लेम करता है कि हम सबसे ऊपर है सबसे ऊपर, इसमें कोई तगी नोट नहीं है, लेकिन रोल जो है हमारा इंडियंस का ही है। कंप्यूटर साइंस अगर वर्ल्ड में नंबर 1 है तो वो उसके लिए भी हम लोग ही है कि जो हमारे बच्चे वहां पे बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं। और डॉक्टर भिक्षा जो है एक बड़े रिनाउंड मशीन लर्निंग के, डीप मशीन लर्निंग के प्रोफेसर, आई थिंक वर्ल्ड रिनाउंड नंबर 1 प्रोफेसर है। सो वो भी इंडियन है, उनकी वाइफ भी इंडियन है। सो लेकिन सेवा जहाँ ईश्वर ले रहा है सर, मैं चाहूंगा कि आप लो कॉस्ट पे जो है वो कोई ऐसी प्लान्स तैयार करें विलेजेस के लिए। जो हमारा जो मेन उद्देश्य है, और स्पेशली इस सेशन का जो है भी हमने एक सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जो डिप्राइव्ड है, हम गरीबी नहीं बोल सकते क्योंकि गरीबी प्रभु ने किसी ना किसी को, हर एक को दी हुई है, चाहे कोई बहुत बड़ा इंसान भी है, गरीबी उसके पास भी किसी ना किसी चीज की होगी। गरीबी तो ऐसा वर्ड है। सो सर मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही सेवा करते रहे, सेवा भावना से हमारे को भी प्रेरित करते रहे, सोसाइटी को भी प्रेरित करते रहे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट सर। देखिए जो IITs है 1980-90 तक तो हमारे ज्यादातर लड़के अमेरिका या यूरोप चले जाते थे, और आपने खुद ही बोल दिया कि यूरोप को और अमेरिका को आगे बढ़ाने में हमारे IITs का हाथ रहा है। परंतु अब सन 2000 के बाद में 99 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो 2000 के बाद में ज्यादातर बच्चे, क्योंकि मल्टीनेशनल भी इंडिया में आ गई हैं, तो यहीं रह के सर्व करते हैं और खुद भी अपने स्टार्टअप और अपने यूनिकॉर्न खोल रहे हैं। तो हमारे विद्यार्थी अब सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमारे स्टूडेंट्स, क्योंकि पूरे इंडिया की क्रीम IIT जो आती है और अब बाहर नहीं जा रही है, अब इंडिया में रह के तो इंडिया का डेवलपमेंट होना अवश्य भावी है। देख लीजिए कि अगले 10 साल में दुनिया के नंबर 1 पे इंडिया ही पहुंचने वाला है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। पंजाबी में कहावत है, आपके मुंह में घी शक्कर सर। बहुत बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रोफेसर विजय और आपकी पूरी टीम को। अब एक ऐसे वक्ता को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, अभिषेक चौहान, जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं, और इन्होंने मशरूम को न केवल ऐसे गर्म इलाकों में पैदा किया, अराउंड द ईयर पैदा किया, उसके साथ में जो उन्होंने वैल्यू एडिशन किया, तो हम चाहेंगे कि वो किस तरीके से उन्होंने इस पूरे के पूरे मशरूम के कार्य को सफल किया, जरा उसके बारे में बताएं। नवीन जी की प्रेजेंटेशन भी इसी सेशन में करेंगे सर हम। सुरभि, नवीन जी की प्रेजेंटेशन भी इसी सेशन में करेंगे जो सेशन चला हुआ है हमारे में। Hello. Yeah. Good afternoon to everyone, and my respect to all the elders and the dignitaries. I am Abhishek Chauhan. I'm a computer software engineer, and I recently started growing mushrooms. We are based in Noida, and our brand name is Vigo.fit. So it came from veg is good. जैसा कि अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि हम वेजिटेरियनिज्म को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, और वेजिटेरियन लोगों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को फुलफिल करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो अच्छा लगा कि हमारा इनिशिएटिव आपके आइडियाज से मैच करता है। सो
सो इंसेप्शन ऑफ द आइडिया, हमें ये आइडिया तब आया जब दिल्ली एनसीआर में हमने एग्रीकल्चर वेस्ट के जलने की वजह से पॉल्यूशन होते हुए देखा। तो वी स्टार्टेड रीडिंग, मतलब हमने पढ़ना चालू किया कि एग्रीकल्चर वेस्ट को कैसे रिसाइकल किया जा सकता है, क्या तरीके हैं। तो देयर आर ओनली 2 वेज, एक कंपोस्टिंग होता है, दूसरा बेस्ट वे है कि उसके ऊपर मशरूम उगा दिया जाए। सो एग्रीकल्चर वेस्ट को रीपर्पस किया जा सकता है, और फिर पढ़ते हुए पता चला कि फार्मर्स की इनकम को मल्टीप्लाई किया जा सकता है इससे, और सिटी के अंदर ही फ्रेश फूड को उगाया जाए अगर, तो उससे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट गिरता है, और जो खाने को गांव से या दूर दराज जगह से सिटी में ले जाने में जो उसमें न्यूट्रिशन कम होता है, उसको भी हम बचा सकते हैं। सो हमने शुरू करने से पहले एक सर्वे किया। उस सर्वे में कुछ इस तरीके के सवाल थे, क्या आपने पहले ऑयस्टर मशरूम के बारे में सुना है? सो 50 लोग, 51 लोगों ने हमें रिस्पांस दिया इसका सर्वे का। तो लगभग 58.8% लोगों ने ऑयस्टर मशरूम को के बारे में नहीं सुना, बट अच्छी बात यह है कि 41% लोगों ने सुना था। और क्या आप जानते हैं ऑयस्टर मशरूम कोलेस्ट्रॉल मुक्त, मतलब उसके फायदे बताए, तो इसके बारे में भी एजुकेशन नहीं थी। सो ये 2 क्वेश्चन ऑयस्टर मशरूम की एजुकेशन के बारे में थे, क्या लोग जानते हैं कि उनके लिए कितना फायदेमंद है। सो इससे हमें पता चला कि लगभग 35 से 40% लोग ही इसके बारे में जानते हैं। हमें एजुकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि कितना अच्छा प्रोडक्ट है ये, not just for the health, also for the society and also for the environment. और क्वेश्चंस, क्या आप जानते हैं कि ऑयस्टर मशरूम, मतलब लाइक दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ एजुकेशनल क्वेश्चन। सेकंड वन वाज क्वेश्चन फॉर इंटेंट, मतलब यदि हम आपको स्थानीय रूप से उगाए गए ऑयस्टर मशरूम प्रदान करते हैं तो क्या आप इसे आजमाने में दिलचस्पी रखेंगे? सो 96% पीपल वर इंटरेस्टेड इन ट्राइंग आउट न्यू फूड, मतलब जो कि उनके लिए बिल्कुल नया था, उसको ट्राई करने के लिए वो लोग इंटरेस्टेड थे। हमारी जर्नी इसमें स्टार्ट हुई, हमने कोविड के टाइम पे, व्हेन वी हैड एक्स्ट्रा टाइम इन आवर हैंड, सो वी स्टार्टेड आवर जर्नी कल्टिवेटिंग मशरूम इन अ नियर बाय विलेज इन नोएडा। एंड 2-3 बार फेल होने के बाद, बिकॉज कोई ट्रेनिंग हमारे को ऐसे नहीं मिली थी, तो 2-3 बार फेल होने के बाद हमने टेक्निक को मास्टर किया, हमने उगाना शुरू किया, एंड लोकल मार्केट में ऑयस्टर मशरूम को बेचना चालू किया। उसके बाद हमें पता चला कि ऑयस्टर मशरूम टोटल सारा बिक नहीं सकता, और हम फेंकना भी नहीं चाहते थे, तो उसको फिर हमने ड्राइंग और लो कॉस्ट मेथड्स फाइंड आउट किए, उनको ड्राई करने के। प्लस उसमें हम लोग दिल्ली एनसीआर में जितने भी सूप बनाने वाले या पिज़्ज़ाज बनाने वाले लोग हैं, उनसे हमने कांटेक्ट शुरू किया कि आप हमारा ड्राई ऑयस्टर मशरूम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज पिज़्ज़ाज और सूप के अंदर ड्राई मशरूम इज़ एज गुड एज द फ्रेश वन। मतलब ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें कि ड्राई वाला फ्रेश वाले के लगभग सेम आपको इफेक्ट देगा। Right now our capacity is to, this is in this presentation, our capacity is more than twice or thrice of 1500 bags right now. And we have also started researching in terms of spawn production. We are starting our spawn production from next month, and we also make nutritional powder with dried oyster mushroom. So we are selling it as न्यूट्रिशनल प्रोफाइल एनहेंसर, जो कि आप रोज अपने खाने में ऐड कर सकते हैं, आप उस खाने की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। वही चीज़ कि वेजिटेरियन लोग, जो भी वेजिटेरियन जनता होती है, उसके पास विटामिन बी का कोई सोर्स नहीं है। बहुत सारे ऐसी विटामिन है, नाइसिन, राइबोफ्लेविन और पेंटाथोनिक एसिड, तो इन सब चीज़ों की कमी को ये कंप्लीट करता है। और हमारी अचीवमेंट अभी दिल्ली एनसीआर में ये है कि हम फ्रेश मशरूम को लगभग पूरे दिल्ली एनसीआर में बेच रहे हैं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नोएडा, इंदिरापुरम, क्रॉसिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद, अगर आप इन जगहों को जानते हैं। और हम लोगों ने रेडी टू ग्रो किट, जैसा कि अभी वन ऑफ द प्रोफेसर
told कि ready to grow kits are the best way to market your product. तो हमने ready to grow kit बनाया है जिसमें कि आप 7 से 10 दिन के अंदर अपने घर में फ्रेश ऑर्गेनिक ऑयस्टर मशरूम उगा सकते हैं। और हम लोगों ने धर्मशाला, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, बेंगलोर, कानपुर, मतलब लगभग अक्रॉस इंडिया हमने ये किट्स भेजी हैं एंड पीपल लव द आइडिया। And we are making this oyster mushroom powder which I told you कि nutritional profile enhancer है ये। और अभी हम जिन चीज़ों पे काम कर रहे हैं because to make मशरूम प्रोडक्शन सस्टेनेबल, मतलब आपके लिए आपको अगर एज ए बिजनेस उसको रखना है तो सिर्फ कोशिश करिए कि मशरूम की प्रोडक्शन को उसके साथ में और भी चीज़ें करें, मतलब जो जिन चीज़ों के साथ मिक्स हो सकता है maybe that will make a bigger, better business. So we are also working on growing variety of mushrooms and wheat grass, and there is also hydroponic or vertical tower farming. So actually वो उससे हमारा ये पर्पस भी कंप्लीट होता है कि हम सिटीज में ही उगा करके खाना देना चाहते हैं, सॉइल रिसोर्सेज को बचाते हुए, वाटर रिसोर्सेज को बचाते हुए और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हुए इस कंपनी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। So finally, our goal is to make mushroom farming a viable solution, pollution के लिए, nutrition के लिए और job creation के लिए भी। That's all. Thank you. Thank you, Abhishek. थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा आपने बोला। रियली जो वो हमारे डॉक्टर वीपी शर्मा जो डायरेक्टर डीएमआर है, जो उन्होंने आइडिया दिया, उस आइडिया से तो आप काम कर ही रहे हैं और मेरे को लगता है इसी की ज़रूरत है आज की डेट में। अगर हम कंपटीशन में आना चाहते हैं, ग्लोबली अगर हम किसी कंपटीशन में आना चाह रहे हैं, तो मेरे को लगता है हमको इसी ढंग से जो है वो प्ले करना पड़ेगा। और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि आपने जो ये मशरूम जर्नी, मशरूम की जो यात्रा है वो विद हर्डल्स शुरू की। तो आनंद तो उसी में है कि अगर हर्डल्स दूर होती रहे और इंसान लगा रहे तो उसका आनंद ही कुछ हो रहा है। अगर वो सीधा चलता रहे तो घमंड आ जाता है इंसान के मन में कि मैं तो पता नहीं क्या हूँ, तो मैं जो है ईश्वर को पसंद नहीं है, तो मैं को बड़ी जल्दी तोड़ता है प्रभु। सो हर्डल्स के साथ जो चीजें आएंगी उसमें आनंद कुछ होगा। और मैं उम्मीद करूंगा आपसे भी कि जो हमारा जो ये क्लस्टर है, जो हम बात कर रहे हैं आज की, भी आप आईटी बैकग्राउंड, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के इंसान होके और भारतवर्ष में अपने इंडिया में सर्व कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल बन रहे हैं हमारे लिए सभी के लिए। हमारी जो यंग जनरेशन है वो फार्मिंग को छोड़ रही है, लेकिन आप लोग एग्जाम्पल्स हैं, रियल सेंस में एग्जाम्पल हैं। एक बाजपुर में मेरे को एक किसी सज्जन के साथ आप ही की तरह एक विद्यार्थी था, वो प्रिंसेस यूनिवर्सिटी से जो है वो बीटेक करके आए हुए थे। सो वो ड्रैगन का काम कर रहे हैं, ही इज इंजीनियर। सो मैंने कहा यार आप कहाँ आ गए यहाँ पे, मेरे वर्ड ऐसे थे। हालांकि मेरे को फील हुआ कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, क्योंकि वर्ल्ड की 10 नहीं 5 यूनिवर्सिटीज में से जहाँ से वो बच्चा डिग्री लेके आया था, तो उसने आगे से मेरे को जवाब दिया, कहते मेरे माँ बाप की इच्छा थी कि मैं बाहर पढूं, तो मैं बाहर पढ़ के आ गया। अब मैं अपनी इच्छा से काम कर रहा हूँ। तो जो उसकी इच्छा थी काम करने की, जो मैंने देखा, हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर मेरे को लेके थे वहां पे, जब उसकी इच्छा देखी सर जब काम करने की, तो उसके फार्म में जाके ऐसा लग रहा था कि मैं हिंदुस्तान में नहीं खड़ा, मैं वाकई में बाहर खड़ा हूँ। सो इसी भावना के साथ आप काम करते रहेंगे और हमारी जो डिप्राइव्ड सोसाइटी है, जो चाह रही है कि वाकई में कोई करिश्मा बन के बाहर आए, कोई निकले, कोई प्रभु के रूप में कोई आए, तो मेरे को लगता है हम सारे मिलके इस सोसाइटी के लिए, क्योंकि हमने लेक्चर आपका इसी सेशन में रखा हुआ था इसलिए कि भाई हमने उस सोसाइटी के लिए क्या सर्व करना है, उस सोसाइटी के लिए क्या देना है। सो मैं भी चाहूंगा कि भी आप नोएडा में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सो जो भी आपका प्लान है, तो इस प्लान में आप ऐसे छोटे छोटे ग्रोवर्स को जो है वो साथ में जोड़े, ताकि उनको एक बहुत अच्छा बैकअप मिले और हम रियल सेंस में जो प्रभु ने हमारे को काम दिया उस काम में हम सारे आगे बढ़ सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। ये जितने भी स्पीकर इस सेशन में हैं, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, मैं सभी के काम को व्यक्तिगत तौर पर देख के आ चुका हूँ और उसी के बाद हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि ये चूंकि सारे प्रैक्टिशनर हैं, खुद काम कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसे लोगों को इस सेशन में रखा जाए
जो अपने अनुभव को वास्तव में काम के आधार पर बता सके। अब प्रश्न यह है कि उत्तराखंड में ये चीजें बहुत ही आसानी से हो सकती हैं। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है और जो यहाँ की मौसम है वो इतने अच्छे हैं कि मशरूम यहाँ के लिए वास्तव में एक गेम चेंजर का काम कर सकता है। तो उसी को करते हुए हमारे साथ में हिरीशा वर्मा जी हैं और हिरीशा जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं। मजे की बात यह है कि जब इन्होंने मशरूम पैदा किया अपने यहाँ तो इनके परिवार ने बिल्कुल इनका साथ नहीं दिया और पूरे टाइम जिस समय ये कोरोना चलता रहा उस समय ये अकेली एकमात्र ऐसी थी जो अपने ही मशरूम को खुद ही खा रही थी। इनके परिवार के किसी व्यक्ति ने उसको नहीं खाया, लेकिन कब खाना शुरू किया जब इनको कोरोना नहीं हुआ और ये ऐसे ऐसे इलाकों में गई जहाँ पर कोरोना बहुत ज्यादा था और इनको जब भी कोरोना नहीं हुआ तब इनके परिवार के लोगों ने इसको खाना शुरू किया। तो आगे की कहानी ये अपने आप बताएंगी और ये भी बताएंगी कि गरीब किसानों के लिए उत्तराखंड के जो दूर दराज के किसान हैं उनके लिए कैसे मदद करेंगी। Thank you, sir. Very good afternoon, everyone. Once again, I am here. First of all, I would like to thank Bhavecha sir, who has given me this opportunity to be here and share my journey as an entrepreneur, as a farmer, and from conversion, transformation from an IT person to a farmer. This is my company. I'm a founder and CEO of Han Agrocare. We are a social enterprise. We work for ourselves and we work for farmers, women's, and tribals. Next. This is, जैसे मैंने कल आप सबके साथ शेयर किया था कि मैंने 2013 में जब आपदा आई थी उस समय ये अपनी मशरूम उगाने की जो जर्नी है वो शुरू की थी। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी इस पे क्योंकि ऑलरेडी कल मैं इस पे बहुत बोल चुकी। तो 2013 में मैं पहाड़ों पे गई, वहाँ पर देखा बहुत मतलब विमेन की और बच्चों की हालत खराब थी। मेरा मतलब मन रो पड़ा था वहाँ पे और वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मुझे इनके लिए कुछ करना है। मैं तो आईटी से थी, मुझे आईटी के अलावा कुछ आता नहीं था और आईटी में वहाँ पहाड़ों पे आईटी का कुछ नहीं हो सकता था। तो क्या किया जाए सोच सोच के ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बस ये आया कि हाँ उत्तराखंड क्लाइमेट बहुत अच्छा है मशरूम उगाने के लिए। तो इस तरह से मशरूम का एक आइडिया मेरे दिमाग में आया और उस आइडिया को लेके मैं नवीन जी के पास गई। नवीन जी को और अमित जी को दोनों को मैंने बोला कि मैं करना चाहती हूँ। इन्होंने बोला तुम क्यों करना चाहती हो आईटी को छोड़ के? मैंने बोला बस मुझे करना है। तो इस तरह से उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। मैंने उनसे सीखा किस तरह से कैसे करना है और ट्रेनिंग ली डीएमआर में जाके और मशरूम को उगाना शुरू किया। बहुत छोटे से शुरू किया था। नेक्स्ट, ये मेरी हट है। मैंने पहले तो अपने एक छोटे से कमरे में लगाया, उधर मेरे को सक्सेस हासिल हुई। फिर मैंने 2 हट लगाई। हट में मैंने 500 बैग रखे। उसमें मैं सब कुछ खुद करा, खुद सीखा। पानी कैसे देते हैं, कैसे हवा होती है, पीनट क्या है, माइसीलियम क्या है, एक एक चीज खुद सीखी और वैसे ही सबको मैंने सिखाया भी पहाड़ों पे। तो ये 2.5 साल मैंने फिर हट में ही कल्टीवेशन किया, जिसमें मैंने बटन मशरूम भी उगाया, ऑयस्टर भी उगाया, मिल्की भी उगाया, सारे वेराइटीज के एक्सपीरियंस लिए। नेक्स्ट, उसके बाद एक एसी प्लांट लगाने की इच्छा हुई और मैंने लगाया भी। और अराउंड द ईयर बटन मशरूम की कल्टीवेशन यहाँ पर आज भी हम करते हैं। तो ये प्लांट लगाने के बाद साथ साथ मैंने वीमेंस को भी, जो पहाड़ों पे सब जगह जाती थी मैं, टीरी पे, चंबा, जहाँ जो बोलता था कि मुझे मशरूम सीखना है, सब जगह जा जाके उनको सिखाती भी थी और उनको बोलती थी जहाँ यहाँ पर तुम बेच सकते हो, अच्छा रेट मिलता है तो बेच लो, नहीं बेच सकते हो तो हमें दे दो। इस तरह से हमने लगाया और एसी प्लांट भी पहले 2 रूम से शुरू किया। आज की तारीख में 10 रूम है और 1 टन की कैपेसिटी इस प्लांट में है। नेक्स्ट, अब मेरी
सेकेंड फेज शुरू होता है। बटन मशरूम तो मैंने सीख लिया था, कर लिया था। अब मैंने शुरू किया कि मुझे अब मेडिसिनल मशरूम्स करने हैं। मेडिसिनल मशरूम में मैंने 2018 में शिटाके मशरूम की कल्टीवेशन शुरू किया। इसकी ट्रेनिंग ली मैंने। उसके बाद 2018 में जब मैंने शुरू किया तो मुझे कोई सक्सेस हासिल नहीं हुई। ये मान लीजिए कि मुश्किल से 7% या 8% ही यील्ड आई थी। पर क्योंकि मेडिसिनल मशरूम फ्यूचर है और बहुत अच्छा है, इसलिए मेरे को ये करना ही था। तो फिर दोबारा से शुरुआत की। 2019 में लॉकडाउन आया, उसके बावजूद सब हमारी R&D चलती रही, कभी R&D बंद नहीं हुई लॉकडाउन में भी। तो आज मैं बोल सकती हूँ कि आज हम 2021 में हमने जो हमारा प्रोडक्शन है अभी 50 किलो पर डे पे आ गए हैं। और अगर 2 महीने के बाद हम 100 किलो पर डे की प्रोडक्शन इसमें स्टार्ट कर देंगे शिटाके मशरूम में, और वो भी बहुत सक्सेसफुली। शिटाके मशरूम की मैं वो कहानी बताऊंगी जो मैंने सर को भी बताई थी कि शिटाके मशरूम में 2018 से शिटाके मशरूम की टी बना के मैं पीती थी रोज। 2018-19 से शुरू की थी मैंने। मेरे घर में मैंने सबको बताया कि ये एंटी कैंसर है, ये एंटी वायरल है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आप लोग चाय बना के पीजिए, आप लोग इसके मैंने कुकीज भी बनाए, वो खिलाए। पर कोई ज्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं था मेरे घर में, मैं अकेली ही चाय पीती रही। इस कोविड में मेरे घर में सब लोग कोरोना से ग्रस्त हो गए, और मेरे दो सीनियर सिटीजन मेरे घर में जो हैं वो तो हॉस्पिटल भी पहुंच गए। मगर मैं वहां पे कोविड वार्ड में भी गई हूँ, और पूरा टाइम उन लोगों की सेवा में भी मैं लगी रही। पर उनके अलावा मेरे अलावा सबको कोविड हुआ, मुझे कोविड नहीं हुआ। तो ये देखकर उनको ऐसा लगा कि नहीं, इसमें कुछ ऐसा है जो हमें आगे इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज की तारीख में सब शिटाके मशरूम की चाय पीते हैं, दिन में 1 या 2 बार तो पक्का पीते हैं। तो इस तरह से हमने शिटाके किया। शिटाके का हमने क्लस्टर, जो सर बोल रहे हैं, हमने क्लस्टर का भी डेवलपमेंट किया है। सर हमारे पास अभी 9 क्लस्टर्स हैं, 2 NGOs हैं जो हमारे साथ इस शिटाके में जुड़ चुके हैं, प्लस हमारे पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी हैं। और इसमें मतलब मैं बहुत आगे काम करना चाहती हूँ, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल 2 ही स्टेट ऐसे हैं जो हमें सॉडस्ट चाहिए इसके लिए, वो यहाँ बहुत इजीली अवेलेबल है। गोवा में भी लोगों ने सोचा था कि हम शिटाके करें, पर उनको फिर शॉर्टेज आई सॉडस्ट की। आज हम गोवा में सबस्ट्रेट सप्लाई करते हैं, उनको वहां वो उगा रहे हैं और सबस्ट्रेट यहीं से ही हमसे ही लेके जा रहे हैं। तो जब हमारे पास इतनी अच्छी यहाँ दौलत है, यहाँ इतना अच्छा है, तो व्हाई नॉट डू इट हियर। तो इस तरह से मतलब मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग, आप लोग शिटाके, सॉरी नवीन जी और सब लोग शिटाके में आए और इस शिटाके को उगाए। और इसकी एक्सपोर्ट वैल्यू भी बहुत अच्छी है, इसकी वैल्यू एडिशंस भी बहुत अच्छे हैं, और इसकी सबसे बड़ी बात है कि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी है। इसमें लेंटिनिन, पॉलीसेकेराइड्स, बीटा ग्लूकेन इतने अच्छे हैं कि आपके बॉडी में कहीं भी एक गांठ है या सूजन है या फिर कुछ भी आपकी बॉडी में, अगर इसको आप रेगुलर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप चली जाएगी और इम्यूनिटी आपकी बहुत स्ट्रांग होगी। अभी हमने अभी पायलट बैच शुरू किया है जो कि लायंस मेन हिरेशियम का है। ये हमारा फर्स्ट पायलट बैच है, इसको भी ब्रेन टॉनिक बोलते हैं। अगर हम सक्सेसफुल हो गए तो डेफिनेटली ये टेक्नोलॉजी हम सब पे बांटेंगे भी कि किस तरह से करना है, कैसे करना है। और ब्रेन टॉनिक ऐसा ही है कि इसमें पार्किंसन डिजीज और एल्जाइमर्स डिजीज, जो भूलने की बीमारी वगैरह होती है, उसमें ये बहुत बहुत काम करता है। तो इस तरह से मतलब मैंने अपनी मेडिसिनल मशरूम्स की जर्नी शुरू की है। नेक्स्ट उसके बाद हम अभी वैल्यू एडिशन पे आ गए हैं। हम वैल्यू एडिशन तो मैं 2000 से 16-17 से कर रही थी, पर मैं वैल्यू एडिशन कैसे कर रही थी, बटन मशरूम के, ऑयस्टर मशरूम के क्या बना लिया, कुकीज बना ली, पिकल बना लिया, पापड़ बना लिया, चाय बना ली, नगेट्स बना लिया, ऐसे ऐसे करके मैं वैल्यू एडिशन तो 2-3 साल से कर ही रही हूँ। बट फिर भी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं आ रहा था, बिकॉज दैट इज वेरी कॉमन, सब जगह कॉमन है वो।
तो कुछ डिफरेंट करना था। डिफरेंट करने के उसमें फिर हमने शिटाके मशरूम का वैल्यू एडिशन शुरू किया। शिटाके मशरूम का वैल्यू एडिशन में हमने नेक्स्ट सॉरी ये हमारा यूएसपी है। यूएसपी में हमारे मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं, हमारे ग्लूटेन फ्री है, वीगन प्रोडक्ट्स हैं, वी आर अल्टरनेट टू द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स राइट नाउ। एंड हमारा जो वैल्यू प्रपोजिशन है जो हमारे कंपनी का, वो ये है कि हमारे जो शिटाके मशरूम है वो ऑर्गेनिक है, और हमने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए भी अप्लाई भी कर दिया। वेरी सून वी विल गेट दैट सर्टिफिकेशन ऑल्सो। फिट इंडिया हेल्दी इंडिया का जो मुहिम है उसमें हम एक पार्ट बन गए हैं, और एम्पावर कर रहे हैं हम फार्मर्स, विमेन, लैंडलेस फार्मर्स और यूथ को to come and grow mushroom and grow yourself with mushroom financially also. Next. ये कुछ challenges हैं। यहाँ तक की जर्नी ऐसा नहीं था कि बहुत आराम की थी, बहुत स्मूथ थी, बहुत तकलीफें, बहुत चैलेंजेस जैसे हर एक एंटरप्रेनर के साथ होती है। मैं हमेशा बोलती हूँ एंटरप्रेनर की जो लाइफ है वो पूरी रोलर कोस्टर है। एक बार ऊपर होती है, फिर नीचे होती है, फिर ऊपर होती है, फिर नीचे होती है। तो इट इज अ जर्नी, यू हैव टू एंजॉय इट। इसी तरह मुझे भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कंस्ट्रक्शन का कोई आइडिया नहीं था, अनस्किल्ड लेबर से कैसे डील करते हैं वो भी कुछ पता नहीं था, मशीनरी स्किल्स जीरो थी। कंपोस्ट तो मुझे अब बनानी बहुत देर के बाद आई, बहुत मुश्किल से आई। कंपोस्ट के लिए मैं अमित जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बार बार उनको तंग करती थी, और जब भी वो बोलते थे कि देखो ये कुकिंग हो रही है, तुम आ जाओ, ऐसी गाड़ी लेके पहुंच जाती थी उनके फार्म पे। एंड दे हैड अलाउड मी आल्सो। सो थैंक यू सो मच अमित जी एंड नवीन जी फॉर हेल्पिंग मी आउट एंड बीइंग हियर टुडे। नेक्स्ट। ये हमारे शिटाके मशरूम के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमने अभी बनाए हैं। हमने शिटाके सॉस बनाई है, जो कि आप क्यूजीन के साथ भी खा सकते हैं, आप चाइनीज बनाते हुए भी डाल सकते हैं। और हमने शिटाके जिंजर एल बनाया है। शिटाके जिंजर एल एक ऐसा ड्रिंक है, हेल्थ ड्रिंक है, विच इज अ सब्स्टिट्यूट टू कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स में आपको कुछ नहीं मिलता, इट इज जीरो कार्बोड, आपकी एनर्जी कुछ नहीं होती है, मतलब इट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी। बट ये जो जिंजर एल है, ये जिंजर, लेमन और शिटाके, ये तीन चीजों से मिलके बना हुआ है, और ये हेल्दी ड्रिंक है। इसको आप पिएंगे तो आपके शरीर में विटामिन डी भी आएगा, आपके शरीर में प्रोटीन भी आएगी, आपके शरीर में एक्चुअल एनर्जी आएगी। सो दिस इज व्हाट वी हैड मेड। और हमारे शिटाके मशरूम के ही हमने अब कम से कम 7-8 प्रोडक्ट्स बना लिए हैं, और 3 प्रोडक्ट का आईपी भी कर लिया है। वो आईपी जैसे ही हमारे पास आएगा वैसे हम वो प्रोडक्ट्स लॉन्च भी करेंगे मार्केट में। नेक्स्ट। ये हमारा फ्यूचर प्लान है। वी आर वर्किंग फॉर, बिकॉज हमारा सोशल एंटरप्राइज है, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में हमारा नेक्स्ट ईयर तक का टारगेट है कि हमें 5000 फार्मर्स अपने साथ जोड़ने हैं फॉर शिटाके, और उसमें से काफी हद तक जुड़ भी गए हैं। जो नहीं है वो अभी, और जो जितने मंथ बचे हैं उसमें हम जोड़ लेंगे, जिनको हम सबस्ट्रेट प्रोवाइड करेंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, टेक्निकल नो हाउ देंगे, एंड उनसे हम बाय बैक करेंगे। ये हमारा प्लान है। और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में हम ओवरसीज मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी 2-3 एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आ गए हैं, जो कि ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया है और बल्क ऑर्डर्स है। और हमारा अपना प्रोसेसिंग प्लांट आज तो बहुत छोटा है, बट उसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। और एक्सट्रैक्शन प्लांट हम अब लगाने वाले हैं, और सब कुछ तैयारी है, बस थोड़ा सा टाइम है उसमें। और क्यूसी लैब है जो कि हमारी क्वालिटी चेक करेगा फॉर द एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। तो ये सर हमारा फ्यूचर का प्लान है जो है। और मेरा जो मंत्रा है, विच आई वांट टू शेयर विद एवरीवन, दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ विलिंग हार्ट। अगर एक आईटी से आके मैं मशरूम उगा के यहाँ तक पहुंच सकती हूँ, तो आप लोग सब कर सकते हैं। सो दिस इज माई मंत्रा, ठान लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। थैंक यू। दिव्या जी मुस्कुरा रही हैं उनको देखकर, क्योंकि दिव्या जी पहले की हैं, हिरेशा जी थोड़ा बात की होंगी, तो साथ के ही है। अरे वाह, जानती है
दिव्या तो अंदर का राउंड लेके आई है पूरा। दिव्या ने एंटर किया है जस्ट अभी, इसलिए मैं दिव्या को पहले पकड़ लूं। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो हम लोग थोड़ा सा जब प्रैक्टिकल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, मशरूम फार्मिंग की, तो उसी सीरीज में विजेंद्र रावत जी उत्तरकाशी से, वो प्रैक्टिशनर हैं मशरूम फार्मिंग के, तो कुछ टिप्स देंगे कैसे करना चाहिए, कैसे उत्तराखंड में मशरूम को आगे फैलाना चाहिए। इस बारे में विशेष तौर पर मेरी प्रार्थना रहेगी कि इस बारे में बताएं। सभी सज्जनों को मेरा प्रणाम। कम से कम दूसरे दिन के सेकंड सेशन में हरिद्वार से गाड़ी पहाड़ की तरफ चढ़ी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ उत्तरकाशी के बहुत अच्छे ग्रोवर हैं जिन्होंने उन परिस्थितियों में जो काम कर रहे हैं, जो पहाड़ की परिस्थितियां होती है। पहाड़ में चढ़ना मुश्किल होता है, उतरना बड़ा इजी होता है, इसलिए शायद पलायन ज़्यादा है। और इस समय मैं सबसे पहले बवेजा जी को बधाई दूंगा कि आपने 1 महीने में 2 बड़े इवेंट किए हैं, और आप एक नहीं, आप 1 और 1 11 हैं। आपकी मिसेज को देख के मुझे लगा कि एक सफल आदमी के पीछे एक महिला होती है, एक सफल महिला के पीछे आदमी होता है। ये मुझे लगता है दोनों सक्सेसफुल हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं बड़े छोटे लेवल पे मशरूमिंग कर रहा हूँ पहाड़ में, अपने गांव में यमुनोत्री के पास। और मैं कोई मशरूमिंग का बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरा कैरियर अखबारों से शुरू हुआ, और मुझे लगता है यहाँ कम लोग हैं जो हमारे उम्र के या मेरे छोटे हैं जो ब्रीड्स को जानते होंगे। बॉम्बे का एक बहुत बड़ा अखबार था, वहाँ से मेरा कैरियर शुरू हुआ। गांव में, उसी गांव का रहने वाला हूँ। फिर नबार्ड टाइम्स होते हुए, और मैं 26 साल हिंदुस्तान टाइम्स में रहा हूँ। हिमाचल का 4 साल तक ब्यूरो चीफ रहा हूँ। और मैंने एक सीरियल बनाया था, ग्राम दर्पण, जिसमें मैंने करीब 3 महीने में 40,000 किलोमीटर की यात्राएं करी पूरे देश में। और डीडी, तब ये चैनल नहीं हुआ करते थे, एक नेशनल चैनल था और एक DD2 था, और बाकी 3 अखबार हुआ करते थे दिल्ली से, जनसत्ता, नवाब टाइम्स और हिंदुस्तान। और तब मैं गया था शिमला पे, मैंने भैया साहब सोलन गया था, और जो ठाकुर साहब की आप बात कर रहे हैं उनके ऊपर मैंने फिल्म बनाई थी 95 में। और एक महोग गांव आपका है जो फूलों का गांव कहा जाता है, उसके ऊपर भी बनाई थी। पूरे देश भर के गांव के ऊपर वो बहुत पॉपुलर हुआ। वो डीडी मेट्रो, डीडी इंटरनेशनल पे दिखाया जाता है, मैं उसका प्रोड्यूसर और डायरेक्टर था। उसके बाद सॉरी बीच में आपको रोक रहा जी। हूँ। मोहक विलेज जो है सर, फर्स्ट फ्लावर विलेज है, उस पर मेरे को यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला हुआ सर। ये 95 में सत्यप्रकाश ठाकुर जब मंत्री जी होते थे, जी 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 तो जी, स्टोरी आपने की थी। और चुरा के महाराजा पटियाला का प्लांट मटेरियल चुरा के हमने मोहक में दिया था, और महोग, व्यक्ति मैं था। और वहाँ की महिलाएं, चोरी करके दिया था मैंने। महोग की महिलाएं, देखिए ऐसे गांव बढ़ते हैं पहाड़ के गांव, ये हमारे लिए मॉडल है। महोग की महिलाएं, मैंने कहा तुम क्या काम करती थी यहाँ? वो कहते थे साहब यार लकड़ी काटते थे, लकड़ी के ठेके होते थे, लकड़ी काटते थे, और जो पठानों के खच्चर होते हैं उनको ढोते थे, तो गांव की सारी महिलाएं उन खच्चरों के लिए घास काटती थी। और 5-6 साल में, आपको तो सब पता है, 5-6 साल में गांव कार्नेशन के उससे प्लांटेशन से इतना सब सक्सेस हो गया, पूरी वैली हो गई। और वहां जो रोड आई, जब सरकार ने रोड सैंक्शन नहीं करी, उन्होंने सबने 2-2 लाख इकट्ठे किए, रोड बना दी। वो 2 किलोमीटर साइज थी वहां। तो ये है मॉडल पहाड़ के। उसके बाद मैं जब दिल्ली से मैं आया, सबसे पहले मैं प्रेस क्लब में मैंने कहा भाई सबसे पहले दारू छोड़ो, पहाड़ में जाएंगे दारू पियेंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि आधे ज्यादा वहां ऐसे ही मरते हैं। और उसके बाद मैं देहरादून आया। दिल्ली में मेरा घर था, देहरादून में मैंने घर बनाया। और सबसे पहले मैंने एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए बेस कैंप होता है ना, आदमी को बेस कैंप पे रखते हैं, फिर एवरेस्ट चढ़ता है। मैंने कहा देखो पहले देहरादून रह लो, कहीं पता चला कि एकदम पहाड़ चढ़ गया 30 साल के बाद और लेने के देने पड़ गए। तो मैंने दिव्या को तब जब मैं दिव्या से मिला था तब इसके 50 बैग थे। हाँ दिव्या। और मैंने एक किताब लिखी थी, द रियल हीरोज ऑफ उत्तराखंड, उसमें दिव्या का वो था। और यहाँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में दिल्ली में उसका विमोचन हुआ था, और ये सारे हीरोज मैंने वहां ले गए थे। और जब उनकी स्टोरी में बता रहा था, तो नीचे जो ग्राउंड है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का, वहां प्रेस के मैंने कहा ऊपर हॉल में नहीं आएगी,
तो जबकि आपको पता ही है कि पत्रकार जब 5 मिनट किसी की नहीं सुनते, तो वहां जब ये गए थे तो मैंने जब कहानी बताई और मैंने कहा ये फलां है, ये दिव्या रावत है, ये दिव्या रावत है, उसी समय उसको राष्ट्रपति अवार्ड मिला दूसरे दिन, तो पूरा पिन ड्रॉप साइलेंट 4 घंटे तक प्रेस मीट चली, क्योंकि वो स्टोरीज इस तरह की थी, इस तरह के लोग थे। तो उसके बाद में आया, मैंने कहा अपना गांव जाना चाहिए। मैं उन लोगों को भी राय देता हूं जो सिर्फ युवा कहते हैं, बुजुर्गों की भी सुनो। मुझे लगता है ऐसे बुजुर्ग भी हैं जो बहुत शानदार काम कर रहे हैं। आप निर्मल नर्सरी जो है यहाँ पे है, उसके जो माली थे वो रिटायर हुए और उसके बाद उन्होंने शुरू किया, आज वो करोड़पति है और अभी काम कर रहे हैं। 78 साल की उनकी उम्र है, मिस्टर तोमर है। तो मैं जब यहाँ आया तो मैंने दिव्या कहा कि मैं छत पे मशरूमिंग मुझे 95 में जब मैं वहां गया था, मैंने कहा मशरूम उत्तराखंड में जबरदस्त हो सकता है। बाय द वे, मुझे यहाँ जब पहला चीफ मिनिस्टर आया तो उसने मुझे मीडिया एडवाइजर बना दिया, स्वामी जी यार आप हमारे साथ रहो। मैंने कहा देखो, मैंने कहा मैं खबरें नहीं छापूंगा, तुम्हारा सूचना विभाग है, अगर कुछ, मैंने कहा कुछ हो जाए तो मैंने उनको सब 3 चीजें रखी थी। मैंने कहा एक, पहाड़ में मशरूमिंग इसका शुरू कर दीजिए, और दूसरा कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग, हमारे यहाँ फौजी हैं बेचारे हर गांव में है, बच्चों में अनुशासन होगा। तीसरा मैंने कहा बागवानी दर्जा 1 से शुरू कर दीजिए, बागवानी और एग्रीकल्चर। लेकिन तब तक चुनाव हो गया, सब इधर उधर हो गया, जैसे पॉलिटिक्स में होता है। और एक मुझे अच्छा ये लगा कि आज यहाँ असली क्रीम है। आधे दर्जन जो कल थे, जो नेताओं को देखते रहते हैं और इधर बोलते रहे हाँ बहुत बढ़िया है, वो आज चला गया, इसलिए मैंने कहा मैं कल बोलूंगा। मुझे लगता है जो सुनेगा वो उसको कुछ ग्रहण भी करेगा। तो मैंने देहरादून में यहाँ मकान बनाया और उसके ऊपर मैंने एक हॉल बनाया। दिव्या की राय से दिव्या को बुलाया, मैंने कहा उसने एग्जॉस्ट यहाँ लगेंगे, ये लगेगा, और वहां मैंने मशरूम ऑस्टर बोया और ऑस्टर हो गया। मैंने तो सिर्फ अपने लिए कहा था, मैंने कहा तो खाने के लिए हो जाएगा, लेकिन वो प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, अच्छा हो गया। दिव्या जब गाइडेंस देगी तो अच्छा ही होगा। मैंने कहा यार ये बिकेगा कहाँ, अब जब डेली 15 किलो हो रहा है या 20 किलो हो रहा है, तो मैंने किया, मैंने अपने जो मैंने कहा कि फार्म टू किचन, फार्म से तोड़िए और किचन में ले जाइए, और 2 किलो से ज्यादा किसी को नहीं मिले, पहले आओ पहले पाओ। भाई साहब प्रेम नगर से लोग आ गए झोला लेके और वो तोड़ रहे हैं। मैंने कहा तोड़ो, और तोला, और मुझे जो है ये सब जितना वहां हुआ सब मशरूम चला गया। मैंने कहा अब मैं गांव जा सकता हूं। उसके बाद मैं गांव गया, वहां मैंने मशरूमिंग शुरू करी और मैंने करीब 8 गांव में खुद जाकर ट्रेनिंग दी, जिसको 3-3, 4-4 बैग दिए, और उसको मैं सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया इसमें बड़ा स्ट्रांग है, सोशल मीडिया मैंने कहा मैं वहां की महिलाओं को, जिनका 40% एनीमिक महिलाएं हैं और कुपोषित बच्चे तो मुझे लगता है 45-50% है, उससे भी ऊपर है पहाड़ में। तो मैंने कहा ये करूं, तो एक हमारे संजय गुप्ता जी हैं जो न्यू जर्सी में, जिसका इंडस्ट्री है, देहरादून के रहने वाले हैं, उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए भेजा। उससे मेरा जोश आ गया, फिर मैंने सब खरीदा। कमल जी से मैंने यहाँ से मशरूम के बीज ले गए और लोगों को मैंने कहा तुम 4-4 बैग रखो घर में, तो 4-4 बैग उनको दिए। और जब उनको मैंने कहा टेस्ट लगाना था, जब उनको उसका टेस्ट लगा तो कई लोग बोलने जी हमें और बीज दो। मैंने कहा फ्री नहीं मिलेगा, अब तो पैसे दो। तो इस तरह से फिर मैंने, अब मेरे गांव में एक हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग सेंटर है। मैंने कहा जो गांव में आएगा उसी को ट्रेनिंग दूंगा। अब लोग गांव में आते हैं और मेरा 1-2 किलो मशरूम भी खरीद के ले जाते हैं। तो जो इसकी बात करते हैं, फिर मैंने एक घर बनाया और एक बच्चा था जो फाइन आर्ट से बहुत ही, उसको अवार्ड मिले थे मेरे पड़ोस के गांव में। तो मैंने कहा फाइन आर्ट्स का बच्चा था, वो कुंभ में देहरादून बहुत बढ़िया हरिद्वार में आर्ट बना रहा था, कहाँ होगा। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा क्या कर रहा, तो वहां तो फाइन आर्ट्स का कोई कैरियर है नहीं पहाड़ में। तो मैंने उसको कहा कि, मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो, बोला जी मैं तो नरेगा में कर रहा हूँ, 8-10 पेड़ मेरे नाशपाती के उनको जा। मैंने कहा नाशपाती कितना हो जाएगा तेरा, मैंने कहा तो इधर आ। तो मैंने उसको घर के मकान पे लोकल पेंटिंग्स हैं, वहाँ की महिलाएं, वहाँ का मशरूम करते हुए, उससे पेंटिंग बनवाई और उसको मैंने ऐड दिया अपने इसमें कि देखिए हमारा कल्चर सीमेंट का कल्चर नहीं है, हमारा कल्चर अगर होटल है तो उस पर आप पेंटिंग्स बनाइए लोकल, कि कैसे यमुनोत्री जा रहे हैं, क्या यहाँ खाना है, क्या डिश है। इस समय उसके पास इतने काम है, स्कूल्स मिल गए हैं, होटलों के ऊपर लोग लोकल पेंटिंग बनाने लगे, क्योंकि यात्रा से जाने यमुनोत्री जाते हैं, तो उसकी पूरी टीम को रोजगार मिल गया। मुझे लगता है कि पहाड़ में छोटी छोटी चीजें, इनसे बनेगा। और मैंने जो टीचर हमारे यहाँ है, ऐसे हमारे प्राइमरी टीचर 80,000 सैलरी मिल रही जी, खर्चा क्या है कुछ नहीं। मैंने उनको कहा देखिए
जो नीचे से जो वो आता है, गोभी आती है यहाँ से, बैंगन आता है, वो चौथे दिन में बिक रहा होता है, जबकि उनके सारों के मुंह टेढ़े हो चुके होते हैं और 90 रुपए किलो, 100 रुपए किलो बिक रहे होते हैं, क्योंकि उसका कॉस्ट ही इतना पड़ता है। तो हमने कहा तुम मशरूम खरीदो और इसको गूगल पे देखो इसके फायदे क्या है। तो वहाँ के मास्टर गूगल पे देख रहे हैं, इस समय मेरे जो है करीब 25-30 मास्टर परमानेंट ग्राहक बन गए हैं, वो फोन करते रहते हैं, बोला हो गया आपका। तो मुझे लगता है मार्केटिंग का, लोकल मार्केटिंग को हमको जो है ना लोकल स्तर पर भी करना चाहिए। कोई कहते हैं मार्केटिंग क्या, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पेट है, 135 करोड़ पेट है, यहाँ से बड़ा मार्केट कहाँ हो सकता है? जितना पेट है उतना मार्केट है। आप उसको कैसे इन्वॉल्व करते हो? अब कौन पहाड़ का आदमी यहाँ से गोभी जाएगी, चौथे दिन बिकेगी वहां, उसको खाएगा, मशरूम खाएगा? तो मुझे लगता है। और दूसरा, मेरा गांव है, पलायन बहुत कम है, हमारी जो वैली है, बबेजा जी आए होंगे, नौगांव प्रोलावर कोट, सबसे संपन्न वैली है। वहाँ इतना टमाटर होता है, इतना मटर होता है कि मदर डेयरी तक दिल्ली में सप्लाई होता है। अब वो मशरूमिंग के ऊपर है। जब हरीश राव चीफ मिनिस्टर थे तो मैंने उनको उस घाटी को मशरूम घाटी डिक्लेयर करवाया। बोला इससे क्या होगा? मैंने कहा इससे होगा, करो। और पहला सम्मेलन करवाया था यहाँ देहरादून में मशरूम का हमने। और उस समय दिव्या थी, उसी समय दिव्या ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। हाँ दिव्या, वो कह रहा है जी ब्रांड एम्बेसडर क्या होगा, जरा समझदार आदमी भी है, वो जरा प्रैक्टिकल भी है, उन्हें सारा रिसर्च करा। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, और उसने नगीना चुना। मैं खासकर हमारे जो पहाड़ से आए हुए हैं उनको बता दूं कि आप फेल होंगे और निश्चित फेल होंगे। जो पास होता रहता है उसकी सफलता की गारंटी कम होती है, जो फेल होता रहता है उसकी सफलता की गारंटी 100% होती है, अगर चलता रहे तो। ये जीवन का सार है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप घबराइए मत। मेरी बात हो रही थी कि अरे कुछ हुआ नहीं, वो इधर चला गया। आप लगे रहिए, आपको जीतने से कोई नहीं हरा सकता। और हमारे नीचे से मशरूम जाती है शादियों में। अब मेरे पास आने लगे, बोला साहब शादी है, आप 20 किलो मशरूम दो। अरे मैंने कहा अभी तो शुरू ही हो रहा। तो मार्केट वही है, हमको जितना हम लोकल मार्केट डेवलप करेंगे वहीं के, उतना हम ज्यादा सक्सेस होंगे। जितना हमारा पड़ोसी खरीदेगा, जितना बाहर, वो भी होना चाहिए। जब बड़े लेवल पे इस लेवल पे आएंगे तो आप बाहर एक्सपोर्ट करना। लेकिन फिलहाल हमारे पास लोकल बहुत ह्यूज मार्केट है। एक अभी हमारे जो बेचता है, जब मेरा 150 रुपए किलो में गांव में नहीं आता आदमी, तो मैं एक सब्जी वाला बोलता है जी मुझे दो सुबह सुबह, तो 120 रुपए किलो लेता है। परसों वो इतना परेशान हुआ कि मुझे डाक पत्थर में अपनी बेटी के लिए भेजना जी, वो अपनी आप जरूर दे दो मुझे, 1 किलो दो चाहे 2 किलो दो। मतलब इतनी क्यूरियोसिटी लोगों में आ रही है। तो मशरूम बहुत शानदार काम है। और पहाड़ के लिए तो ये 12 महीने का है। जो हमारा टेम्परेचर है, हमारे 12 महीने हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आप बबेजा जी, आप शानदार आदमी लग रहे हो, अभी तक होंगे, आगे भी होंगे ये उम्मीद है। आप पहाड़ की तरफ थोड़ा सा, बहुत शानदार काम कर रहे हैं वहाँ, बस उनको थोड़ा। और आपके जो वहाँ के थपलियाल जी है, जो उसके नोडल अधिकारी है, बहुत ही शानदार लड़के। एक दिन मैं संडे को उनको फोन किया, मैंने कहा जी आप मिलेंगे ऑफिस में होंगे। और कमल जी, तो उन्होंने कहा जी आज तो, मैंने कहा आज तो संडे है। बोला जी मुझे पता ही नहीं है संडे है। वो 7 दिन काम करता है। और उसने एक अच्छा काम ये किया, मैंने कहा कि पहला सरकारी अधिकारी है जिसको संडे का पता नहीं है। नहीं तो अधिकारी सबसे पहले संडे देखते हैं कि संडे कब है। बोला जी मुझे नहीं पता, मैं ऑफिस में मिलूंगा। मैंने कहा वेरी गुड। तो बहुत ही शानदार अधिकारी है संजय कमल जी, और उनकी बहुत अच्छी जोड़ी है, क्योंकि इनसे मेरा होता रहता है, छोटे मोटे थैले में इनसे लेता रहता हूँ। तो मुझे लगता है ये बहुत ही शानदार वो है मशरूमिंग का। और ये पहाड़ में तो इतना, और इस समय अच्छी बात हुई कोरोना ने, जो सारे भागते थे 5,000 रुपए के लिए दिल्ली पहुंच जाते थे, वो सब रुक गए। अभी 2 आईटी के प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने हमारे गांव के ऊपर जमीन ली। लोगों ने कहा क्या करेगा बंजर जमीन में, तुम्हारा दिमाग खराब है। उन्होंने बहुत सस्ते में उनको दे दिया, बोला ले जाओ। उन्होंने वहां छोटे छोटे हट बनाए, वहीं से वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। उन्होंने मशरूमिंग शुरू कर दी और होम टूरिज्म शुरू कर दिया। उनको गांव में ले जाते हैं। जो देवता आता है हमारे यहाँ, जो पांडव नृत्य आता है, वो कहता है जी पांडव नृत्य बजाओ बाजे, वो बाज बजा। और जिसको 200 रुपए देता है, एक जिसपे देवता आता है 200 रुपए देता है, उसको तो घर ही पे आना शुरू हो गया। उन्होंने कहा 200 रुपए मिल गए। तो वो तो देवता ऐसा आ गया कि उन्होंने कहा जी वो ढूंढता रहता है कि कब कब फिर आऊं। तो इस तरह टूरिज्म का एक नया सेक्टर डेवलप हो रहा है। और अभी मैं आपको, जब नरेंद्र बरागटा जी थे तब मैं हिमाचल में ब्यूरो चीफ था,
तो बरागटा जी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, अब नहीं रहे बेचारे। तो उनके पास हिमाचल की पॉजिटिव बात यह है कि वहाँ के सारे लोग, जो बागवानी मंत्री हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो अधिकारी हैं, उनके अपने बगीचे हैं। और यहाँ ऐसे है कि बस आपको पता ही है। मैं जी इधर आइए, ठीक है, नहीं थैंक यू, आता हूँ जरा ये खत्म कर दो, मैं बैठता हूँ। तो ये है। अभी एक अच्छी बात ये हो गई कि जब मैं एक काम कर रहा था तो मैं सोशल मीडिया में बहुत, मैं जब यहाँ कुंभ चल रहा था तो मैं अपने गांव में बागवानी भी कर रहा था, बागवानी भी करता हूँ, थोड़े बहुत सेब के पेड़ भी लगाए हैं, अखरोट भी लगाया है, अब मशरूम भी कर रहा हूँ। तो एक कंपनी ने ठेका लिया यहाँ, किसका, जो यहाँ का मीडिया का, पूरे कुंभ का, दिल्ली की कंपनी है, बड़ी कंपनी है, क्योंकि यहाँ तो करोड़ों का टर्नओवर होना चाहिए तब नंबर आता है कि तब आप खबर लिख सकते हैं। तो उसमें हमारा नंबर है। उसने मुझे संपर्क किया, वो मुझे दिल्ली से जानता था, रावत साहब आप इसको मीडिया को संभाल लो। मैंने कहा मैं नहीं संभालता भाई, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, कौन कोरोना से मरेगा वहाँ, मैं तो पहाड़ में हूँ। उन्होंने कहा नहीं जी। तो मैंने उसको कहा मैं आपसे 1.5 लाख रुपए लूंगा। उन्होंने कहा हाँ जी आ जाओ। मैंने तो ये कहा कि 1.5 लाख कहाँ देगा, बस खत्म कर रहा हूँ, हो गया काम। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भैया ऐसा है कि मैं 1.5 लाख रुपए लूंगा। मैंने कहा ये 1.5 लाख रुपए कंजूस आदमी है, 1.5 लाख रुपए कहाँ देगा ये। उन्होंने कहा जी आ जाओ, 2 अपने साथ और ले आओ। मैंने कहा 50-50 हजार और लेंगे। बाद में पता चला उसका तो 1.5 करोड़ का ठेका था, उसने तो सारा काम 2-3 लाख में कर दिया। तो मैं यहाँ आया और यहाँ मैंने स्टोरियाँ देनी शुरू कर दी। मेरा एक पेज है और एक स्टोरी मैंने नगीनों पे दी है। और एक ब्लाइंड लड़की थी, आपने कईयों ने देखा होगा, ब्लाइंड लड़की थी, यहाँ झुग्गी में रहती थी और वो आर्टिस्ट थी, वो गायिका भी थी और एक झुग्गी में थी, वहां एक लगा हुआ था। तो उसके ऊपर मैंने लिखा, उसको पूरे देश से 10 लाख रुपए मिले, उसको उसी दिन दूसरे यहाँ कमांडेंट है, उसने मोबाइल दिया और उसकी अब शादी हो चुकी है, एक ट्रस्ट ने उसको गोद ले लिया। तो इस तरह मीडिया का हो। जब यहाँ टेस्ट हुआ तो मैं तो मशरूम खा रहा था ऊपर, जब यहाँ टेस्ट हुआ मीडिया सेंटर में तो 5 लोग जो है ना पॉजिटिव निकले। मैंने कहा बंद करो दुकान, भागो अब यहाँ से, बच गए। तो ये है, पहाड़ में बहुत पोटेंशियल है, आप मदद करोगे। और मुझे लगता है कि अगला जो है आप यमुनों से, और हमें जीआई टैग, बस थोड़ा 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। एक जीआई टैग होता है सर, आप तो विद्वान लोग हैं, सारे साइंटिस्ट हैं। जीआई टैग है, एक होता है गवर्नमेंट जीआई टैग जिसमें सारी फॉर्मेलिटीज होती है जब जीआई टैग मिलता है। एक होता है लोकल कंज्यूमर जीआई टैग। कंज्यूमर जीआई टैग क्या होता है, जिसको कंज्यूमर कहता है, बोला जी मुझे तो हर्षिल की राजमा चाहिए, उसको जीआई टैग नहीं मिला हुआ है। हमें जो है रामेश्वराय की लाल चावल चाहिए, हिमाचल से लगा हुआ कोटखाई से रामेश्वराय, उसका लाल चावल 250 रुपये किलो बिकता है। हिमाचल के लोग कहते हैं रावत जी हमारे लाल चावल लाओ भैया, मैं दुकानदार हूँ नहीं। तो इस तरह के, अगर हरिद्वार में मशरूम होता है तो उसके ऊपर बाकायदा ये प्रचार होना चाहिए कि इसको जो है गंगा जल, इसके पानी जो स्प्रे होता है गंगा जल होता है। अगर हम पहाड़ में करते हैं तो जो स्प्रे होता है यमुना का पानी होता है, प्योर जो मेडिसिनल वाटर स्प्रे होता है। वहां का जो हवा है वो भी उसी तरह की है, साफ है। अभी एक कंपनी जो है कंप्रेस्ड ऑक्सीजन बेच रही है, कहाँ की ऑक्सीजन बेच रही है, गोमुख की और चमोली की। अब ऐड निकल रहा कि हम चमोली से वो लाएंगे, जब हवा बिक सकती है तो हमारे जो हमारी मशरूम वो हवा खाएगी प्योर ऑक्सीजन के, उसको भी, वो भी हमारा एक ब्रांड होगा। अगर हरिद्वार की मशरूम जाए तो मुझे लगता है यहाँ तो बड़े प्रोड्यूसर हैं मशरूम के, तो थोड़ा बहुत हमारी राय आप जरूर लें। आप ये भी कहें कि इसमें गंगा जल से पैदा होता है, मार्केटिंग है। धन्यवाद। विजेंद्र जी ने जो पूरी रूपरेखा रखी और पूरे उत्तराखंड की जो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताई, शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगी। और विजेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने विस्तार से, इतने ऐसे विषय को जो किसी को पता नहीं था उसको रखा, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। सवेरे से लोग बैठे हैं और चर्चा चल रही है, बोलने वालों को तो आनंद आ ही रहा है, लेकिन सुनने वालों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो विषय उससे ज्यादा परेशान करने वाला ये हो सकता है कि काफी लंबा समय हो गया बैठे हुए। तो थोड़ा सा अगर आप और धैर्य रखेंगे तो लगता है कि कुछ और अच्छी चीजें सामने आएंगी। इसी कड़ी में एक वक्ता जो आने वाले हैं आपके सामने, कौशिक दास गुप्ता जी। कौशिक दास गुप्ता जी से हमने मशरूम के बारे में बड़े विस्तार में चर्चा की। हुआ क्या कि जब ये हमने गांव में देखा कि काम जो है वो 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने चलता है और उसके बाद मौसम के वेरिएशन के कारण
उस काम को बंद करना पड़ता है। तो जो जो मार्जिनल फार्मर है या जो लैंडलेस फार्मर है, उसके लिए कैसे काम किया जाए, कैसे वो किस तरीके से छोटी यूनिट बनाई जाए लेकिन वो फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट हो और पूरे साल उसमें मशरूम पैदा हो, तो उसके ऊपर एक बहुत अच्छी योजना कौशिक दास गुप्ता जी ने बनाई। और ये इनका जो है बहुत ही एक अच्छा अनुभव है और इनकी जो टीम है वो 30 साल से मशरूम के कार्य में जुड़ी है। तो कौशिक दास गुप्ता जी। Thank you so much, Alok ji. Thank you, Dr. Baveja, for giving us this opportunity. I'll take 10 minutes as suggested. बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं and they must be waiting for their opportunity to speak. I'll keep it short, around 6 to 7 minutes for the presentation. And in case उसके बाद कोई सवाल जवाब है, I'll be happy to answer them. So, can anybody say what is this slide saying? Yeah, exactly. So, why did I show this slide first? I'll tell you a small story. दास गुप्ता जी अगर हिंदी में रखेंगे तो Sure. तो ये काफी लोग हिंदी समझने वाले हैं। Okay, so मेरी जो मदर इन लॉ है, सास है, कुछ साल पहले उनको फ्रैक्चर हुआ था एंड बहुत टाइम तक हम समझ नहीं पा रहे थे ये फ्रैक्चर किस वजह से हुआ है। देन वी टुक हर टू इंडियन स्पाइनल इंजरीज जो दिल्ली में है एंड वहां पे उनकी बोन डेंसिटी टेस्ट हुई। उससे पता चला कि उनकी जो बोन डेंसिटी है काफी खराब कंडीशन में है और उनको ऑस्टोपोराइसिस हुआ है। ऑस्टोपोराइसिस क्यों होता है? जो कैल्शियम लेवल है बोन्स में वो कम हो जाती है और चलते फिरते आदमी को फ्रैक्चर हो जाती है विदाउट एनी एक्सटर्नल, माने बाहर से बिना कोई चोट लगे। देन थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला दिस इज रिलेटेड टू विटामिन डी, which brings into my second slide. Can you please go to second slide? Now, एक नॉर्मल आदमी की जो रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की वो इतनी है ऑन अ डेली बेसिस। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। अगर मैं अपने 130 करोड़ लेट्स से लोग जो इंडिया में हैं उनको कितनी विटामिन डी चाहिए उसकी अगर एनालिसिस करूं तो उनको करीब करीब 40 मिलियन टन्स पर ईयर विटामिन डी चाहिए। नाउ आज के डेट में अगर मैं सोर्सेज ऑफ विटामिन डी देखूं, वन नेचुरल सोर्स इज सनलाइट। सनलाइट है जिससे विटामिन डी मिल सकती है। नाउ इफ आई कंसीडर 90% विटामिन डी हमें सनलाइट से मिल रही है और सिर्फ 10% उसमें से हमें सप्लीमेंट से लेना है, तो हमें कितना विटामिन डी चाहिए इंडिया में? 40 मिलियन टन के जगह आज के डेट में हम सिर्फ 2.5 लाख टन बना रहे हैं। सो दैट इज मीगर 1%। जितनी विटामिन डी सप्लीमेंट्स चाहिए उसकी 1% विटामिन डी हम नेचुरल रिसोर्सेज से, जो वेजिटेरियन रिसोर्स है, उससे बना रहे हैं। मशरूम की बात करें तो विटामिन D2 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। नाउ जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस इज द साइज एंड दिस इज द मार्केट। ये मार्केट इतनी बड़ी है आज के डेट में इंडिया में कि हम सिर्फ इंडिया की जो जरूरत है उसकी 1% विटामिन डी बना रहे हैं। नाउ कमिंग टू द ग्लोबल मार्केट, नेक्स्ट स्लाइड। ग्लोबल मार्केट इसकी करीब करीब $60 बिलियन की है, जो अगले 3 या 4 साल में करीब करीब $90 बिलियन की हो सकती है। नाउ दिस इज एस्टिमेट्स बाय सर्टेन रिसर्च, कुछ फर्म्स है उनकी ये एस्टिमेट्स है। और एक ट्रेंड जो बहुत बड़ी तरह से उभर के आई है कि बहुत सारे देशों में वेगन एंड वेजिटेरियन फूड की एक मेगा ट्रेंड आई है। हम मेगा ट्रेंड किसको बोलते हैं? इफ यू रिमेंबर 1995 से 2005 के बीच में एक मेगा ट्रेंड आया था, दैट वाज इंटरनेट। एंड वेगन जो फूड है दैट्स अ मेगा ट्रेंड फॉर द नेक्स्ट 30 इयर्स। बहुत सारे देशों में ड्यू टू लेट्स से एनिमल फूड जो है, मतलब जो दूध या एनिमल प्रोडक्ट्स है, उसको ग्लोबल वार्मिंग के लिए बैन किया जा रहा है। एंड वेगन फूड्स में जो बहुत ऊपर आया हुआ है वो है मशरूम। कुछ दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस हुआ था अराउंड 2019 में, जहां पे इसको एक मेगा ट्रेंड, वेगन फूड एज अ मेगा ट्रेंड घोषित किया गया। सो नेक्स्ट 30 इयर्स में मशरूम विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेट्स से फूड सप्लीमेंट्स फॉर लेट्स से
all across the globe, you can say. Next slide. Now हमारे देश में आज के डेट में हम सिर्फ 1% सप्लीमेंट आज क्यों बना पा रहे हैं, हम इससे ज्यादा क्यों नहीं बना पा रहे हैं, हमारे बैरियर्स क्या हैं? 3 टॉप बैरियर्स हैं. नेक्स्ट. एक तो मशरूम के बारे में जो नॉलेज है सबके पास नहीं है. सेकंड, मशरूम आज वो लोग ही उगा पा रहे हैं जिनके पास पूंजी या फाइनेंसेस हैं या पैसे हैं. मोस्ट ऑफ द अदर पीपल आर सीजनल मशरूम फार्मर्स, मतलब सिर्फ सीजन में 3 या 4 महीने काम करते हैं, कुछ कैश जनरेट करते हैं, फिर निकल जाते हैं और दूसरी फार्मिंग करते हैं. एंड कभी कभी ऐसा होता है कि 1 साल उन्होंने किया, फिर दोबारा दूसरा साल नहीं किया. इसी वजह से लोग इस फार्म को बहुत बढ़िया तरीके से, जैसे बाकी की फार्मिंग होती है, वो नहीं कर पा रहे हैं. तीसरा चीज जो है, मशरूम फार्म जो है, इसमें जो मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं उनको ये पता है कि बहुत सारी बीमारियां और डिजीज के रीजंस हो सकते हैं. टेम्परेचर ऊपर नीचे होने से फसल खराब हो सकती है, तो इसमें चांसेस ऑफ फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा है और बहुत लोगों ने हाथ जलाए हैं इसमें. When if I speak in this audience, I think most of you will agree कि 10 में से 8 लोग निकल जाते हैं, 2 लोग रह जाते हैं. हमारे देश में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहां बहुत सारी फर्म्स चालू हुई थी 1980-85 में, बट वो बड़े बड़े फर्म्स भी निकल गए. रीजन बीइंग अगेन फाइनेंशियल लॉसेस. नाउ अगर इस 3 चीज को देखा जाए, एक नॉलेज, एक फाइनेंसेस एंड एक फार्म मैनेजमेंट, इन 3 प्रॉब्लम को अगर सॉल्व किया जाए इन अ प्रोसेस व्हिच इज प्योरली लो कॉस्ट, आई थिंक देन वी माइट, ये जो प्रॉब्लम हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो सॉल्व कर सकते हैं. आलोक जी ने जब पहली बार मुझे ये चीज बताई थी, दिस वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट. मी एंड माय पार्टनर वालिया जो है, जो हु इज प्रेजेंट ओवर हियर, एंड इन दोनों ने डिसाइड किया कि वी विल वर्क ऑन दिस, एंड वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस फॉर लास्ट 1 year now. And there are certain things which we have actually figured out, जिससे 1 लाख रुपए का भी कमरा बन सकता है. And that is what I'll show you here today, which might well, जो डॉक्टर बवेजा चाहते हैं कि जो यहाँ पे डिप्राइव्ड लोग हैं, उनकी लाइफ कैसे सुधारी जाए, उनको ऐसे जगह पे कैसी लाए जाए, बी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिससे उनकी जो इनइक्वालिटी है वो कम हो जाए, एंड जो जो सेवा जो करना चाहते हैं इन द रियल सेंस कर पाए. आज के डेट में 4 से 5 हजार रुपए एडिशनल बहुत ज्यादा नहीं है. इफ यू हैव टू मेक अ रियल डिफरेंस, इट हैज टू बी सब्सटैंशियल अमाउंट एंड इट हैज टू बी कंसिस्टेंट. मतलब वो अमाउंट थोड़ी बड़ी होनी चाहिए और वो लगातार पूरा साल भर होना चाहिए. ओनली देन पीपल विल ज्वाइन इन फुल फोर्स एंड विद फुल कॉन्फिडेंस. नाउ ये एक केनिया का रिसर्च है. जब आप गांव में जाते हो और लोगों से बात करते हो कोई भी नई प्रोजेक्ट के लिए, देयर इज लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि नया चीज है, लोगों को पता नहीं है. एंड पीपल इन इंडिया टू एन एक्सटेंट आर यूज्ड टू लॉट ऑफ सब्सिडीज एंड फ्री मनी, व्हिच शुड नॉट बी द केस. रिसर्चर्स हैव शोन कि जितनी भी आप फ्री मनी बांटते हो, वहां से जो कैपेबिलिटी लोगों की स्किल बिल्ड होती है वो काफी कम होती है. इफ यू अटैच एन इंसेंटिव रादर देन अ फ्री मनी, वहां पे स्किल लेवल की जो ग्रोथ होती है वो ज्यादा होती है. लोग 2 चीज देखते हैं, एक है विलिंगनेस उस एरिया में है कि नहीं, और दूसरा उसमें नॉलेज बेस हम कितना इंपार्ट कर सकते हैं. 2 चीज के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, बेनिफिट्स एंड टेक्नोलॉजी नो हाउ. नेक्स्ट. ओके, नाउ हाउ डू वी रिमूव फियर, हम डर कैसे हटा सकते हैं. लेट्स से for in any house when a baby cries, let's say, या फिर कुछ ऐसा नया चीज होता है, till the time you make the baby taste that food, if he likes it he'll be very happy, if he doesn't like he'll cry. Now till the time you make them understand कि यह हम क्या चीज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, it will be very difficult to gain confidence of any of the farmers for this kind of a project. Now उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, just to reduce manual intervention, a lot of things in the project that we are planning is absolutely automated. Let's say like बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी पढ़ाई लिखाई की जो लेवल है
शायद से आप या मेरी तरह ना हो या उससे कम हो, तो इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए ऑटोमेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ यहाँ पे अगर कमरों में सेंसर्स वगैरह रहते हैं विच कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम अ सेंट्रल लोकेशन, लाइफ विल बी वेरी इजी फॉर फार्मर्स। नेक्स्ट, ये सारी चीज एक स्मार्टफोन से कंट्रोल की जा सकती है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से टेम्परेचर कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, फ्रॉम एयर कंट्रोल, CO2 कंट्रोल, जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है फॉर मशरूम ग्रोइंग। ये सारी चीज ऑटोमेशन पे, मोबाइल पे कंट्रोल की जा सकती है। इनफैक्ट अलर्ट्स भी आएंगे कि यहाँ पे आप गलत जा रहे हो तो इसको चेंज करो, एंड जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन होगी वो जो फार्मर की लैंग्वेज होगी, इधर अगर वो हिंदी होता है तो हिंदी में होगी, जो वॉइस मैसेजेस में आएंगे ताकि वो सुन सके, समझ सके, एंड अगर रीच आउट करना है वो रीच आउट भी कर सके। Another thing which most of the people have suggested, so I'll not waste time over here, round the year मशरूम के लिए कुछ कुछ सीजन्स में कुछ कुछ मशरूम का प्राइस ज्यादा होता है, which is why let's say in case we finalize on certain clusters, हर किसी को एक तरह की मशरूम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे क्लस्टर में 20 लोग हैं, 20 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, 4 लोग बटन बना सकते हैं, 2 लोग ऑयस्टर बना सकते हैं, 3 लोग शिटाके बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर किसी को हर मशरूम तैयार कराएं, बट अगर क्लस्टर को एज अ स्पेस हम देख रहे हैं तो वहां पे हम इस काम को डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं कि आप इस तरह से तैयार करो सो दैट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द क्लस्टर इज मैक्सिमाइज्ड, ऑल्सो अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिमांड। जैसे IITian सर ने दिखाया हमें कि 73% या 74% of the demand in India is still button mushroom. So there is no point in running after shiitake. जो मार्केट मांग रहा है उसी को वो दो। अगर आपको डिमांड क्रिएट करना है, दैट इज आफ्टर अ थ्रेशोल्ड, कि आपने मार्केट की डिमांड पूरी कर दी और उसके बाद आप शिटाके दे रहे हो, बिकॉज इन्वेंट्री लॉसेस में जो नुकसान होता है वो बहुत ज्यादा है। सो अंडरस्टैंडिंग द मार्केट एंड बेसिस दैट प्लानिंग द क्लस्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Now, this is one research that we did on, let's say, certain components, जैसे पफ है, ये अलंग गुजरात में है, जहां पे शिप को तोड़ा जाता है। Now, शिप से बहुत सारी चीजें निकलती है, and this is available at a very very low cost, almost 1/3 1/4 the cost। वहां से जनरेटर्स निकलते हैं, वहां से AC निकलती है, वहां से पफ पैनल्स निकलते हैं। पफ पैनल्स have become very expensive, बहुत ही ज्यादा, 1300 1400 1500 रुपए स्क्वायर मीटर आता है, बट ये 450 500 रुपए में हम इसको अवेल कर सकते हैं फॉर दिस काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट। So this is one find that we have, and we have already assigned 3-4 people in this category जो हमें ये सप्लाई कर सकते हैं। Next. Now this is just a financial understanding, consider it as plus minus 15%। अगर हमें 1 लाख रुपए का कंटेनर let's say launch करना है, and this is what we dream, let's say this is what Gupta ji has also given us as a target, कि 1 लाख रुपए का यूनिट हमें लॉन्च करना है, एंड 1 लाख के यूनिट से एक आदमी को 4 या 5 गुना प्रॉफिट होना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ 12 months। दिस इज वेरी वेरी मच पॉसिबल एंड ओनली पॉसिबल इन मशरूम। नाउ इफ यू सी सब्सिक्वेंटली, मैंने साइड में लिखा हुआ है कि राइस, व्हीट, पोटैटो, इस तरह की चीजों में कितनी ROI आती है और वहां पे जमीन कितना लगता है। अगर आप जमीन देखोगे, अगर राइस 1 एकड़ में जितना बनता है, ये 200 यार्ड्स में इतना बन जाता है। दैट्स 2% ऑफ द लैंड रिक्वायर्ड, राइस का जो लेट्स से रिक्वायरमेंट है। नाउ सो टेक्निकली स्पीकिंग मशरूम इज अ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस अगर इसको सही तरीके से किया जाए। नेक्स्ट, नाउ द एंटायर, आई हैव जस्ट टच्ड दिस, यू कैन मूव ऑन। Now again, this is another very very important thing and it's a big query। जब भी हम लोग कहीं पे भी विजिट किए हैं, विलेजेस में, गांव में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम बेचेंगे कहाँ पे, where do we sell this product? Because आप 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 1 टन बेच सकते हो, 2 टन बेच सकते हो, but when we are talking about hundreds of tons and we are touching around lakh lives, this technically means millions of tons of mushroom, मतलब लाखों टन्स में है। How do we sell this? Now there are 2 ways of doing it। आज के डेट में most let's say startups that you see in India एक इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। इकोसिस्टम क्या है? एक तरफ जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या हमारे केस में फार्मर्स होते हैं, एक तरफ में होता है जो बायर्स होते हैं। नाउ बायर्स 2 तरीके के होते हैं, B2B के होते हैं और B2C के होते हैं, मतलब जो बिजनेस के लिए खरीदते हैं
और जो डायरेक्ट अपने खुद की कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं। इस तरह का इकोसिस्टम हम बना सकते हैं। नेक्स्ट, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से जैसे ये चाइना की एक कंपनी है पीडीडी बोल के, पीडीडी ने क्या किया है, कस्टमर के साथ हर मैन्युफैक्चरर को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ दिया है। दिस इज वेरी मच पॉसिबल। जैसे हमने लास्ट 3 साल से काम कर रहे थे बैग इंडस्ट्री में, नॉर्थर्न इंडिया के जितने भी बैग के होलसेलर्स थे, वी कनेक्टेड विद देम एंड वी मेड अ कंसोर्शियम, एंड जितने भी मैन्युफैक्चरर्स है पीछे से, हमने इसकी एक टाई अप बना दी थी, एंड दिस प्लेटफॉर्म वर्क्स ब्रिलियंटली। यहाँ पे पैसा भी टाइम पे आता है, डिमांड सप्लाई का भी हमें एक फोरकास्टिंग रहता है कि कितना सप्लाई चाहिए, तो आपको पता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे। सेकेंडली, जैसे मैडम बता रही थी थोड़ी देर पहले, देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ मशरूम्स आउटसाइड इंडिया। इंडिया में अभी भी अवेयरनेस मशरूम्स की कम है, बट आउटसाइड इंडिया देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ मशरूम्स। Now, if you see, let's say US or Africa, let's say there's a huge demand. China आज के डेट में, even after producing 92% of mushrooms of the world, they do not export. वो सारी consumption उसकी देश में हो रही है. So market is available. How do we manage and let's say explore? That is something that we have to figure out. And my last slide. Move on. This is what we suggest, let's say, Dr. Alokji and let's say Dr. Baveja, that this is something that could be figured out for a low cost, desirable, affordable, let's say, project. Next. This is the socio-economic analysis of Uttarakhand. 16,000, 17,000 यहाँ पे villages हैं, population 1 करोड़ है. Now, GDP जो last 10 सालों में जो बढ़ी है, वो करीब 11%, 12% के एवरेज में रही है. इंडिया की जीडीपी उत्तराखंड की जीडीपी से ऊपर ग्रो करी है. नाउ द गुड पार्ट अबाउट उत्तराखंड इज यहाँ की जो क्लाइमेट है, सेकेंडली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है वो बाकी सारे स्टेट से कम है. सो इफ यू सी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऑल द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स विच आर देयर, यहाँ की बिजली की प्राइस उसकी ऑलमोस्ट 1/3 है. सो इससे फाइनेंशियली वायबल बिजनेस लोकेशन आज के डेट में इंडिया में नहीं हो सकता है. नेक्स्ट. नाउ देयर आर 3 थिंग्स व्हिच दिस प्रोजेक्ट वुड कवर. वन इज बिल्ड क्लस्टर्स एंड आइडेंटिफाई पीपल कि वहां पे लोग कौन रहेंगे, एंड उनको कुछ सपोर्ट सिस्टम कैसे दिया जा सकता है सो दैट दे कैन इन्वेस्ट दैट 1 लाख फॉर द यूनिट. सेकंड, एक पीपीपी मॉडल में जिसमें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, मॉडल कैसे बिल्ड किया जाए ताकि उनको एक्सटर्नल और प्राइवेट और गवर्नमेंट हेल्प मिलती रहे ऑन अ सस्टेन्ड वे, सो दैट उनकी जो डर है और जो विलिंगनेस है वो बढ़े और डर बिल्कुल हट जाए. थर्ड, एक ऑनलाइन इकोसिस्टम बिल्ड करना है जिसमें कि जो सेल्स है की रिलैक्सेशन और टेंशन उनसे कंधों से उठा लिया जाए, एंड उनको एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इनकम की लेट्स से गारंटी दी जा सके. अगर मैं सिर्फ 2 क्लस्टर लूं पर विलेज में, तो करीब ये 1% जीडीपी उत्तराखंड गवर्नमेंट में ऐड कर सकती है. सो दैट्स अप्रॉक्सिमेटली 2000 करोड़, एंड दिस कैन हैपन लेट्स से नेक्स्ट 2 to 3 years. Let's say, in fact, when I came in over here, I was seeing how Dr. Baveja was, let's say, सबको कैसे समझा रहे थे. Dr. Baveja, I've read a book on Dr. Kurian actually, who actually revolutionized the milk industry in India. I think this is your opportunity to do the same on mushrooms. So it could be great, and we would love to associate with all means. And I see a lot of people over here. In fact, when I was first studying about mushrooms, Divya Rawat ji ka video dekha maine. I still remember, and I think we called up Amit also. So Amit is a known friend of ours, and mere Walia ka close aide hai, and so you have been an inspiration, Uttarakhand. And we are in touch with Solan DMR as well. वहाँ पे डॉक्टर अलंकार से हमारी काफी बातचीत होती रहती है, और यहाँ पे शायद से फोरम में जानते भी होंगे मास्टर देवीराम को बहुत सारे लोग. तो मास्टर देवीराम से हमने सीखा है, and he is a part of our team. He is into mushroom business for the last 40 years. So he is a pioneer in understanding mushroom and everything. And this is what I wanted to say. So my presentation is over. So if any questions are there, will be very happy to answer them. Next. इसके बाद
किसी का कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आपकी जो प्रेजेंटेशन थी वो सेल्फ स्पीकिंग, कोई जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और शब्द भी कम पड़ेंगे तारीफ के लिए जो आपने प्रेजेंटेशन दी और जिस ढंग से आपने दिखाया। और रियल सेंस में जो हम चाह रहे हैं, क्वालिफिकेशन अगर आपकी देखी जाए तो बीएससी केमिस्ट्री एमबीए, हम लोग यहाँ पे एमएससी पीएचडी, इस क्वालिफिकेशन को देखें तो रियली काफ़ी जोश हमारे में आना चाहिए कि हम भी कर सकते हैं। सो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ दास गुप्ता जी, और स्पेशली जो ये हमारा सेशन जो हम डिप्राइव्ड कैटेगरी वर्ड यूज कर रहे हैं बार बार, ये सेशन उन्हीं को ही डेडिकेट है। और इसी सेशन में हमारे साथ 2-3 स्पीकर्स और हैं, वो भी इसी सेशन में ही जुड़ेंगे हमारे साथ। हमारे डॉक्टर मनजीत सिंह जी हैं जो बहुत लर्नर्ड, को शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो डॉक्टर मनजीत सिंह को ना जानता हो। डीएमआर के डायरेक्टर रहे हैं और मशरूम में एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एक हमारे राकेश शर्मा जी हैं, डॉक्टर राकेश शर्मा, वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, वर्चुअली जुड़ेंगे, और वो प्रोसेसिंग पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी नवीन जी तो अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं। सो हमारा जो मेन एम यही है कि नो डाउट यहाँ पे बहुत कुछ आपने जिस ढंग से प्रेजेंटेशन दी, विटामिन डी के बारे में बताया गया, और आपने बहुत अच्छा बयान किया कि 90% धूप से मिल जाती है। मेरे को लगता है शायद 90% धूप से नहीं मिलती होगी, बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो 90% धूप से विटामिन डी लेते होंगे। एग्जैक्टली। डेफिशिएंसी की आपने बात बताई, लोकल लैंग्वेज या एक जनरल लैंग्वेज में बोला जाए, चलते चलते हड्डियां भी टूट जाती हैं, पता नहीं होता क्यों टूट गई। सो वो आपने बड़े अच्छे ढंग से बताया। जो मशरूम की इम्पोर्टेंस आपने बयां की वो रियली बहुत ही अप्रिशिएबल है। आपने जो एक बहुत अच्छी बात की कि भाई ठीक है 20 लोग हमने सिलेक्ट कर लिए या 20 लोग सिलेक्ट हो गए, सो 4 जो हैं वो बटर मशरूम करें, 4 ये करें, 4 वो करें। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। और लेकिन जो नटशल में बात घूम फिर के आती है, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और मैं मार्केटिंग का एमडी भी रहा, हिमाचल प्रदेश का एमटीएच एचपी स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का मैनेजिंग डायरेक्टर रहा, और बाहर भी घूमने का मौका मिला। एक चीज यहाँ भी बयां की गई थी कि डॉक्टर वेद ने बोला था कि भाई हम एक नीचे से लेके ऊपर तक हम सारे काम करते हैं। सपोज कंपोस्ट भी हम तैयार कर रहे हैं, मशरूम भी हम तैयार कर रहे हैं, बेच भी हम रहे हैं, लेकिन वहां कामयाबी कम मिलती है। हो सकता है मिलती होगी, एक्सेप्शनल केसेस होंगे, बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल केसेस होंगे जहां कहीं एमबीएस आ जुड़ता होगा तो शायद हो जाता होगा। सो लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस रहा वो ये है कि भी एक ही चीज में महारत हासिल की जाए और उसी को ही एक्सपेंड किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ही हमने यहाँ डिसाइड करना है। डॉक्टर सुरेश, हम आपकी फीडबैक लेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट फीडबैक है। रोड मैप पे जो है, जो हम रोड मैप की बात कर रहे हैं कि भी उत्तराखंड के लिए रोड मैप तैयार करना है, या रादर मैं कहूँगा पूरे कंट्री के लिए रोड मैप तैयार करना है। सो इसमें भी कोई वो नहीं होगा। सो हम आपस में एक दूसरे की हेल्प लेंगे और कैसे क्लोजली हम आपस में जुड़ेंगे, ये हमारी सोसाइटी के लिए जो है हमने अब जो हमारा मेन मिशन है, हमारे सेक्रेटरी साहब भी कल बोल के गए थे भी ठीक है गेहूं और राइस वाला काम तो खत्म हो गया। सो हमने अब न्यूट्रिशन की तरफ देखना, न्यूट्रिशन जो हमारी डाइट होनी चाहिए हमने वो कैसे देनी है, तो उसकी तरफ हमने चिंतन करना है। सो मशरूम मेरे को लगता है कि भी एक बहुत ही बढ़िया इसकी जो है अपॉर्चुनिटी और अल्टरनेटिव है। और खास तौर से जो हमने एक और बात की है, मे बी आई डोंट नो आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन, पर हम चाहेंगे कि सोसाइटी जो है हमारी ज्यादा वेजिटेरियन हो और मशरूम का आनंद ले जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, और जिन्होंने मशरूम भी खाई और नॉन वेज भी खाया, तो मेरे को लगता है मशरूम वाकई में रिप्लेस कर सकता है नॉन वेज को। सो इस चीज के बारे में चिंतन करते हुए जो है हम आगे बढ़ेंगे। और जो हमारे क्लस्टर्स हैं, अभी एक क्लस्टर की बात हो रही है, पूरा हिंदुस्तान हम क्लस्टर्स के रूप में लेके मॉडल सोच रहे हैं कि मॉडल बनाएंगे और काम करेंगे मिलके। सो मेरे को लगता है कि आपकी प्रेजेंटेशन के बाद लगा कि वाकई में हम होंगे कामयाब। अरे बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र जी ने एक वो कल लॉन्च कराना है, एक हमारा मशरूम परिवार बना है और आप भी हमारे मशरूम परिवार के सदस्य हैं। हमारे सीएचओ ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है कि हम होंगे कामयाब। हमारा एक मशरूम परिवार उत्तराखंड का बना। सो एक हमने अभी वो शूटिंग भी की थी पीछे, और रियल सेंस में उसमें भी ऐसा एहसास हुआ कि सचमुच हम कामयाब हो सकते हैं और होंगे।
डेफिनेटली होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नवीन जी आएंगे पहले कि एक राकेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं 12:30 से, प्रोफेसर राकेश शर्मा जुड़े हुए, अगर आप बोले तो उनको जोड़ने पहले। राकेश शर्मा जी, राकेश शर्मा हमारे प्रोफेसर डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी में, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज अपनी प्रेजेंटेशन के लिए आ जाएं। यस सर, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही सर? हाँ बिल्कुल आ रही है राकेश। आपको बहुत वेट कराया, पर वेट के साथ साथ आपको ये भी एहसास हो गया होगा कि आपके लिए भी काफी चैलेंजेस आ गए। भाई आपको हमारी हरीशा मैम ने तो बहुत ही कुछ दिखा दिया, जो आपकी पूरी टेक्नोलॉजी है वो तो ये कोरोना काल में ही अपने पास लेके बैठी हुई थी। मैंने भी इनका वो एनर्जी बूस्टर पिया कर, तो मैंने खाना नहीं खाया दोपहर को, लंच नहीं किया, वो एनर्जी बूस्टर और मशरूम वाला ही था। रियली उसने जो था वो काफी अच्छा इन्होंने काम किया हुआ है ओवरऑल जो है। सो इसमें हमारे को जो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग या मशरूम प्रोसेसिंग की अगर बात करेंगे तो हमारे लिए रियल सेंस में एक चैलेंज है। और एक हमारे निशांत, अगर आपने सुना होगा, निशांत चौहान थे, वो न्यूजीलैंड में काफी काम करके हैं, बड़े अच्छे शेफ हैं। यहाँ भी उन्होंने अपना एक जो हमारा जो यहाँ पे लोगों ने लगाई हुई है यूनिट्स अपनी, तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है उनके भी। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे ऑडियंस को, हमारे यहाँ भी बैठे हुए हैं और सारे के सारे वेब पे भी जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसको रियल एंजॉय करेंगे प्लीज। थैंक यू सो मच सर। सबको मेरा नमस्कार, जितने भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, ऑफलाइन हैं चाहे ऑनलाइन। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने गुरुजी प्रोफेसर बवेजा जी का, जो है हॉर्टिकल्चर और फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट उत्तराखंड के, जिन्होंने मौका दिया। और इनको मैं बधाई भी देना चाहूँगा कि इन्होंने एक जो सेकेंड इन सीरीज बिग इवेंट एक ऑर्गेनाइज किया है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। सर आपको बहुत बहुत बधाई। और जो नारा आपने है कार्यक्रम का, कुंभ हर द्वार का जो नारा आपने लिया है कि घर घर में कुंभ को पहुंचाना है, चाहे फ्रेश फॉर्म में पहुंचेगा चाहे प्रोसेस फॉर्म में पहुंचेगा, निश्चित तौर में ये जरूर पहुंचेगा जिस तरीके से आपने इस कार्यक्रम को लिया है। तो मैं इस कार्यक्रम में और इस जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो बहुत जनरल सी प्रेजेंटेशन मैं लेके आपके सामने आ रहा हूँ, जो आज के दौर में ये मशरूम से संबंधित नहीं, जो दूसरा फल और सब्जियों से संबंधित जो रहेगा उसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। सर क्या मेरी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स दिख रही है सर? हाँ जी दिख रही है। दिख रही है डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। वैल्यू एडिशन ऑफ मशरूम फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिया, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू इंडिया। इस टॉपिक के ऊपर बोलने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे जितने भी स्पीकर्स थे, हमने काफी कुछ मशरूम के विषय में बोला है, इसकी कल्टीवेशन, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू के ऊपर फोकस किया है। और एंटरप्रेन्योरशिप हमारे पास इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक दो एंटरप्रेन्योर की भी, मैडम वहाँ स्टेज पे बैठे हैं, इनका भी मैंने वक्तव्य सुना और ये भी बधाई के पात्र है। ये एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हमारे सामने उभर के आए हैं। तो इन्हीं सभी बातों का एक निचोड़ सा लेकर एक जो आज फूड प्रोसेस स्टेटस है हमारे सामने, चाहे वो फल और सब्जी से आधारित है चाहे वो मशरूम से आधारित है, उसके विषय में थोड़ी बात करूंगा। और उससे बाद क्या मशरूम की वैल्यू एडिशन का एंटरप्रेन्योरशिप में क्या स्कोप रह सकता है, कौन कौन से ऐसे वेंचर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हम एंटरप्रेन्योर, और जैसे बवेजा सर ने कहा कि क्लस्टर अप्रोच स्मॉल और मीडियम फार्मर्स के लिए हमने काम करना है, उस दिशा में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वाइबल हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं अपनी बात रखूंगा। तो सबसे पहले, जैसे कि सबको पता है कि देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स इन फूड प्रोसेसिंग, जिसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल की एक बहुत बड़ा सेक्टर है। तो इसके बाद अगर हम बात करें फ्रूट एंड वेजिटेबल का स्टेटस, थोड़ा सा मैं फूड प्रोसेसिंग का स्टेटस आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। हम कहते हैं कि हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का, और वर्ल्ड में सबसे बड़ा हम प्रोड्यूसर है। साथ के साथ एक
दुर्भाग्य की बात ये भी है कि 12 से 30% का जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो हमारा वेस्ट जा रहा है, जिसकी वैल्यू अगर हम देखें तो 30,000 करोड़ पर एनम के हिसाब से हमारा ये वेस्ट हो रहा है। तो ये जो हमारा वेस्टेज है, जैसे आज हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की और हम कह रहे हैं कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, प्रोडक्शन टारगेट हमने अचीव कर लिया है, वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और हम टॉप पे खड़े हैं प्रोडक्शन के लिए और ये इसी पे हमें सस्टेन करना है। लेकिन जो दूसरा पहलू है जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जो वैल्यूएबल प्रोड्यूस हम वेस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर हमने फोकस करना है। तो ये वेस्टेज को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके लिए प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन एक मात्र विकल्प है जिससे हम इस वेस्टेज को रोक सकते हैं और अपने किसानों का और बागवानों का हम इनकम को डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये देखिए जितना भी वेस्टेज होता है ये डिफरेंट, जब भी हमारा कोई प्रोड्यूस है, चाहे मशरूम का उदाहरण अगर हम लेके चले, फील्ड से चलती है और जब तक हमारे पास पहुंचती है फ्रेश फॉर्म में या प्रोसेस फॉर्म में, तो हर स्टेज पे हर जो चेन है, चाहे वो फील्ड में है, हार्वेस्टिंग के दौरान में है, चाहे शॉर्टिंग ग्रेडिंग जब हम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जब हम करते हैं, स्टोरेज जब हम करते हैं, होलसेल और रिटेलिंग जब हम करते हैं, हर स्टेज पे कोई ना कोई हमारा 8 से 10, 2 से 5 डिफरेंट जो हमारे फिगर्स हैं वो वेस्टेज हो जाती है। तो ये सारी वेस्टेज को मिलाते हैं तो 15 से 30% का वेस्टेज हमारा ही होता है। तो अब इनमें क्या, इनका एकमात्र विकल्प यही है कि प्रॉपर पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के ऊपर हमारा जो है नॉलेज, जो हमारे फार्मर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको इस जो पोस्ट हार्वेस्ट तुड़ाई के बाद फलों का या मशरूम की जो हैंडलिंग है उसके बारे में ज्ञान नहीं है। तो ये हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि ये जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस चीज के बारे में नॉलेज होना बड़ा जरूरी है कि प्रॉपर स्टेज ऑफ मैच्योरिटी क्या होनी चाहिए, हार्वेस्ट मैच्योरिटी, सॉर्टिंग ग्रेडिंग किस तरह से होनी चाहिए और उसके स्टेबल पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए, स्टोरेज और आगे ट्रांसपोर्टेशन कैसी होनी चाहिए। तो उसके बाद हमारा लास्ट में विकल्प आता है प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। तो इन सभी बातों को जैसे हम कहते हैं कि प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन हम क्यों करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने वेस्ट को वॉच में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए उसका एकमात्र विकल्प है कि हमने उसमें वैल्यू ऐड करनी है। हम क्या देखते हैं कि जब भी हमारा कोई अच्छा प्रोड्यूस होता है तो जो मार्केटेबल प्रोड्यूस जिसको हम बोलते हैं वो फ्रेश मार्केट में चला जाता है, लेकिन उसका बहुत सारा हिस्सा, मोर देन 50% जो हमारा जो प्रोडक्शन रहता है वो ऐसा होता है कि जो फ्रेश मार्केट के लिए स्टेबल नहीं होता है, किन्हीं कारणों से साइज का कुछ और उसमें ब्रोजिंग हो सकती है, लेकिन वैल्यूएबल प्रोड्यूस जो हम उसको वैल्यू ऐड कर सकते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की तरफ डाइवर्ट करके हम विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसको हम वैल्यू ऐड करके देयर आर डिफरेंट लेवल, जैसे प्राइमरी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, सेकेंडरी प्रोसेसिंग हो सकती है, टर्शियरी प्रोसेसिंग हो सकती है। तो डिफरेंट लेवल है वैल्यू एडिशन के, जिसके हिसाब से हम इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है, अब मैं फूड प्रोसेसिंग का जो हमारे हिंदुस्तान में भारत में जो सबसे बड़ी समस्या जो रही है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ की, उसमें क्या है कि अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है वो बहुत बड़ा सेक्टर हमारे फूड प्रोसेसिंग का हिंदुस्तान में है, जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। छोटे छोटे पॉकेट्स में अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करता है जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ये टेक्नोलॉजी से भी इनको टेक्नोलॉजी का भी पता नहीं, अपग्रेडेड नहीं है और कौन कौन सी स्कीमें हैं इनके बारे में भी इनको पता नहीं है। जैसे माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस इंडिया में अगर हम देखते हैं, जो इंडिया का माइक्रो MSME जिसको हम कहते हैं, तो इसमें आप देखें तो बहुत सारा जो सेक्टर है हमारा, जो 25 लाख फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। तो इसके लिए भारतवर्ष ने भी अभी पिछले वर्ष ही एक इनिशिएटिव लिया है जिसको हम PFME के नाम से बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। तो उसका एकमात्र विकल्प जो यही है कि इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ऑर्गेनाइज करके उनको स्ट्रेंथन करना है, उनको कैपेसिटी को बढ़ाना है, उनकी नॉलेज को अपडेट करना है। तो जिससे हमारा ये जितना भी हम वेस्ट कर रहे हैं उसको हम प्रोसेस करके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स दे सकें, प्रोडक्ट हम पब्लिक को दे सकें और साथ के साथ एम्प्लॉयमेंट का भी जनरेट कर सकें। तो इसी दिशा में MSME का, जैसे मैंने कहा कि ये जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं इनके सामने बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है, पुअर रॉ मटेरियल है या लैक ऑफ नॉलेज है, एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी है, एडिक्वेट नॉलेज नहीं है, कनेक्शन नहीं है। तो यही सारी चीज़ों को लेके डिफरेंट स्कीम्स आई हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करूंगा। तो अब मैं इस सारे विषय को ट्विस्ट करता हूँ अब मशरूम प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन की तरफ को। जैसे हमने देखा कि फूड प्रोसेसिंग का क्या स्कोप
हमारे यहाँ पे हैं, क्या स्टेटस है प्रेजेंटली। तो अगर वैल्यू एडिशन मशरूम में या प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन कोई एंटरप्रेन्योर इस फील्ड में आना चाहेगा तो देयर आर डिफरेंट एवेन्यूज। तो फ्रेश प्रोड्यूस है ट्रेडिंग में भी एक एंटरप्रेन्योर का एक स्कोप है, जो आजकल सबसे बड़ा एक मशरूम में एकमात्र सबसे जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर हैं फ्रेश फूड हैंडलिंग में ही मशरूम का काम कर रहे हैं। उसके बाद प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी टेस्टिंग है एंड कोल्ड स्टोरेजेस एंड पैकेजिंग्स हैं, और उसके बाद पैकेजिंग मटेरियल्स भी है जो जिसको हम एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, स्पोर्टिंग इंडस्ट्रीज। तो ये पैकेजिंग मटेरियल भी एक बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट की इनिशिएटिव हो सकता है। तो लेकिन इस पे सबसे पहले जो मैं ये बात कहना चाहूंगा, जैसे मैडम वहाँ स्टेज पे बैठे हैं, सक्सेसफुल इंटरव्यूअर, इन्होंने भी कहा था कि सक्सेसफुल इंटरव्यूअर बनने के लिए बहुत बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है। सक्सेसफुल इंटरव्यूअर वही होता है जिसमें कॉन्फिडेंस रहता है, रिस्क बियरिंग एबिलिटी रहती है, और स्ट्रॉन्ग एक विल पावर रहती है। वही एक सक्सेसफुल इंटरव्यूअर बन सकता है, वही इनिशिएटिव ले सकता है। तो ये देयर आर नंबर ऑफ एवेन्यूज जिसमें हम कर सकते हैं। लेकिन एडिबल मशरूम इंडिया में जिस तरह से पिछले वक्ता जितने भी थे, चाहे हमारे डीएमआर के उन्होंने भी कहा कि हमारे पास इंडिया में कौन कौन सी कल्टीवेशन की रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा शेयर जो है हमारा बटन मशरूम का है, जिसकी कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होती है। और हरियाणा, उड़ीसा, दे आर द लीडिंग प्रोड्यूसर, और धीरे धीरे ये प्रोडक्शन पूरे भारतवर्ष में बढ़ती जा रही है। न्यूट्रिटिव वैल्यू पे भी ऊपर बहुत बात हुई है कि मशरूम जो है रिच इन ऑलमोस्ट ऑल दी न्यूट्रिएंट्स, जितने भी आप बात करें, विटामिन डी पे बहुत सारी बात हुई, प्रोटीन के लिए बहुत सारी बात हुई है। वेजिटेबल प्रोटीन की अगर हम बात करें तो मशरूम को भी एक सोर्स की तरह लिया जा रहा है। विटामिन डी की अगर बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। उसके हेल्थ बेनिफिट्स डिफरेंट कंपाउंड्स इसमें है, एंटी ओबेसिटी, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज, और दूसरे माल न्यूट्रिशन और रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बहुत सारे स्पीकर्स ने भी बात की। तो ये सारी की सारी खूबियां मशरूम में हैं। तो इन्हीं सभी को देखते हुए हम ये कहना चाहें, मशरूम की प्रिजर्वेशन हम क्यों बात करें, क्यों इसकी प्रिजर्वेशन होनी चाहिए। जैसे आप सभी ने पहले भी एक वक्ता ने कहा कि मशरूम एक बहुत ही ज्यादा पेरिशेबल कमोडिटी है, तो इसकी पेरिशेबल बहुत ज्यादा है, एक दो दिन में खराब हो जाता है। अगर ट्रॉपिकल और बहुत सारा हाई टेम्परेचर अगर है तो ये 24 घंटे के अंदर खराब होने वाली कमोडिटी है। तो ये पेरिशेबल कमोडिटी है, तो इसके प्रिजर्वेशन करना बहुत जरूरी है, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना, प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है कि हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में, कंट्री के पार्ट्स में इसको पहुंचा सकते हैं, और डिफरेंट सीजन में भी इसको अवेलेबल करवा सकें। तो ये एक लक्ष्य प्रिजर्वेशन का रहता है, जिसकी तरह से अब इसकी प्रिजर्वेशन में हम क्या कर सकते हैं। एक हम फ्रेश फॉर्म के लिए, दूसरा शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन। शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन जैसे स्टोरेज, कूलिंग या रेफ्रिजरेशन हो सकती है, पैकेजिंग कर सकते हैं, मिनिमल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। और लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन में जैसे फ्रीजिंग, जैसे आपने देखा होगा फ्रोजन पीस, उसी का अगर फ्रीजन मशरूम आते हैं। कैनिंग एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, कमर्शियली इसको किया भी जा रहा है, पिकलिंग एंड ड्राइंग। तो मैं कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा। जैसे एक अगर हम बात करें पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस की, अगर हम एक नटशेल में अगर हम बात करें तो हार्वेस्टिंग के बाद जैसे हम ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेडिंग के बाद इसकी प्री कूलिंग करना बहुत जरूरी रहता है। प्री कूलिंग के बाद फ्रेश और दूसरी तरफ को प्रोसेस्ड, दोनों तरफ को जो अच्छे वाला जो मशरूम होगा ग्रेडिंग करने के बाद उसको हम फ्रेश मार्केट के लिए भेज सकते हैं, लेकिन जो दूसरा होगा छोटे साइज का होगा, डिफॉर्म्ड होगा, उसको हम प्रोसेस्ड के लिए, जैसे कैनिंग के लिए भी हमें अच्छी क्वालिटी का चाहिए होगा, लेकिन ड्राइंग और पिकलिंग के लिए हम दूसरा मशरूम भी यूज कर सकते हैं जो लो ग्रेड का होगा। उसके बाद पैकेजिंग और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग का चैनल, तो ये सारा उसका पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस मशरूम में रहती है। अब बात करें कि जैसे मैंने कहा सबसे पहले कि मैं पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि इतनी ज्यादा पेरिशेबल कमोडिटी है, इसकी जो पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग है इसको हमें बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सबसे बड़ी बात है कि हार्वेस्ट मैच्योरिटी, हमें किस अवस्था में इसको तोड़ना है, तो ये इसकी नॉलेज होना फार्मर्स को, ग्रोअर्स को होना बहुत जरूरी है। आजकल के ग्रोअर वैसे बहुत इनोवेटिव है, उनको पता नहीं रहा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ज्ञान हमें नहीं होता है और हमें इसका नुकसान हो जाता है। जैसे बटन मशरूम की अगर हम बात करते हैं तो इसका हार्वेस्ट जो है हम मैच्योरिटी के हिसाब से करते हैं, ना कि साइज। जितना बड़ा साइज होगा उतना अच्छी क्वालिटी में, ऐसा नहीं है। लेकिन इसकी ऑप्टिमम मैच्योरिटी क्या है कि वेल राउंडेड इसकी कैप होनी चाहिए, और उसके बाद पार्शियल वेल जो इसके ऊपर एक थिन लेयर जैसी होती है,
वो इसके साथ इंटैक्ट रहे, ये एक इसकी ऑप्टिमम मैच्योरिटी है, उस वक्त हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। और स्टॉक भी जो होगा छोटा से छोटा, उसकी थिकनेस और जो लेंथ है उसकी रेशो कम होनी चाहिए, उसी अवस्था में हम इसको तोड़ते हैं। उसके बाद अगर क्वालिटी ग्रेड की अगर हम बात करें, क्वालिटी एनालिसिस की अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा तो व्हाइट मशरूम को ही प्रेफर किया जाता है, व्हाइट रंग का, और उसकी यूनिफॉर्म साइज वेल राउंडेड कैप विद स्मूथ ग्लॉसी सरफेस होना चाहिए, वो इसकी गुड क्वालिटी इंडिसेस है। और स्ट्राइक भी स्ट्रेट होनी चाहिए, जो उसका जो स्टॉक है वो स्ट्रेट होना चाहिए, उसके व्हील्स जो खुले नहीं होने चाहिए, ये इसकी क्वालिटी के इंडिसेस है। ये इसके ग्रेड्स हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज ग्रेड्स हैं। हम ग्रेडिंग करेंगे तो ग्रेडिंग करने का फायदा रहता है कि अच्छा ग्रेड होगा, उसको अच्छे प्राइसेस मिलेंगे। अगर मिक्स करके हम मार्केट करते हैं तो हमें अच्छे प्राइस नहीं मिलते हैं, इनका भी एक होता है। दूसरा, करते वक्त हार्वेस्टिंग करने के बाद जब हम वॉशिंग करते हैं तो वॉशिंग की रिकमेंडेशन है, तो कैसे हमें करना है, सॉइल लाइन के ऊपर कट करके उसको वॉश करना है, उसको पानी के का वाटर होना चाहिए, उससे हम उसकी वॉशिंग करते हैं। और एक IRA की रिकमेंडेशन है जिसमें KMS के EDTA भी है। तो ये चीजें की रिकमेंडेशन है, ये लोकल प्रैक्टिसेस है जो मशरूम की हार्वेस्टिंग और पैकिंग की। और उसके बाद स्टोरेज की अगर हम बात करें तो ये इसके लिए स्टोरेज की कंडीशंस बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो मेंटेन करना है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर 0 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर अगर हम मेंटेन करते हैं तो 7 से 7 दिन इस टेम्परेचर पे ये रहेगा। और अगर हम 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का करते हैं तो 3-4 दिन का इसमें देखिए तो कितना टेम्परेचर का कितना इसमें फर्क है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी में हमें 95-98% तक की रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें मेंटेन करनी पड़ती है, अदरवाइज इसमें डेसिकेशन हो जाती है। हाई ह्यूमिडिटी अगर हम इसमें ज्यादा कर देंगे, डेसिकेशन अगर कम होगी तो ड्राइंग होगी। तो लेकिन बाहर वाली कंट्रीज में और थोड़ा इनोवेटिव है जो हमारे इंडिया में अभी नहीं किया, मॉडिफाइड और कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, ये भी इनोवेटिव पैकेजिंग है, लेकिन कुछ कारण की वजह से अभी ये हमारे यहाँ पे इंडिया में प्रेवलेंट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो कंसिडरेशन इसमें रैपिड फोर्सेड कूलिंग रिकमेंड की जाती है कि हार्वेस्टिंग के बाद एकदम इसको एयर कूल किया जाए, रैपिड कूलिंग की जाए इसकी, तब इसकी सेल्फ लाइफ थोड़ी सी हम बाद में स्टोरेज लाइफ इसकी बढ़ा सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं जैसे रेफ्रिजरेशन 8 to 12 डेज, डीप फ्रीजिंग जब हम करते हैं तो 2 से 3 मंथ्स इसको हम सेल्फ लाइफ, कैनिंग अगर हम करते हैं तो 12 मंथ्स तक हम इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। हाइड्रेशन अगर करते हैं ड्राई फॉर्म में तो 3 से 6 तक की इसकी सेल्फ लाइफ हम बढ़ा सकते हैं। पिकिंग जो है नॉर्मल जिसमें हम करते हैं तो 6 मंथ तक हम इसको लेके चलते हैं। तो ये अब हम बात करते हैं वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स, डिफरेंट वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स जो मशरूम के बहुत सारे स्पीकर्स ने काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और लोकल और बेसिक प्रोडक्ट्स की बात की, लेकिन मैं 2 प्रोडक्ट्स के एंटरप्रेन्योर के हिसाब से कि जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप का स्कोप हो सकता है स्मॉल एंड मिड एंटरप्राइजेस के हिसाब से। तो ये अगर हम देखें तो स्ट्रेट लाइन अगर हम देखें तो ये फ्रेश फ्रूट मशरूम हैंडलिंग के लिए, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ट्रीटमेंट जैसे ब्लांचिंग होगी या PMS का डिप हो गया, उसके बाद अगर हम इसको स्लरी में कन्वर्ट करते हैं तो स्लरी से हम उस स्लरी का यूज हम पास्ता में कर सकते हैं, मशरूम फोर्टिफाइड पास्ता, और उसी स्लरी से हम नगेट्स भी बना सकते हैं और उससे आप पापड़ी भी बना सकते हैं, जैसे कुछ इंटरप्रेन्योर ने बताया भी। लेकिन हम ड्राई करके इसको अगर पाउडर में भी कन्वर्ट कर देते हैं तो वो पाउडर भी हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स में हम यूज कर सकते हैं। तो दीज आर दी प्रोडक्ट्स जिन पे हमने यहाँ अपने डिपार्टमेंट में काम किया है। तो मशरूम फोर्टिफाइड पास्ता हमने बनाया है, और मशरूम फोर्टिफाइड बिस्किट्स, टिक्की मिक्स हैं, सूप मिक्सेस हैं, ये हमारे यहाँ पे काम हुआ है। अब बात करें इसकी सबसे जो सक्सेसफुल और सबसे बड़ा जो एक एंटरप्राइज रहता है जो कैनिंग ऑफ मशरूम, जो काफी एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट भी है। तो इसके लिए जो एक रिक्वायरमेंट रहेगी उसमें विभिन्न प्रकार की, जैसे इसके सिलेक्शन से लेके उसके बाद जब हम वॉशिंग करते हैं, इसकी वॉशिंग और प्री-ट्रीटमेंट्स इसकी हम ऑपरेशन में रहती है। उसके बाद कैन जो टिन कैन आते हैं, इसमें टिन कैन्स डिफरेंट साइज के टिन कैन आते हैं जिनमें हम इसकी फिलिंग करते हैं। और इसमें 8 ऑल मेनली और 8.5 होते हैं।
डिफरेंट साइजेस ऑफ कैंस यहाँ मैंने दिखाए हैं। उसके बाद ब्राइनिंग मतलब साल्ट का सोल्यूशन। तो ये एक मीडियम के तौर पे हम इसमें डालते हैं, हीटिंग मीडियम के तौर पे, तो जिसकी प्रिजर्वेशन उसमें ब्राइन सोल्यूशन में हम करते हैं। और ये कैनिंग जो होता है, टिन कैन, ये हर्मेटिकली सील कंटेनर ये तो है कि इसमें हर्मेटिकली सील इस कंटेनर को कर देते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट इसके अंदर होगा, मशरूम जो है वो सेल्फ स्टेबल रहेंगे एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। तो ये इसके बाद ये एग्जॉस्टिंग ऑफ कैन का एक आप देख रहे हैं, इस तरह से इसकी एग्जॉस्टिंग होती है। अब उसके बाद उसकी सीलिंग, डबल सीलिंग जो मशीन्स हैं यहाँ पे दिखाई हैं, कैसे डब्बे को सील करना है, तो ये सारा ऑपरेशन जो है। उसके बाद उसके स्टरलाइजेशन जो होती है, प्रोसेसिंग जिसको हम बोलते हैं, उसको ऑटोक्लेविंग करते हैं, सो दैट उसके अंदर जितना भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसको हम इनएक्टिवेट कर देते हैं। तो ये इसका प्रोसेसिंग का पर्पज रहता है, स्टरलाइजेशन का लास्ट में। और ये उसके बाद जब उसकी प्रोसेसिंग के बाद इसको हम निकाल के कैन्स को निकाल लेते हैं और इसको स्टोरेज कर देते हैं। तो ये सारा ये था मशरूम कैनिंग, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कमर्शियल बिजनेस है। और ये छोटे इंटरप्रेन्योर भी इसमें आगे आ सकते हैं। मशरूम कैनिंग का काफ़ी अच्छा स्कोप भी है। दूसरा, अगर हम इसको छोड़ दें, दूसरा एक पिकल है, इसके ऊपर भी काफ़ी बात हुई है, जो जनरल पिकलिंग जो प्रोसेस है, डिफरेंट रेसिपीज ऑफ पिकल, विभिन्न प्रकार के पिकल की रेसिपी हर जगह और हर राज्य में और विभिन्न अपने हिसाब से पिकल की रेसिपीज रहती है। तो ये भी एक अच्छा विकल्प है। दूसरा एक और ब्राइन, प्रिजर्वेशन ऑफ मशरूम इन ब्राइन सोल्यूशन, ये भी मतलब इसमें बॉटलिंग, कैनिंग और ये ग्लास बॉटल्स में ये ब्राइन सोल्यूशन भी टिपिंग प्रोजेक्ट और सेल्फ फूड इफेक्ट, ये ऑस्टर मशरूम का एक ऑप्शन है। दूसरा, जिससे मैं और चीज इसमें कि मशरूम का डिहाइड्रेशन और जो यूज इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स मशरूम का, तो डिफरेंट टाइप की ड्राइंग टेक्निक्स हैं जिसमें हम अच्छी क्वालिटी का पाउडर बना सकते हैं। सिंपल है हॉट एयर ड्राइंग जो हम करते हैं, लेकिन अगर और इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो वैक्यूम ड्राइंग हो सकती है, फ्रीज ड्राइंग हो सकती है, रियोडाइज्ड बेड ड्राइंग हो सकती है, और माइक्रोवेव ड्राइंग और हाइब्रिड ड्राइंग, देयर आर डिफरेंट मेथड्स। लेकिन सिंपल अगर तरीके से भी अगर हम देखें तो उसको ग्रेडिंग और मशरूम की करने के बाद, तो इसको अगर हम कट करते हैं, उसके बाद ब्लांचिंग और कुछ पे ट्रीटमेंट देके उसको हम ड्राई कर देते हैं। तो देयर आर, ये आप इसको देख सकते हैं, एक कैबिनेट ड्रायर, जो सिंपल ड्रायर है हमारा। इसके साथ साथ में ये चीज मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, तो जो सर वहाँ बैठे हैं, ये हमारी यूनिवर्सिटी में इस सोलर ड्रायर को, लो कॉस्ट सोलर ड्रायर, जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए बेसिकली इसको डेवलप किया गया है। और आपके उत्तराखंड में भी सर इसको बहुत जगह पॉपुलर किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस, इसमें मैं इसमें एसोसिएटेड रहा हूँ। तो ये एक स्मॉल स्केल लेवल पे एक लो कॉस्ट सोलर ड्रायर डेवलप किया, जिसको विभिन्न फ्रूट एंड वेजिटेबल, मशरूम के लिए भी इसको ट्राई किया गया सर। और इसमें हमें इसमें ड्राइंग के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ये डेंगरी और जो दूसरी बटन मशरूम थी, इसमें हमने ट्राई करके देखा है, तो क्वालिटी ये है। और उसके साथ साथ एक और भी है, इसके साथ साथ एक हाइब्रिड ड्राइंग, जैसे सोलर ड्राइंग के साथ साथ हम पॉली टनल ड्राइंग, तो ये भी एक लो कॉस्ट सोलर टनल ड्राइंग है। तो ये दो चीजें जो है जिनके ऊपर हम फोकस करते हैं जब भी हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं और पोस्ट ऑफिस हैंडलिंग और वैल्यू एडिशन की बात करते हैं। तो ड्राइंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको मतलब छोटे लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप में हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, सिंपल और कन्वीनियंट और लो कॉस्ट ड्राइंग टेक्नोलॉजी। आप डिफरेंट, जैसे हम डिफरेंट वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो ड्राइंग के बाद जो मशरूम का पाउडर बनता है, उसको विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स में हम इनकॉर्पोरेट मशरूम मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट मैडम ने भी बताया, लेकिन हमने भी विभाग ने भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया है। इवन मशरूम फोर्टिफाइड एंड मशरूम मॉडिफाइड कुकीज, केक्स, और ये सारी चीजें यहाँ पे हमने तैयार की हैं। कैंडीज पे भी काम हुआ है थोड़ा, मशरूम कैंडी के ऊपर, तो वो भी एक चीजें हैं। ये चीज हमें मैं दिखाना चाहूँगा, ये एक कुकीज मशरूम फोर्टिफाइड मशरूम है, ये सूप की है। और दूसरा मशरूम चिप्स, इसके ऊपर भी काम किया जा सकता है, इसके ऊपर ये भी एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है। और इन सब चीजों को लेके सर देयर आर एंटरप्रेन्योरशिप के आज के इस दौर में, जहाँ फूड प्रोसेसिंग के ऊपर पूरे भारत सरकार बहुत सारी स्कीम लेके आए हैं। सबसे बड़ी स्कीम
PFME है, उसके साथ साथ सर मैं बीच में इंटरप्ट करूंगी सर, थोड़ा सा जल्दी कंक्लूड करेंगे बिकॉज वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्पीकर्स और एवरीबॉडी इज वेटिंग लाइक सॉरी सर। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जिनका एंटरप्रेन्योर्स विभिन्न प्रकार की स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, PFME है, वुमेन्स के लिए स्टेप है, तो इन फूड स्टार्टअप इंडिया है जिनमें फंडिंग्स हैं और स्कीम्स हैं, अपॉर्चुनिटीज, तो दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज जिनके एंटरप्रेन्योर्स और फार्मर्स इसको अवेल कर सकते हैं और मशरूम की वैल्यू एडिशन के ऊपर काम किया जा सकता है। तो ये थोड़ी सी चीजें जो आपके सामने रखी सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी डिटेल जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली थोड़ा आपको बीच में इंटरप्ट करना पड़ा हमारे को इसलिए क्योंकि मैं काट चुका था, सुबह से मैं वेट करता था, मैं थोड़ा मुझे टाइम कम मिलेगा, तो आई कुड नॉट इंक्लूड द अदर प्रोडक्ट्स जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स थे, बिकॉज कुछ प्रोडक्ट मैडम के लेक्चर के बाद में मैंने कट कर दिए क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स कवर कर। But I wanted to just convey my message that there are a lot of avenues and opportunities in food processing, not only in mushroom but as a whole fruit and vegetable. मशरूम की भी सर एक वेजिटेबल में ही हम जब फूड प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो हम मशरूम को भी वेजिटेबल के तौर पे लेंगे। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है और छोटी छोटी, जैसे सोलो ड्राइंग का मैंने आपको एग्जांपल दिया, इस तरह की छोटी छोटी प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई जा सकती हैं एट दी साइट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। जैसे हरिद्वार में ओडीओपी, हमारे सोलन में भी ओडीओपी मशरूम है सर PFME में, तो इसका भी एक इंक्यूबेशन सेंटर लगेगा, तो उसमें भी एक डिहाइड्रेशन लाइन मेन है और दूसरा कैनिंग में भी एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें एंटरप्रेन्योर, चाहे वो क्लस्टर अप्रोच में या चाहे वो एक सिंगल एंटरप्रेन्योर इसमें आ सकता है। तो और इसमें ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल बट द एक्सेस ऑफ द टेक्नोलॉजीज वहाँ पे कहीं लिंकिंग लैकिंग है। तो निश्चित तौर पे इस तरह के प्रोग्राम जो सर आपने किए हैं जिसमें साइंटिस्ट फार्म टू जो हमारा एक लिंकेज है एंटरप्रेन्योर, जिसको हम ट्राइंगल, गोल्डन ट्राइंगल का कंसेप्ट एक दिया है, तो जिसमें एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रीज एंड एकेडमिया दोनों तीनों मिलके चलते हैं, तो निश्चित तौर पे एक ग्रोथ होने के चांसेस जरूर हैं सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, बड़ी अच्छी जानकारी थी। जो अभी आपका छूट गया राइटअप में, मैं उम्मीद करूंगा कि वो राइटअप में आपका सारा कुछ आ जाएगा, क्योंकि ये पब्लिकेशन भी हमारा वन ऑफ द बेस्ट पब्लिकेशन होगा, मेरे को ऐसी उम्मीद है, जैसी प्रेजेंटेशन चली रही हैं, जैसी जानकारियां दी जा रही हैं। सो ताकि इसको भी हम एक ऐसे पिरो दें ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं और पढ़ने वाले हैं और जो जिन्होंने कल को नए वेंचर शुरू करने हैं वो सक्सेस स्टोरीज भी देखें। कोई सीधा नहीं कोई पहाड़ पे चढ़ गया, उसको बहुत ज्यादा कई पहाड़ क्रॉस करने पड़े तब जाके जो है वो असली पहाड़ पे पहुंच पाया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। मैं अब नवीन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, नवीन जी हमारे इंजीनियर हैं, आई ओपनिंग मेरे को लगता है ज्यादा इंजीनियर्स ही कर रहे हैं हमारी आजकल, IT एक्सपर्ट, इंजीनियर्स, और नवीन जी ने तो बीच में मेरे को ऐसा वो कर दिया कि मैंने कहा जी कुछ ले लो हमारे से, मैं कहा मैं अपने CHO साहब को बोल देता हूँ, मैंने कहा वो दे देते हैं आपको रेफ्रिजरेटेड वैन, कहते जनाब लेना नहीं देना है आपको। सो ऐसी विचारधारा हो और ऐसा सोच हो सोसाइटी के लिए भी, मैं कुछ देना चाहता हूँ सोसाइटी को, फार्मर्स को, और आपने भी बहुत संघर्ष किया, इतने संघर्ष के बाद जो आपकी सक्सेस स्टोरी है वो खुद ही बयां कर रही है। और उसके अलावा जो नीदरलैंड से जो ऑटोमेशन की हमने बात की थी वो भी आप ही के एफर्ट्स थे, जो आपने वहां से नीदरलैंड से जो हमारे साथ जो एक टीम जोड़ी थी। प्लीज सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी प्रेजेंटेशन दें। हेलो, वेरी गुड इवनिंग सर, ये रिस्पेक्टेड मिनिस्टर्स, ऑडियंस एंड साइंटिस्ट, आपको सर हमें अपॉर्चुनिटी दी बवेजा सर ने में, और मतलब हम लोग को एक छोटा सा टॉपिक मिला बोलने के लिए। मेरे ख्याल से सर टाइम बहुत कम है, इससे पहले आपने 2 लोगों को पहले ही कट कर दिया, तो मैं बड़ा प्रिसाइज रखूंगा यहाँ पर। मेरा नाम सर नवीन पटवाल है और मैं 2007 में यहाँ पर उत्तराखंड में मतलब मशरूम फार्मिंग के प्लान से आया और हमने रुड़की सेटल डाउन करा कि रुड़की में बिजनेस करते हैं। और वैसे मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैंने बीटेक कंप्यूटर्स में करी हुई है, एंसेस्ट्रली मैं बड़गांव से हूँ जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है।
और मेरा ब्रदर, यंगर ब्रदर अमेरिका में है। मोस्ट ऑफ द मेरे फैमिली में सारे बाहर ही सेटल हैं, मैं ही इंडिया में फंस गया हूँ, पेरेंट्स भी मेरे साथ ही हैं। अभी आपने नोटिस करा होगा 2-3 बार मेरा नाम लिया गया। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो बड़े क्लीन माइंड से मेरे पास हैं, हमने उनको बहुत अच्छी हेल्प करी। मशरूम की ऋषा वर्मा जी ने भी बताया कि नवीन पटवाल जी ने 2014 में मेरे ख्याल से ऋषा जी हमारे पास आई थी और फर्स्ट डे था, हम लोगों ने उनको काफी देर हो गई तो हमने उनको मतलब लंच भी ऑफर करा। तो हमें लगा यार वो सिंगल लेडी हैं कैसे करेंगी, मैंने उनको बोला यार बैकअप कर जाओ, बहुत मशरूम बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो नहीं है ऐसा है। ऐसे दिव्या रावत जी हमारे बहुत पहले आई थी, मुझे ऑफ एंड ईयर याद नहीं है, मैंने उनको ही मना करा, मैंने कहा मशरूम बहुत मुश्किल काम है, आप कहाँ घुस रहे हैं इसमें। लेकिन ये लोग मतलब क्लीन माइंड से थे, हमने इनको हेल्प करी। जो क्लीन माइंड से हमारे पास आता है हम पूरी हेल्प करते हैं। इवन नेचर वेस्टो मनमोहन भारद्वाज जी यहाँ पर होंगे, 2018 या 17 में उन्होंने स्टार्ट करा एक्चुअल में। सर हमारा कैरियर जो हुआ 2007 से, मतलब हम लोगों ने बैक सिस्टम से कल्टीवेशन करी, हमने डीएमआर से एक ट्रेनिंग ली छोटी सी और फिर हमने मशरूम कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी। हमने ऐसा जो डीएमआर में सीखा था वो सब हमने इम्प्लीमेंट किया, थोड़ा इधर उधर से देखा, लेकिन बेस्ट पार्ट है सर हमने बुक से करा, हमने कोई कंसल्टेंट हायर नहीं किया। उसकी वजह से हमारे कुछ क्रॉप लॉसेस भी हुए इनिशियल डेज में। हमारे को पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं थी, पैसा हमारे पास बहुत थोड़ा सा लिमिटेड सा था। हमने उस टाइम 1,35,00,000 का एक टर्म लोन लिया था, नाबार्ड से को फाइनेंस कराया था। सब पहला स्कीम थी नाबार्ड की, वो पहली स्कीम थी उत्तराखंड में। हमने नाबार्ड को पिच किया, स्टेट बैंक ने बोला नाबार्ड को क्यों पिच कर रहे हो, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो नया चीज है। हमने बोला नहीं नया है कोई बात नहीं, पहली बार हम करते हैं इसको। हमने उसको पे बैक करा, शुरू में क्रॉप लॉसेस हुए तो कुछ इंस्टॉलमेंट्स मिस हुई, लेकिन 2015 का टीएल हमने 2012 तक उसे क्लियर कर दिया। सर ये नीदरलैंड में कहाँ गए हम लोग, मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत पुरानी बात है एक्चुअल में, 2013 या 14 की बात होगी। आईआईटी दिल्ली में मुझे फर्स्ट टाइम एक लेक्चर के लिए बुलाया गया सर। मैंने कुछ प्रेजेंटेशंस बनाई, नीदरलैंड के कुछ वीडियोस थे, मश कॉम्ब एक कंपनी है, उसके कुछ वीडियोस ऑनलाइन डाउनलोड करके मैंने रन करे। एक रिटायर्ड साइंटिस्ट से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, डीएमआर से ही थे। उन्होंने बीच में ऑब्जेक्ट करा, कहता सर ये आपके फार्म का तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगा आई वाज शेमफुल कि सही में मेरे फार्म का कुछ नहीं है। आप सर इस स्लाइड में सुबह 9 बजे की सारी रिकॉर्डिंग्स है, मैं एक भी वीडियो कहीं बाहर का नहीं दिखाऊंगा आपको, मेरे खुद के फार्म की रिकॉर्डिंग है। और जो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की दिव्या जी मैडम बात करती है ना, एग्जैक्ट मॉडल है। वीडियो रिकॉर्ड मैंने करे, एडिट मैंने करे, रूम में जाके स्लाइड्स मैंने बनाई और 4 बजे मैं यहाँ आ गया। तो ये सारा आज भी प्रोसेस हुआ है। तो ये सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है, हमारे पास कोई रिकॉर्डर नहीं था, कोई बंदा नहीं था, मोबाइल से ही सारा करा। मशरूम का काम ही सेल्फ सस्टेनेबल। अभी रावत जी बोल रहे थे कि पहाड़ में चढ़ना मुश्किल है, उतरना आसान है, इसलिए पलायन हो रहा है कि वापस जा रहे हैं लोग। लेकिन मेरे हिसाब से पहाड़ में उतरना भी मुश्किल है, चढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि मैं जब चढ़ता हूं तो मुझे उतरते हुए भी दिक्कत होती है, जबकि मैं खुद पहाड़ से हूँ। लेकिन हम लोगों ने ऐसा है कि मतलब दिल्ली एनसीआर में पढ़े तो उतना ज्यादा देखा नहीं, लेकिन हमने देखा है कि जब हम लोग गांव में मिलने जाते हैं अपने मामा मामी, ताऊ जी, चाचा चाची, तो वो हमारे 20-20 किलो के बैग उठा के सर पे रख लेते हैं और 65-70 साल के होते हैं। हमें शर्म आ रही होती है कि हम उस टाइम पे 30-35 साल में हम उठा नहीं पाते उन बैग्स को, और फिर वो चढ़ते चले जाते हैं। और मशरूम जो काम है ना, मशरूम कल्टीवेशन, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यहाँ पर कुछ लोग होंगे जिनको मैंने मना किया था कि मशरूम बहुत टफ काम है। एक्चुअल में बहुत टफ काम है। ये आपके दिन रात, संडे मंडे, दिवाली होली, कोई दिन नहीं देखता, कोई भी दिन नहीं देखता। मतलब आपको ये काम करना है तो करना है, इक्वलेंट टू डेयरी है ये एग्जैक्टली। आपको मतलब मशरूम को पानी देना है जब चाहिए, उसको जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे को वो करना है। सर जब हम हॉलैंड गए ना, अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि कैनिंग में एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है, मैं आपको सर बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा हम मशरूम फार्म डालेंगे एक्सपोर्ट करेंगे। मैं वहां गया, मैंने कहा सर उन्होंने बोला आप यहाँ ट्रेनिंग करेंगे, मैंने कहा सर हम बहुत मशरूम मंगाएंगे, आप ही को एक्सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा आपके यहाँ रेट क्या है। हमारा उस टाइम पे प्री कोरोना 140 मशरूम बेचते थे। कहते सर हम 110 रुपए किलो बेच रहे हैं। यूरो में बात करें, मतलब यूरो में कन्वर्जन किया, वो 110 रुपए किलो बेच रहे थे। तो पहला शौक तो ये लगा, मशरूम उगा के उनको क्या एक्सपोर्ट करोगे। जब वो ही हमसे सस्ती मशरूम बेच रहे तो हम तो इंडिया में बेच लेते हैं, और फिर भी हम रोते रहते हैं कि हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा। उसका रीजन है क्योंकि वो यील्ड पे वर्क करते हैं, वो रोते ज्यादा नहीं है, वो 30% पे करते हैं, हम 18% पे रोते रहते हैं। फिर मुझे लगा, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बोला था कि हम कैन मशरूम को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कैन मशरूम को एक्सपोर्ट क्यों कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि वहां पर 50% कॉस्ट जो है हार्वेस्टिंग की, यानी कि 110 रुपए किलो में जो होलसेल में वहां मशरूम बिकी, यूरोप की बात करूं मैं अगर, तो 110 रुपए किलो में 55 रुपए किलो आपकी हार्वेस्टिंग की कॉस्ट आ गई। अब वो 12 यूरो 15 यूरो डिपेंड करता है, ईस्टर्न यूरोप का वर्कर है किस यूरो पर आवर उनको पे करते हैं। वो कहते हैं 55 में हमारे को कंपोस्ट मिल जाती है, 55 में हार्वेस्टर को देते हैं। तो वो बेटर कर, जो कैनिंग की मशरूम होती है वो मशीन से हार्वेस्ट होती है, और जब भी मशरूम मशीन से हार्वेस्ट होगी ना तो वो टेढ़ी मेढ़ी कट जाती है। इंडिया की मशरूम हाथ से हार्वेस्ट होने का कैनिंग में जाती है, तो वो मशरूम कैन खुलने में बड़ी सुंदर लगती है, क्योंकि एक एक ट्विस्ट करके आपने मशरूम करी और उसको फिर कैन करा।
वो सिंगल हार्वेस्ट करके मशरूम को कैन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कॉस्ट बहुत लग गई। और वो मशरूम को जब मशीन से हार्वेस्ट करते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे चलती है जैसे लॉन मोवर होता है, घास काटने की मशीन है, तो मशरूम को सीधा टेढ़ा नहीं देखता, फिर वो टेढ़ा मेढ़ा काटता चलता है। तो इंडिया में ये अपॉर्चुनिटी है कि हम कैन मशरूम को एक्सपोर्ट कर पाते हैं, इसलिए क्योंकि हमारी लेबर चीप है और हम उसको ट्विस्ट करके तोड़ रहे हैं और उसको डब्बा बंद कर रहे हैं। तो जब हमारा डब्बा बाहर खुलता है तो वो डब्बा हमारा बेटर होता है, उनका डब्बा थोड़ा मतलब अच्छा अपीलिंग नहीं होता कि मशरूम टेढ़ी मेढ़ी खाते। मतलब हम एक्सपोर्ट में केवल कैनिंग में ही इनको कॉम्पीट कर सकते हैं। जब वो हमसे 110 रुपए किलो बेच रहे तो हम 50 रुपए की फ्लाइट करके फ्रेश मशरूम नहीं बेच रहे। बटन मशरूम की बात कर रहा हूँ सर मैं यहाँ पर, और कोई मशरूम नहीं, शिटाके वगैरह किसी और की बात नहीं कर रहा, केवल बटन में, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज ही सर बटन मशरूम है। अच्छा सर, इसमें जब मैं बाहर गया, मैं बता रहा था कि एक बार हमारा यहाँ पर हुआ तो 2013 में गया था मैं, 2-3 महीने रहा मैं वहाँ पर, हमारी ट्रेनिंग हुई और थोड़ा सा मेरा टेक्निकल नो हाउ बड़ा स्ट्रांग है। मतलब कंप्यूटर्स नहीं, मैकेनिकल भी, HVAC कोई भी टॉपिक हो, जैसे अभी एक दास गुप्ता जी बोल रहे थे कि पैनल को हम शिप कटिंग से ले आएंगे, तो मुझे थोड़ा सा डाउट था क्योंकि पैनल को जब भी डिसमेंटल करते हो तो वो शीट से, पफ से स्टील का पार्ट छोड़ देती है। इवन हम जब अनलोड करते हैं ट्रक में हमारे 1% 5% डैमेजेस हो जाते हैं। जब हम उसको इंटैक्ट करते हैं तो हम एन नंबर ऑफ चीजें उसमें लगाते हैं उसको होल्ड करने के लिए। जब हम उसको डिसमेंटल करेंगे शिप रैकिंग से तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको दोबारा से उसको हैंडल करना, क्योंकि बड़ा फ्रजाइल होता है, पफ बहुत फ्रजाइल होता है। वो फ्रेश जब कंपनी से आता है तो वो जो मॉडल की सस्टेनेबिलिटी होती है कई बार फेल हो जाती है जब हम लोग बुक से प्रैक्टिकल सिचुएशंस में आते हैं एक्चुअल में। सर मैं थोड़ा स्लाइड्स इधर नेक्स्ट करेंगे। सर मैं अपने बारे में तो बता चुका हूँ, और ये जो इवेंट हुआ था हमारे पास 2014 में जो हमने ट्रेनिंग ली फार्म पे, और इसमें सर हम लोगों ने जो नया फार्म लगाया है ये 2017 में हमारा स्टार्ट हुआ है, और इसमें मैकेनाइजेशन बहुत अच्छे लेवल पे, ऐसा नहीं कहूंगा पूरा हॉलैंड ही बना दिया हमने, 90% हमने उनको अडॉप्ट कर लिया। दूसरा आता है कंप्यूटराइजेशन। जो मैकेनाइजेशन कंप्यूटराइजेशन में फर्क है, मैकेनाइजेशन में हम कंपोस्ट को हैंडल करते हैं क्योंकि टन्स में कंपोस्ट होती है, उनको हम हैंडल करते हैं, और तो इसलिए हमारा मैकेनाइजेशन के लिए मशीन्स हैं, बहुत सारी मशीन्स हैं। हेड फिलिंग हो गई, पूरे उत्तराखंड में हमारी पहली हेड फिलिंग मशीन है। पूरे उत्तराखंड में हमारी बंकर फिलर जो 80 टन पर आवर की कंपोस्ट को हैंडल करती है, वो हमारी मशीन है। मैं भी वीडियोस आएंगे सर आपको, ये बिल्कुल मॉर्निंग के वीडियोस बने हुए। हमारा पास नेट वॉशर्स हैं, हमारे पास वाटरिंग ट्री है जो ऑटोमेटिक वाटरिंग। पूरा फार्म हमारा एल्यूमिनियम बेड्स पे है, फूड ग्रेड बेड्स पे। 2 हमने इंपोर्ट किया, कोशिश किया था हमने इंडिया बनाने में, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही थी, लेकिन इसलिए हमने उसको इंपोर्ट कर लिया। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करिए। सर इसमें जो हमने नोटिस करा है, जैसे हमने ऑटोमेटिक प्लांट और ये मैकेनाइजेशन की बात करते हैं, इसमें जो सबसे बेस्ट पार्ट है सर, कंपोस्ट की ना कंसिस्टेंट क्वालिटी आती है, क्योंकि आप होमोजेनियसली उसको मिक्स कर लेते हैं और कंप्यूटर से उसके एग्जैक्ट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। जैसे कि हम लोग बाहर से करते हैं, ये लोग ना 4-5 सेंसर देते हैं और एक एग्जैक्ट वैल्यू पे हमारी कंपोस्ट रहती है। नेक्स्ट सर, एक शेल्फ सिस्टम में एक प्रॉब्लम होती है, अगर हम शेल्फ लगा लेते हैं एल्यूमिनियम के और बैग सिस्टम उसमें करते हैं तो वो एल्यूमिनियम के शेल्फ बहुत फ्रजाइल होते हैं और उनके टूटने के बहुत चांसेस होते हैं। तो उसके लिए हेड फिलिंग मशीन मैंडेटरी है, मतलब आप लूप में फंस जाते हैं। मतलब ये बहुत जाइंट प्रोजेक्ट है, अगर आप बेड फिलिंग करेंगे और आप उसको एल्यूमिनियम शेल्फ लेंगे स्टील की जगह, तो आपको हेड फिलिंग मशीन मैंडेटरी है कि उसके साथ क्लब करके मतलब लगानी ही पड़ेगी। सर ये कुछ वीडियोस हैं हमारे फार्म के, आपको प्ले कर दूं। सर ये मॉर्निंग में ही करा, मैंने खुद ही रिकॉर्ड करा था मैंने, 10-11 बजे की बात होगी। ये टेलीस्कोपिक हैंडलर है सर, इसको आप ध्यान से देखिए, जेसीबी के पास आता है और भी शायद कंपनियां कुछ आती होंगी। ये स्टैंडर्ड है कंपोस्ट यार्ड में, बाहर कंट्रीज में स्टैंडर्ड मशीन है ये, और आगे जो चल रहा है ये 80 टन पर आवर का 80 टन पर आवर हैंडलिंग है बंकर फिलर की कैपेसिटी। दिस इज फेस 1 सर, ये हमारी फेस 1 है, कोई भी वीडियो बाहर का नहीं है, आपको हमारे फार्म के वीडियोज ही दिख रहे हैं इसमें से। प्ले करो इसे, प्ले करो।
ये सर हमारा बंकर फिलर है। ये एक बंकर से दूसरे बंकर में कंपोस्ट जा रही है। ये अप्रोक्सीमेट रेडी कंपोस्ट फेस टनल में निकलने के बाद ये 120 टन कंपोस्ट होगी। इसको हम 2 आवर्स में एक टनल से दूसरे टनल में डाल देते हैं विद इन 2 आवर्स। आप ये देखिए, इसमें आप लेबर्स देखिए कितने इन्वॉल्व हैं। एक जेसीबी ऑपरेटर, इसका नाम गिरीश है लड़के का, गिरीश डिमरी। एक बंकर फिलर ऑपरेटर, केवल दो ऑपरेटर इस पूरी कंपोस्ट को टर्न कर देते हैं विद इन 2 आवर्स। ये सर एम्पटिंग है। ये रूम जो हमारे क्रॉपिंग कर लेते हैं हम लोग, जिसमें से क्रॉप निकाल लेते हैं, उसमें एम्पटिंग कैसे खाली करते हैं रूम्स को। सर आप ये देखिए, ये भी 100 टन कंपोस्ट है। इसमें भी केवल 2 लोग यूज कर रहे हैं और 2 लोग ही इसको पूरे रूम को एम्प्टी कर देंगे हमारे को। ये सर हमारा हेड फिलिंग मशीन है जो केसिंग कर रही है। हमारी हेड फिलिंग मशीन दो ऑपरेशंस कर सकती है, जो केसिंग करना और कंपोस्ट को फिल करना। ये सर एग्जैक्ट हॉलैंड में एग्जैक्टली ही ऐसा होता है। ये सर कंपोस्ट फिलिंग है। इसमें 8 लोग इन्वॉल्व होते हैं। 120 टन कंपोस्ट को हम अंदर कर देते हैं सेम डे में, विद इन 8 आवर की शिफ्ट में। ये सर पूरा रूम फिलिंग का वीडियो था। इस मशीन की सर जो हाइट है, हम लोग 4 मीटर तक इसको लिफ्ट कर सकते हैं। 4 मीटर तक ये बेड्स को फिल कर सकती है ये मशीन। तो इस मशीन की कॉस्ट 1 CR के अराउंड है एक्चुअल में ना। इसको न्यूटेक ने रेप्लिकेट करा है, काफी अच्छा रेप्लिकेट करने की कोशिश करी है। 2 थोड़े डिफरेंट मॉडल है उनका, लेकिन फिर भी इंडियनाइज करने की कोशिश करी है। लेकिन मेरा मानना यह है सर, किसी भी मशीन को फोटो से और वीडियो से आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते। वंस यू हैव टू इम्पोर्ट इट, आपको उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा, आपको उसके कंपोनेंट देखने पड़ेंगे। कई बार हम लोग ट्राई करते हैं क्या, कुछ इंटरनेट से वीडियोस निकाले, उस मशीन को डुप्लीकेट करके बना दिया, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वन
आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, एक मशीन को एक बार इंपोर्ट करना पड़ेगा, देन यू कैन मेक मतलब अलग मॉडल बना के या थोड़ी चेंजेस करके आप अपनी एक नई मशीन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप पिक्चर से मशीन को रेप्लिकेट नहीं कर सकते। ये विकास मशरूम फार्म है, सोलन में था उनका, फिर उन्होंने पंजाब की तरफ कहीं फार्म लगाया अभी। उन्होंने मशीन इंपोर्ट करी थी, उसका न्यूटेक ने काफी अच्छा एडवांटेज लिया। दो हम काफी प्रेफर करते हैं कि मेक इन इंडिया हो चीजें, तो लेकिन स्टार्ट लेने के सर किसी को इन्वेस्ट करना पड़ता है एक्चुअल में। ये मशीन को सीजर टाइप है, सीजर टाइप ये अपलिफ्ट होती है और डाउन होती है, रोप रोप स्टाइल में नहीं है, दूसरा पैटर्न है, ये टॉप मॉडल आता है इसका, ये मशीन का। स्लाइड्स पे आ जाओ। स्लाइड्स पे 17 नंबर से। उसके बाद सर हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, वो भी नीदरलैंड से इंपोर्टेड है हमारे, और उसको सर हम लोग यहीं पर मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हैं। मैं बाई चांस एक्चुअल में लाया नहीं उसका सेटअप, नहीं तो मैं यहाँ पर आपको पूरे प्लांट का रियल टाइम वीडियोस दिखा देता है कि इस वक्त हमारे हर रूम में टेम्परेचर, CO2 और ह्यूमिडिटी क्या है एक्चुअल। ये कंप्यूटर का पार्ट हो गया, मैकेनाइजेशन डिफरेंट चीज हो गई। सर अब मैं कट शॉर्ट करूंगा, फार्म तो आप लोगों ने हमारा देख ही लिया एक्चुअल में, मतलब फ्यूचर जो प्रोस्पेक्ट्स हैं नेक्स्ट कर देना, वीडियोस वगैरह सब खत्म कर देना। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो हिल्स के लिए जो हम लोग एक्चुअल में मशरूम में ही, जैसे बटन मशरूम में हम लोगों ने सर 1 CR से शुरू किया था। राइट नाउ हमारा प्रोजेक्ट जो है 25 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 12 CR का तो मैं TL है, टर्म लोन है, मतलब हमने सर स्क्रैच से शुरू किया, हमने दोबारा किसी से कुछ पैसा नहीं लिया, अपने पैसे को री इन्वेस्ट किया। जब हम री इन्वेस्ट कर रहे थे तो हमें लोग कह रहे थे कि इतना इन्वेस्ट मत करो, तो हमने सोचा यार यहीं से इन्वेस्ट मतलब कमाया है, यहीं लग जाएगा, लॉस भी होगा तो देखा जाएगा। इस राइट नाउ हम लोग मतलब 2007 से 2021 में 25 करोड़ के प्रोजेक्ट पे स्टैंड करें। मेरे पार्टनर अमित शर्मा जी यहीं बैठे हुए, मैं बड़ा उनका वो करूंगा शुक्रगुजार कि हम लोग अभी तक भी साथ ही चल रहे हैं। और मैं ऐड ऑन करा, मेरे वाइफ मेरी मतलब उन्होंने सुबह स्लाइड्स बनाने बड़ी हेल्प करी, पूनम शर्मा नाम है, IIT खड़गपुर से ग्रेजुएट है, ये सिडबी में जॉब करती थी, मैनेजर थी, रिजाइन करा, देहरादून में पोस्टेड थी, मेरे को ज्वाइन किया। तो बैंकिंग पार्ट ये देखती है, कुछ इंटरनेट की मेल्स वगैरह ये देखती हैं, मैं टेक्निकल पार्ट्स देखता हूँ, मार्केटिंग का अमित शर्मा जी देखते हैं, सनी गुप्ता जी हैं, IIM कलकत्ता से पास आउट है, जनरल कैटेगरी सनी गुप्ता, US जॉब करी, चाइना जॉब करी, यूरोप रहे, मेरे ख्याल से 2-2.5-3 लाख के पैकेज में होंगे पर मंथ में, रिजाइन करके हमारे साथ आ गए। तो मशरूम ऐसा नहीं है कि हम छोटा गेम है, मशरूम बहुत बड़ा गेम भी है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अगर 2-2.5 लाख के जो पैकेज छोड़ के आ रहा है तो कोई छोटी बात नहीं, वो यहाँ है नहीं, वो फार्म पे एक्चुअल में। हमारा जो फार्म है हम लोग खुद ऑपरेट करते हैं, हर एक की कुछ जॉब्स डिफाइन है, कोई हमारे पास ऐसा कोई आदमी नहीं है कि हम उस पर पूरा फार्म छोड़ के आ जाएं, इसीलिए मैं बहुत मुश्किल से ही अवेलेबल होता हूँ सर, बहुत मुश्किल से होता हूँ। अच्छा सर, मैं हिल्स के लिए मैं बात करना चाह रहा था, जैसे अभी रावत जी आए, हिल्स के लिए क्या कर रहे हैं, मैं खुद नहीं रहा सर हिल्स में, दिल्ली में रहा, लेकिन अब 40 का जैसे उम्र क्रॉस कर चुका हूँ मैं 40, तो मुझे थोड़ा सा बॉन्डिंग होने लग गई इस तरफ। मैंने ये देखा है एक्चुअल में, जितना मेरा एक्सपीरियंस है सर, पहाड़ में जो एनवायरनमेंट है, यहाँ शिटाके कल्टीवेशन को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, एक मोरल को। मोरल में क्या है, हिमाचल कर रहा है ऑलरेडी काम, मतलब अभी रिसर्च कर रहे हैं, जबकि ये काम हो चुका है, ऐसा कोई बड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कल्टीवेट नहीं हुआ है, कल्टीवेट हो चुका है। हमें उनसे पूछना है कैसा है, आप पैसे ले लो, बता दो हमारे को, हमें इसको एक डिफरेंट मशरूम का स्टेट बताना पड़ेगा, क्योंकि बटन मशरूम तो इस टाइम पर जो प्राइसिंग चल रही है और जो फोरकास्ट है और जिस हिसाब से मशरूम आ रहा है, वो आलू प्याज के प्राइस में आ चुका है। उसके मार्जिन तभी ज्यादा होंगे जब आपका प्रोजेक्ट साइज बहुत बड़ा होगा, जैसे हमने करा है, हमने प्रोजेक्ट साइज को इतना बड़ा किया कि हमारी कॉस्ट, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घट जाए। अच्छा, जब हम हाइट पे जाते हैं, ऊपर की बातें करते हैं, जैसे शिटाके, इनकी सेलिंग प्राइस बहुत अच्छे हैं। मैडम अभी लॉयंस मैन हरीशरम नाम बता रहे थे आप ना, जिसमें भूलने की बीमारी, मशरूम वालों को ये जरूर खानी चाहिए, भूलने की बीमारी हो जाती है हम लोगों को, वो बता रहे थे कि भूलना, आप भूलोगे नहीं, याद रहेगा आपको, एमनीशिया जिसे बोलते हैं। तो मैंने एक पैकेट दिया भी था, मेरे पास पड़ा हुआ था, 1 साल से पड़ा हुआ था, मैंने खाया ही नहीं, फ्रिज में पड़ा हुआ था। वो अच्छी मशरूम है। अगर हम लिग्नोकुलोस मशरूम, जो वुड लविंग फंजाई होती है, जो शिटाके जिसको बोलते हैं, और गैनोडर्मा, इसके ऊपर अगर हम पहाड़ों पे काम करें, क्योंकि इनके मार्जिन ज्यादा है एक्चुअल में, इसमें अच्छे मार्जिन है,
इनके सेलिंग प्राइस राइट नाउ अभी मतलब अगर ड्राई की बात करें तो होलसेल में भी 3,000 रुपए केजी आराम से बिक जाती है, होलसेल प्राइस बता रहा हूँ। फ्रेश 1,000-1,200 रुपए आराम से मैडम भी बेच पाती हैं, शॉर्टेज ही रहती है। अगर हम लोग पहाड़ों की तरफ इस मशरूम को प्रमोट करें ना, और बटन मशरूम को हरिद्वार की तरफ ही रहने दें, जहाँ ये प्लेन्स हैं, जहाँ मास प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, जहाँ हम जेसीबी को रन कर सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी मशीन, प्लेन लैंड बहुत ज्यादा है। और शिटाके में भी अगर मैं बात करूं तो 2 सिस्टम होते हैं, एक तो बुरादे पे उगती है जो लकड़ी का बुरादा होता है, और एक लकड़ी के डंडों में उगती है, वो उसके टेस्ट में थोड़ा फर्क होता है और प्रोसेस में भी बहुत डिफरेंस होता है। जो लॉक्स में उगती है उस मशरूम को उगाने में भी बहुत टाइम लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार हमें पॉलिसी लेवल पे ना बुरादे पे ही रहना चाहिए। लॉक्स पे अगर हम गए, सपोज करो इनकम जनरेट होने शुरू हो गई, तो एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि गांव के लोग फिर पेड़ काटने लग जाएंगे। वो शुरू करेंगे कि लॉक्स में हम लोग कल्टीवेट करेंगे और हमें जंगल में पड़ी हुई लकड़ी मिल गई और वो चढ़ चढ़ के पेड़ों को काटेंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि इतना फर्क नहीं है जितना हम उसको केवल बुरादे में कर लें, और बुरादा इज अ वेस्ट, किसी भी कटिंग से आपको वेस्ट मिल जाता है। इसकी कुछ ट्रीज होती हैं और स्पेशल ट्रीज होती हैं, अगर उस पर हम कल्टीवेट कर लें तो मेरे मिनिस्टर साहब यहाँ है नहीं, बवेजा सर से अगर मैसेज वहां पहुंच सके तो हम लोग अगर उत्तराखंड को मतलब डिफरेंट मशरूम में, हिल्स में स्पेशली डिफरेंट मशरूम में अगर इसको किसी तरह से ग्रूम कर पाए, किसी पॉलिसी में किसी तरीके से, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा। मैं खुद भी कोशिश करूंगा, मैं सोशल एंटरप्रेन्योर तो हूं नहीं, लेकिन मैं बनना जरूर चाहता हूं। अभी तक केवल मैंने पैसे के लिए काम किया। मुझे कोई कहता था आप मशरूम उगाते हो, मैंने कहा नहीं, मैं पैसा कमाता हूं, लेकिन अब मैं इस पैसे को कहीं कुछ लेवल पे खर्च करना चाहता हूं, और जो मैंने लर्न किया है किसी लेवल पे उसको मतलब लोगों के यूटिलाइजेशन पे किसी तरीके से भी उनको ज्ञान देने में। वैसे में हम लोगों का बड़े कोऑपरेटिव है, ऐसा नहीं, अगर हमसे कोई बहुत अच्छे तरीके से मिलता है हम उसे अच्छे स्वभाव से ही ज्ञान देते हैं। ऐसा नहीं करते कि गेट बंद किया हमने, यार 12 साल में इतना सीखा है, किसी को 1 मिनट में कैसे बता दें। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो हमें इस बात के लिए बोलेंगे कि कई बार नाम भी लिया, ऋषा वर्मा मैडम ने बोला कि आप हमारे पास है, कई लोग हमारे पास है, हमने किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं करे अनटिल अनलेस उसका बिहेवियर डिफरेंट नहीं है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा और कट शॉर्ट करूंगा सर, आपने बहुत अच्छा स्टेज में मेरे को 10-15 मिनट का टाइम दिया। ओके सर, थैंक यू। मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं, मुझे पूछने सर पहले प्रश्न पूछना, फिर मैं धन्यवाद क्यों धन्यवाद करिए सर, आप प्रश्न करिए सर। इससे पहले कि आप प्रश्न पूछिए। हाँ जी सर। तो नवीन जी, आपने तो ये कहा कि आप सोशल एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ जाना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उसकी जरूरत है, क्योंकि जिस सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर मैं काम कर रहा हूँ, वो सेक्टर तो सोशल वाला ही है। हाँ जी, और ऐसा है कि जहाँ गरीबतम वाला स्तर है जहाँ पर, तो एक जो आपने जो अपनी वीडियो दिखाई है 20 में, तो स्पॉन जो है वो शायद मैनुअली स्प्रेड कर रहे हैं सर। स्पॉन में वो टॉप स्पॉनिंग है सर, स्पॉन ऑलरेडी मिला हुआ है, वो जो हाथ से डालो टॉप स्पॉनिंग है, स्पॉन मिला हुआ है। उसका स्प्रेड जो है वो काफी यूनिफॉर्म है। हाँ, और यूनिफॉर्म है सर। वैसे भी टॉप स्पॉनिंग ना करो तो एक दिन स्पॉन रन लेट हो जाता है, 12 डेज की जगह मतलब 13 डेज लग जाते हैं, और कुछ नहीं है। सरफेस स्पॉनिंग बोलते हैं सर उसको हम ना। थॉरो स्पॉनिंग तो हो ही रही है उसमें, वो प्रोसेस पहले हो रही थी, थॉरो स्पॉनिंग हो रही थी, सरफेस स्पॉनिंग हो रही है। कई लोग सरफेस स्पॉनिंग में ध्यान नहीं देते एक्चुअल में। हम लोग एक दिन बचाने, केवल 1 डे का डिफरेंस होता है, मतलब हमारे 60 डेज के साइकिल में 1 डे बचा लेते हैं हम लोग। और जो सबस्ट्रेट है आपका सर, व्हीट स्ट्रॉ और चिकन मैन्योर कितना आ रहा है उसमें? सर हम 21-22 ले रहे हैं, क्योंकि हम क्वालिटी पे सस्टेन रहते हैं। अगर हम क्वालिटी को डिटोरेट करेंगे तो 25% ले सकते हैं हम। पर सर ये सब बातें पर स्क्वायर मीटर चल रही हैं सर। अब हम सर स्क्वायर मीटर में आ चुके हैं, क्योंकि जब फिलिंग रेट जो होता है 100 kg पर स्क्वायर मीटर है, 90 kg पर स्क्वायर मीटर कंपोस्ट का 110 है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। तो अब हम कोई भी बात करते हैं, वाटर 2 लीटर पर स्क्वायर मीटर डाला, सप्लीमेंट कितना डाला 1 kg पर स्क्वायर मीटर, सब कुछ स्क्वायर मीटर में होता है हमारे, उसमें टनेज में कुछ नहीं होता, क्योंकि हम लोग जब रूम फिलिंग करते हैं तो स्क्वायर मीटर में ही करते हैं। तो 800 स्क्वायर मीटर का हमारा रूम है सर। बट अभी जो बात चल रही है वर्ल्ड वाइड, जो यील्ड की बात चल रही है, वो 30 से 40% सर मैं आपको एग्जैक्टली मैं बताता हूँ सर। हम लोग एक्चुअल में अभी लेटेस्ट कल ही एक आर्टिकल पढ़ रहे थे हम लोग, यूएस और कनाडा में कंपैरिजन किया गया था कि वो 35 लेते हैं, वो 30 में सेटिस्फाइड है। सर वो मशरूम ऑलमोस्ट ओपन होती हैं जो वो सेल करते हैं, बात नंबर 1 सर। ऐसा नहीं है 2-3-4% हम अभी भी लैग कर रहे हैं। गुड क्वालिटी में 25% यील्ड आप ले सकते हैं गुड क्वालिटी मशरूम में, लेकिन आपको क्वालिटी, क्योंकि क्या होता है इंडिया में वॉश करते हैं मशरूम को, हमारी क्लाइमेट कंडीशन ऐसी नहीं है, हमें हीट शॉक लग जाता है, हमें और स्टिफ मशरूम बनानी पड़ती है।
मतलब हमारी मशरूम और सॉलिड होनी चाहिए। उनका क्लाइमेट ऐसा है कि वो एकदम मशरूम को निकालते हैं और बाहर जाके बेच देते हैं। हम लोगों को बीच में कहीं भी हीट शॉक लग जाता है। अगर मंडी में हमने रेफर में भेज दिया, मंडी से किसी को 20 किलो चाहिए, उसने आलू प्याज टमाटर के बगल में 2 पैकेट रख लिए, उसको दिन भर घुमाता रहा, सुबह आके फोन आया कि मशरूम खराब थी, क्योंकि वो 30-35 डिग्री का शॉक लग जाता है उसको एक बारी। तो हम लोगों को सर बहुत मशरूम की क्वालिटी में इतना ध्यान देना होता है। मैं उनको, जब मैं हॉलैंड में था, मैंने कहा सर ये तो आप बी ग्रेड बेच रहे हो, ये तो हम बेच ही नहीं सकते मशरूम जो आपको। वो सर बहुत ओपन कर देते हैं मशरूम को, साइज बहुत बिग लेते हैं, उस क्वालिटी पे मशरूम की यील्ड पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। या इधर यू गो फॉर क्वालिटी, जैसे अभी मैं देहरादून हम लोग शुरू किया है, आप वॉश करते हो मशरूम, वॉश मशरूम में जो परफेक्ट मशरूम होगी वही सस्टेन करेगी। पिनिंग आपकी दूर दूर होगी तो ही सस्टेन करेगी। पिनिंग दूर में होना जहां पिनेट्स आपके दूर दूर बने। अगर आपके पिनेट्स दूर दूर बनेंगे तो सेम मशरूम रिसोर्सेज के लिए फाइट करती है, वाटर के लिए केसिंग से, न्यूट्रिशन के लिए कंपोज से। तो जब वो बहुत सारे लोग होंगे तो वो सर सेम रिसोर्स के लिए फाइट करेंगे तो सब कमजोर पड़ जाएंगे। जैसे एक घर में 8-10 बच्चे हो गए, आपका तनख्वाह 10,000 है, आप खिला बना नहीं पा रहे बच्चों को, तो वीक हो जाती है मशरूम्स। तो वो जब आप पिनेट्स दूर दूर बनाते हैं आप उसको, तो आपका यील्ड का इम्पैक्ट तो सर श्योरली आता है आपको। तो एक तो वो वॉश नहीं करते, वो ओपन मशरूम को भी खा लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ बी ग्रेड को खराब मानते हैं। मेरा ये मानना है कि बी ग्रेड में भी न्यूट्रिएंट्स हैं, स्टेम में भी न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन वो उनकी फिलॉसफी अलग है सर। इवन ये कनाडा और अमेरिका में इतना डिफरेंस है कि कनाडा 30% पे वर्क करता है, अमेरिका 35 पे वर्क करता है, 40% में तो सर सप्लीमेंटेशन में चले जाते हैं हम लोग, लेकिन वी आर टेकिंग 22। क्लियरली मैं ऑन स्टेज, मैं ऑन रिकॉर्ड्स हम लोग जो बात कर रहे हैं, शायद थोड़ा बहुत और वर्क करें तो 25 तक हम लोग पहुंच जाए, लेकिन दैट इज लास्ट। क्योंकि हमने देखा है कि मशरूम के लिए रूम ही नहीं होता, उसके बाद मशरूम के लिए रूम ही नहीं होगा आपके पास। इसकी अभी कैपेसिटी इस वाले प्रोजेक्ट की कितनी है सर हमने जो नया प्रोजेक्ट लगाया पर एनम? पर एनम में 750 टीपी है सर, 750 टीपी है सर, टन पर एनम। सर पुराना यूनिट हमारा 800 केजी पर ईयर का यूनिट था हमारा। वो यूनिट भी मतलब हमने जिस स्टाइल से लगाया, अपने तरीके से लगाया। मैं देखता हूँ आज की डेट में भी कई बार इस लेवल का ही यूनिट लगा देते हैं लोग। अच्छा, वो यूनिट हमारा ब्रिक वर्क पे है, उस पर थर्माकोल हमने पेस्ट कर रखा है। हम लोगों ने हमारा यूनिट मतलब बहुत अच्छा है, मतलब हम लोगों ने इवन फ्लोर जो लगाया पहले पीसीसी कास्ट की 100 mm की, उसके बाद हमने सरिया डाला है, फर्श में भी हमारे सरिया है, मतलब पूरे होता वैक्यूम ट्रिमिक्स करिए फ्लोरिंग में, कोई भी शेड हॉट डिप गैल्वेनाइज से नीचे नहीं है, स्टेनलेस स्टील के मटेरियल है। हमने इवन पोलैंड से एक दरवाजा इंपोर्ट किया था, बड़े जाइंट डोर होते हैं हमारे, 4 दरवाजे करे, मुझे लगा इनको शक हो जाएगा कि रेप्लिकेट करेंगे, हमारे 16 दरवाजे लगने थे, हमने 4 दरवाजे इंपोर्ट करे, उसके बीच के पफ पैनल हमने इंपोर्ट नहीं करे, तो साइड के फ्रेम रह गए। जब कंटेनर खुला तो फर्स्ट चेक में आ गया कि इस पूरे कंटेनर में 4 डंडे क्यों हैं केवल, बाकी सामान कहाँ गया इसका। तो मैं उन प्रमोटर्स को बुलाया गया जिसमें मैं गया, तो कस्टम ऑफिसर ने फर्स्ट चेक लगाया हुआ था कि यार इसका कंटेनर खोलो, इसका सामान कहाँ है, ये तो इसमें डंडे डंडे 4 हैं, इन्होंने इतना पे क्यों करा। हमने इतना पे करके उसको बुलाया, फिर हमने उसकी डाई बनाई, एक्सट्रूजन करी उसकी एल्यूमिनियम की, उसके कई एक फायदा ये हमें ड्राइंग्स आ गए हमारे पास, उसके पॉइंट्स पता लगे हमें कहाँ कहाँ उसको लोकेट करना है। और सेम डोर्स विकास जी के यहाँ भी हैं, मैं देखा एक सोलन में विकास जी अच्छे, मैं उनको भी वो मानूंगा, उनसे मेरे को ज्ञान मिला, स्टार्टिंग तो उनसे ही करी हमने। डॉक्टर मंजीत सर का नाम लेना चाहूंगा, डॉक्टर संजय कमल है यहाँ पर, और भी कई लोग हैं जो हम लोगों को हेल्प करते हैं हमारे काम में, जो हमें जानते हैं, पर्सनली जानते हैं हमारे काम के बारे में। तो वो डोर्स हमने इनकॉर्पोरेट करे, हमने काफी कुछ कोशिश करी इंडियनाइज करने, लेकिन हाँ सर मेजर हमारा 80% इम्पोर्ट है। 80% इम्पोर्ट होने की वजह यह है कि हमको सेटिस्फाइड मशीन्स यहाँ पर नहीं मिल रही थी एक्चुअली में। ये जो इस तरह का प्लांट इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग करने का आपका इरादा है? सर प्लांट का तो अब नहीं है, मैंने अभी आपको बोला सर 40s क्रॉस कर चुके हैं, मैं थोड़ा सोशल की तरफ अब जाना चाहता हूँ। तो जैसे शिटाके के बारे में मैडम बात कर रही थी, मुझे लगता है कि हिल्स में ना कुछ कुछ स्कोप है। मैं बीच में ट्रैवल करता रहता हूँ एक्चुअल में, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है पैसा बहुत कमा लिया, तो मेरा अब आगे किसी को करना है। लेकिन हम लोग ये है कि लोगों को हेल्प करते हैं, को जो आए हमारे पास आए, देख ले सामान को, जैसा करना है वैसा कर ले। लेकिन हम लोगों का अब बटन मशरूम में एक्सपेंड करने का कोई विचार नहीं है हमारा। हम लोग इसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो हम बिल्कुल निश में हैं। हम लोग 2012 से सर स्टीम कुक आउट करते हैं रूम्स को, 2012 से पुराने फार्म पे। आप इमेजिन करिए 25,000 की वुड लग जाती है हमारी पर रूम में, सिंगल रूम में बिना कुक आउट के छोड़ते नहीं है। पुराने यूनिट, जो नया यूनिट आया पफ पैनल का था, जिसने पफ लगाया उसने कहा पफ पैनल गिर जाएंगे तुम्हारे, गर्म मत करना। मैंने कहा सर ऐसा नहीं लगाया, ढंग से लगाया हमने। हम हर रूम को कुक आउट करते हैं। हमारे रूम का दरवाजा खोलोगे तो भाप ही भाप निकल रही होती है, 70 डिग्री पे टेम्परेचर होता है, आपके सारे फ्लाइज व्लाइज जो मरना होता है सब मर जाता है। जब आपके बेड्स खाली होते हैं ऐसा लगता है कि क्रॉप्स के अंदर है, क्योंकि मशरूम गल जाती है,
मशरूम पक रही होती है, कई बार उबलने की मशरूम की स्मेल आ रही होती है, क्योंकि जो मशरूम छूट गई है वो गर्म होकर 70 डिग्री में पकने लग जाती है, उसकी मशरूम बॉइलिंग की स्मेल आने लग जाती है, और आपको कुछ नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा बिल्कुल क्लीन बोल्ड हो गए हैं बेड्स आपके ना। बेड जब खाली करते हैं तो वो कहते हैं आपने सारी मशरूम गई कहाँ आपकी, तो हम कहते हैं वो तो बॉयल होकर पिघल के नीचे निकल जाती है ना, 3 दिन वो बॉयल होती रहती है उसके अंदर। तो हमारा बड़ा डिफरेंट यूनिट है। मैं सजेस्ट करता हूँ, मुझे लगता है पूरे इंडिया में कोई कुकआउट नहीं कर रहा है, पूरे इंडिया में कोई कुकआउट नहीं कर रहा स्टीम। नॉर्थ इंडिया की तो बात ही नहीं कर रहा सर मैं। हाँ, नॉर्थ इंडिया में हमारा केवल हमारा एक यूनिट है जहाँ हेड फिलिंग मशीन साउथ में है सर। साउथ में हमसे भी पहले 12 साल पहले भी आई थी हेड फिलिंग मशीन, 2 वो यूनिट सिक हो गए। मैं आप ही मुझे बोल रहे थे कि एक संजय ने, मैं नाम भूल गया, कि 10 में से 8 यूनिट सिक हो जाते हैं। फैक्ट्स हैं सर, 2017 में आए थे तब भी हमने सुना था। लेकिन सर जो 2 बचते हैं ना उसमें से एक बहुत कामयाब होता है, वो हम लोग हैं। जो हमने करा है सर, मतलब वो एग्जाम्पल है यहाँ के लिए। जो हमारे यूनिट में एक बार आ जाता है ना, वो उसको लगता है कि हॉलैंड में आ गया, जाने की जरूरत नहीं है सर आपको यहाँ से। हमने एक भी प्रोडक्ट को छोड़ा नहीं है जो वहां से वैसा नहीं करा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू वेरी मच। नवीन जी की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि इनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं, और ईश्वर ने जो है इनके लिए इतने बड़े डोर्स खोले हुए हैं कि अब ये आज जो इन्होंने बात कही कि मैं अब सोशली जो है वो मतलब मैं हेल्प करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, हेल्प में सेवा करना चाहता हूँ, तो एक बहुत बड़ी बात इन्होंने की। तो प्रभु की बड़ी कृपा है इन पे। और मैंने अक्सर यही सुना, मेरी ज्वाइनिंग जब यहाँ पे हुई थी तो मैं मनमोहन भारद्वाज जी के यहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग हुई थी किसी से, माननीय मंत्री जी वहाँ गए थे, कोई प्रोग्राम था इनका इनोग्रेशन का, तो इन्होंने बिल्कुल मनमोहन जी ने बोला कि जबरेडा वाले इंजीनियर्स नवीन जी और इनके जो पार्टनर हैं उनका नाम लिया कि जी हमारे को तो उन्होंने सारी की सारी टेक्नोलॉजी दी, उन्होंने इतने करोड़ों रुपए खर्चे और हम जो है उसको नकल उतार के लेके आके, तो उन्होंने भी, मनमोहन जी ने भी बिल्कुल ओपन रखा था कि भी हमारे को बड़ी हेल्प कर रहे हैं। मैंने आपने बताया भाई आप हेल्प करते हैं, सो एक बहुत बड़ी बात है सर। और मैं चाहूंगा कि जो आपने भी पहाड़ों की बात की और जो रावत जी की चिंता है कि पहाड़ जो है वो वाकई में सुनसान होते जा रहे हैं, और आप विजिट करते हैं, आप गढ़वाल से बिलोंग करते हैं, तो गढ़वाल की हालत तो वाकई में जब वहाँ के आप मकान देखते हैं तो खुद ही बयान करते हैं कि भी बिल्कुल सुनसान है, और बहुत दुख लगता है देख के। सो आपकी जो प्लानिंग है, सेवा भाव जो आपके अंदर ईश्वर ने दिया है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस जो आपने अभी तक महारत हासिल की है इस मशरूम वाले प्रोग्राम में, तो मैं चाहूंगा कि आप इसी में ही जो है लोगों की सेवा करो, लोगों को एनकरेज करो। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हमेशा आपके साथ रहेगा, मिलके काम करेंगे हम, और हम सीखेंगे आपसे। रादर हम भी लर्निंग स्टेज पे है, मेरी एक्सपर्टाइज नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट हमारे पास है, लेकिन और मैं चाहूंगा कि आपस में मिलके कोई ऐसा फॉर्म तैयार किया जाए ताकि हमारे को सभी को ट्रेन करें आप लोग मिलके, डिपार्टमेंट को भी करें और हम फार्मर्स को भी करें, मिलके जो है एक कार्यक्रम जो है फ्यूचर में हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। मंजीत सिंह जी आइए क्या? डॉक्टर मंजीत सिंह जी का आपने भी सर से नाम सुना हो। डॉक्टर मंजीत सिंह जी की कोई इंट्रोडक्शन अगर मैं देना शुरू करूं तो शब्द ही कम हो जाएंगे। डॉक्टर मंजीत सिंह हमारे डायरेक्टर डीएमआर रहे, और डॉक्टर मंजीत सिंह जी के साथ जब मेरी बात हुई, उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, वो खुद आना चाहते थे, सो उनकी कोई सर्जरी का प्लान था, तो उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया था कि भी मैं आपके साथ वर्चुअल जुड़ूंगा। और डॉक्टर साहब ने जो एक बहुत बड़ी बात की, मैं कहा डॉक्टर साहब रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहे हो, तो डॉक्टर साहब ने बोला रिटायरमेंट के बाद सिर्फ मैं फार्मर्स की सेवा कर रहा हूँ, और फार्मर्स से कोई चार्ज नहीं करूंगा, एक पैसा नहीं दूंगा। तो रियली डॉक्टर साहब आपके एक्सपीरियंस की और आपका जो जिंदगी भर का तजुर्बा है उसकी बहुत सख्त जरूरत है हमारे को। उत्तराखंड में तो है ही, पूरे देश को जरूरत है। प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब, ज्यादा टाइम लूंगा, टॉपिक बड़ा लंबा है और जितना सुनेंगे उतना मजा आएगा। अब आप बोर नहीं फील करेंगे, बोर वैसे कोई लेक्चर हमारा ऐसा नहीं था और सारे एंजॉय कर रहे थे अभी तक। और देख क्या नाम उनका, रावत जी का, जो बैठे हो बैठे हैं, जो चले गए। हाँ प्लीज, नहीं रावत जी तो बैठे हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर मंजीत सिंह जी प्लीज सर, प्लीज। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर सुरेजा। पहले तो मैं आना चाहता था, जैसे डॉक्टर वेजा ने बताया, पर कुछ कारणों से मैं नहीं आ पाया, क्योंकि ये नहीं कि मैं उत्तराखंड के अंदर घूमा नहीं या लोगों से मिला नहीं। डॉक्टर नवीन जी के फार्म के ऊपर तो मेरे ख्याल से 8-10 देश से भी ज़्यादा बार मैं आ चुका हूँ। रुड़की में और बाकी किसान जो आसपास के हैं वहाँ पे मिलते रहते थे।
और सारा दिन से 2 दिन से आप मशरूम के बारे में सुन रहे हो, तो आखिर में बोलने का एक नुकसान होता है कि जो बोलना होता है लगभग लोग सब कुछ बोल चुके होते हैं, परंतु फिर भी मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि पहले तो मुझे टॉपिक ऐसा दिया गया था कि दुनिया के अंदर क्या स्थिति है। स्थिति से ज्यादा हम ये कोशिश करेंगे कि दुनिया से हम क्या सीख सकते हैं, कि जो दुनिया में हो रहा है हम उससे क्या क्या अपने लेसन ले सकते हैं। तो जो हम बात करने जा रहे हैं वो स्टेटस ऑफ मशरूम प्रोडक्शन इन रिलेशन टू द वर्ल्ड। ये आई थिंक ये जो आपका इंटरनेशनल फेस्टिवल हो रहा है, टिपिकल एग्जांपल है कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। कि आप चाहते तो है कि सारा कुछ दुनिया में जो हो रहा है उससे हम सीख के अपने उत्तराखंड के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जो अगला ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा वो इस पर निर्भर करेगा कि जो हमारे खेती के अवशेष हैं, एग्रो वेस्ट हैं, उनको हम कितनी एफिशिएंटली रिसाइकिल कर सकते हैं। अपने अवशेष जो क्या है, इनसे आप बायोगैस बना सकते हो, एथेनॉल बना सकते हो, इनसे आप मशरूम भी उगा सकते हो। और आज हम सिर्फ मशरूम की बात ही करेंगे, और कुछ देश जहाँ की हम बात करेंगे जहाँ पे जो काम हो रहा है, जो दुनिया के अंदर मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, वो है चीन, जापान, यूएसए, पोलैंड, नेदरलैंड, भारत, साउथ कोरिया, कनाडा आदि आदि। और जो ग्लोबल डाटा है एफ्रोस्टैट का, उसके हिसाब से जो स्थान है दुनिया के अंदर वो 6ठे नंबर पे आता है। परंतु जो हमारी दुनिया की जो टोटल प्रोडक्शन है उसकी कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 0.5% है, और चाइना की 87% के आसपास है। और इसी प्रकार से जैसे मेरे से पहले एक साथी बता रहे थे कि चाइना के अंदर जितना भी मशरूम प्रोड्यूस होता है उसका 95% लोकल कंजम्पशन है, सिर्फ 5% ही एक्सपोर्ट हो रहा है। तो उसके हिसाब से उनकी जो लेटेस्ट कैलकुलेशन थी वो थी कि एक साथ एक आदमी 27 किलो मशरूम खाता है, और ग्लोबल एवरेज है 5-6 किलो, और हमारे देश के अंदर है 150 ग्राम या 180 ग्राम से ज्यादा नहीं खा पाते। इससे ये हमें जो भरोसा मिलता है कि हमारे पास बहुत स्कोप है, मशरूम कितना भी पैदा करेंगे तो उसकी कंजम्पशन होती रहेगी। क्योंकि आमतौर पर हॉर्टिकल्चर के अंदर ओवर प्रोडक्शन की एक समस्या रहती है, ओवर प्रोड्यूस हो जाता है तो उसकी पैसे स्लैश कर जाती है। और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मशरूम के अंदर प्राइस का जो घाटा बोलते हैं वो ये उसको होता है कि जो 140 रुपए किलो बिक रहा था वो 80 रुपए किलो बिक रहा है। परंतु आमतौर पे मशरूम की प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे हो जाती है, तो इसलिए मशरूम आज भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इस समय दुनिया की जो टोटल प्रोडक्शन है दैट इज 43 मिलियन टन। 1960 में ये थी 0.17, और मशरूम एक नई फसल है। आप देखोगे कि इस सदी के अंदर बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, और 60 से लेके 6 दशकों के अंदर लगभग 250 गुना जो है इसकी पैदावार में वृद्धि हो चुकी है। चाइना एक सक्सेस स्टोरी है, जहां पर एक समय चाइना में बहुत कम मशरूम पैदा होता था, परंतु पिछले 4-5 दशक के अंदर वहां पे उन्होंने बहुत मशरूम पैदा की, उसमें बहुत किस्मों की मशरूम पैदा की। इसमें लगभग 60 अलग अलग किस्मों की मशरूम पैदा कर रहे हैं। हम भी यहाँ पे के अलावा इन दिनों के अंदर आपने लॉयंस मेन, शिताके, पेस्ट और कई अन्य प्रकार के मशरूम की बात आपने भी की है। और उन 60 में से जो 6 मशरूम हैं, शिताके और फैमिलीना, बटन और अन्य, ये जो है उनका मेरे ख्याल से लगभग 90% के आसपास, 80 से लेकर 90% तक प्रोडक्शन इन्हीं 6 मशरूम से है। और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वो है शिताके की, 27%। और कई बार हम इससे मैक्सिमाइज हो जाते हैं कि चाइना में 88% हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है दुनिया में। तो हमने एक पेपर में ये काम किया था कि चाइना की प्रोडक्शन पर पर्सन नेदरलैंड से तो हमने पाया कि नेदरलैंड की प्रोडक्शन और चाइना की प्रोडक्शन में पर पर्सन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, उनकी एरिया ज्यादा है, तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी, परंतु ये हमारे देश में नहीं है। बटन जो हमारे देश में सबसे ऊपर है, उसका वहां पे जो कंट्रीब्यूशन है टोटल प्रोडक्शन में 6-7% ही है, और
बटन को चाइना वाले एग्जॉटिक मशरूम मानते हैं। और इसके अलावा बटन के अलावा ये दूसरे मशरूम वो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। उनके जो क्रॉपिंग रूम्स हैं, ये 2018 के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पे मुझे मौका मिला था जाने का। और ये टोटल ऑटोमेशन से काम चलता है। इनकी ऑटोक्लेविंग, शिफ्टिंग टू द क्रॉपिंग रूम्स, और इसके बाद हार्वेस्टिंग के लिए ले जाना। सिर्फ हार्वेस्टिंग के बाद आखिरी स्टेप है, सिर्फ एक यही मैनुअल स्टेप है मैंने देखा वहां पर। उसके अलावा जितना भी था वो ऑटोमेशन था। तो हमारे देश के लिए इसका क्या महत्व है? मैं ये मानता हूँ कि ऑटोमेशन के लिए जितनी इन्वेस्टमेंट है हर किसान नहीं कर सकता, और ये जरूरी है कि कुछ लोग, जहाँ पीपीपी मॉडल के अंदर जैसे कुछ देर पहले बात हो रही थी, कि ये ऐसे रेडी टू फूड बैग तैयार किए जाएं और किसानों को बेशक छोटे स्केल के ऊपर या बड़े स्केल में ऐसी बोतलें या ऐसे बैग दे दिए जाते हैं, तो छोटे किसान बहुत कम लागत के अंदर अपने मशरूम पैदा कर पाएंगे। मेरे विचार से एक यही सोल्यूशन है, और दुनिया भर के अंदर ये टाइम टेस्टेड मॉड्यूल है। ये चाइना के अंदर जैसे शिताके है, तो डॉक्टर नवीन जी बोल रहे थे कि सार पे करना चाहिए। यस, वो सार के बिग बैंग मैट्रिक्स से लॉग बनाते हैं, जिसकी पूरी मशीनें हैं उनके पास, और ऐसे भी लॉग बना के पूरा सामान रन करने के बाद हम लॉग किसानों को दे सकते हैं छोटे स्केल के ऊपर। तो कोई 10, 20, 50, 100 लॉग के हर छोटा बड़ा किसान अपने मशरूम शिताके उगा सकता है। हम तो हम ये सोचें कि हर किसान ऐसी मशीन लगा लेगा, ये संभव नहीं है। और यहीं पर ही डिपार्टमेंट का, पॉलिसी मेकर्स का जो है वो बड़े अच्छे रूप से आ जाता है। इसी प्रकार से जैसे नवीन जी बता रहे थे कि चाइना के अंदर मॉरल की कल्टीवेशन काफी हो रही है, और पिछले अभी मेरे ख्याल से 2017-18 का डाटा था, उनमें 9-10 हजार टन ये पैदा किया था गुच्छी मशरूम। इनकी अलग अलग की कल्टीवेशन की है उन्होंने, और सूरन के अंदर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो गया है, वहां पर हमने इसकी खेती कर ली है। और मेरे विचार से आने वाले 1-2 सालों के अंदर किसानों के पास वो तकनीक उपलब्ध होगी। परंतु इसमें सफलता के लिए फिर वही है कि पॉलिसी मेकर्स की और सबकी कोलैबोरेशन, क्योंकि हो सकता है इसको फॉरेस्ट करना पड़े। मेडिसिन मशरूम में देख रहा था कि काफी हमारे साथ है ये कॉर्डिसेप्स मिलिटैरिस पे, बहुत अच्छी बात है। चाइना के अंदर मैं पेपर पढ़ रहा था, बहुत पुराना पेपर है 2013 के अंदर, कॉर्डिसेप्स एनेंसिस, जिसको कि हम जिसको भी हमारे देश के अंदर के हिस्सों से किया जाता है हाई रिचेस में से, उसकी खेती भी उन्होंने शुरू कर ली है, उसकी तकनीक उनके पास आ गई है। तो मैं चाहूंगा कि विज्ञान के रूप के अंदर भी जो हमारे वैज्ञानिक साथी हैं वो इसकी ओर ध्यान दें, और ऐसे मशरूम जिनमें से ज्यादा फायदा हो सकता है किसानों को, उनकी तकनीक करने की कोशिश करें। मैं कल एग्जीबिशन देखने का मौका मिला, तो मैं लेक्चर ज्यादा नहीं सुन पाया क्योंकि मुझे कहीं जाना था। गैनोडर्मा के मेरे कई साथी एग्जीबिशन कर रहे हैं। गैनोडर्मा के अंदर एक ही वर्ड ऑफ क्वेश्चन था जो मैं देना चाहूंगा कि गैनोडर्मा इज अ पैरासाइट ऑन मोर देन 100 ट्रीज। तो गैनोडर्मा करने के बाद उसके शेष प्रस्थितियां डिस्पोज ऑफ कैसे करना है वो काफी ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको ऐसी जंगलों में कहीं भी फेंक दें तो हो सकता है कि उससे पेड़ को नुकसान पहुंचे। एक छोटा सा बड़ा क्वेश्चन था जो मेरे साथी गैनोडर्मा पे काम कर रहे हैं। जापान दुनिया के अंदर दूसरे नंबर प्रोड्यूसर है, जिसका स्थान दूसरा है दुनिया के अंदर, और इस सदी के प्रोडक्शन लगभग कॉन्स्टेंटली आ रही है 60,000 टन। और ये नहीं कि जापान के अंदर शुरू से एक ही स्थिति थी। अगर आप 1980 में देखोगे तो जो शिताके था उनका नंबर 1 मशरूम था, और बाकी जो अन्य मशरूम उनकी प्रोडक्शन लगभग ना के बराबर थी, ये शुरू ही हो रही थी। और अभी स्थिति ये है कि शिताके उनका तीसरे नंबर का मशरूम है, और फेमुलिना और हिप्सटाइगस पहले और दूसरे नंबर का मशरूम आ गया है। और यही स्थिति कुछ वहां पे जिसकी खेती हमारे देश में काफी हो रही है, प्लोटस ऑस्ट्रेटस से सोजा का 1990 के अंदर उनका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रही थी प्लोटस स्पीसीज के अंदर, और इस समय प्लोटस ऑस्ट्रेटस लगभग
खत्म हो चुका है। आप देख रहे हो कि 36,000 से तो 4,000 पे आ गया, यहाँ पे 2,000 ही रह गया 2012 के अंदर। ये पोल्यूटर जो है इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय किंग वेस्ट, अर्थात के हम अपने देश के अंदर बटन के ऊपर कई लोग स्टिक करके रहते हैं। ये नहीं कि हमने बटन से शुरू किया है तो बटन ही करते रहेंगे। दुनिया के अंदर जैसे जैसे परिस्थितियां बदली हैं, टेक्निक्स नई नई आई हैं, पॉलिसीज नई बनी है, तो वहाँ के जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो भी चेंज हुए हैं। जैसे हमारी फसलें हैं, चावल, मुझे याद है जब हम छोटे थे तो चावल नहीं लगता था पंजाब में, आजकल व्हीट राइस इज कॉमन न्यूट्रिशन। इसी प्रकार मशरूम की स्पीसीज के अंदर भी चीजें आएंगी और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही रहनी चाहिए, और ट्रेनिंग मेरे विचार से मैं आगे बात करूंगा वो भी बहुत जरूरी है। बटर मशरूम जिसको हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, उनके जो मुख्य मशरूम है आंशिक बटन का जिक्र नहीं है, उनके नोकोटाकी, बनस्पति, शिटाके आदि जो है मुख्य मशरूम में आते हैं। कोरिया लगभग जितना हमारे देश में पैदा होता है 2000 टन के आसपास, पूरी तरह 2200 मिलियन केजी के आसपास पैदा कर रहे हैं। और वहां पर भी क्या था कि पहले पिछली सदी में 85 तक बहुत धीरे ग्रोथ हुई, 15-20 साल बहुत तेजी से बढ़ी, और जो पिछले 10-15 साल है उनके अंदर प्रोडक्शन जो है स्टेगनेंट हो रही। तो ये स्थिति सिर्फ कोरिया में नहीं है, अगर आप यूएसए का पिक्चर देखोगे, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर दूसरे विश्व युद्ध के बाद मशरूम की खेती शुरू हुई, और इस सदी के अंदर उसमें बहुत तेजी से वृद्धि, आने वाले पिछले 8-10 सालों के अंदर वहां पे स्टेगनेशन की जगह पे इसके अंदर प्रोडक्शन में कमी हो रही है। और यहीं पर ही हमारा जो इंडिया का स्कोप है वो आ जाता है, क्योंकि विश्व ने हमसे पहले शुरू किया है, उनके अंदर प्रोडक्शन लगभग जितनी होनी थी होली, जबकि हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा स्कोप है। और कोरिया के अंदर जो पोलोटस स्पीसीज है, पोलोटस अरेंजाई और ऑस्ट्रेटिस, ये मिलकर लगभग 50-52% जो है पैदावार होती है। मलेशिया के अंदर आप जाओगे तो 95% जो है वो एस्टर है, और बहुत से और गर्म कंट्री हैं यहाँ पे पैडिस्ट्रा मशरूम जो है मेजर मशरूम है। कनाडा के अंदर बटन ही होता है, वहां पर वृद्धि हो रही है परंतु इतनी तेजी से नहीं आप देख पाओगे। और एक चीज जो दुनिया भर में हो रही है वो फ्रेश मशरूम की कंजम्पशन बढ़ रही है, प्रोसेस्ड मशरूम की कंजम्पशन कम हो रही है। यानी कि पहले क्या होता था कि 75% फ्रेश कंज्यूम होता था, और आजकल फ्रेश की कंजम्पशन प्रोसेस्ड की कंजम्पशन 8-10% ही रह गई है। कनाडा के अंदर बेशक कई दो प्रोविंस है, ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया, ये मिलकर 100% ज्यादा मशरूम पैदा हो रहा है, वहां पे अकाउंट फॉर हो जाता है। यूएसए के अंदर जैसे पहले से लेके 2000 तक बहुत तेजी से वृद्धि हुई, परंतु इस सदी के अंदर वहां पर फ्लक्चुएशन हो रही है, स्टैग्नेशन हो रही है, प्रोडक्शन काफी नीचे आ रही है। यूएस के अंदर भी सिर्फ जो उनके 50 से ज्यादा स्टेट हैं उनमें से 2 स्टेट्स हैं, पेंसिल्वानिया एंड कैलिफोर्निया, जो कि आपके लगभग 80% जो की पैदावार हो रही है इन्हीं 2 स्टेट्स में से हो रही है। यहाँ से आपको हिम्मत ये मिलनी चाहिए कि हम उत्तराखंड को कैसे दिखाएंगे, कैसे हम ये कह पाएंगे कि भारत का 66% मशरूम जो है उत्तराखंड से आ रहा है। अब ये टारगेट रखोगे तभी आगे बढ़ोगे। और हम सभी लोग यहाँ पे व्हाइट बटन के बहुत शौकीन हैं, जबकि 1926 से पहले व्हाइट बटन मशरूम दुनिया में होता ही नहीं था। एक म्यूटेशन थी 1926 में यूएसए में मिली, जिससे व्हाइट बटन मशरूम दुनिया में इसका चलन बढ़ा। परंतु यूएसए के अंदर अभी क्या है कि ब्राउन बटन मशरूम की जो खपत है काफी बढ़ रही है। आप देखोगे 2008-9 में 13-14% की जो थी वो ब्राउन वैरायटीज बिकती थी बटन मशरूम की, और इस समय लगभग 25% जो उनकी कुल पैदावार है उसका लगभग 1/4 जो हिस्सा है वो ब्राउन वैरायटीज का है। ब्राउन के अंदर फ्लेवर भी अच्छी होती है, उसका टेस्ट भी अच्छा है, टेक्सचर भी अच्छा है, पर हमारे देश के अंदर इसका चलन अभी ज्यादा नहीं है। तो इसके ऊपर भी आप में से कुछ लोग काम शुरू कर सकते हैं कि जो बटन की खेती कर रहे हैं वो ब्राउन बटन को कैसे प्रमोट करेंगे। और यूएस के अंदर 98% बटन है, सिर्फ 2-3% जो है शिटाके व एस्टर है, पर ऐसा नहीं कि वहां पर अभी इनकी तरफ रुझान बढ़ नहीं रहा है। दुनिया भर में जो अन्य मशरूम है उनकी और रुझान बढ़ रहा है।
और अगर हम अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट पे देखेंगे तो यूएसए कनाडा मेजर कंट्रीब्यूटर है, उसमें मैक्सिको का 10%, थोड़ा बहुत ब्राजील और बाकी साउथ अमेरिका के अंदर मशरूम की पैदावार ज्यादा नहीं है। यूरोपियन यूनियन को हम यूरोप को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक यूरोपियन यूनियन, रेस्ट ऑफ यूरोप। मेजर शेयर जो है यूरोपियन यूनियन का है, लगभग 1325 मिलियन केजी जो अभी लेटेस्ट फिगर है। इसमें से भी 50% से ज्यादा पैदावार जो यूरोपियन यूनियन में हो रही है वो दो ही कंट्री है, पोलैंड एंड नेदरलैंड वर्ल्ड लीडर था और पिछले 1-2 सालों के अंदर पोलैंड की पैदावार नेदरलैंड से भी ज्यादा हो गई है। उसका कारण ये है कि पोलैंड के अंदर क्योंकि ये लेट मर चुके यूरोपियन यूनियन में और उनके पास जो लेबर है रिलेटिवली रेस्ट ऑफ द यूरोप, यहाँ पे लेबर कॉस्ट काफी कम है। और यूएस की तरह यहाँ पर भी यूरोप के अंदर भी बटर मशरूम में 96-97% होता है, अन्य मशरूम काफी कम हो रहे हैं। और स्पेन, पोलैंड, जर्मनी, इटली आदि कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर बटन के अलावा जो दूसरे मशरूम है इनका योगदान ज्यादा है। नेदरलैंड के अंदर, बेल्जियम के अंदर, कुछ कंट्रीज के अंदर बड़े बड़े यूनिट शुरू हो गए हैं जहाँ पर कंपनीज हैं जो राइट टू बैग बना के लोगों को सप्लाई करती हैं। अर्थात उनका बिजनेस मॉडल यही है कि आप बटन मशरूम को देख लीजिए, बटन मशरूम के अंदर जैसे नवीन जी अपनी खाद बनाते हैं, परंतु नेदरलैंड के अंदर कोई भी बटन मशरूम उगाने वाला किसान अपनी खाद नहीं बनाता है। उनको बनी बनाई खाद वो वैसी खाद जिसमें बीज पहले से फैला होता है, अर्थात रेडी टू फ्रूट कंपोस्ट, वो बनी बनाई खाद उनको मिलती है। और वही मॉडल सक्सेसफुल होने के कारण क्या है कि उनके क्रॉप फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और दूसरी, क्योंकि हर किसान उतनी बड़ी मशीनें उसके नहीं कर सकता तो उसमें से बच जाता है। और तीसरा उनका एक काम ये भी है कि वहाँ पे पोल्यूशन के रूल बड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो जो बड़े बड़े यूनिट हैं वो तो पोल्यूशन को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु छोटे यूनिट शायद इसको नहीं कर सकते। तो यूरोप के अंदर रशिया एंड बेलारूस एंड यूक्रेन मेजर प्रोड्यूसर हैं। स्पान, हमेशा स्पान की बात होती है और स्पान ऑब्वियसली जो मशरूम का बीज है बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, परंतु हमारे देश के अंदर जितने भी कमर्शियल स्पान बनता है वो ऐसे ही बनता है जैसे हम साइंटिस्ट लेबोरेटरी में बनाते हैं। जबकि विदेशों के अंदर, चाइना के अंदर, यूएस के अंदर सिलिकॉन कंपनी है, उनका ये वी ब्लेंडर है, यहाँ पे स्पान प्रोडक्शन के अंदर लगभग टोटल ऑटोमेशन है। बटन की प्रोडक्शन के लिए तो ऑटोमेशन हम ले आए हैं, परंतु एक समय ये भी आएगा और मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी आ जाए, ऑटोमेशन आ जाए। और एक है, अर्थात आप खाद बना के उसके अंदर जो बीज फैलाते हो वो भी टनल्स के अंदर फैलता है, और उसको ऐसी खाद को ब्लॉक्स बना के सिर्फ नेदरलैंड में नहीं और दुनिया के कई देशों में, बेलारूस तक, यहाँ तक यूएई तक इसको एक्सपोर्ट करते हैं। ये टेक्निक हमारे देश के अंदर मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट स्टेप है बटन के अंदर वो यही है। और नवीन जी ने बताया कि उनके पास उनकी फिलिंग के लिए और बाहर के लिए सारा इक्विपमेंट है। ये पिक्चर नेदरलैंड की है और इसी प्रकार की पिक्चर आपने नवीन जी की देखी और मैंने इनका यूनिट ऑपरेशन देखा है। और आपको नेदरलैंड जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने जो वहाँ होता है तो उससे अच्छे रूप में वहाँ पे होता है। एक चीज जो आपने विजय जी ने इनिशिएटिव लिया है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और विदेशों के अंदर, चीन के अंदर, नेदरलैंड के अंदर हर साल ये मशरूम मेले लगते हैं जहाँ पर जितने भी मशीनरी सप्लायर्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो अपनी डेमोन्स्ट्रेट करती हैं। जैसे ये एक्सपेरिमेंटल था कि क्या हम ड्रिप इरिगेशन की तरह पानी दे सकते हैं, या कैनिंग के लिए लेटेस्ट मशीन्स कौन सी हैं, या आपके डाइवर्सिफिकेशन के लिए कौन कौन से मशरूम है जिनका बीज वहाँ पे उपलब्ध है। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के कुछ मेले जो हैं हम इसको ऑर्गेनाइज करें। बेशक शुरू के अंदर बाहर के फॉर्म्स को इन्वाइट कर सकते हैं। और आखिर में जी बोल रहे थे कि कुछ मशीनें इंपोर्ट करके जो यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज आपके रीजन की हैं, उनको डिसमेंटल करके उनको छोटे स्केल हमारे किसानों के लिए उस प्रकार की मशीनरी का बनाई जाए, ये भी एक जरूरी कदम है। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है, इसमें 60-70 हजार टन पैदा होती है, ये भी मोस्टली बटन, वहाँ पर भी विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स के अंदर ही 70% कॉन्सेंट्रेटेड है। भारत आज डॉक्टर बीपी शर्मा जी ने आपको सुनने पाया कि इस समय हमारी पैदावार है वो
242 मिलियन किलो 2.24 मिलियन टन के आसपास है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास जो सीरियल स्टार्स हैं काफी मात्रा में उपलब्ध हैं, और ये 2019-21 के मैं किसी और पेपर के लिए बना रहा था कि 500 मिलियन टन से ज्यादा हमारे पास एग्रो वेस्ट है, और हम मशरूम के लिए 2.1% के उपयोग में ला रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि अगर हम सिर्फ अपने जितने जो सीरियल स्ट्रा है इसका 1% उपयोग कर लेंगे तो हमारी पैदावार जो है 10 से 12% बढ़ सकती है। और हमारे देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर अलग अलग होते हैं। आपने इसके बारे में सुन लिया होगा कि मिल्की उड़ीसा के कोस्टल रीजन के अंदर पेरिस्ट्रा मशरूम, वेस्टर्न सब जगह पे होता है, नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा पॉपुलर है, बटन हमारे इलाकों के अंदर महाराष्ट्र के अंदर ज्यादा चलन में है। 70-80 के अंदर हमारे देश के अंदर लगभग जितनी भी पैदावार हो रही थी बटन की हो रही थी, परंतु पिछले 10-20 सालों के अंदर अन्य मशरूम का योगदान भी बढ़ा है। जैसे मेरे से पहले कुछ साथियों ने बताया था कि लगभग 30% योगदान है वो अन्य मशरूम्स का है। एक तो मैंने कई बार ये कह चुका हूँ पहले भी कि जब तक पीपीपी मोड के अंदर ऐसे यूनिट नहीं आते कि आप रेडी टू फ्रूट बैग किसानों को दें, तब तक शायद हम मशरूम के अंदर बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हर छोटे किसान के लिए उतना पैसा इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। और मशरूम कल्टीवेशन इज ए हाई इन्वेस्टमेंट, अगर आप चाहते हो कि उस स्केल पे हो जिस स्केल के अंदर दुनिया में हो रही है। और हमने एक के लिए ये फार्मर डिस्ट्रेस के लिए आज का बड़ा कॉमन विषय है कि आमतौर पर क्या होता है, किसान की इनकम कम होती है तो कम इनकम के कारण उसके इनपुट कम हो जाते हैं, इनपुट कम आते हैं तो उसके आउटपुट कम आएंगे, आउटपुट कम आएंगे तो उसकी इनकम कम होगी। एक ये चक्कर है, विशेष साइकिल में किसान फंसा रहता है। और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो डिफरेंट विंग्स हैं हमारे अदर देन फार्मर, उनके क्या क्या रोल है। अगर उसकी इनकम कम है तो ऑब्वियसली जो सब्सिडी है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इनपुट्स के ऊपर, सॉफ्ट लोन, ये जो चीजें किसान को कुछ हद तक मदद करती है। पर अगर उसके पास इनपुट आ भी गए तो उसके ऊपर अच्छा आउटपुट के लिए जरूरी है कि हम विज्ञान के इनपुट को अच्छी टेक्नोलॉजी दे पाए। अगर उसने आउटपुट पैदा भी ज्यादा कर लिया, अगर उसको बेच नहीं पाएगा तो उसकी इनकम फिर नहीं बढ़ेगी। तो वहां पर जो है हमारे गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स का रोल आ जाता है कि उसकी स्टोरेज, पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, कोल्ड चेन, एमएसपी, जितने भी जो इश्यूज हैं इनको एड्रेस करें। और इस विशेष साइकिल के अंदर कोई भी लिंक वीक है तो ये चक्कर कभी भी पूरा नहीं होगा। और इसीलिए जो इंटेग्रेशन है इसकी बहुत जरूरत है कि जो लाइन डिपार्टमेंट्स है वो अपना काम करें, जो विज्ञान है वो अपना काम करें, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अपना काम करें, और ये सिंक्रोनाइज वे में काम करें ताकि जो फार्मर डिस्ट्रेस जिसकी बात आज तो बहुत हो रही है उसको दूर किया जा सके। क्रॉपिंग लूम हमने देखा, आप में से कुछ लोग बता रहे थे कि झोपड़ी में शुरू किया, और पंजाब के अंदर मैंने देखा कि काफी किसान पॉली हाउस में कर रहे हैं। जो कह रहे हैं कि पॉली हाउस में बटन मशरूम लगा के उनको सब्जी उगाने से ज्यादा करते हैं, ऑब्वियसली कमर्शियल स्किल के ऊपर अलग है। और यही कुछ विज्ञान की बातें हैं कि कैसे कैसे हमारी टनल्स के अंदर डिफरेंसेस आया। और स्पान के अंदर आज से कुछ साल पहले हम जितने भी पॉलीप्रोपिलीन के बैग थे, पॉलीप्रोपिलीन से पहले कांच की बोतलें यूज करते थे, तो पॉलीप्रोपिलीन आया, कॉटन प्लग लगाते थे नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन के, जो कि अच्छी तरह से इफेक्टिव नहीं होते थे, बीमारी कंटेमिनेशन आती रहती थी। तो नवीन जी ने एक अपना एक्सपेरिमेंट किया है एंड इट इज हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडिया के जितने भी आज मशरूम ग्रोअर, स्पान ग्रोअर्स हैं वो पॉलीफिल का उपयोग करते हैं। और सबसे पहले मैंने पॉलीफिल का जो प्रयोग था वो नवीन के यूनिट पे देखा था, और उसके बाद हमने इनको इनकरेज करके एक पेपर भी मशरूम रिसर्च के अंदर इस पर देखा था। उसके बाद इन्होंने देखा कि माइक्रोबियल फिल्टर जो है बहुत महंगे मिलते हैं, और इन्होंने रियलाइज किया कि छोटा सा फिल्टर होता है टाइवेक फिल्टर, कि जो मार्केट में से मिल जाता है वो सिर्फ वही है जो कि आपका फिल्टर बैग्स के ऊपर लगा होता है। इसका भी उपयोग इन्होंने शुरू किया है, और इसकी भी प्रेजेंटेशन एक मुल्क में कॉन्फ्रेंस हुई थी, इन्होंने दी थी। अर्थात ऐसा नहीं है कि हमारे जो साथी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, परंतु मेरी सोच ये है कि रिसर्च के अंदर और शेयरिंग के अंदर, दोनों के अंदर बहुत जरूरत है।
नवीन जी वॉज काइंड इनफ, इन्होंने जो भी काम किया उन्होंने किसानों के साथ शेयर किया और मुझे लगता है कि इसीलिए इतनी तरक्की की। और जो भी मेरे साथी छुपा के रखेंगे, शेयर नहीं करेंगे, उनकी प्रोग्रेस लिमिटेड रहेगी। द सीक्रेट ऑफ ग्रोथ इज दैट वी शेयर व्हाट नो एंड दैट इज द सीक्रेट ऑफ ह्यूमन। अगर आज आदमी यहाँ पर है भी इसीलिए है कि हमारी पिछली जनरेशन ने उन्होंने जो भी सीखा है और जिसने भी अपने सांस रख के वो दूसरे सांस ले गए हैं, तो आयुर्वेदा को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। विटामिन डी के साथियों ने बात की कि बटर मशरूम एक ही सोर्स है जो कि विटामिन डी मिलता है। और आमतौर पे जो कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बहुत बुरा मानते हैं, इतनी बुरी चीज होती है क्योंकि इसी से धूप में विटामिन D3 बनता है। इसके इक्विवेलेंट कंपाउंड होता है मशरूम के अंदर एगस्ट्रॉल, जिसमें से विटामिन D2 बनता है। अच्छी बात यह है कि अगर हम मशरूम को तोड़ने के बाद या तोड़ने से पहले भी तोड़ने के बाद आसान रहता है किसानों के लिए, सिर्फ 15 मिनट के लिए एक यूवी बी है इसके अंदर एक्सपोज कर दें तो विटामिन डी की जो मात्रा है 100 गुना से ज्यादा बढ़ जाती है। और 100-150 ग्राम जैसे मेरे से पहले एक साथी आपको बता रहे थे कि जो वर्ल्ड की जो स्टैंडर्ड्स हैं, यूएस के 15, ऑस्ट्रेलिया के 10 से 15 जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड है कि आपको इतना विटामिन डी चाहिए। और 100 ग्राम मशरूम जो है, अगर कोई एक आदमी कंज्यूम करता है तो जितना हमें विटामिन डी डेली चाहिए उसकी मात्रा पूरी की जा सकती है। परंतु अच्छी बात ये नहीं है कि हमारे देश के अंदर अभी तक कोई भी यूनिट ऐसा नहीं आया है जो कि मशरूम को फोर्टिफाई करके यूवी को एक्सपोज करके बेचे। और विजय जी बता रहे थे जो कह रहे थे बिल्कुल सही था कि ज्यादातर लोग हमारे देश के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। ये एक डॉक्टर मरवाहा है, उन्होंने कई पेपर छापे हैं। ये दिल्ली की स्टडी है, आप देखोगे कि और छोटा सैंपल नहीं है, उन्होंने काफी अच्छी मात्रा में लोग स्टडी किए हैं। 80 से 90% लोग जो है विटामिन डी डेफिशिएंट है, क्योंकि हमारे जो लाइफ स्टाइल चेंज हुए हैं, बाहर ना निकलना, धूप में ना जाना, जाना भी तो चेहरा ढक के जाना, या कई बार हम लोग क्रीम लगा लेते हैं यूवी वाली, तो अगर यूवी एंटर नहीं करेगी, और कुछ लोग सोचते हैं कि हम कांच की खिड़की के पास बैठ जाएंगे तो विटामिन मिल जाएगा, नहीं, क्योंकि यूवी लाइट कांच में से नहीं निकलती है। और विदेशों के अंदर बहुत से मशरूम ऐसे विटामिन डी फोर्टिफाइड मिलते हैं, जैसे सनबेला मशरूम है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में यूएस वगैरह के अंदर ये की कंपनी है जो विटामिन डी फोर्टिफाइड मशरूम बेचती है। और यहाँ पर मुझे लगता है गवर्नमेंट एक रिश्वत ले सकता है और इसके लिए स्मार्ट स्ट्रक्चर्स बना के सप्लाई कर सकता है और एडवर्टाइज कर सकता है। और उसके लिए आपको मदद होगी कि जो आपकी स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज हैं वो मशरूम है उनके एनालिसिस करके दें, ताकि आप उसके साथ लोगों के पास मार्केटिंग कर सको। और इसके अलावा विटामिन B12 ये भी पौधों के अंदर नहीं होता, मशरूम विटामिन बी और B12 का एकमात्र सोर्स है। इसके लिए मेरे विचार से एडवर्टाइजमेंट की काफी जरूरत है। ईरान एक अच्छा देश है, देश जो वहाँ पर कुछ भी होता था वो भी 40 से 50 टन पैदा कर रहे हैं, माल के अंदर 10,000 टन के आसपास हुई है। परंतु जो मैं आपको सारा विषय दिखाया इसका मंतव्य ये था कि ऐसा नहीं कि सारी दुनिया के अंदर सब मशरूम की जगह पे होगी। जैसे यूएसए के अंदर बटन ज्यादा है, इंडिया के अंदर बटन इस समय 70% है, चाइना के अंदर बटन 7% है, जापान के अंदर बटन है ही नहीं, और दुनिया के अंदर बटन का शेयर जो है वो 11%। ये हमने पूरे विश्व का डाटा किया था मेरे साथियों ने, और ये अभी लेटेस्ट जो हमने छापा है इसके साथ दुनिया का नंबर 1 मशरूम जो है वो शिटाके है, दूसरे और लोटस और बटन इसका विश्व के अंदर स्थान इस समय 4थे नंबर पे है। नवीन जी ने बताया था, इसमें बात कर रहे थे कि हमारे पास कम पैदावार होने के बाद भी 18% पैदावार के बाद भी हम इससे 140 रुपये बेच के बहुत ज्यादा नहीं कमा पाते। इसका कारण ये है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। जैसे जैसे एफिशिएंसी अब बढ़ेगी, अगर 18% से 30% आ जाती है तो आपकी जो 60 रुपये 65 रुपये कीमत आती है तो घट के अपने आप रह जाती है। नवीन जी से मैं एक बात से सहमत हुआ, मैं इनसे एक और डिस्कशन भी हुई है।
आप कई बार किताबों में पढ़ते हो कि 30%, 35%, 25% के ऊपर अगर आपकी प्रोडक्शन जाती है तो आप मशरूम की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अर्थात आपको जिस क्वालिटी के एक रेट के बंद मशरूम जैसे जो जिसकी हमारे देश के अंदर डिमांड है, आप शायद वैसे मशरूम सप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर ओवर क्राउडिंग होगी तो मशरूम की शेप और उसकी टेक्सचर, उसके खुलने के अंदर फर्क पड़ता है। और दूसरा जो कैलकुलेशन है कई बार इसलिए भी स्क्यूड हो जाती है कि वो जो 100 किलो डालते हैं वो के अंदर ऑलरेडी फेज 3 स्पान फैला होता है। अर्थात जो 100 किलो खाद है, स्पान फैलने के बाद आपकी 80-90 किलो रह जाती है। तो वो जो है उनका ओवर एस्टिमेट भी हो जाता है। वो अगर आप उसके लिए कॉम्पनसेट करके देखोगे तो उनकी यील्ड इतनी ज़्यादा नहीं, जितने मैक्सिमाइज हो जाते हैं। और एक चीज देखा है कि देश के अंदर हर कोई अपने हिसाब से यूनिट करता है, जबकि हमें जरूरत है कि स्टैंडर्ड फार्म बनाएं, मैकेनाइजेशन की जरूरत है, और अपना जो स्पेंट मशीन स्टेटस को कैसे डिस्पोज ऑफ करें, इसके लिए भी बात करने की जरूरत है। हाँ, मैं भी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करूँ। और बहुत पहले 2011 के अंदर हमने एक किताब लिखी थी, उसके अंदर 3H पे हमने जोर दिया था कि सबसे पहले साफ सफाई। अगर आपके मशरूम में हाइजीन नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। दूसरी ह्यूमिडिटी का कंट्रोल, और तीसरी होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब आप जैसे खाद बनाते हो, उनकी मिक्सिंग टनल के अंदर टेम्परेचर एक जैसा, क्रॉपिंग रूम के अंदर ह्यूमिडिटी नमी एक जैसी। जब तक ये 3H पूरी नहीं कर पाओगे, यू कैन नॉट बी ए सक्सेसफुल मशरूम ग्रोअर। और एक HRD इज ए मिसिंग लिंक। और बहुत से लोग जो प्रमोशन भी करते हैं, जो हमारे कंसल्टेंट हैं, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि उनके लिए भी ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और इसके लिए मैं विजय से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपके जो अच्छे एडवांस ग्रोअर्स हैं, उनके ग्रुप्स बना के उनको नेदरलैंड के अंदर, जापान के अंदर, चाइना के अंदर पॉसिबल आप लेके जाओ और उनको दिखाओ, ताकि वहां से सीख के आए। और सोलन में अभी एक हमने 3 महीने का कोर्स स्टार्ट किया है, तो उनको जरूरत है कि यूनिवर्सिटीज हैं, ये 6 महीने या 1 साल के या ऐसे ये बड़े कोर्सेज स्टार्ट करें मशरूम के लिए, ताकि हम ऐसे लोग पैदा कर सकें। क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले जो भी मशरूम शुरू करता है, पहला क्वेश्चन ये होता है कि ये क्या मुझे को आदमी मिलेगा, और हम उनको आदमी नहीं दे पाते हैं। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कि हमें एक सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटी चाहिए जहाँ पे रेडी टू फ्रूट बैग, सिर्फ बटन के ही नहीं, वो एस्टर के भी हो सकते हैं, मिल्की मशरूम के हो सकते हैं, शिराकी के हो सकते हैं। तो जो भी मशरूम आप पैदा करना चाहते हो अपने इलाके के अंदर वातावरण के हिसाब से, उसके रेडी टू फ्रूट बैग सप्लाई करने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर यूनिट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हर किसान उनको नहीं लगा सकता, परंतु थोड़े से बैग लगा के वो मशरूम पैदा कर सकता है। और दूसरा जरूरत है कि आप यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने, यहाँ पर ऐसी पायलट स्केल बने जिसको देख के जो किसान करना चाहता है तो उसकी नकल मार, क्योंकि अभी तक बीन जी तो अपना यूनिट बना देते हैं, पर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बहुत से किसान को जो जाते हैं देखने के लिए, तो लोग उनको अपने यूनिट के अंदर भी घुसने नहीं देते जहाँ उनको कुछ नहीं बताते। तो इसलिए जरूरी है कि हम पायलट स्केल फैसिलिटीज क्रिएट करें, ट्रेंड मैन पावर क्रिएट करें। और आखिर में अगर हम चाहते हो कि हमारे मशरूम को अच्छा पैसा मिलते रहे, तो हमें उसकी कंजम्पशन की भी प्रमोशन करनी पड़ेगी। और शायद अभी जो एसोसिएशन है इतनी अमीर नहीं है एक काउंसिल की तरह, और अभी हैंड होल्डिंग गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी टू प्रमोट द मशरूम कंजम्पशन। इसी के साथ आपने मुझे 3 दिन के लिए सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच सर। आपकी ब्लेसिंग्स हमारे उत्तराखंड पे बनी रहेगी लगातार ऐसे ही। और मैंने जैसे ही आपसे बात की, आपने मेरे को हरियाणा वाली रिपोर्ट भी तुरंत भेज दी, और बड़ी अच्छी डिटेल्ड रिपोर्ट है। सो हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि भी अपने उत्तराखंड को जो है वो बहुत आगे लेके जाना है। और आपने तो मेरी आधी प्रॉब्लम्स आधे से ज्यादा सॉल्व कर दिया। आपने बोला 66% मशरूम जो है उत्तराखंड से जा रहा है, सो प्रॉपर वे में जो है उसको चैनलाइज करना है हमने अब सारा का सारा मिलके। और सर एक हमने टारगेट सेट किए जाए। सर बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपकी ब्लेसिंग सर, आपकी ब्लेसिंग्स हमारे को मिलती रहेंगी सर।
और आपकी सेवाएं लेते रहेंगे। जैसे मैंने जैसे आपसे बात की, आपने बोला फार्मर्स के लिए, तो मैं बिल्कुल हर वक्त अवेलेबल हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हूँ। जो मैं से हो पाएगा वो मैं करूँगा। बहुत से लोग आते हैं मुझसे पूछते हैं कि आप कंसल्टेंसी दोगे, तो मैं मना करता हूँ कि मैं कंसल्टेंसी नहीं देता हूँ। आपको कोई भी समस्या है, जितना मुझे ज्ञान है मैं उसको शेयर करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और ये उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए जहाँ से भी किसान है वो बात करते हैं, तो जितना भी मैं उनके लिए कर सकता हूँ कोशिश करता हूँ कि करूँ। और मैं चाहता था कि वहाँ आपसे आके मिलूँ, परंतु मुझे अपनी हेल्थ प्रॉब्लम के कारण मैं नहीं आ पाया, और फिर कभी मौका मिला, भगवान ने चाहा तो जरूर मिलेंगे। प्लीज सर, थैंक यू वेरी मच सर। इसी के साथ ये सुनने के लिए, मौका देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हमारा सौभाग्य है कि हमने डॉक्टर साहब को सुना, और अभी भी डॉक्टर साहब में आप वही जरूर देख सकते हैं जो अदरवाइज हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं रिटायरमेंट कब होगी और कब जो है वो दूसरी सर्विसेज पर डॉक्टर साहब का जो जुनून है वो हमारे लिए एक वाकई में बहुत ज्यादा मतलब हमारे को आगे ले जाने वाला है। प्लीज थैंक यू डॉक्टर साहब। आपके पास कमल जी हैं, एंड आई थिंक यू शुड स्टे मीनिंगफुल जब तक आप इस धरती पे हो। धरती पे बोझ बनने से अच्छा है कि जब तक आप काम अगर कर सकते हो तो करो। इसी के साथ आप सभी किसान भाई जो जितने भी एंटरप्रेन्योर इकट्ठे हुए हैं, माई बेस्ट विशेस, एंड मैं चाहूंगा कि आप सब रल मिल के काम करें, स्टेट को आगे लेकर देश को आगे ले जाएं। इसी के साथ साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। ग्रेट मैसेज फॉर अस कि धरती पे बोझ नहीं बनना, वाकई में काम करना है। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू वेरी मच। ये 2 सेशन एक साथ कंबाइन किए गए थे, एक 2:30 से 4 बजे का और 4 बजे से 6 बजे का। बहुत पेशेंसफुली आप लोगों ने इन दोनों सेशंस में जो पेपर प्रेजेंट किए गए, जो बात की गई, उसके पर ध्यान देकर सुना। और मेरे साथ जो आज के इस सेशन के जो को चेयरपर्सन थे, डॉक्टर JC कैम, एडिशनल डायरेक्टर हैं हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग के, तो वो भी काफ़ी पेशेंसफुली बिना बोले पूरे सेशन में रहे। तो अब आखिरी का जो वोट ऑफ थैंक्स का पार्ट है, मैं उनसे कहूँगा कि वो अदा करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इस सेशन में जो है एक चौथे सेशन में जो है ONGC से अलका मित्तल जी हमारे साथ जुड़ी थी। उन्होंने वो जो है ONGC जो है मतलब की शुरुआत जो है देहरादून से उन्होंने बताई, और ये जो है ट्राइबल बेल्ट के लिए जो बहुत अच्छा मतलब मशरूम पे काम कर रही हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम जो मतलब वो जो है कि किसानों के लिए कर रही है। ग्रोइंग मशरूम एट होम एट सक्सेस स्टोरी ऑफ ट्राइबल बेल्ट पे उन्होंने अपना विचार रखा। उसके बाद जो है लो कॉस्ट मशरूम कल्टीवेशन ऑप्शन एंड इकोनॉमिक्स पे प्रोफेसर VK विजय नेशनल कोऑर्डिनेशन उन्नत भारत अभियान से जो है IIT दिल्ली से जुड़े, उन्होंने भी अच्छी जानकारी दी। और वो जो है IIT और जितने भी कॉलेज हैं उसमें उनके माध्यम से वो काम कर रहे हैं। वो उसके बाद जो है कौशिक जी जुड़े। कौशिक दास गुप्ता जी ने भी जो राउंड द ईयर लो कॉस्ट मशरूम ग्रोइंग टेक्निक्स पर जानकारी दी, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अभिषेक चौहान जी ने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर वेस्ट के बारे में बताया, ओएस्टर मशरूम के बारे में जानकारी दी, और उन्होंने अपनी जर्नी कैसे शुरू की, कहाँ और कैसे सफल हुए उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। उसके बाद जो है हमारे साथ जो है हिरेशा वर्मा जी जुड़ी। उन्होंने जो है अपनी पूरी कहानी किस तरह से उन्होंने
छोटे स्तर से शुरू करके बड़े स्तर तक आई हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो है मैं सिताके मशरूम के बारे में बताया। वो जो है मतलब उससे जो है हमें जो भूलने की बीमारी है उस ठीक होती है, कैंसर ठीक होता है और एंटी बैक्टीरियल है। और उन्होंने बताया वो मुझे जो मैं मशरूम खाती थी सिताके, और मुझे जो है उसमें जो है कोरोना पीरियड में कोई उसका प्रभाव नहीं हुआ। तो उनको देख के जो है उनके परिवार ने भी जो है अब सिताके की चाय पीनी शुरू कर दी है। इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी, वैल्यू एडिशन के बारे में भी उन्होंने बताया। उन्होंने जो है अब जो है वो इस समय जो है 1000 किलो जो है पर डे जो है उत्पादन कर रही हैं। सिताके के बारे फ्यूचर, अभी उनका जो फ्यूचर प्लान है जो है 5000 फार्मर्स को जोड़ने का है और वो बायबैक भी करेंगी। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विजेंद्र रावत जी जो हैं उत्तरकाशी से, जो किसानों को जो मशरूम के बारे में जानकारी दे रहे हैं, और उन्होंने जो है छोटे स्तर से शुरू करके जो है अब जो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और उन्होंने दिव्या रावत जी से सीखा है। जब दिव्या रावत जी 50 बैग का से शुरुआत की थी तब वो उनसे मिले थे, और उनको देखकर ही जो है उन्होंने जो है इसको जो है मशरूम उत्पादन को पहाड़ में जो उत्तरकाशी में आगे बढ़ाया है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। राउंड दी लो कॉस्ट मशरूम ग्रोइंग टेक्निक्स के बारे में जो है कौशिक दास गुप्ता जी ने विस्तार से बताया। उन्होंने विटामिन डी इसमें पाया जाता है उसके बारे में विस्तार जानकारी दी। वैगन फूड के बारे में बताया कि मशरूम जो इस ग्रुप में आती है, और ये बताया मशरूम का जो प्रोडक्शन हम क्यों करें और क्या इसमें जो है हमें प्रॉब्लम आती हैं। वैल्यू एडिशन के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। नवीन पटवाल जी जो इंजीनियर हैं, उन्होंने जो अपना नीदरलैंड मॉडल ऑफ मशरूम कल्टीवेशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी, कैसे कर रहे हैं। और वो आगे जो है पहाड़ पे जो है किसानों की हेल्प करने का आगे उनका सोच है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। लास्ट में डॉक्टर मनजीत सिंह जो रिटायर्ड डायरेक्टर हैं मशरूम रिसर्च इंस्टीट्यूट के सोलन से, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है। मैं डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। ये कार्यक्रम अब यहीं पर मुझे लगता है समाप्त कर देना चाहिए। डॉक्टर बवेजा साहब को कोई कुछ कहना तो नहीं है कल के लिए? सर सुबह जो है वो नरेंद्र जी कितने बजे रखा हुआ विजिट? नहीं विजिट 8 बजे से विजिट रखे हुए हैं हमने। सो फार्मर्स हमारे विजिट करेंगे, तो जो हमारे ऑफिशियल्स हैं DHO CHOs हैं वो हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे 9:30 के लगभग। हम आपस में अपना डिस्कस कर लेंगे पॉइंट्स, और सारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं JDs हैं AD है। सो क्योंकि चीफ साहब ने हमारी प्रेजेंटेशंस भी हैं, और थोड़ी ये जो प्रॉब्लम आई आपदा वाली जो प्रॉब्लम आई, कई डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी नुकसान हुआ है, नैनीताल में काफ़ी नुकसान हो गया है, और चंपावत में काफ़ी नुकसान हुआ है। जो ये मौसम अभी 2 दिन पहले खराब, पिछले कल भी खराब था, काफ़ी नुकसान हुआ है। सो अभी डॉक्टर साहब वीडियोज़ भी दिखा रहे थे, तो हमारे से इन्फॉर्मेशन भी मांगी गई है, तुरंत जो है शासन को हमने इन्फॉर्मेशन भेजनी है। सो कल आज का सेशन जो है मेरे को लगता है पूरा जो डे था 10 घंटे लगातार जो है हम लोग बैठे हुए हैं,
और एक सचमुच एक नई एनर्जी के साथ बैठे हैं। और जो अभी डॉक्टर साहब ने बात की, डॉक्टर मंजीत सिंह ने बात की, बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की, इवन एसएयूज की भी बात की। सो रियल सेंस में उसकी ज़रूरत है और हम तो, हमारी सरकार जो है वो ऑलरेडी इस पे काम कर रही है और हमारे को डायरेक्शन भी ऐसी है। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात की डॉक्टर साहब ने, अपने एंड नोट पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लिखा हुआ था। सो हमारे पास जायका का प्रोजेक्ट आ रहा है, सो कोशिश करेंगे। अभी चलो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज जैसा चल रहा है वैसा चलाएंगे। हमने भारत सरकार को भी 2000 करोड़ की जो प्लान दी है, तो उसमें से भी जो कंपोनेंट वाइज जो यहाँ पे सजेशंस आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे सजेशंस आए हैं, तो कोशिश करेंगे उसको इनकॉर्पोरेट करने की। और नवीन जी ने बड़ा अच्छा, सभी स्पीकर्स ने बहुत अच्छी जानकारी दी है हमारे को, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह फिर नई एनर्जी के साथ, नई सुबह जो नई किरणें होंगी उसके साथ जो है दोबारा से एक नई एनर्जी के साथ सुबह मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार।